I believe we are live. ओके सर, वी आर लाइव। एक बार ऑडियो वीडियो सही आ रहा है क्या कि नहीं बता दो मेरे को। क्या ऑडियो वीडियो सही आ रहा है? सही आ रहा है। ओके, सीम्स फाइन टू मी। हेलो सर। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। So, hello everybody, welcome to this CA Final Direct Taxes and International Taxation का स्पेशल इंटरनेशनल टैक्सेशन पोर्शन का मैराथन। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। एक बार जल्दी से हाय हेलो लिख दो सो दैट मुझे पता चले कि आप सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे। क्या आपके अंदर भी एनर्जी है कि आज के दिन में पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन एक बार में अपने को खत्म कर देना है? बताओ, क्या आपके अंदर एनर्जी आ रही है? जल्दी से एक बार मुझे मैसेज करके बता दो सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑफ विद टुडेज सेशन। सर, जब तक आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो तब तक एक दो बातें प्रेमिस रख देते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैराथन पूरा हिंदी प्लस इंग्लिश में होने वाला है। इंग्लिश मैराथन में अलग से लेके आ जाऊंगा इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए। उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर, क्या क्या करने वाले हैं सर, सीक्वेंस बता दो सर। सबसे पहले शुरुआत करूंगा एनआर टैक्सेशन से। उसके बाद आऊंगा ट्रांसफर प्राइसिंग में, फिर डीटी डबल है। उसके बाद सर एडवांस रूलिंग, इक्वलाइजेशन लेवी, बेप्स, एमटीसी, टैक्स ट्रीटीज, प्लस लास्ट में जो हमारा नया टॉपिक है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, वो भी कवर कर लेंगे, तो वो लास्ट में होगा। ठीक है। जिसका ये पोर्शन छूटा हुआ है वो भी आराम से कवर कर सकते हो। हेलो श्रीनिवास, हेलो अरुंधति, हेलो अक्षत, हेलो दिशांत, हेलो सर, सबको दिल से बिल्कुल हेलो। क्या प्रेमिस बिल्ड हो गया कि कौन क्या क्या करने वाले हम कवर यहाँ पे? सर, अपने को मस्त समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली कवर क्या क्या करना है। तो शुरू करें जी, शुरू कर। एक बार थम्स अप लिख के दो यार। अगर वीडियो पे पहली बार आए हो ना, तो वीडियो को पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड सीधे शुरू कर देते हैं एनआर टैक्सेशन से। सबसे पहला चैप्टर जी, एनआर टैक्सेशन। सर, पेनल्टीज का चार्ट, पेनल्टीज का चार्ट, पेनल्टीज का चार्ट, पेनल्टीज का चार्ट। वील डिस्कस इट, वील डिस्कस इट, वील डिस्कस इट। ठीक है। हेलो प्रिया। चलो एक बार पहले तो ये चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, ओके, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं एनआर टैक्सेशन। एनआर टैक्सेशन में सबसे पहले ना अपने को समझना है, तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो अपने को करना पड़ता है आइडेंटिफाई। एक नॉन रेजिडेंट होता कौन है, अपने को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगाना है, यानी स्कोप ऑफ टोटल इनकम निकालना है, और लास्ट में अपने को निकालना है उस पर किस रेट से टैक्स लगाना है। रियाज, रियाज, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा देखो, सुनो, इस वीडियो में ना, ये वीडियो आपको एग्जाम के एक दिन पहले भी रेफर करना पड़ सकता है, तो वील बी टू द पॉइंट। हो सकता है डाउट्स एक बार में नहीं लेके टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स हाफ एन आवर एक बार में ले लो, ताकि आपका भी टाइम बचा रहे, और जो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा है ना, उसके लिए ये बातें बिल्कुल क्लियर कट रहे, उसको डिस्टर्बेंस नहीं हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है सर, एनआर टैक्सेशन में हमने स्टार्ट किया। एनआर टैक्सेशन में हमने सबसे पहले बेसिक बात समझनी है। अपने को आइडेंटिफाई करना है कि नॉन रेजिडेंट होता कौन है। रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे। सेकेंड पोर्शन, उसकी कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगने वाला है, वो निकालेंगे। तीसरा होता है सर, उस इनकम पे टैक्स कितना लगने वाला है। नेहा, गुड मॉर्निंग। ये तीन पार्ट जैसे ही हम कर लेंगे, हमारा चैप्टर खत्म होगा। सर, इसमें से ना एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड चीजें पूछ दिया है, तो अपने को ना पूरे क्रैप को किनारे करके मेन मेन पॉइंट्स पे ध्यान देना, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। जितना ज्यादा आप अच्छे से कवर कर पाओगे एग्जाम में, उतना ज्यादा चांसेस है कि इस चैप्टर में अच्छे से स्कोर कर पाओ। सबसे पहला सर, रेसिडेंशियल स्टेटस पार्ट वन, जिसमें सबसे पहला बात करता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। देखो, है तो ये टेक्निकल, लेकिन एग्जाम में पूछता नहीं है तो टेक्निकल, लेकिन एग्जाम में पूछता नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कहते हैं, अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में अगर दोनों में से सेक्शन 6(1) की दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, वो रेसिडेंट बन जाता है।
पहली कंडीशन क्या बोलती है, अगर स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर है प्रीवियस ईयर में, या फिर अगर प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज नहीं है लेकिन 60 डेज है, लेकिन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज्यादा का स्टे है। यानी प्रीवियस ईयर में 182 पकड़ लो, प्रीवियस ईयर में 60 पकड़ लो, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 के साथ 365 डेज एंड प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। यानी अगर प्रीवियस ईयर 24-25 का चेक कर रहे हो, 24-25 में या तो 182 रह ले या तो 60 डेज रह ले, लेकिन अगर 24-25 में 60 डेज है तो प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, इन 4 सालों को मिला के 365 डेज रह ले, वो रेसिडेंट बन जाएगा। सर इज इट अ स्क्रिबल रिवीजन? कोशिश रहेगी कि स्क्रिबल करवा के याद करवाएं, लेकिन इट विल नॉट बी फुल्ली स्क्रिबल। गुड मॉर्निंग मनोज। सर दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है सर, वो रेसिडेंट बन जाता है। सर 3 केसेस में अपने को सेकंड कंडीशन नहीं देखनी पड़ती। सर कौन कौन से 3 केसेस होते हैं? सबसे पहला, सर अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, मेरी नौकरी लग गई यूएसए में, गूगल में मैं छोड़ा फास्ट, मैंने सोचा क्या करेंगे फास्ट में पढ़ा के मैं यूएस चला गया। तो जिस दिन मैं यूएस छोड़ के चला गया ना सर, उसके बाद से मुझे सेकंड कंडीशन चेक करनी नहीं है। अगर मैं 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा हूं तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। सेकंड, सर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, सर इंडिया की शिप्स बाहर बाहर घूमने जाती हैं, अगर उसी शिप के अगर मैं क्रू मेंबर हूं तो उसमें मेरे को सेकंड कंडीशन नहीं चेक करनी होती। तीसरा, सर कहते हैं अगर कोई इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, सर ये इंडिया विजिट कर रहे हैं और इनकी टोटल इंडियन इनकम, सर इंडियन इनकम इंपॉर्टेंट, टोटल इंडियन इनकम सर अप टू 15 लाख रुपए की है, सर इन 3 केसेस में अपने को सेकंड कंडीशन नहीं देखनी होती। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, रेसिडेंट बन गया तो ठीक है, नहीं रे बना तो ठीक है, तो सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं। सर अपने को ये चीजें तीनों अच्छे समझ में आ गई। अच्छा सर कभी भी अगर फॉर एग्जांपल तुम में इंडिया फ्लाइट से आ रहे हैं, तो जिस दिन इंडिया आ रहे हैं उस दिन रेसिडेंट माना जाएगा, जिस दिन इंडिया से निकल रहे हैं ना उस दिन भी स्टे इंडिया में ही माना जाता है। लेकिन अगर कभी भी क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप होते हैं ना, तो जिस दिन वो इंडिया में आते हैं तो इंडिया के बाहर मानेंगे, और जिस दिन इंडिया से जा रहे होते हैं उस दिन भी इंडिया के बाहर माना जाता है। सर ये बात अपने को समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। सर इससे डिटरमाइन हो गया कि क्या वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, हमने आराम से डिटरमाइन कर लिया। सर एक बार रेसिडेंट डिटरमाइन हो जाता है ना, तो अपने को देखना पड़ता है क्या वो पर्सन सेक्शन 6(6) की 2 एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है क्या। अगर सर वो सेक्शन 6(6) की दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है। अगर दोनों में से कोई एक को भी मिस कर देता है तो ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर कौन सी 2 कंडीशन है? कहता है सर वो कम से कम प्रीसीडिंग 10 फाइनेंशियल ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में सर 2 साल के लिए रेसिडेंट बना। प्रीवियस 24-25 से पहले के 10 सालों में 2 साल के लिए रेसिडेंट बनेगा, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा, प्रीवियस 24-25 के पहले के 7 इयर्स में वो 730 डेज इंडिया में रुका हुआ है ना, उसको रेसिडेंट बना देंगे। सर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा लेते हो तो आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे, अदरवाइज सर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर ये बात अपने को समझ में आ गई। सर एक छोटा सा पॉइंट आता है, इधर देखो ध्यान से, स्क्रीन पे देखो। हमने बोला 2 कंडीशन रहती है, एक होता है सर 182 डेज चेक करना है, एक होता है सर 60 365 डेज चेक करना है। हमने बोला था कि सेकंड कंडीशन को 3 केसेस में नहीं चेक करना पड़ता। एक हमने बोला था कि अगर इंडियन सिटीजन अगर इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं, या फिर सर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, इस पे भी नहीं चेक करना पड़ता। प्लस सर अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया विजिट कर रहा है और उसकी टोटल इंडियन इनकम अप टू 15 लाख है, तो सर इस केस में अपने को सेकंड कंडीशन नहीं चेक करनी पड़ती। सर व्हाट इफ अगर इसकी टोटल इंडियन इनकम ग्रेटर देन 15 लाख चली गई, फिर क्या करेंगे? सर तब तो ये कंडीशन चेक करनी पड़ जाएगी। हाँ सर चेक करनी पड़ेगी, तब अपने को सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। बट सर ध्यान देना, सेकंड कंडीशन में 60 डेज ना लेके हम उसको 120 डेज लेने वाले हैं। एंड सर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, अगर ये जो पर्सन है ना इस सेकंड कंडीशन के कारण रेसिडेंट बन जा रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट सर क्या बन जाएगा? RNOR बन जाता है। अगर फर्स्ट कंडीशन कारण बन रहा है रेसिडेंट, तो आप चेक करोगे 6(6) की दोनों कंडीशंस, फिर उसके बाद आप ROR RNOR डिसाइड करने वाले हो। लेकिन अगर ये सेकंड कंडीशन कारण बन रहा है तो इसको बाय डिफॉल्ट RNOR ही हम मान लेंगे। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सर बढ़िया अच्छे तरीके से समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट सर, रेसिडेंट इंडियन। सर रेसिडेंट इंडियन कहता है अगर कोई इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बाहर घूम रहा है, ना इंडिया का रेसिडेंट, ना पाकिस्तान का, ना यूएसए, किसी देश का रेसिडेंट नहीं बन पा रहा, लेकिन इंडियन सिटीजन है और उसकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा की है, तो सरकार कहती है हम बाय डिफॉल्ट RNOR बना देंगे। सर क्या कहता है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट एवरीवेयर, कहीं पे भी रेसिडेंट नहीं बने, नॉन रेसिडेंट एवरीवेयर,
प्लस उसकी टोटल इंडियन इनकम सर एक्सीड्स 15 लाख रुपए, हम उसको बाय डिफॉल्ट क्या बना देंगे, आर एनओआर बना देंगे। सर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये डीम्ड रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर क्या इतना याद रखना है आपको? अगर आपने सुना है, सुन के इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि एग्जाम में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा वो, आपके सीए फाइनल में नहीं पूछ रहा। तो अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट लग रहा है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 2 बताते हैं। एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए अपने को पकड़ना पड़ता है क्या, एचयूएफ के सारे अफेयर्स इंडिया के बाहर से मैनेज हो रहे हैं, तो भाई साहब एचयूएफ नॉन रेसिडेंट हो गई। लेकिन सर अगर एचयूएफ के कुछ अफेयर्स इंडिया से हो रहे हैं, कुछ बाहर से हो रहे हैं, तो वो रेसिडेंट बन जाती है। और सर रेसिडेंट बन गई ना, तो अपने को देखना पड़ता है क्या उसका जो करता है, एचयूएफ का जो करता है, क्या वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है सेक्शन 66 की, वो 10 साल फिर 7 साल वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है, तो आरओआर बन जाएगी एचयूएफ, अदरवाइज आरएनओआर बन जाती है। सर कोई फर्म, कोई एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, सर इन सब के लिए कैसे चेक करते हैं? प्रोविजन कहता है क्या इनके अफेयर्स होलली और पार्टली इंडिया से मैनेज हो रहे हैं, क्या इनके जो अफेयर्स हैं, क्या इनके जो रिश्ते नाते हैं होलली और पार्शियली इंडिया से मैनेज हो रहे हैं, तो वो रेसिडेंट बन जाते हैं, अदरवाइज सर नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं। इसमें आर ओ आर एन ओ आर की कोई चौंचलेबाजी नहीं। सर फिर बोलूंगा, इसके पहले का पोर्शन अगर आपको नहीं लग रहा है, टाइम लग रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि सर ये एग्जाम में नॉर्मली नहीं पूछता, एमसीक्यू में पूछ लिया, डीटीडबल में पूछ लिया, अदरवाइज फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इस टॉपिक से तो नहीं आता। आता किससे है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। सर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे जल्दी से आओ। सर दो टर्म्स होती हैं, एक होता है सर, क्या होता है? एक होता है सर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कंपनी, और एक होता है सर डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी। सर दोनों अलग अलग बातें हैं। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्या होता है सर? ये होता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम निकालने के लिए, कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा इंडिया में, इसलिए सर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट निकालते हैं। और सर डोमेस्टिक फॉरेन किस लिए होता है सर? किस रेट से टैक्स लगेगा। तो आपको कभी भी ना डोमेस्टिक कंपनी को और रेसिडेंट कंपनी को आपस में कंफ्यूज नहीं करना, डोमेस्टिक कंपनी रेसिडेंट कंपनी को कंफ्यूज नहीं करना, फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट कंपनी होगी जरूरी नहीं है अपने को। इसलिए सर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को अपने को हमेशा अलग रखना है। रेसिडेंशियल स्टेटस इज फॉर द पर्पज ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी का दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स रेट्स। दो अलग अलग बातें आई होप समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले बात करते हैं सर, अगर कोई भी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर कोई भी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है सर, बाय डिफॉल्ट उसको रेसिडेंट मान लो, उसके पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगाएंगे, उसके पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगाएंगे। सर लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी है, अगर कोई दूसरी कंपनी फॉरेन में, मान लो अलीबाबा बैठी हुई है, अमेजॉन बैठी हुई है, सर देखो क्या उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में है, तो भैया उसको रेसिडेंट बना दो। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं है, तो देखो क्या उसका पोयम है इंडिया में, क्या उसका पोयम है इंडिया में। पोयम म्हणजे सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि उसके जो मैनेजमेंट के की डिसीजन, कमर्शियल डिसीजन जो कि बिजनेस करने के लिए जरूरी है, वो कहां से लिए जा रहे हैं, क्या वो इंडिया है, क्या वो डिसीजन मेकिंग इंडिया से हो रही, रेसिडेंट बना लो, अदरवाइज सर नॉन रेसिडेंट बना दो। सर समझ में आ गया अपने को। सर पोयम डिटरमाइन कैसे करते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, पोयम डिटरमिनेशन सिर्फ उन कंपनीज के लिए करना है जिनका टर्नओवर सर 50 करोड़ से ज्यादा का है। अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो ही पोयम डिटरमिनेशन होगा। कहता है सर दो तरीके से पोयम डिटरमाइन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये पूछता है। एमटीपी 2 जो आया है ना कल के दिन में, उसमें यही पूछा हुआ है, ठीक है, मेरे साथ में सर सबसे पहला टेस्ट होता है एबीओआई टेस्ट, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। क्या कंपनी का बिजनेस इंडिया के बाहर है? अगर इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगी, उसका पोयम इंडिया मान लिया जाएगा। सर डिटरमाइन कैसे करेंगे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया? इसके लिए सर 5 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, इन सबको हटाओ सर, सिर्फ 5 कंडीशन। कहता है क्या आपकी पैसिव इनकम 50% ऑफ द टोटल इनकम के बराबर है? टोटल इनकम पकड़ो, टोटल इनकम पकड़ो, इसका 50% निकालो, क्या पैसिव इनकम इतनी है? हाँ सर, इसको आगे आगे बढ़ो। फिर कहता है टोटल एसेट्स पकड़ो, टोटल एसेट्स का 50% निकालो, क्या इसका लेस देन 50% इंडिया में लोकेटेड है? ओके सर। तीसरी कंडीशन, क्या आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इसका 50% निकालो, क्या इससे लेस देन इंडिया में लोकेटेड है? हाँ सर। इंडिया में रेसिडेंट है? हाँ सर। चौथी कंडीशन पे आओ, अपने टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट निकालो, टोटल एम्प्लॉइज पे कितना खर्चा कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का खर्चा एम्प्लॉइज पे कर रहे हो, इसका 50% निकालो। सर 50% कितना होता है? सर 50 करोड़। क्या इससे कम इंडियन एम्प्लॉइज पे खर्चा कर रहे हो? हाँ सर। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं, प्लस मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग इंडिया के बाहर हो रही है, 50% से ज्यादा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये पांचों टेस्ट हम फुलफिल मानेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर एक्टिव बिजनेस, एंड दिस शोज कि उसका जो स्टेटस है वो नॉन रेसिडेंट बन जाता है। क्या समझ में आता है? 5 कंडीशन सर, मेरे साथ सबको रिपीट करो। पैसिव इनकम अप टू 50% होनी चाहिए, अप टू 50% होनी चाहिए, वर्ड इज इंपॉर्टेंट, पैसिव इनकम अप टू 50% होनी चाहिए।
एसेट लोकेटेड लेस देन 50% होने चाहिए, टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट लेस देन 50% होना चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेस देन 50% होना चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग मोर देन 50% इंडिया के बाहर होनी चाहिए। सर पांचों में इक्वल टू इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी सर लेस देन है, किसी-किसी में मोर देन है, 3 चीजें यूज होती हैं इसमें। फिर से सर पैसिव इनकम अप टू 50% होनी चाहिए। उसके अलावा जो टोटल एसेट्स है लेस देन 50% इंडिया में होने चाहिए, टोटल एम्प्लॉइज लेस देन 50% इंडिया में होने चाहिए, टोटल एम्प्लॉइज कॉस्ट लेस देन 50% होना चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मोर देन 50% इंडिया के बाहर होना चाहिए। ये आपको याद रख के चलना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सर पैसिव इनकम मतलब क्या होता है? अगर किसी भी कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, रॉयल्टी की, सर ये सारी फालतू-फालतू साइड-साइड वाली इनकम होती है, इसको पैसिव इनकम बोलते हैं। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, अगर आप कोई भी परचेज एंड सेल्स परचेज एंड सेल्स दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज से कर रहे हो तो इसको भी पैसिव इनकम मानते हैं। अगर परचेज एसोसिएट से किया, सेल किसी अनरिलेटेड को किया, पैसिव नहीं। अगर परचेज किसी अनरिलेटेड से किया, सेल किसी रिलेटेड को किया, पैसिव नहीं है। दोनों परचेज एंड सेल अगर किसी एसोसिएट को कर रहे हो तो इट इज अ पैसिव इनकम उसको मान लेंगे। सर इनकम काम का नहीं, वैल्यू ऑफ एसेट सर काम का नहीं। सर वैल्यू ऑफ एसेट देख लेना सर, कभी अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का एवरेज लेना होता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में का कोई भी एम्प्लॉइज हो सर, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज सब ले लो, पेरोल में जितना भी एम्प्लॉय कॉस्ट है सब कुछ आपको लेके चलना है। सर कहता है अगर आपने चोरपंथी करने की कोशिश, चोरपंथी कैसे? सर आपने इस पोयम के कॉन्सेप्ट को ऐसे अब्यूज करने की कोशिश की, बिल्कुल अब्यूज करने की कोशिश की, तो आपके ऊपर क्या लगा देंगे सर? गार लगा देंगे। आपके ऊपर गार लगा देंगे। गार म्हणजे सर एंटी अवॉइडेंस मान लेंगे, आपके ट्रांजैक्शन को डिसरिगार्ड कर देंगे। सर कभी भी अगर पोयम निकालते हैं तो प्रीवियस ईयर का डेटा आपको पकड़ना है, जो प्रीवियस ईयर 24-25 है उसका डेटा पकड़ोगे आप। सर अगर आपको और पहले का डेटा दे रहा है, मान लो प्रीवियस ईयर 22-23 का भी डेटा दे रहा है या प्रीवियस ईयर 23-24 का भी डेटा दे रहा है, सर कहता है आपको तीनों साल का एवरेज करना है। ध्यान देना, ऐसा अब तक टेस्ट नहीं हुआ लेकिन होगा तो परेशान करेगा। अगर आपको पोयम निकालना है तो प्रीवियस ईयर का डेटा पकड़ोगे आप। अगर 3 साल का दे रखा है, तीनों साल का एवरेज करके पकड़ोगे। गॉट इट सर, अपने को समझ में आ गया। सर अदर कंपनी टेस्ट कैसे होता है? सर कहता है अगर कोई फॉर एग्जांपल पोयम इंडिया के बाहर आ गया, तो डज़ दैट मीन वो रेज़िडेंट बन जाएगा? राइट आंसर इज़ ना, 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 आप अदर कंपनी टेस्ट में आओगे। अदर कंपनी टेस्ट क्या बोलता है? आप पहचानो कि की मैनेजमेंट कौन है? इस कंपनी को पकड़ो और उसका की मैनेजमेंट पकड़ो कौन है और देखो कि वो की मैनेजमेंट कहाँ से डिसीजन ले रहा है। की मैनेजमेंट कौन है और वो कहाँ से डिसीजन ले रहा है, ये पहचान लो, हम समझ जाएँगे कि उसका पोयम वो जगह बन जाएगी। सर जैसे कुछ केसेस, सर अगर फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो कहता है जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जो डिसीजन ले रहे हैं ना, वो पोयम की प्लेस बन जाएगी। फिर कहता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी पावर्स सीनियर मैनेजमेंट को डेलीगेट कर रखी है, तो कहता है जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट बैठी है, उस जगह को डिसीजन मेकिंग की प्लेस ले लो। फिर कहता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एग्जीक्यूटिव कमिटी को डिसीजन मेकिंग की पावर दे रखी है, तो जहाँ एग्जीक्यूटिव कमिटी डिसीजन ले रही है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर्कुलर रेजोल्यूशन से ले रहे हैं, तो जहाँ पे ना अथॉरिटी टू टेक डिसीजन है, उस जगह को पोयम मान लो। कहते हैं अगर सर शेयर होल्डर्स कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं, सर वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर होल्डर्स का डिसीजन इररिलेवेंट होता है फॉर पोयम डिटर्मिनेशन। कभी भी अगर शेयर होल्डर्स कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं ना, वो मैटर नहीं करती पोयम डिटर्मिनेशन में, उससे कभी भी पोयम चेंज नहीं होता, रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज नहीं होता। अगर सर कोई डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी है, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में मल्टीपल जगह पे काम कर रही है, प्रोविजन कहता है जो सीनियर मैनेजर्स की लोकेशन है ना, उस लोकेशन को पकड़ लो। फिर कहता है अगर सीनियर मैनेजमेंट भी रिमोटली काम कर रहा है, तो प्रोविजन कहता है जहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट पर्सोनल है डिसीजन मेकिंग वाला, उसको पकड़ लो, उस जगह को हम पोयम मान लेंगे। सर इसके अलावा इसमें 2 पॉइंट्स कहता है, सर अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दी गई है, एक कंपनी रिलायंस, रिलायंस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दे दी है। रिलायंस ने मत मानो, मान लो अमेज़न, अमेज़न ने अपनी पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम ही नहीं कर रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना किसके डिसीजन पे काम कर रहे हैं? हिमालय में एक बाबा बैठे हुए हैं, बाबा चिरंजीवी। उनके कहने पे अमेज़न की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रही है। तो सर इसका पोयम भी इंडिया मान लिया जाएगा। कहता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना बने बस हुए हैं और डिसीजन मेकिंग खुद से नहीं कर पा रहे, तो जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करवा रहा है ना, उस जगह को आप उसका पोयम मान लोगे। उस केस में अमेज़न का पोयम इंडिया बन जाएगा। फिर उसके अलावा कहते हैं कभी भी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर छोटे-मोटे काम अगर दूसरे देशों में आउटसोर्स करते हैं, इससे पोयम शिफ्ट नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल अमेज़न है, अमेज़न काम कर रही है यूएसए में ही प्रॉपर सब कुछ डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन छोटा-मोटा सा पेरोल सा, अकाउंटिंग सा, एचआर सा, आईटी, सप्लाई चेन ये सब ऑपरेशनल वर्क अगर इंडिया में आउटसोर्स कर दे रहे हैं, तो दैट डज़ नॉट मीन कि उसका पोयम इंडिया में आ जा रहा हो। गॉट इट सर, समझ में आ गया। लास्ट में सर कुछ भी कर लो, हाथ पकड़ो, कान पकड़ो, पैर पकड़ो, मुँह पकड़ो, बाल पकड़ो, सर डिफरेंस हम समझ के चलना है कि
पेरेंट का पोयम और एक सब्सिडरी का पोयम हमेशा अलग-अलग देखना है। दोनों 100% पेरेंट सब्सिडरी हो सकती हैं, तो भी अलग-अलग देखना है। अगर पेरेंट को इंडिया वाले कंट्रोल कर रहे हैं, सब्सिडरी को अलग से चेक करना है। सबको अलग से चेक करना है, तब जाके हमारा पोएम डिटरमिनेशन करेक्ट होगा। सर क्या समझ में आता है? सर दिस वाज़ ऑल अबाउट योर पोएम डिटरमिनेशन। सर रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। किसी को कोई भी सवाल हो, जल्दी से मुझे बताओ सो दैट वी कैन कंटिन्यू फर्दर। कोई भी सवाल हो, जल्दी से बताओ। जल्दी से कोई सवाल हो? चलो परफेक्ट। स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे आ जाते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या बात करता है? सर बहुत ही छोटी-सी बात करता है। कहता है एक बार आपने रेज़िडेंट पकड़ लिया, एक बार आपने नॉन रेज़िडेंट पकड़ लिया, तो उसकी कौन-सी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगाएँगे? उसके लिए कहता है, सर अगर कोई भी रेज़िडेंट ऑर्डिनरी रेज़िडेंट है ना, तो उसके सारे वर्ल्ड की इंडियन इनकम में भी टैक्स लगाएँगे, फॉरेन इनकम में भी टैक्स लगाएँगे, अदर इनकम में भी टैक्स लगाएँगे। सर अगर कोई नॉन रेज़िडेंट है ना, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियन इनकम पे टैक्स लगाएँगे। एक नॉन रेज़िडेंट के हाथ में सिर्फ़ इंडियन इनकम पे टैक्स लगता है और एक आरएनओआर के हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियन इनकम प्लस एक छोटी-सी और इनकम होती है बिज़नेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बिज़नेस सेटअप इंडिया से में किया गया था, अब जाके बाहर भी हो रहा है बिज़नेस ना, लेकिन अभी भी सेटअप इंडिया से किया गया है, तो उस इनकम को भी इंडिया में टैक्सेबल करवाएँगे, ऐसा आरएनओआर कहता है। तो आरओआर में पूरे वर्ल्ड की इनकम, एनआर में सिर्फ़ इंडियन इनकम और आरएनओआर में इंडियन इनकम और एक छोटा-सा और बिज़नेस इनकम टैक्सेबल करवाएँगे, बाकी सारी इनकम को टैक्सेबल नहीं करवाते। सर इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है समझना कि इंडियन इनकम कौन-सी होती है और फॉरेन इनकम कौन-सी होती है। इंडियन इनकम समझने के लिए ना 4 टर्म्स आती हैं। कौन-सी 4 टर्म्स? कहते हैं ऐसी इनकम जो इंडिया में या तो रिसीव की गई हो, ऐसी इनकम जो इंडिया में डीम्ड रिसीव की गई हो, या तो इंडिया में मिली हो, या तो इंडिया में डीम्ड रिसीव की गई हो। तीसरा, ऐसी इनकम जो या तो इंडिया में अक्रू हो रही हो या डीम्ड टू अक्रू हो रही हो। कहता है या तो इंडिया के बैंक अकाउंट में आपको मिल गई या इंडिया में आके कोई आपको पैसे देके चला गया। दिस इज़ नथिंग बट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। सेकंड पॉइंट सर इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है? सर इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बोलते हैं सेक्शन 7। सर कहता है अगर कभी भी आपको सर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पे अगर आपका एम्प्लॉयर 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखो 12% तक ना आपको अलाउड होता है एम्प्लॉयर को। लेकिन अगर 12% ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो आपको कहीं पे भी मिले, सर मान लिया जाएगा वो इंडिया में रिसीव हो रहा है। सर ईपीएफ पे 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। कहता है अगर उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना, तो कहीं पे भी मिले, मान लिया जाएगा इंडिया में रिसीव किया गया। सर अगर आपका एम्प्लॉयर पेंशन फंड में जमा करवा रहा है, पेंशन का पैसा आपको कहीं पे भी मिले, सर मान लिया जाएगा इंडिया में रिसीव हो रहा है। और कहता है कभी भी अगर यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो कहीं पे भी रिसीव हो, मान लिया जाएगा इंडियन इनकम है। सर 2 बातें क्लियर हो गई। रिसीव्ड इन इंडिया यानी जो इंडिया में मिल रहा है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया जो सेक्शन 7 बोल रहा है। ठीक है? अब सर बात आती है इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग डीम्ड टू बी अक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जो अक्रू अराइज इंडिया में हो रही हो या डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया हो रही है, ये अपने को जानना है। सर इसका मतलब क्या होता है? इसके लिए सेक्शन 9 आ जाता है। सेक्शन 9 में ना एक बार छोटा-सा देखो इधर मेरे साथ इधर देखो। इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया क्या होता है? सबसे पहला सेक्शन 9 में एक सबसेक्शन 1 है, इसके 8 क्लॉजेज़ हैं। क्लॉज़ 1 क्या बोलता है? सर क्लॉज़ 1 बोलता है सर इनकम अक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया। अक्रू अराइज इन इंडिया। इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला सर बिज़नेस कनेक्शन। बिज़नेस कनेक्शन 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है सर वाया एजेंट, एक होता है वाया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। सर इज़ द सैलरी एम्प्लॉयड वर्क्ड इन टैक्स फ्री कंट्री, no need to pay tax there, is required to be pay tax in India if he stay outside India during previous year? नहीं रियाज, जरूरत नहीं पड़ेगी। And country is not providing any citizenship in the same year for the SSC। सिटीजनशिप से फर्क नहीं पड़ता रियाज, देखना पड़ता है अपने को क्या वो इंडिया में रेसिडेंट है। अगर इंडिया में रेसिडेंट बन रहा है तो इंडिया टैक्स कर लेगा उस सैलरी पे। अगर इंडिया में टैक्स नहीं भर अगर इंडिया का रेसिडेंट नहीं बन रहा, नॉन रेसिडेंट इंडिया में, इंडिया उसको टैक्स नहीं कर सकता, भले वहां पे भी टैक्स नहीं भरा। उसके अलावा अगर कोई भी एसेट से रिलेटेड इनकम है, एसेट्स इनकम, बिजनेस कनेक्शन, एसेट इनकम प्लस कैपिटल गेन की इनकम क्लॉज 1 में कवर होती है। कैपिटल गेन में सर डायरेक्ट ट्रांसफर भी आ जाता है और सर इनडायरेक्ट ट्रांसफर भी आ जाता है। क्लॉज 2 क्या बात करता है? सर क्लॉज 2 हमारा बात करता है सर सैलरी के बारे में। अगर कभी भी इंडिया में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है तो सैलरी इनकम हमेशा इंडिया में टैक्सेबल होती है। क्लॉज 3 क्या बात करता है? सर क्लॉज 3 भी आगे चल के बात करेगा, मेन अपने को क्लॉज 1 में ध्यान देना है थोड़ा सा। सर क्लॉज 1 क्या बोलता है? एक बार वापस सर
कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम। रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया, स्कोप ऑफ टोटल इनकम निकाल रहे हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में अपने को पता है सिर्फ इंडियन इनकम निकालनी है अपने को, क्योंकि नॉन रेसिडेंट को टैक्स कर रहा है तो उसकी सिर्फ इंडियन इनकम को ही टैक्स कर सकते हैं। इंडियन इनकम क्या होती है? सर सबसे पहले तो या तो इंडिया में रिसीव हुई हो या तो डीम्ड रिसीव हुई हो, या तो अक्रू हुई हो या तो डीम्ड अक्रू हुई हो। अक्रू डीम्ड अक्रू कैसे होती है सर, वो सीख रहे हैं हम। इसके लिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 बात करता है सर, जो भी इंडिया में अक्रू होती है उसके 3 सोर्सेज होते हैं। या तो होता है सर वो बिजनेस कनेक्शन से आई हो। बिजनेस कनेक्शन म्हणजे क्या? सर सबसे पहले बिजनेस कनेक्शन कहता है अगर कोई भी पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वहां यूएसए में डोनाल्ड ट्रम्प बैठा हुआ है, टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, लेकिन उसको इंडिया में ट्रेड भी करना है, तो उसने इंडिया में राहुल को हायर किया कि राहुल भैया आप इंडिया में मेरे बदले ट्रेड करो। मैं सामान भेज रहा हूं तुमको और तुम इंडिया में बेचो। मैं यूएसए सामान भेज रहा हूं इंडिया में और तुम इंडिया में सामान बेचो। सर ऐसा मान लिया जाएगा कि आई एम एजेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो जो भी मेरी इनकम हो रही है ना वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में टैक्सेबल करवा दी जाएगी। सर कहता है अगर कभी भी नॉन रेसिडेंट अपॉइंट करता है पर्सन इन इंडिया ताकि उसके बिहाफ पे मैं इंडिया में काम हो सके, तो कहता है वो पर्सन ना बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देता है, और बिजनेस कनेक्शन जैसे ही एस्टैब्लिश हो जाता है ऐसा मान लिया जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की इनकम है ना वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब सर ये जो एजेंट है ना इसको 3 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। कौन-कौन सी 3 कंडीशंस? कहता है सर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता हो डोनाल्ड ट्रम्प के बिहाफ पे। अगर मैं डोनाल्ड ट्रम्प के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा हूँ, सर मैं एजेंट हूँ। एंड सर मैं स्टॉक मेंटेन कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रम्प के बिहाफ पे, सर डोनाल्ड जो स्टॉक भेजता है उसको मेंटेन कर रहा हूँ। एंड सर उसके बाद उसके लिए सर ऑर्डर ले रहा हूँ, मैं घर-घर जाके ऑर्डर ले रहा हूँ डोनाल्ड ट्रम्प के लिए कि देखो ट्रम्प साहब ने ये सब भेजा हुआ है। तो 3 कंडीशन सर, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करना, ऑर्डर सिक्योर करना, उसके अलावा इन्वेंटरी मेंटेन करना। अगर ये तीनों चीजें कोई एजेंट कर रहा है, इसको बोला जाता है प्रॉपर बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जा रहा है। सर क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, सिंपल सी बात समझ में आ जाती है। सर मिस्टर राहुल देखो, अगर यही राहुल किसी और लोगों के लिए काम कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं डोनाल्ड ट्रम्प के लिए काम कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प के अलावा सर मान लो यहाँ पे जो बाइडेन के लिए भी काम कर रहा हूँ, और सर जो बाइडेन सर कौन कंट्रोल कर रहा है? सर डोनाल्ड ट्रम्प ही कंट्रोल कर रहा है। तो कहता है जो बाइडेन की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल मान ली जाएगी इससे। सर अगर यही उल्टा केस हो रहा है कि सर अगर मैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प मेरे को कंट्रोल कर रहा है और मैं काम जो बाइडेन के लिए कर रहा हूँ, तो कहता है कि दोनों ही इस केस में मेरी इंडियन इनकम मान ली जाएगी। प्लस कहता है कि अगर दोनों को मिलके कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, दोनों को मिलके मान लो कमला हैरिस कंट्रोल कर रही हैं, तो प्रोविजन कहता है इस केस में कि कमला हैरिस का भी इनकम इंडिया में मान ली जाएगी, जो भी इंडिया से हो रही है राहुल के थ्रू। इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट, एग्जाम में पूछता नहीं इनडायरेक्ट वाला। बस आपको ये ध्यान देके चलना इस पॉइंट में, ध्यान क्या देना कि अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडिया में एजेंट अपॉइंट कर रहा है और वो एजेंट 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है, स्टॉक मेंटेन कर रहा है एंड लास्ट में ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, तो वो एजेंट बन जाएगा। सर बिजनेस कनेक्शन, अगर कभी भी फॉर एग्जांपल राहुल बैठा हुआ है इंडिया में, राहुल इंडिया में बैठा हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए भी सेम काम कर रहा है, कमला हैरिस के लिए भी सेम काम कर रहा है, जो बाइडेन के लिए भी सेम कर रहा है, ओबामा के लिए भी सेम कर रहा है, पुतिन के लिए भी सेम कर रहा है, सर उसके अलावा सबके लिए जेरोम पावेल के लिए भी सेम काम कर रहा है, सबके लिए सेम काम कर रहा है, तो क्या मैं सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प का एजेंट माना जाऊंगा? राइट आंसर इज नो। इस केस में ना मैं एक इंडिपेंडेंट एजेंट हूं, मैं कोई बिजनेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करने वाला किसी भी नॉन रेसिडेंट के लिए। तो देखो अगर स्पेसिफिक एजेंट है तो बिजनेस कनेक्शन आ जाएगा, लेकिन अगर कोई जनरल एजेंट है, इंडिपेंडेंट एजेंट है, कोई बिजनेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। सर ये हो गया अपना पहला पार्ट, बिजनेस कनेक्शन वाया एजेंट। क्या सर इस पॉइंट में किसी को दिक्कत है? सर कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। सर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, सर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है? सर फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस होना। आप पीए रूल्स को बाईपास कर रहे हो, आप एक बहुत ही बड़ी कंपनी हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंडिया में काम कर रहे हो, तो प्रोविजन कहता है आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लिया जाएगा और आपकी इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा। सर कहते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि आप गुड्स और सर्विसेज में कर रहे हो या इवन सॉफ्टवेयर डाउनलोड में कर रहे हो, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में आके 2 करोड़ से ज्यादा का तक का ट्रांजैक्शन कर रहा है, 2 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहा है इंडिया में, तो सर उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लिया जाएगा। या फिर सर 3 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं आपके, क्या कह रहा है सर 3 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं आपके, तो सर फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई इंडिया में है ही नहीं, इंडिया के बाहर, इंडिया में लेकिन 2 करोड़ ज्यादा का रेवेन्यू कमा रहा है या 2-3 लाख से ज्यादा उसके एक्टिव यूजर्स हैं, सर इस केस में स्पॉटिफाई का मान लिया जाएगा कि एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। तो स्पॉटिफाई की कुछ इनकम को हम इंडिया में टैक्स लगा सकते हैं, कुछ इनकम को इंडिया में टैक्स लगा सकते हैं। सर कौन-कौन सी इनकम को इंडिया में टैक्स लगा सकते हैं? सर कहता है या तो सर इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करने के कारण जो इनकम हुई, इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करने के कारण इनकम हुई। सर फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई को इनकम हुई एडवर्टाइजमेंट करने की 10 करोड़ रुपए। प्रोविजन कहता है वो 10 करोड़ इंडियन इनकम मान लेंगे हम। सर अगर एडवर्टाइजमेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया को दिख रहा है तो उस इनकम को इंडियन इनकम मान लेंगे, या फिर सर इंडियन रेजिडेंट को नहीं दिख रहा, इंडिया के बाहर किसी चाइनीज पर्सन को दिख रहा है जो कि सर इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इनकम को भी हम इंडियन इनकम मान लेंगे। सर कहता है सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सर फॉर एग्जांपल क्या होगा?
मैं सुनता था गाने स्पॉटिफ़ाई पे। मेरा ब्रेकअप हो गया, बहुत गंदा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद क्या हुआ ना, मैंने अचानक से अपने गानों का जॉनर ही बदल दिया। पहले अच्छे खासे मैं सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनता था, मैं हार्डी संधू इन सब के गाने सुना करता था, लेकिन जैसे ही मेरा ब्रेकअप हुआ, मैं अरिजीत सिंह के गाने सुनने लग गया। तो जैसे ही सर मैंने अरिजीत सिंह के गाने सुने, मेरा डेटा उसको पता चल गया स्पॉटिफ़ाई को कि भैया इसका तो ब्रेकअप हो गया। तो जैसे ही ब्रेकअप हुआ मेरा, उसने मेरा डेटा सेल कर दिया, बम्बल को, टिंडर को सेल कर दिया। तो अब जो टिंडर को सेल करने से इनकम हो रही है ना, वो भी इंडियन इनकम मानी जाएगी। प्रोविज़न कहता है कि अगर किसी भी पर्सन का डेटा जो कि रेज़िडेंट ऑफ इंडिया है, उसको सेल करके जो इनकम हो रही है, वो भी इंडियन इनकम मानी जाती है, उसको भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में लिया जाता है। तीसरा सर कहता है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज वाया सेल फ्रॉम द डेटा। सर फॉर एग्जांपल जैसे स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई को पता चल गया मेरा ब्रेकअप हो गया, इसने मेरा डेटा सेल कर दिया बम्बल को, तो जो सेल करने से इनकम हुई वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। सर कहता है जो बम्बल है ना, बम्बल, टिंडर, अगर टिंडर आगे चल के मेरे को अपना सब्सक्रिप्शन बेच पा रहे हैं, या जीवन साथी शादी डॉट कॉम अगर आगे चल के मेरे को सब्सक्रिप्शन बेच पा रहे हैं, प्रोविजन कहता है फर्दर सेल विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज इंडियन इनकम। ये जो जीवन साथी और शादी डॉट कॉम की इनकम है ना, इसको भी इंडियन इनकम मान लिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, समझ में आती है। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में क्या, 2 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन होने चाहिए इंडिया में, 3 लाख से ज्यादा यूजर्स होने चाहिए इंडिया में, उसके अलावा कोई भी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड सर्विस अगर दे रहे हैं तो वो भी इंडियन इनकम मानेंगे। अगर इंडियन रेसिडेंट का डेटा सेल कर रहे हो तो वो भी इंडियन इनकम मानेंगे। इंडियन रेसिडेंट के डेटा सेल के बाद जो फर्दर सेल हो रही है ना, उसको भी इंडियन इनकम मान लेते हैं। दिस इज बिजनेस कनेक्शन वाया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कुछ ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते। कुछ ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते सर, कौन कौन सा? सर परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया आ रहा है, सामान खरीद रहा है एक्सपोर्ट करवाने के लिए, सर इसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते। दूसरा, सर फॉर एग्जांपल बीबीसी करके न्यूज़ है, बीबीसी करके, अल जज़ीरा करके न्यूज़ चैनल, अगर उसके रिपोर्टर्स इंडिया आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो ऐसे तुम बीबीसी की और अल जज़ीरा की सारी इनकम पे सारा इंडिया में टैक्सेबल करवा लोगे। अगर मान लो उनको सनसनीखेज खबर मिल जाती है इंडिया से, तो ऐसा बोल दोगे क्या कि बीबीसी की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? ना बाबा ना, दिस इज नॉट बिजनेस कनेक्शन, भले वो एजेंट ही क्यों ना बन जाए, लेकिन बिजनेस कनेक्शन नहीं बनने वाला। सर अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्वल की कोई मूवी इंडिया में शूट हो रही है, तो क्या पूरी मूवी का रेवेन्यू इंडियन रेवेन्यू मान लोगे? ऐसा थोड़ी होता है। सर प्रोविजन कहता है अगर कोई भी मूवी इंडिया में शूट हो रही है और उसके सारे के सारे क्रू मेंबर्स, कास्टिंग मेंबर्स नॉन रेसिडेंट हैं एंड नॉन सिटीजन्स हैं, उस केस में जो भी मूवी का रेवेन्यू है ना, उसको इंडियन इनकम नहीं माना जाता। चौथा कहता है अगर कोई भी फॉरेन कंपनी, माइंड दिस पॉइंट, फॉरेन कंपनी सर क्या कर रही है? सर डिस्प्ले कर रही है, क्या कर रही है सर? अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड्स का डिस्प्ले कर रही है, कहाँ? स्पेशल नोटिफाइड जोन्स पे, स्पेशल नोटिफाइड जोन्स पे। तो सर ये जो डिस्प्ले से इनकम हो रही है ना सर, इसको इंडियन इनकम नहीं मानते। मैंने क्या बोला? फॉरेन कंपनी डिस्प्ले कर रही है अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड्स इन स्पेशल नोटिफाइड जोन्स। इंपॉर्टेंट क्या, एग्जामिनर क्या फंसाता है यहाँ पे? यहाँ पे सर फॉरेन कंपनी के बदले एक इंडिविजुअल बोल देगा, तो सर इस केस में बिजनेस कनेक्शन मानना पड़ जाता है। अगर इंडिविजुअल है बिजनेस कनेक्शन बन जाता है, फॉरेन कंपनी बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता। ओ भाई साहब एक बार नजर घुमा लो, इधर देखो, बिजनेस कनेक्शन हो गया, एजेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। नेक्स्ट पॉइंट, सर इनकम फ्रॉम एसेट लोकेटेड इंडिया, फॉर एग्जांपल हमारे बीच में है मिस्टर रॉस। मिस्टर रॉस बैठे हुए हैं यूएसए में। मिस्टर रॉस को ना इंडिया में, दिल्ली में एक फ्लैट रखा हुआ है। प्रोविजन कहता है इस फ्लैट से होने वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अगर कोई भी एसेट इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है, तो उससे होने वाली इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होती है। सर अगर फ्लैट है टैक्सेबल होगा, अगर कोई बॉन्ड इंडिया में है उसका इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल होगा, अगर कोई कंपनी के शेयर्स है उसका डिविडेंड भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। सर रिसीव कहीं पे भी वो फर्क नहीं पड़ता। प्रोविजन कहता है कि अगर एसेट इंडिया में लोकेटेड है तो उसको इंडियन इनकम ही मानेंगे, उसकी इनकम को। सर ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है सर, कैपिटल गेन की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रॉस है, एक यूएसए में बैठे हुए मिस्टर रॉस, उनके पास दिल्ली वाला फ्लैट है। उन्होंने ये फ्लैट किसको दे दिया? मिस रेचल को दे दिया, वो भी यूएसए में बैठी हुई है। प्रोविजन कहता है क्या इसको इंडिया में टैक्सेबल करवाएंगे? राइट आंसर इज यस, करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा? प्रोविजन कहता है कि अगर कैपिटल एसेट इंडिया में लोकेटेड है ना, तो उसका ट्रांसफर कोई भी कर ले, रेसिडेंट करे नॉन रेसिडेंट करे फर्क नहीं पड़ता, आपस में कोई भी एसेट ट्रांसफर कर ले इंडिया में ही टैक्सेबल माना जाएगा अगर एसेट लोकेटेड इन इंडिया है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसफर। यही कैपिटल गेन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एसेट इंडिया में लोकेटेड है तो कैपिटल गेन भी इंडिया में लगेगा। लेकिन सर एक और कंसेप्ट आता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर। सर एसेट इंडिया में लोकेटेड नहीं, एसेट इंडिया के बाहर है, लेकिन जो बाहर वाला एसेट है ना, वो सब्सटेंशियली वैल्यू डिराइव करता है इंडियन एसेट से। तो ये जो बाहर वाला एसेट है ना, इसको भी अगर आप ट्रांसफर करते हो तो भी सर इंडिया में कैपिटल गेन लग जाएगा। मैंने क्या बोला सुनो, अगर एसेट इंडिया में लोकेटेड है, उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन इंडिया में लगता है। लेकिन अगर एसेट इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर है, तो अगर ये एसेट ना इंडिया से अपनी वैल्यू सब्सटेंशियली डिराइव करता है ना, तो इसके ट्रांसफर में भी इंडिया में कैपिटल गेन लगा देंगे। सर अब इसमें ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर सब्सटेंशियली वैल्यू डिराइव कर रहा है, ये कैसे पता चला?
एक एग्जांपल इसमें क्लासिक एग्जांपल लेते हैं हम सर, कौन सा? सर अपना वोडाफोन का केस लो। सर हचसन एसआर एक इंडियन कंपनी है, इसका ट्रांसफर नहीं हुआ। ट्रांसफर किसका हुआ? इसकी एक पेरेंट कंपनी सीजीपी इंटरनेशनल मॉरिशस। सीजीपी इंटरनेशनल एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है। सर ये ऐसी कंपनी है ना जो सिग्निफिकेंटली वैल्यू डिराइव करती थी हचसन एसआर से, क्योंकि इसके सारे एसेट्स में अगर आप देखोगे तो सर 5000 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट है, टोटल एसेट्स 8000 करोड़ के। टोटल इन्वेस्टमेंट से 8000 करोड़ के, जिसमें से 5000 करोड़ तो सिर्फ इंडियन एसेट्स है। देख के समझ में आ रहा है कि दिस डिराइव्स वैल्यू फ्रॉम इंडियन एसेट्स। तो प्रोविजन कहता है सीजीपी का जो ट्रांसफर होगा ना, इस सीजीपी के ट्रांसफर पे भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन इंडिया में लगने वाला है। अब सर सवाल आता है, निकालेंगे कैसे कैपिटल गेन? उसके लिए मैं चाहता हूं इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो। इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस फॉर्मेट में जो चीजें बोल रहा है ना, उस फॉर्मेट में आपको पुट करनी है, सिर्फ सिर्फ पुट करनी है। सर कहता है क्या? सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सर सब्सटेंशियली डिराइव वैल्यू करना होता क्या है। सब्सटेंशियली वैल्यू डिराइव कर रहा है उसका मतलब क्या होता है? कहता है सर अगर कोई भी जो सीजीपी मॉरिशियस थी ना, सीजीपी मॉरिशियस फॉरेन कंपनी, अगर उसके पास जो इंडियन एसेट्स हैं, उन इंडियन एसेट्स की वैल्यू अगर 10 करोड़ से ज्यादा की है, एंड सर टोटल बैलेंस शीट जितने भी एसेट्स है ना, उसमें से 50% से ज्यादा इंडियन एसेट्स हैं, तो सर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो मान लेंगे ये फॉरेन कंपनी इंडिया से वैल्यू डिराइव कर रही है। सर कहता है स्पेसिफाइड डेट। सर ये वैल्यूएशन करनी कब है? ये निकालना कब है कि 10 करोड़ एसेट्स है या फिर 50% ज्यादा निकालना कौन सी डेट को है? प्रोविजन कहता है आप वैल्यूएशन डेट पकड़ोगे। सर वैल्यूएशन डेट क्या होती है देखना है इसके लिए। सर एक पकड़ोगे बैलेंस शीट की डेट और एक पकड़ोगे ट्रांसफर की डेट। बैलेंस शीट की डेट और ट्रांसफर की डेट। कहता है बैलेंस शीट की डेट में आपको क्या करना है? सर बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स पकड़ना है, सारे के सारे एसेट्स की बुक वैल्यू पकड़नी है विदाउट रिड्यूसिंग लायबिलिटीज। सारे के सारे एसेट्स की बुक वैल्यू पकड़ लो, और जिस दिन ट्रांसफर होना उस दिन सारे के सारे एसेट्स की बुक वैल्यू पकड़ लो। अगर बैलेंस शीट की डेट से ट्रांसफर तक की डेट में अगर 15% से ज्यादा एसेट बढ़ गए हैं, 15% से ज्यादा एसेट बढ़ गए हैं, तो ट्रांसफर डेट को वैल्यूएशन डेट पकड़ लो। अदरवाइज सर बैलेंस शीट डेट को पकड़ लो। यानी सर फॉर एग्जांपल अगर बैलेंस शीट की डेट में एसेट्स थे, बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च थी और उस दिन एसेट्स थे मान लो 1000 करोड़ के, और सर ट्रांसफर की डेट हुई मान लो 30 सितंबर, इस तारीख को एसेट्स हो गए सर 1500 करोड़ के, तो सर क्या 15% ज्यादा है? हाँ सर 15% ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो इस केस में सर ट्रांसफर की डेट है ना, इसको मैं वैल्यूएशन डेट मान लूंगा। सर वैल्यूएशन डेट निकाल ली, वैल्यूएशन डेट फिक्स कर ली। सर वैल्यूएशन डेट फिक्स करने के बाद इंडियन एसेट्स की कीमत कैसे निकाली जाती है? सर कहता है इंडियन एसेट्स में ना सारे के सारे एसेट्स की एफएमवी पकड़ लो विदाउट रिड्यूसिंग लायबिलिटीज, और उसको प्रोपोर्शनेट ऑफ शेयर होल्डिंग में मल्टीप्लाई कर दो, आपका सर वैल्यू ऑफ इंडियन एसेट्स आ जाएगा। अगर ये 50% से ज्यादा है तो सर मान लो 50% एंड 10 करोड़ से ज्यादा है तो मान लो कि आपकी वैल्यू इंडिया से डिराइव हो रही है, उस फॉरेन कंपनी की वैल्यू इंडिया से डिराइव हो रही है। सर एक एग्जाम्पल इसका, एक एग्जाम्पल देखना, थोड़ा ध्यान देना। सर कहता है जो सीजीपी इंटरनेशनल है एक फॉरेन कंपनी है, हचसन एसआर इंडियन कंपनी है और एचटीआईएल हांगकांग इस सीजीपी इंटरनेशनल की फॉरेन कंपनी है। मैंने क्या बोला? फिर से आराम से। इंडियन कंपनी कौन सी? हचसन एसआर। इसकी पेरेंट कंपनी कौन? सीजीपी इंटरनेशनल। और इसकी सीजीपी की पेरेंट कंपनी कौन सी? एचटीआईएल हांगकांग। सर कहता है जो सीजीपी है ना उसकी इन्वेस्टमेंट देखो, 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ किसमें? इंडियन एसेट्स में। 3000 करोड़ के अदर एसेट्स है, टोटल एसेट्स कितने हो गए? 8000 करोड़ के हो गए, और बैलेंस शीट भी टोटल 8000 करोड़ की है। सर जो पेरेंट कंपनी है ना, पेरेंट कंपनी एचटीआईएल, इसने सीजीपी के शेयर्स बेचे। सर कितने में बेचे? सर 12000 करोड़ में बेच दिए, 12000 करोड़ में बेच दिए। ठीक है। सर जो सीजीपी है ना उसकी ट्रांसफर के दिन बैलेंस शीट कैसी है? ट्रांसफर के दिन बैलेंस शीट कैसी है? इन्वेस्टमेंट तो अभी 5 करोड़ 5000 करोड़ की है, अदर एसेट्स पहले 3000 करोड़ के थे, 4500 के हो गए, और रिजर्व भी आपके बढ़ गए। एक बात बताओ, सर जिस दिन बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट वाली डेट पे एसेट्स है 8000 करोड़ के, 8000 करोड़ के हैं, और ट्रांसफर वाली डेट पे बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है? 9500 करोड़। मेरे को बताओ क्या सर 15% ज्यादा इंक्रीज हुआ है? क्या 15% से ज्यादा इंक्रीज हो गया है? क्या इंक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 15% ज्यादा है? सर इसको अगर 15% लेता हूं ना तो 9200 होता है। हाँ सर इंक्रीज इन बुक वैल्यू तो 15% ज्यादा हो गया। इंक्रीज इन बुक वैल्यू तो सबसे पहले 15% ज्यादा हो गया, तो हमारी वैल्यूएशन डेट कौन सी हो गई? सर वैल्यूएशन अपने को करना है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को अपने को वैल्यूएशन करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। 30 सितंबर को वैल्यूएशन करना है, वैल्यूएशन डेट 30 सितंबर हो गई। एक बार सर वैल्यूएशन डेट निकल आई ना, इस दिन सर वैल्यूएशन डेट के दिन अपने को इंडियन एसेट्स की वैल्यू निकालनी है। तो इंडियन एसेट्स कैसे निकालेंगे? सर सारे के सारे एसेट्स जो इंडिया में लोकेटेड है ना, इंडिया जितने भी एसेट्स इंडिया में है ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, इंडियन एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। सर एफएमवी ऑफ इंडियन एसेट्स कितना निकल रहा है? सर 5360 दे रखा है आपको, 5360 करोड़ रुपीस का इंडियन एसेट्स की एफएमवी है, और टोटल एसेट्स कितने के हैं? सर 10,000 करोड़ के हैं टोटल एसेट्स।
एफएमवी ऑफ टोटल एसेट्स। बुक वैल्यू 9500 करोड़ की है, इसकी एफएमवी कितनी दे रखी है सर? 10,000 करोड़ दे रखी है। कुल मिला के अगर आप निकालोगे ना तो 53.6% वैल्यू निकल के आ रही इंडियन एसेट्स की। 53.6 करोड़ की वैल्यू निकल के आ रही है इंडियन एसेट्स की। दिस सिंपली मींस कि 50% से ज्यादा तो सिर्फ इंडियन एसेट्स ही हैं। यानी सर वो जो कंपनी है ना, फॉरेन कंपनी, सब्सटेंशियल वैल्यू डिराइव करती है इंडियन एसेट्स से। सब्सटेंशियल वैल्यू डिराइव करती है इंडियन एसेट से। देयरफॉर जो भी कैपिटल गेन होगा ना सर, 12,000 रुपए का सेल है, जिसमें कॉस्ट कितनी थी? 1,000 करोड़ की कॉस्ट थी, 11,000 का कैपिटल गेन था। ये जो कैपिटल गेन हुआ ना 11,000 का, इसमें से 53.6% इंडिया में टैक्सेबल होगा। आंसर में भी ये आएगा, 5896 रुपीज इंडिया में टैक्सेबल होगा। 5896 करोड़ कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल होगा। सर पहली बात तो मुझे बताओ, क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया आपको? मुझे जल्दी से थम्स अप करके बताओ कि सर कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया। बिकॉज हम एग्जाम के एक दिन पहले अगर इसको रेफर कर रहे हैं तो अपने को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए पहले से। सिर्फ रिविजिट कर रहे हैं तो रिविजिट के लिए इतना बहुत होना चाहिए। एक बार जल्दी से बताओ सर। फॉर्मेट देखोगे, फॉर्मेट इसी फॉर्मेट बस आपको पकड़ना है। जैसे ट्रांसफर की पहले पहले वैल्यूएशन डेट पकड़ेंगे, फिर उसके बाद वैल्यूएशन डेट पे इंडियन एसेट्स की वैल्यू पकड़ेंगे और फिर कैपिटल इन कैलकुलेशन पकड़ेंगे। सर इतना अगर आप इस फॉर्मेट में अगर डेटा फीड करके आ जाओगे ना, आपको मैं बता रहा हूँ 5 में से 5 नंबर दे देगा, 6 में से 6 नंबर दे देगा, पूरे पूरे दे देगा। सर दो तीन बातें इसमें ध्यान देनी है, इस इनडायरेक्ट ट्रांसफर में दो तीन बातें ध्यान देनी है। सर कौन कौन सी बातें ध्यान देनी है? सबसे पहले तो मान लो सर, जैसे ये है हचसन एसआर और ये है सीजीपी मॉरिशियस। सर सीजीपी मॉरिशियस की 67% होल्डिंग है, कौन? हचसन एसआर। सर प्रोविजन कहता अगर 67% नहीं होता, सर सीजीपी मॉरिशियस सिर्फ 4% होल्ड करता हचसन एसआर में। 4% होल्ड करता है हचसन एसआर में। प्रोविजन कहता है क्या इस केस में क्या इनडायरेक्ट ट्रांसफर के प्रोविजन लगते? राइट आंसर इज नहीं लगते। भले भले सीजीपी मॉरिशियस अपनी सब्सटेंशियल वैल्यू डिराइव कर ले इंडियन एसेट से, लेकिन सर 5% शेयर होल्डिंग से अगर कम अगर आप होल्ड कर रहे हो ना इंडिया में, तो सर उससे कभी भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर के प्रोविजन नहीं लगते। क्या बोला मैंने? अगर फॉरेन कंपनी 5% से भी कम होल्ड कर रही है इंडियन एसेट्स को, 5% से भी कम शेयर होल्डिंग रख रही है, तो फिर इस केस में नहीं लगता कभी भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सर इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड बांटती है तो इंडिया में टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया से वैल्यू डिराइव कर रही है, अगर ये एसेट बांट रही है, ये डिविडेंड बांट रही है, तो क्या ये डिविडेंड इंडिया में टैक्सेबल होगा? राइट आंसर इज नहीं होता है, नहीं होता है। अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड बांट रही है, इंडिया में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया से वैल्यू डिराइव कर रही है, अगर वो डिविडेंड बांट रही है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा क्या? राइट आंसर इज नहीं होता वो। तीसरा, सर अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि ये है हचसन एसआर, इसकी पेरेंट कंपनी है सीजीपी। सर ये दो बातें हो गई। सीजीपी की पेरेंट चेंज हो गई। सीजीपी पहले एचटीआईएल ओन करती थी, अब वोडाफोन ओन करती है। सर सरकार को बताएगा कौन? सरकार को बताएगी इंडियन एंटिटी हचसन एसआर की, इसकी अल्टीमेट पेरेंट चेंज हो गया, ये हचसन एसआर बताएगा। और सर कब तक बताता है? सर कहता है जिस फाइनेंशियल ईयर में हो गया ना, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से सर 3 मंथ्स के अंदर बता दो आप। 3 मंथ्स के अंदर आप बता दोगे। और अगर सर नहीं बताया तो क्या करोगे? क्या होगा? सर प्रोविजन कहता है अगर नहीं बताया तो देखो, क्या आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज हो गई, क्या आपका मैनेजमेंट चेंज हो गया है, क्या आपका मैनेजमेंट चेंज हो गया है। अगर मैनेजमेंट चेंज हो गया है ना, तो भाई साहब जितना ट्रांजैक्शन हो उसका 2% पेनल्टी लगा देंगे आपके ऊपर। 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन की पेनल्टी लगा देंगे। 10,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, 2% उसकी पेनल्टी लगा देंगे। लेकिन सर अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ है, तो सर उस केस में क्या होगा? सर सिर्फ 5 लाख की पेनल्टी लगाने वाले हैं। बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया? एक बार डियर जल्दी से बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया? कि सर अगर आपने इंडियन एंटिटी ने इन्फॉर्म नहीं किया सरकार को कि भैया इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गया मेरी पेरेंट एंटिटी का, तो सर उस केस में क्या होगा? अगर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है तो 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू की पेनल्टी लगेगी। अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई लगाई जाएगी। कब तक बताना पड़ेगा? विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल एंड होने के 90 डेज, इट्स नॉट 3 मंथ, इट्स 90 डेज। सर बात अपने को समझ में आ जाती है, सर समझ में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बार पहले तो इसमें आ जाओ कि अभी स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। सर हमने एसेट इनकम पढ़ लिया, अगर एसेट इंडिया में लोकेटेड है जो इनकम होगी इंडियन इनकम मानी जाएगी। तो कैपिटल गेन, डायरेक्ट कैपिटल गेन, इनडायरेक्ट कैपिटल गेन कहता है कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट इंडिया में लोकेटेड है उसका कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर इंडिया के बाहर है, सब्सटेंशियल वैल्यू डिराइव कर रहा है, उसका भी कैपिटल गेन इंडिया में माना जाएगा। सेकंड पॉइंट कहता है सैलरी का, सेकंड क्लॉज। सर कहता है अगर कभी भी सैलरी received by Indian citizen by sorry ये वाला salary received from services rendered in India shall be deemed to be earned in India। सर कभी भी अगर आप इंडिया में आके सर्विसेज दे रहे हो, इंडिया में आके आप सर्विसेज दे रहे हो, सर उसकी सैलरी कहीं पे भी मिले उसको इंडियन इनकम माना जाएगा।
इंडिया में आके आप सर्विसेज दे रहे हो, उसकी सैलरी कहीं पे भी मिले उसको इंडियन इनकम माना जाता है। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा, सर अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है उनको गवर्नमेंट से सर्विसेज सैलरी मिल रही है। इंडिया के लोग हैं बाहर रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए में काम सीखने जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काम सीखने जा रहे हैं। सर अगर इनको इंडियन गवर्नमेंट अगर पेमेंट कर रही है सैलरी का, तो सर जो भी सैलरी का पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट कर रही है ना, वो इसको इंडिया माना जाएगा। भले वो नॉन रेजिडेंट बन जाए, भले कहीं पे भी रिसीव कर रहे हो, उसको इंडियन इनकम ही मानना पड़ेगा हमें। सर इनके लिए एक एग्जेम्पशन रहता है कि इनको जो परक्विजिट मिल रहा होता है या अलाउंसेस मिल रहे होते हैं, सर हो सकता है यूएसए में रह रहे हो, यूएसए में रहने के लिए घर मिल रहा हो सकता है वहां घूमने के लिए सर अलाउंसेस मिल रहे हो, तो सर कहता है ये सब एग्जेम्प्ट हो जाता है उन नॉन रेजिडेंट्स के हाथ में। अगर गवर्नमेंट सैलरी दे रही है तो सिर्फ वो सैलरी इंडियन इनकम मानेंगे, बाकी सबको एग्जेम्प्ट करवा देंगे, परक्विजिट्स अलाउंसेस को एग्जेम्प्ट करवा देंगे। चौथा पॉइंट हमको पहले से ही पता है, अगर कभी भी डिविडेंड मिल रहा है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, कहीं पे मिल रहा होगा, उसको इंडियन इनकम ही मानना है अपने को। फिफ्थ पॉइंट के लिए आ जाओ इधर। सर फिफ्थ पॉइंट कहता है इंटरेस्ट के बारे में। सर इंटरेस्ट नॉर्मली हमेशा लोन पे होता है, इंटरेस्ट लोन पे ही होता है। सबसे पहले कहता है सर अगर कभी भी लोन गवर्नमेंट ने ले रखा है, इंडियन गवर्नमेंट ने ले रखा है और इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, सर इट इज ऑलवेज इंडियन इनकम। अगर कभी भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का, तो सामने वाले के हाथ में हमेशा इसको इंडियन इनकम मानेंगे ही मानेंगे। दूसरा 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 सर अगर कभी रेसिडेंट पर्सन अगर कभी भी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, किसको? नॉन रेसिडेंट को, तो सर इस केस में इंडियन का मानेंगे कि नहीं मानेंगे? प्रोविजन कहता है, आप देखो वैसे तो नॉर्मली इसको हमेशा इंडियन का मानेंगे, नॉर्मली यस। बट सर अगर लोन आपने ले रखा है, लोन फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया, बिजनेस आउटसाइड इंडिया, या फिर लोन फॉर इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो फिर सर इंटरेस्ट इंडियन इनकम नहीं मानी जाएगी, इंटरेस्ट इंडियन इनकम नहीं मानी जाती है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट कहता है सर अगर कभी भी आप नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, मतलब सर एग्जांपल बताओ इसका, देखो इधर देखो, ये इंडिया है, यह है रॉस, रॉस और है रेचल। सर रॉस ने रेचल को लोन दिया और रेचल ने रॉस को इंटरेस्ट दिया, सर क्या इसको इंडियन इनकम मानेंगे? ना जी सर, क्यों ही बनाओगे, कैसे ही मान लोगे? एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, इसको इंडियन इनकम थोड़ी बना सकते हैं सर, नो इंडियन इनकम। लेकिन सर ध्यान देना है क्या, अगर ये लोन इंडिया में बिजनेस करने के लिए यूज किया गया है, तो जो इंटरेस्ट है ना, इसको इंडियन इनकम मानना पड़ जाता है हमें, इसको इंडियन इनकम मानना पड़ जाता है। सर सिमिलर बातें चलती किसमें? क्लॉज नंबर 6 एंड 7 में, 6 में एंड 7 में। सर ये क्या बात करता है? रॉयल्टी एंड एफटीएस के बारे में, रॉयल्टी और एफटीएस के बारे में बात करता है। सर क्या बात करता है? सर देखना क्या, सर कभी भी अगर रॉयल्टी और एफटीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है, किसी भी नॉन रेसिडेंट को पे करे, सर इट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम, उसको हमेशा इंडियन इनकम मानेंगे। सर रॉयल्टी एफटीएस अगर कभी रेसिडेंट पर्सन पे कर रहा है ना, इसको नॉर्मली इंडियन इनकम मानेंगे, नॉर्मली। लेकिन सर अगर कभी भी ये रॉयल्टी एफटीएस सर कभी भी इंडिया के बाहर बिजनेस करने के लिए, आउटसाइड इंडिया बिजनेस करने के लिए पे कर रहे हैं, सर फॉर एग्जांपल मैं किसी नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी पेमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाइना में बिजनेस करना है या मुझे मॉरिशियस में बिजनेस करना है, तो इस रॉयल्टी को इंडियन इनकम नहीं मानेंगे, आउटसाइड इंडिया इंडियन इनकम नहीं मानेंगे। सिमिलरली सर आउटसाइड इंडिया को इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न करने के लिए, इन्वेस्टमेंट इनकम, सर फॉर एग्जांपल मैं किसी को रॉयल्टी का या टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रहा हूं ताकि मैं दुबई के स्टॉक एक्सचेंज में पैसे कमा सकूं या दुबई के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकूं, कहता है सर इसको भी इंडियन इनकम नहीं मानी जाती, आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो इसको इंडियन इनकम नहीं मानते। अगर रेसिडेंट पर्सन रॉयल्टी एफटीएस पेमेंट करेगा, नॉर्मली इट विल बी इंडियन इनकम इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर ये रॉयल्टी मैं इंडिया के बाहर बिजनेस करने के लिए यूज कर रहा हूँ या ये रॉयल्टी इंडिया के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसको इंडियन इनकम सामने वाले के हाथ में नहीं मानना। ठीक है, तीसरा पॉइंट सर नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट। अब देखो इधर फिर से एग्जांपल, सर यहां कौन है? रॉस, और यहां कौन है? रेचल। रॉस ने दी सर्विसेज रॉयल्टी की, एफटीएस की, सर रेचल पेमेंट कर रही है, क्या इसको इंडियन इनकम मानना पड़ेगा? राइट आंसर इज नो, नो दिस इज नॉट इंडियन इनकम। क्योंकि सर नॉन रेसिडेंट को तो रॉयल्टी दे सकता है, कभी भी देता रहेगा, उसको इंडिया में क्यों टैक्सेबल करवाना? लेकिन सर प्रोविजन कहता है कि अगर ये रॉयल्टी एफटीएस इंडिया में बिजनेस करने के लिए की गई है या फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए की गई है, सर इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अगर रॉयल्टी का पेमेंट हो रहा है, तो कहता है इस इनकम को इंडिया में टैक्सेबल करवाना पड़ेगा, इंडियन इनकम बन जाएगा। तो यानी मैंने क्या बोला, सुनो आराम से सुनो, रॉयल्टी एफटीएस अगर गवर्नमेंट पे कर रही, इट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम, हमेशा इंडियन इनकम मानी जाएगी।
लेकिन सर गवर्नमेंट नहीं पे कर रही, गवर्नमेंट नहीं पे कर रही, सर रेसिडेंट पर्सन पे कर रहा है। इट विल नॉर्मली बी इंडियन इनकम, लेकिन 2 केसेस में इंडियन इनकम नहीं मानते। सर कब-कब नहीं मानते? सर अगर ये रॉयल्टी इंडिया के बाहर बिज़नेस करने के लिए यूज़ की गई है, या फिर ये रॉयल्टी इंडिया के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए यूज़ की गई है, इसको इंडियन इनकम नहीं मानते। सिमिलरली फॉर नॉन रेसिडेंट, सर अगर एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी एफटीएस का पेमेंट कर रहा है, दिस विल नेवर बी कंसिडर्ड एज़ इंडियन इनकम, इसको कभी इंडियन इनकम नहीं मानते। लेकिन अगर ये नॉन रेसिडेंट इंडिया में बिज़नेस करने के लिए रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है, या इंडिया में इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है, सर इस केस में इसको इंडियन इनकम मानना पड़ जाता है। आई होप थिंग्स आर एब्सोल्यूटली क्लियर। सर एक छोटा-सा डिफरेंस, सर अगर नॉन रेसिडेंट को सर रॉयल्टी, एफटीएस या इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए सुन लें। सर इंडिया में बिज़नेस करने के लिए यूज़ कर रहा है, इंडिया में बिज़नेस करने के लिए रॉयल्टी का पेमेंट हो रहा है, इंडियन इनकम माना जाएगा। इंडिया में बिज़नेस करने के लिए एफटीएस का पेमेंट हो रहा है, इसको इंडियन इनकम माना जाएगा। इंडिया में बिज़नेस करने के लिए अगर इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है, इसको इंडियन इनकम माना जाता है। ठीक है? तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए अगर रॉयल्टी का पेमेंट किया जा रहा है, अगर एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंडिया में इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए अगर रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है, तो उसको इंडियन इनकम मानेंगे। एफटीएस कमाने के लिए अगर इंटरेस्ट इनकम पेमेंट कर रहा है, एफटीएस कमाने के लिए अगर हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के लिए अगर एफटीएस का पेमेंट कर रहा है, तो इसको भी इंडियन इनकम मानते हैं। लेकिन सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है फॉर अर्निंग एनी इन्वेस्टमेंट इनकम, तो इसको इंडियन इनकम नहीं मानते। आप देखना ऊपर ही मैंने नहीं करवाया, इसमें भी सर बिजनेस करवाया है मैंने, बिजनेस करवाया, इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, एक बार फिर से रिविजिट करवा रहा हूँ। नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी एफटीएस इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए देगा ना, रॉयल्टी एफटीएस इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए देगा ना, इसको इंडियन इनकम मानना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है टू अर्न एनी इन्वेस्टमेंट इनकम इन इंडिया, तो इसको इंडिया में टैक्सेबल नहीं करवाते। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, मेनी फेल टू रिकॉग्नाइज दिस पॉइंट। ठीक है जी, समझ में आ गया। सर रॉयल्टी म्हणजे क्या सर, रॉयल्टी इज इंपॉर्टेंट, सुनना डेफिनेशन। तो रॉयल्टी की मीनिंग ना मुझे याद नहीं रहती, तो कैसे याद करें? देखो 3 बातें बस आपको याद करनी है, 3 बातें बस याद करनी है। सबसे पहले राइट टू यूज़ एनी इंटेंजिबल एसेट, मेरे साथ सर, राइट टू यूज़ एनी इंटेंजिबल एसेट, राइट टू यूज़ एनी पेटेंट, इन्वेंशन, सीक्रेट, ठीक है? उसके अलावा यूज़ ऑफ पेटेंट, सीक्रेट्स, इतना बस। राइट टू यूज़ एनी इंटेंजिबल एसेट इज़ रॉयल्टी। सेकंड चीज़, सर इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग टू यूज़ ऑफ सिमिलर फॉर्मूला और सिमिलर, कहता है आप यूज़ करने का भी अधिकार ले रहे हो, प्लस उसके ज्ञान देने का अधिकार भी रख रहे हो। इम्पार्ट करना नॉलेज, वो भी रॉयल्टी माना जाएगा। तीसरा कहता है राइट टू यूज एनी कमर्शियल इक्विपमेंट, सर अगर कोई भी कमर्शियल इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो ना, उसको यूज करने का राइट भी रॉयल्टी मान लिया जाएगा। कमर्शियल इक्विपमेंट को यूज करने का राइट भी रॉयल्टी माना जाता है। क्या बातें समझ में आती हैं? सर तीन बातें सर, राइट टू यूज एनी इंटेंजिबल एसेट, दूसरा इम्पार्टिंग नॉलेज कंसर्निंग टू फॉर्मूला और सिमिलर, और तीसरा कहता है यूज ऑफ एनी कमर्शियल इक्विपमेंट, राइट टू यूज एनी कमर्शियल इक्विपमेंट, सर इसको भी रॉयल्टी मान लिया जाता है। सर इसके अलावा कुछ तीन सर्विसेज जो रॉयल्टी की डेफिनेशन में आती तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में आती है। सबसे पहले सर, लमसम कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन कंप्यूटर हार्डवेयर इज नॉट रॉयल्टी। तो मतलब क्या होता है इसका? मैंने एक लैपटॉप खरीदा, मेरे सामने एचपी का लैपटॉप रखा हुआ है। अगर इस एचपी का लैपटॉप खरीदने के लिए मैंने दिए 60,000 रुपीज, जिसमें से 40,000 रुपीज हार्डवेयर के, 20,000 रुपीज सॉफ्टवेयर के हैं, तो क्या सॉफ्टवेयर के लिए जो पेमेंट करो रॉयल्टी माना जाएगा? राइट आंसर इज नो। अगर एक लमसम पेमेंट कर रहे हो दोनों के लिए, इट इज नॉट कंसिडर एज रॉयल्टी। फिर कहता है पेमेंट ऑफ डाउन लिंकिंग चैनल्स कंस्टिट्यूट रॉयल्टी। सर फॉर एग्जांपल मैंने पहले एक चैनल चालू किया, राहुल समाचार करके, राहुल समाचार। अब राहुल समाचार को सैटेलाइट से कनेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपके टाटा स्काई में चलाना है तो मुझे सैटेलाइट तक सिग्नल भेजने पड़ेंगे, और तब जाके आपके टाटा स्काई तक आएगा। तो मेरे को अपने चैनल को डाउन लिंक करने के लिए, सैटेलाइट से डाउन लिंक करने के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है उस सैटेलाइट वाले को। तो प्रोविजन कहता है जो डाउन लिंक करने के लिए पेमेंट कर रहे हो ना, इट कॉन्स्टिट्यूट्स रॉयल्टी, इसको रॉयल्टी माना जाता है। और लास्ट में कहता है सर, अगर आप कभी भी सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स करते हो, इसमें जो भी पैसा मिलता है ना, इट इज रॉयल्टी। फिल्म से रिलेटेड अगर आप एग्जीबिशन कर रहे हो, फिल्म से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, या फिल्म की सेल कर रहे हो, इट इज ऑलवेज रॉयल्टी। सर सिमिलरली एफटीएस क्या होता है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। एफटीएस कभी भी अगर आपके सामने आए, तो आपको एमटीसी याद करना है। एमटीसी विच इंप्लाइज सर मैनेजरियल टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सब हम टेक्निकल सर्विसेज मानते हैं। मैनेजरियल टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ध्यान देना, कभी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, इट इज नॉट टेक्निकल सर्विसेज। असेंबली लाइन इज नॉट टेक्निकल, माइनिंग इज नॉट टेक्निकल, और जो भी इनकम सैलरी एडमेट टैक्सेबल है, उसको हम टेक्निकल सर्विसेज नहीं मानते हैं।
ओके सर, समझ में आ गया। लास्ट में क्लॉज नंबर 8 क्या बोलता है? सर एनी गिफ्ट पेड बाय रेसिडेंट, अगर कभी भी रेसिडेंट पर्सन ना आर एनओआर को या एनआर को या फॉरेन कंपनी को अगर गिफ्ट दे रहा हो, गिफ्ट दे रहा है सर, क्या कैश गिफ्ट दे रहा है 50,000 से ज्यादा का, कैश गिफ्ट हो गया या मनी गिफ्ट दे रहा है, मनी। तो सर इस केस में क्या बन जाएगा? इस केस में सामने वाले के हाथ में ही इंडियन इनकम मान ली जाएगी, इंडियन इनकम मान ली जाएगी। सर अगर प्रॉपर्टी वगैरह दे रहा है तो फिर 56 टू 10 लगा देंगे ना उसके ऊपर, फिर 56 टू 10 लगा देंगे। सर ये ब्लैक रॉक, ये सर क्या एलिजिबल फंड मैनेजर क्या होता है, समझना है इसको। ये पॉइंट कम इंपॉर्टेंट है। इससे पहले किसी को कोई डाउट है क्या? सेक्शन 9 में क्लियर हो गया कौन सी इंडियन इनकम बनती है। कौन सी इंडियन इनकम बनती है, क्या ये चीज क्लियर हो गई? जल्दी समझ बताओ कौन सी इंडियन इनकम बनती है, क्या ये चीज क्लियर हो गई? सर सेक्शन 9 ने क्या बात करता है? सर ये बहुत लेस रेलेवेंट सेक्शन है, बहुत लेस रेलेवेंट सेक्शन है। एग्जाम में कोई पूछा नहीं गया, चांसेस भी कम है पूछने की, टेक्निकलिटी बहुत है। इसको इन डेप्थ तो नहीं देख रहे, लेकिन समझते हैं एग्जैक्टली बॉटम लाइन क्या है इसकी। सर एक फंड है, मान लो ब्लैक रॉक। सर अब ब्लैक रॉक को चाहिए टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज चाहिए सर। टेक्निकल नॉलेज कैसे? फंड मैनेजमेंट करने के लिए। तो फंड मैनेजमेंट तो कहीं पे मिल सकता है, नाइजीरिया के निगास भी हो सकते हैं वो, या फिर स्पेन के भी हो सकते हैं, या फिर इंडिया के भी हो सकते हैं। अब सर जैसे ही फंड मैनेजर इंडिया का बनता है, फंड मैनेजर इंडिया का बन गया, तो इंडिया में एक सेक्शन 9 चलता है। सेक्शन 9 बोलता है कि अगर क्योंकि फंड मैनेजर इंडिया में है तो तुमने एक एजेंट अपॉइंट कर लिया इंडिया में, और एजेंट अगर आप अपॉइंट करते हो तो इट इज बिजनेस कनेक्शन। तो जो फंड मैनेजर जो पैसे कमा के देगा इस फंड को, वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। समझ पा रहे हो? एक फंड मैनेजर अगर इंडिया में सिर्फ फंड मैनेजर अपॉइंट कर रहा है, फंड अगर इंडिया में फंड मैनेजर अपॉइंट कर रहा है, तो इससे तो पूरे फंड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है ना। पूरे फंड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है ना, क्योंकि बोलता है कि सीधे बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा वो। तो गलत हो रहा है ना। सर इसको रोकने के लिए कुछ कंडीशन डाली गई कि अगर आपका जो फंड है ये एलिजिबल फंड है, और ये जो फंड मैनेजर है ये सर एलिजिबल फंड मैनेजर है, तो सर ये जो आपस का रिलेशन है ना फंड मैनेजर और मैनेजमेंट का, सर ये बिजनेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। सर फंड एलिजिबल फंड क्या होता है और एलिजिबल फंड मैनेजर क्या होता है, सर इसमें सरदर्द है, ऑनेस्ट सरदर्द है। एक बार मेरे साथ सिर्फ रीड कर लो, याद कुछ भी नहीं करना है, रीड कर रहे हैं याद नहीं करना कुछ भी। सर कहता है एलिजिबल फंड मैनेजर कहता है बिजनेस कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूट, इधर हटाओ इसको। सर क्या होता है, एक एलिजिबल फंड क्या होता है सर, जो कहता है इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हो, वो फंड मतलब क्या जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है। दूसरा क्या, लोगों से पैसे लेता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ठीक है सर। उसके अलावा और क्या होता है फंड की खास बातें? कहता है सर फंड इंडिया में रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, उस देश में होना चाहिए जहां डीटीडबल है इंडिया का। प्लस कहते हैं इंडियन लोग 5% ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करे कभी भी, जो इंडिया वाले लोग हैं ना 5% ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करे कभी भी उस फंड में। फिर कहता जो इनिशियल जो होता है ना इनिशियल फंड मैनेजर, वो 5 करोड़ तक इन्वेस्ट, सॉरी 25 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता है। उस 25 करोड़ को हम 5% की लिमिट में नहीं लेंगे। आता है समझ में? ठीक है, नहीं समझ में आता है इग्नोर करो इस पॉइंट को। सर वो जो फंड है ना, उस देश की इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन रेगुलेशंस को कंप्लाई करे। उसके अलावा कहता है उस फंड में 25 अनरिलेटेड मेंबर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा सब मिला के फंड बना लेना, बाबा ना। कहता है 25 अनरिलेटेड मेंबर्स होने चाहिए उस फंड में। सर कहता है कोई भी रिलेटेड मेंबर सब मिला के ना सर, कोई भी रिलेटेड पार्टी मेंबर्स सर 10% ज्यादा होल्ड नहीं करे फंड में। प्लस कहता है सर कोई भी 50 फंड का 50% ज्यादा कभी भी 10 लोग होल्ड ना करें। 50% से ज्यादा की प्रॉपर्टी फंड की 10 लोग ना होल्ड होल्ड 10 लोग से ज्यादा होल्ड करने चाहिए, 10 लोग से कम नहीं होल्ड करे, ऐसा कहता है। सर उसके अलावा कहता वो फंड अपने ही किसी एसोसिएट फंड में इन्वेस्ट भी ना कर ले। प्लस कहता है फंड का जो एवरेज कॉर्पस है ना वो 100 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। तो 100 करोड़ ज्यादा का कब से देखना है सर? 1 साल के बाद से देखना है, 1 साल के बाद से देखना है। सर कहता है वो फंड कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए इंडिया में, उस फंड का कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और जो फंड मैनेजर है ना उसकी फीस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर होनी चाहिए। सर कंडीशंस बहुत सारी है, याद रहता ठीक है, नहीं याद रहता नहीं, याद करना भी नहीं है। एलिजिबल फंड मैनेजर कौन होता है? सर कहता है पहली बात तो सर वो कभी भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता फंड का, दूसरा उस फंड के कनेक्टेड पर्सन का भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता। सर वो जो फंड मैनेजर है ना वो सेबी या आईएफएससी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सर वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करे, और सर उसको कभी भी फंड के प्रॉफिट्स के 10% से ज्यादा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। सर तब जाके वो बनता है एलिजिबल फंड मैनेजर। प्रोविजन कहता है अगर फंड मैनेजर फंड से मिल जाता है, सर कायदे से बिजनेस कनेक्शन बनना चाहिए, लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा।
एसोसिएट मतलब क्या होता है सर? एसोसिएट मतलब इस केस में एसोसिएट का मतलब होता है कि फंड के लिए डायरेक्ट फंड का डायरेक्टर, अगर कंपनी है तो फंड का डायरेक्टर, अगर फंड ट्रस्ट है तो ट्रस्टी, फंड फर्म है तो पार्टनर, अगर फर्म अगर एओपी है तो मेंबर, अगर फंड अगर कोई दूसरा, अगर फंड मैनेजर कोई कंपनी है तो फंड मैनेजर का डायरेक्टर भी एक एसोसिएट बन जाएगा। फंड मैनेजर अगर कोई कॉर्पोरेट, अगर कोई ट्रस्टी है तो उसका ट्रस्ट है तो ट्रस्टी बन जाएगा। अगर फंड मैनेजर कोई फर्म है तो उसका पार्टनर, अगर फंड मैनेजर कोई एओपी है तो उसका मेंबर, ये सब इसके एसोसिएट्स बन जाते हैं। बिल्कुल इररिलेवेंट है, चाहो तो इस पॉइंट को काट भी सकते हो, बिल्कुल काम का नहीं। कनेक्टेड पर्सन कौन होते हैं? 48(2) में रिलेटिव्स जो होते हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, एलएलडी। कॉर्पस क्या होता है? जो भी फंड आप रेज कर रहे हो। आईएफएससी की नोटिफिकेशन, इसको आप हटा सकते हो, आईएफएससी का बिल्कुल काम का इसमें नहीं है। मुझे बताओ, क्या फंड वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्या फंड वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली एलिजिबल फंड होता क्या है, कौन कौन आता है उसमें? मतलब याद करना ही नहीं अपने को, ये चीज करनी नहीं अपने को याद। सर अब बात करें थोड़ी एग्जाम्पशंस की। अब तक कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पहुंचे, आराम से कहाँ कहाँ पहुंचे, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुंचे, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अब हम वो देख रहे हैं। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, नॉन रेसिडेंट कौन होता है वो पहचाना हमने। सेकंड स्टेप में उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगाना है वो पहचाना हमने, उसी स्टेज में अभी भी है। इंडियन इनकम निकाल ली, कौन सी इनकम पे टैक्स लगाना है। अब सर कुछ ऐसी इनकम नॉन रेसिडेंट के हाथ में एग्जेम्प्ट करवा रहे हैं, वो एग्जेम्पशंस की लिस्ट देख रहे हैं। नॉन रेसिडेंट पता चल गया अपने को, उसकी इनकम भी पता चल गई, लेकिन उस इनकम को एग्जेम्प्ट करवाना है तो उस एग्जेम्पशन की लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे। सर क्या कह रहा है? अगर कभी भी नॉन रेसिडेंट सर एनआरई अकाउंट खोल के बैठा हुआ है, अगर कभी भी नॉन रेसिडेंट इंडिया में एनआरई अकाउंट खोल के बैठा हुआ है, तो सर उस पे जो भी इंटरेस्ट इनकम मिल रही है ना, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। सर एनआरई अकाउंट क्या होता है? सर कहता है एनआरई अकाउंट, सर अगर कोई पर्सन चाहे तो इंडिया में अपना एनआरई अकाउंट खुलवा सकता है, कुछ पैसे उसको रखने हैं तो वहां पे रख सकता है। सर ध्यान देना, इस केस में ना नॉन रेसिडेंट एज पर फेमा होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट नहीं हो। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। इस केस में अपने को इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नॉन रेसिडेंट नहीं पकड़ना, फेमा के अकॉर्डिंग पकड़ना है। नेक्स्ट, सर कहते हैं अगर कभी भी कोई भी इंडियन कंपनी अगर पेमेंट कर रही किस पे, सर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पे, कब से लेके कब तक, 17/9/2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, तो ये सर सामने वाले के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो ये पॉइंट, मैं चाहूँ तो इसको काट दें, इसको काट देते हैं। सर अब आईएफएससी से रिलेटेड 4 एग्जाम्पशन। सर मैंने आईएफएससी वाले वीडियो में इसको कवर कर रखा है, बट सिर्फ एक बार से सुन लो, सिर्फ एक बार सुन लो क्या कह रहा है। सर अगर एक नॉन रेसिडेंट यहाँ आईएफएससी में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कुछ कमाई करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कमाई करता है, तो सर ये नॉन रेसिडेंट के हाथ में गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। दूसरा, सर अगर कभी भी आईएफएससी की यूनिट एयरक्राफ्ट पे लीज का पेमेंट कर रही है, एयरक्राफ्ट पे लीज का पेमेंट कर रही है, तो सामने वाले के हाथ में एग्जेम्प्ट हो गया ये। लीज पेमेंट फॉर शिप बाय यूनिट इन आईएफएससी, से अगर आईएफएससी की यूनिट शिप का पेमेंट कर रही है, शिप की लीज का पेमेंट कर रही है, या शिप के ऊपर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, सर उसमें एग्जेम्प्ट हो जाता है पूरा का पूरा, शिप और एयरक्राफ्ट के लिए। तीसरा, सर ये वाला जो तीसरा वाला छोड़ दो, फंड मैनेजर वाला, चौथे वाले पे आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट है सर, इस पे ट्रिपल स्टार भी मार्क किया हुआ है। सर अगर कोई भी आईएफएससी की यूनिट है और सर ये इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है उस लोन पे जो 1 सितंबर 2019 के बाद लिया गया है, 1 सितंबर 2019 के बाद अगर कोई लोन लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है ना, तो इंटरेस्ट का पेमेंट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। यानी आज की डेट में अगर आईएफएससी ना कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट करती है ना, जो कि लोन ले रखा है 1/9/2019 के बाद, तो इट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, इसको एग्जेम्प्ट मानना है अपने को। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका सिग्निफिकेंस आगे फिर से आएगा। एग्जेम्पशंस में इतना ध्यान रखो। उसके अलावा सर क्या कहता, उसके बाद क्या कहता, सर इंडिया में अगर कोई डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, इंडिया में अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, तो उनकी सैलरी क्या एग्जेम्प्ट होगी? सर वो तो यहाँ रह रहे हैं, वो तो रेसिडेंट बन जाएंगे, रेसिडेंट बनेंगे तो टैक्सेबल होनी चाहिए सैलरी। प्रोविजन कहता है कि हम उनकी सैलरी एग्जेम्प्ट करवा देंगे। अगर हमारे डिप्लोमेट्स तुम्हारे देश में रह के अगर सैलरी एग्जेम्प्ट करवा रहे हैं ना, तो तुम्हारी सैलरी भी हम यहाँ पे एग्जेम्प्ट करवा देंगे। बस शर्त क्या है, आप कोई बिजनेस में नहीं आना, कोई प्रोफेशन में नहीं आना, कोई और एम्प्लॉयमेंट में मत आना। आप भले रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन सर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बन सकते। सर कोई अगर फॉरेन डिप्लोमेट है, इंडिया में रह रहा है, तो उसको सैलरी मिल रही है एग्जेम्प्ट होगी, प्रोवाइडेड अगर हमारे डिप्लोमेट सैलरी तुम्हारे देश में एग्जेम्प्ट है तो। नेक्स्ट पॉइंट, सर अगर सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज व्हाइल दे स्टे इन इंडिया फॉर एनी कॉज, सर प्रोविजन कहता है कि अगर कभी भी कोई दूसरे देश के हैं, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया से लोग आए इंडिया में, क्यों लोग आए सर? उनको चाहिए कि इंडिया में यूपीआई सिस्टम समझना है, यूपीआई कैसे काम करता है, कैसे गांव के हर दुकान पे यूपीआई मिल रहा है, शहर की हर दुकान पे यूपीआई पेमेंट मिल रहा है, उनको समझना है।
तो समझने के लिए अगर इंडिया आ रहे हैं, तो इंडिया आ रहे हैं तो कुछ सैलरी मिलेगी ना उनको उनकी कंपनी से। तो कहता है वो सैलरी भले इंडिया में रिसीव हो रही है, टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में, एग्जेम्प्ट करवा दी जाएगी। कब? सर अगर वो जो नाइजीरियन लोग हैं ना, वो किसी बिज़नेस प्रोफ़ेशन में नहीं है। सेकंड चीज़ उनका स्टे इंडिया में 90 दिन से कम का है ना, तो उसकी इंडिया में इनकम पे टैक्स नहीं लगाने वाले। सर कहता है अगर आपको कभी भी सैलरी मिल रही इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट इन शिप, अगर कब आप किसी शिप में एम्प्लॉयड हो और 90 दिन से कम के लिए इंडिया आ रहे हो ना, तो उस केस में इंडिया में इनकम नहीं मानी जाएगी टैक्सेबल। सर इंडिया से बहुत सारी शिप्स निकल रही होती है, कई बार ना जो कोस्ट लाइन के बहुत पास से निकल रही होती है। कई बार क्या होता है कि 90 दिन से ज़्यादा मतलब काफ़ी दिन के लिए इंडिया के आस-पास आ जाती है, तो हो सकता है रेसिडेंट बन जाए, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है इंडिया के पास से निकल रही हो, तो रिसीव्ड इन इंडिया बोल के इंडिया टैक्सेबल करवा ले। तो प्रोविजन कहता है अगर शिप में हो, इंडिया के पास से निकल रहे हो, तो 90 दिन से कम अगर इंडिया में हो ना, तो आपको इंडियन इनकम नहीं मानेंगे, जो भी सैलरी मिल रही है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रॉयल्टी एफटीएस फॉर प्रोजेक्ट कनेक्शन विद सिक्योरिटी सर्विसेज इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए रॉयल्टी एफटीएस पेमेंट कर रही है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर रॉयल्टी एफटीएस पेमेंट कर रहा है कौन? एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये रॉयल्टी एफटीएस का पेमेंट कर रहा है, इट इज एग्जेम्प्ट। सर सेल ऑफ क्रूड, स्टोरेज ऑफ क्रूड, रिप्लेनिशमेंट ऑफ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट और रिप्लेनिशमेंट ऑफ क्रूड ऑयल, सर ये सब एग्जेम्प्ट हो जाता है फॉरेन कंपनी के हाथ में। दिस वाज ऑल अबाउट योर एग्जेम्प्ट इनकम। सर एक स्पेसिफाइड फंड होता है, वी विल स्टडी दिस लेटर, बट अभी बताओ क्या एग्जेम्पशंस क्लियर है? क्या एग्जेम्पशंस क्लियर है? सर टैक्स रेट चालू करने जा रहा हूँ। क्या एग्जेम्पशंस क्लियर है आप लोगों को? बताओ जल्दी। क्या एग्जेम्पशंस क्लियर है? आज टैक्स रेट्स फिर अलग तरीके से ट्राई करते हैं और याद हो जाए इस बार। फिर से याद करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल कंठस्थ हो जाए आपको। यस सर क्लियर है। परफेक्ट सर, परफेक्ट, परफेक्ट। तो शुरू करते हैं टैक्स रेट्स। सबसे पहले तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अपना बेसिक सा। टैक्स रेट से पहले प्रिजम्पटिव इनकम पढ़ेंगे। सबसे पहला बात करते हैं सेक्शन 44 बी। एक शिपिंग कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई भी शिपिंग कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर, अगर एक नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी इंडिया में शिप लेके आ रहा है, तो कहता है ना उस शिपिंग कंपनी के लिए एक ऑप्शन है कि आप ऑप्शन नहीं सॉरी उस शिपिंग कंपनी के लिए एक मैंडेटरी कर दिया कि जो भी स्पेसिफाइड सम है ना, उसका 7.5% आप इनकम डिक्लेयर कर दो। सर ये टैक्स रेट नहीं है। माइंड इट सर, ये टैक्स रेट नहीं है। दिस इज प्रेजम्पटिव इनकम। इसको टैक्स रेट मत समझना, इट इज प्रेजम्पटिव इनकम। 7.5% ऑफ द स्पेसिफाइड सम हम आपके लिए इनकम डिक्लेयर कर देंगे। सर शिपिंग बिजनेस के लिए ध्यान देना सर। आपके आपके ईयर में, आपके अटेम्प्ट में इसमें एक अमेंडमेंट है कि क्रूज शिपिंग को अलग कर दिया, तो क्रूज शिपिंग के लिए अलग से अपने प्रोविजन है। कहते हैं कोई भी शिपिंग बिजनेस है, नॉन रेजिडेंट काम कर रहा है, तो 7.5% ऑफ द स्पेसिफाइड सम आपके हाथ में प्रेजम्पटिव इनकम मान लेंगे। सर स्पेसिफाइड सम क्या होता है ये समझना। सर फॉर एग्जांपल नाइजीरिया से कोई शिप इंडिया आ रही, नाइजीरिया से कोई शिप इंडिया आ रही, तो कहता है सर जो भी शिप बाहर से इंडिया आ रही है या कहीं भी जा रही है, सर उसका फ्रीट इंडिया में अगर रिसीव हो रहा है तो उसको स्पेसिफाइड सम में लेना ही लेना है। अगर फ्रीट इंडिया में रिसीव हो रहा है तो इट इज स्पेसिफाइड सम। इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, स्पेसिफाइड सम। सेकेंड चीज, अगर इंडियन शिप है, इंडिया से जा रहा है ना, तो रिसीव्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड इट विल बी स्पेसिफाइड सम। दो बातें मैंने की, या तो सर बाहर वालों का भाड़ा इंडिया में रिसीव हो रहा हो, इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया देन इट इज स्पेसिफाइड सम। सेकेंड चीज, सर इंडिया वाली शिप अगर बाहर कहीं पे भी जा रही हो ना, इट विल बी स्पेसिफाइड सम। इन दोनों को ऐड करोगे, इसका 7.5% आपको डिक्लेयर करके चलना है। सर नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम चाहे लोअर डिक्लेयर करना तो डिक्लेयर कर सकते हैं मित्रों? क्या 7.5% से कम में डिक्लेयर करना चाहूं, कर सकता हूं क्या? ऑडिट करवा लूंगा ना सर, बुक्स मेंटेन कर लूंगा ना सर, क्या कर सकता हूं? राइट आंसर इज यू कैन नॉट। सिमिलर बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। अगर एक नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रहा है सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए, तो सर उस केस में 5% ऑफ द स्पेसिफाइड सम आपको प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो स्पेसिफाइड सम क्या होता है? सेम वही बात कि अगर आप इंडिया में जो भाड़ा रिसीव कर रहे हो उसको स्पेसिफाइड सम मान लो, या इंडियन फ्लाइट अगर इंडिया से बाहर जा रही है, कहीं पे भी रिसीव हो रहा हो, उसको स्पेसिफाइड सम मान लेंगे। सर दोनों को ऐड करना है, उसका 5% आराम से अपने को निकाल लेना है। क्वेश्चन आंसर लास्ट में इसका देख लेंगे, बहुत बड़े तरीके से क्लियर हो जाएगी चीजें। सर क्या एयरक्राफ्ट वाली कंपनी में मैं लोअर डिक्लेयर कर सकता हूँ? सर कर लेने दो ना, इसमें ऑडिट कर लेंगे ना। प्रोविजन कहता है ना ना ना, नो ऑप्शन टू डिक्लेयर एनी लोअर प्रॉफिट, आप डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है।
तीसरा क्या कहता है सर 44 बीबी। सर अगर मैं एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल के काम में हूँ, अगर एक फॉरेन कंपनी हूँ, सर प्रोस्पेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल के काम में हूँ, सर मिनरल ऑयल के एक्सट्रैक्शन का काम करवाता हूँ। उसके लिए मैंने मशीनरी दी है, मशीनरी हायर पे दे रखी है। तो सर इसमें भी मेरे पास उस फॉरेन कंपनी के पास ना फॉरेन कंपनी को अपनी इनकम में प्रिजम्पटिव इनकम देनी पड़ जाती है। कितना? 10% ऑफ द स्पेसिफाइड सम। अब सर स्पेसिफाइड सम क्या होता है? सर कहता है अगर प्लांट एंड मशीनरी इंडिया में भेजी गई, तो जो भाड़ा इंडिया से मिल रहा है या इंडिया के थ्रू कहीं बाहर भेजी गई ना, उसका भाड़ा कहीं से भी रिसीव हो रहा हो। प्लांट एंड मशीनरी इंडिया भेजी, उसके लिए जो भाड़ा उस फॉरेन कंपनी को मिला वो, या फिर इंडिया के बाहर कहीं पे भेजी गई इंडिया वालों के कहने पे, तो भाड़ा कहीं से मिल रहा हो, सर उसको स्पेसिफाइड सम मान लेते हैं। उसका 10% अपने को लेना है। उसका 10% लेना है। सर इसमें क्वेश्चन तो है नहीं अपने पास, बट सर इसमें ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता क्या, सर ये चाहे ना तो लोअर डिक्लेयर कर सकते हैं अपना। 10% इनको लग रहा है इस कंपनी को कि 10% मेरा तो मेरा प्रॉफिट है ही नहीं, मेरा प्रॉफिट तो और कम है। तो प्रोविजन कहता है कि आप लोअर डिक्लेयर कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है लोअर डिक्लेयर करने का। और लोअर कितना? सर जितना डिक्लेयर करना चाहो कर सकते हो। बस ध्यान देना दोस्त कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44 के अकॉर्डिंग मेंटेन करनी पड़ेगी एंड ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। सर एक और छोटी सी बात। सर क्या कहता है? सुनो ना, सुना। सर किसी भी साल में अगर आप लोअर डिक्लेयर कर रहे हो सकता है ना आपको लॉस हो सकता है ना आपको लॉस हो। हाँ सर लॉस हो सकता है। तो सर आगे साल में अगर कभी आप प्रिजम्पटिव इनकम में डिक्लेयर करो, फॉर एग्जांपल 10% डिक्लेयर करते हो, 11%, 12% डिक्लेयर करते हो, तो क्या इस साल में जो प्रिजम्पटिव इनकम है उसके खिलाफ आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हो? प्रोविजन कहता है नहीं कर सकते। अगर एक साल में आपको लॉस हो गया, आपने ऑडिट करवाया, लॉस आ गया, इस लॉस को क्या आप अगले साल की प्रिजम्पटिव इनकम से कर सकते हो? राइट आंसर इज प्रिजम्पटिव इनकम से नहीं कर सकते आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल पॉइंट, एग्जाम में आया तो परेशान करेगा। 44 बीबी और 44 ट्रिपल बी में अगर कभी भी आपको लॉस है तो आप लॉस प्रिजम्पटिव इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक वीडियो में भूला सीरीज में लेके आने वाला हूँ कि किसका लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो, कब आप अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर सकते हो, किस किस प्रिजम्पटिव इनकम में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, इन सब की चर्चा हम उसमें कर लेंगे। सिमिलरली 44 ट्रिपल भी क्या बोलता है, सर कभी भी अगर कोई फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया में बड़े बड़े टर्न की प्रोजेक्ट्स उठा रही, टर्न की प्रोजेक्ट्स यानी हाईवे वगैरह बना दिया और ऐसा हाईवे बनाया कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी को फीता काटने के लिए वहां पे आना पड़े, ऐसे कोई बड़े बड़े से प्रोजेक्ट्स उठा रही है, तो कहता है उस फॉरेन कंपनी की जितनी भी इंडिया से रिसीट्स है ना उसका 10% वो डिक्लेयर कर दे। चाहे तो लोअर डिक्लेयर कर सकती है लेकिन ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। अगर ऑडिट करवाती है तो सर उस केस में उसको सेट ऑफ नहीं मिलने वाला कभी भी इस लॉस का प्रेजेंटिव इनकम के अगेंस्ट में। दिस इज ऑल अबाउट 44 बी, 44 बीबी ए, 44 डबल बी और 44 ट्रिपल बी। सर 44 बीबी और 44 बीबी में आपके पास ऑप्शन है लोअर डिक्लेयर करने का, ऑडिट करवाने का, लेकिन आप सर सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो सवाल आता है इसमें, सर इस समय लोअर तो डिक्लेयर नहीं करवा सकता, क्या मैं इसमें लॉस सेट ऑफ कर सकता हूँ क्या? मेरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। क्या इसमें मैं लॉस सेट ऑफ कर सकता हूँ क्या? सर फॉर एग्जांपल अगर एक साल में लॉस हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर अगर सर प्रिजम्पटिव इनकम हो रही है, प्रिजम्पटिव इनकम, तो इस प्रिजम्पटिव इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकता हूँ क्या इस लॉस को? क्या कर सकता हूँ? अरे बताओ ना बाबा, कर सकता हूँ क्या? सर बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें तो अपने पास लोअर डिक्लेयर करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। 44 बीबी और 44 बीबीए में तो 44 बी और 44 बीबीए में लोअर डिक्लेयर करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर लोअर डिक्लेयर कर ही नहीं सकता मैं कभी, तो लॉस तो होगा ही नहीं ना। लॉस तो पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। और जब लॉस पॉसिबल नहीं है तो सेट ऑफ क्या करूंगा? समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को कि जब लॉस पॉसिबल ही नहीं है तो सेट ऑफ क्या करूंगा? तो बस ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 44 बीबीसी। सर 44 बीबीसी में आपको कुछ भी नहीं ध्यान देना, सिर्फ इतना ध्यान देना हुआ है अगर आप कोई क्रूज शिपिंग में हो, अगर कोई फॉरेन एसएससी क्रूज शिपिंग में है, सर वही पूरा बिजनेस ही है ये। 44 बी से अलग करके 44 बीबीसी लेके आ गए। सर कौन सा, एक क्रूज शिपिंग में अगर कोई काम कर रहा है तो 20% ऑफ द स्पेसिफाइड सम आपको भरना पड़ जाता है। स्पेसिफाइड सम कौन सा? सर जितना भी आपको पेमेंट मिल रहा है क्रूज शिपिंग चलाते टाइम। सर क्रूज शिप करते टाइम जो भी इंडियन एसएससी को ट्रैवल करवाने से जो पैसा मिल रहा है ना उसका फ्लैट 20% आपको भर देना है। वो आपके लिए पीजीबीबी बन जाता है। सर अगर आप देखोगे ना, इंडियन पैसेंजर्स को, अगर कोई पैसेंजर्स है उनको उनको कैरी करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, या फिर सर अगर पैसेंजर पेमेंट नहीं कर रहा, पैसेंजर के बिहाफ पे कोई और पेमेंट कर रहा है ना, तो उसको पेमेंट को भी आपको लेके चलना है अपनी प्रिजम्पटिव इनकम के लिए स्पेसिफाइड सम में।
उसका 20% डिक्लेयर कर दो। सर क्या लोअर डिक्लेयर कर सकते हैं इस केस में? सर लोअर डिक्लेयर नहीं कर सकते, नो ऑप्शन, आपको मैंडेटरीली इतना करना पड़ेगा। क्या ऑडिट करवा सकते हैं? सर नहीं, ऑडिट कुछ नहीं करवा सकते। क्या लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं? सर लॉस पॉसिबल ही नहीं है। सर 20% आपको डिक्लेयर करना ही करना पड़ जाएगा। सर सिमिलरली सेक्शन 172 होता है। सर एक ओकेशनल शिफ्ट, सो कभी-कभी इंडिया आती है, हमेशा नहीं, कभी-कभी इंडिया गलती से आ जाती है। उनके लिए क्या प्रोविजन है सर? उनके लिए कहता है 7.5% ऑफ द 7.5% ऑफ द स्पेसिफाइड सम, जो भी भाड़ा इंडिया में मिल रहा है उसका, एंड इंडिया के बाहर जो भी भाड़ा मिल रहा है इंडिया वन शिप का, इन दोनों को टोटल करके 7.5% भर देंगे। इनके लिए सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता कि सर इनको आरओआई ना तुरंत फाइल करना पड़ता है। अगर आपको याद हो चैप्टर 1 में हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ था कि प्रीवियस ईयर में आपको आरओआई फाइल करना पड़ता है कुछ केसेस में। उसमें एक शिपिंग कंपनी हुआ करती थी। तो शिपिंग कंपनी 172 वाली है कि अगर कभी भी ये आते हैं ना इंडिया में, तो शिप डिपार्ट करने से पहले इनको आरओआई फाइल करना पड़ता है। और अगर नहीं फाइल कर पा रहे बिकॉज़ ऑफ सर्टेन कंडीशंस की, कुछ टैक्सेस में दिक्कत आ रही, कुछ बुक्स में दिक्कत आ रही, तो कहता है कि आप टैक्सेस भर दो पूरे के पूरे, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, आप आरओआई भले 30 दिन के अंदर फाइल कर देना, बस लेकिन आप सारे डॉक्यूमेंट्स और टैक्सेस पूरी तरह से जमा करवा दो। ठीक है सर, इतना सिंपल सा पॉइंट था ये। बताओ क्या प्रिजम्पटिव इनकम में किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? क्या प्रिजम्पटिव इनकम में कोई भी दिक्कत है क्या किसी को? आराम-आराम से थोड़ा चलते हैं टैक्स रेट्स, हम अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, तो अपने को लोड नहीं इस चीज़ का। बताओ कोई दिक्कत है क्या प्रिजम्पटिव इनकम में? बताओ जी, बताओ जी, बताओ कोई दिक्कत है क्या? चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, टैक्स रेट्स पे। हाँ, टैक्स रेट्स। अब इधर देखो टैक्स रेट्स। बुक में कुछ भी लिखा है, नीड नॉट टू वरी। बुक से बाद में रिकंसाइल हो जाएगा, अभी सिर्फ मेरे साथ सुनते चलो। सबसे पहले तो सर एक नॉन रेसिडेंट के ऊपर जो टैक्स रेट्स लगती हैं, ये बात अपने को पता होना चाहिए कि रेसिडेंट के लिए भी कई बार सेम टैक्स रेट चलती हैं। जो 112 ए वाली टैक्स रेट है, सर इसमें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का कोई भेदभाव नहीं है, दोनों पे लगती है ये। अगर मैं नॉन रेसिडेंट बन गया तो मेरे ऊपर भी 112 वाली टैक्स रेट तो लगेगी ही लगेगी। 112 वाली टैक्स रेट रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों पे लगती है। ठीक है। जो 111 ए वाली टैक्स रेट है सर, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों पे लगती है। सर उसके अलावा अगर कोई मेरे 68 सेक्शन 68 से लेकर 69 डी वाली इनकम है, सर जो कभी भी मेरे अकाउंट में कैश रेट आ गया, मेरे बारे में अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स मिल गए, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स मिल गए, खर्चे कर लिए मैंने, हुंडी पे मैंने बोरो कर लिया, इसमें 60% टैक्स रेट लगती थी 115 बीबीई में, क्या ये मेरे लिए सेम रहने वाली है? हाँ सर सेम रहने वाली है, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सिमिलर रहने वाली। क्या 115 बीएसी, क्या 115 बीएसी मेरे लिए बदल जाएगी क्या रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए? ना जी सर, सेम रहती है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबके लिए सेम रहती है। क्या 115 बी डबल ए मिलेगा नॉन रेसिडेंट को? सर मिलता ही नहीं, फॉरेन कंपनी के लिए फ्लैट 35% पड़ रखा है। सर टैक्स रेट्स हम रेगुलर चैप्टर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ के आए हैं। यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेशल टैक्स रेट्स। स्पेशल टैक्स रेट्स, ठीक है, स्पेशल टैक्स रेट सिर्फ यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्पेशल टैक्स रेट सिर्फ पढ़ रहे हैं। यानी अगर सर कभी कोई ऐसा टॉपिक आपको मिल जाता है जो आपको लग रहा है कि यार इसका टैक्स रेट क्या होगा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है एनआर टैक्सेशन में, तो उसके लिए क्या करना है? आपको रेगुलर रिजीम में जाना है, रेगुलर टॉपिक्स को रेफर करना है और रेगुलर टॉपिक्स की टैक्स रेट उठा लेनी है। सिंपल, यस सर, वेरी सिंपल। इस स्पेशल टैक्स रेट में सबसे पहला प्रोविजन आता है एफआईआई टैक्सेशन। सर एफआईए से शुरू कर रहे हो? एफआईए पूछता है ना पेपर में, एफआईए से शुरू कर लेते हैं। एफआईआई के बगल में एक आता है स्पेसिफाइड फंड। स्पेसिफाइड फंड को लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये पकड़ो एफआईआई टैक्सेशन क्या होता है। ठीक है, आराम से देखते हैं एफआईआई टैक्सेशन में एग्जैक्टली क्या है। सर एफआईआई इंडिया में देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनको एफआईआईस को एफपीआईस भी बोलते हैं। सर नॉर्मली इंडिया में किस में इन्वेस्ट करने वाले हैं ये लोग? नॉर्मली इंडिया में सर सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। दे डू नॉट इन्वेस्ट इन बॉन्ड, दे डू नॉट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, दे डू नॉट इन्वेस्ट इन गोल्ड। ये बॉन्ड और गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, किसी और एसेट में भी नहीं करते, नॉर्मली सिर्फ इन सिक्योरिटीज में करते हैं ये। अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है इंफ्रा में, तो इंफ्रा के रीट खरीद लेंगे, इंफ्रा के इन्वेट खरीद लेंगे, या फिर गोल्ड खरीदना तो गोल्ड ईटीएफ खरीद लेंगे। सिर्फ ऐसे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते इंडिया में ऐसे। तो सर सिक्योरिटीज के लिए क्या कहता? अगर 112 ए की सिक्योरिटीज है ना इनके लिए, तो सर आपके लिए 23 जून की डेट, 23 जुलाई की डेट फिक्स है 24 से। पहले बेच रहे हैं तो सर 10% लगेगा, बाद में बेच रहे हैं तो 12.5% लगेगा। सर ओवर 1.25 लाख अगेन। सर कोई दिक्कत है क्या? सर बहुत सिंपल सा टैक्सेशन। 112A के अलावा सर 111A, सर वही 23 जुलाई की डेट पकड़ोगे
उससे पहले सर 15%, उसके बाद सर 20%। सर 112, सर 112 वाला कैपिटल गेन इनके लिए क्या टैक्स रेट लगेगा? सर यहाँ पे ना सरकार ने थोड़ा सा ना इनको रियायत दे दी, 112 ना बोल के ना बोला अदर एलटीसीजी, एलटीसीजी। सर यहाँ पे कह दिया 10% बस। एक ये बेनिफिट एफआईआईस को दे रखा है, एक ये कुल्लो पुल्लो सा बेनिफिट एफआईआईस को दे रखा है कि इनको 6% का बेनिफिट दिया है। प्लस इसके अलावा कोई भी अदर एसटीसीजी, अदर एसटीसीजी इस पे 30% टैक्स लगा रहे हैं। ये तो कैपिटल गेन की एफआईआई की बात हो गई। और क्या क्या है सर एफआईआई में, और भी क्या है? सर एफआईआई की अगर कोई भी इंटरेस्ट की, डिविडेंड की इनकम है, सर 20% से टैक्सेबल होगी। इस बीच में एक छोटा सा ब्रैकेट लगा लो, यही अगर स्पेसिफाइड फंड की कोई इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड इनकम है, सर इस पे 10% लगता है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट सर, अगर इस एफआईआई को सर आरडीबी, म्यूनिसिपल सिक्योरिटी, सर 30 जून 2023 से पहले अगर कभी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन्होंने, तो कितने रेट से जाएगा सर? 5% से जाता है, 5% जाता है। बाद में करेंगे सर 20%, क्योंकि सर सीधे 115 एडी लगता है। सेक्शन कौन सा है सर? 115 एडी, ये टैक्स रेट है। मुझे बताओ कि एफआईआई अपने को समझ में आ गया? क्या एफआईआई का टैक्सेशन अपने को समझ में आ गया? सर एफआईआई में इसके अलावा कुछ नहीं, क्वेश्चन में आएगा तो एफआईआई ही आने के चांसेस रहते हैं। अगर एफआईआई है, सिर्फ आप ये टैक्स रेट्स, इस टैक्स रेट्स के बेसिस पे कुछ भी करके आ जाओगे ना, आपका आंसर मैच कर जाएगा, कहीं पे कोई गलती नहीं आने वाली। सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर। सर एक और लोग होते हैं सर, ये तो लोगों का क्या टैक्सेशन पड़ रहा है ना, लोगों का पहले स्पेशल, जो स्पेशल स्पेशल लोगों का, उनका टैक्सेशन नहीं है। और लोग होते हैं सर, एक होते हैं ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। सर इनके लिए एक अलग दुनिया लेके आ गए लोग, इनके लिए अलग दुनिया लेके आ गए। कहते हैं सर ये लोग क्या होते हैं सर, इंडिया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सेबी से अप्रूव होके बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इनकी इनकम के लिए बोला सर, अगर एलटीसीजी कमा रहे हैं तो सर 23 जून 2024 पहले कमा रहे 10%, बाद में कमाएंगे 12.5%। क्या सर 1.25 लाख का बेनिफिट मिलेगा? सर नहीं मिलने वाला। और अगर इन्वेस्टमेंट इनकम कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम, तो सर 10% से टैक्सेबल होती है इनमें। ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन कौन सा? 115 ए बी। तो इसके अलावा एक और क्या, एक और प्रजाति ऑफ लोग होते हैं जिन पे सरकार ने मेहरबानी की है, थोड़ा सा टैक्सेशन में रियायत दी है। सर कौन सी मेहरबानी? सर एक होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, 115 बीबीए वाले, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एंटरटेनर। स्पोर्ट्स पर्सन की तीन इनकम्स पकड़ लो, तीन इनकम्स को पकड़ लो। स्पोर्ट्स की इनकम, आर्टिकल की इनकम इन न्यूज़पेपर, आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, या फिर कंट्रीब्यूशन, या फिर सॉरी या फिर एडवर्टाइजमेंट की इनकम। सर स्पोर्ट्स पर्सन की इतनी इनकम पकड़ लो आप। स्पोर्ट्स एसोसिएशन की कौन कौन सी इनकम पकड़नी है अपने को? स्पोर्ट्स एसोसिएशन की इनकम पकड़नी है जो भी गारंटीड सम है, इनको गारंटीड सम का पेमेंट होने वाला है वो। और एंटरटेनर की जो भी एंटरटेनमेंट वाली इनकम है, जैसे जस्टिन बीबर आ गया इंडिया में तो उसकी एंटरटेनमेंट की इनकम, एंटरटेनमेंट। सर इस इनकम को ना फ्लैट 20% लेके चलना है अपने को, फ्लैट 20% लेके चलना है। सर 20% प्लस जो भी सरचार्ज लग रहा है वो, प्लस जो भी एजुकेशन सेस लग रहा है वो। सर अगर ये लोग नॉन रेसिडेंट कोई और इनकम कमा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस इनकम कमा रहे हैं, तो फिर स्लैब रेट से लगाओ, 35% से लगाओ। अगर सर ये लॉटरी कमा रहे हैं, तो सर 115 बीबी के अकॉर्डिंग 30% लगाओ ना उन पे। 130, 115 बीबी तो सब पे लगता है, 30-30% से भरेंगे लोग टैक्स। सर इन सभी के केस में, इन सभी के केस में सर क्या इनको कोई डिडक्शन मिलने वाला है? सर कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। इनकम के केस में कोई खर्चा अलाउ नहीं होता। सर खर्चे के अलावा क्या चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलेगा? सर चैप्टर 6 से भी नहीं मिलने वाला। क्या 87 ए की रिबेट मिलती है इनको? सर कोई 87 ए की रिबेट भी नहीं मिलती इनको, सिर्फ रेसिडेंट को मिलती है वो सब। सर एफआईआई के लिए आरओआई तो मैंडेटरी होता ही होता है, ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी आरओआई मैंडेटरी होता ही होता है। सर नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बोलता है कि अगर आपकी सिर्फ ये वाली इनकम है, सिर्फ स्पोर्ट्स की इनकम है ना, ये 3 इनकम्स है ना, तो आपको आरओआई मैंडेटरी नहीं है अगर टीडीएस कट गया तो सर इस पॉइंट तक कोई दिक्कत है क्या? इस पॉइंट तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या?
सर ये सब तो 3 भले लोगों की बात कर दी, 3 ऐसे लोगों की बात कर दी जो एक्सेप्शनल है, या तो एफआई बड़ा आदमी होगा, या तो ओवरसीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर सर एक स्पोर्ट्स पर्सन होगा, सिर्फ बड़े-बड़े लोग हो गए। सर अब ना आम तौर पे तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे छोटे-छोटे लोगों की बात कर रहे हैं, छोटे-छोटे लोगों की बात कर रहे हैं। कौन-कौन से छोटे-छोटे लोग? तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे लोग। आज इंडिया में रह रहे हैं। प्रणव शर्मा सर, आपका अपील्स, रिविजन्स, डीआरसी असेसमेंट का रिवीजन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच प्रणव। प्लीज़ ये भी मस्त आएगा, ये भी मज़ा आएगा सुनो। सर अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ, आज से 2 साल बाद यूएसए चला गया, 10 साल के लिए यूएसए रह रहा हूँ, फिर मेरे हाथ में क्या टैक्सेशन आएगा? मेरे पास आज इन्वेस्टमेंट्स है, क्या टैक्सेशन आएगा मेरे ऊपर? सर देखो, सबसे पहले तो कैपिटल गेन का टैक्सेशन तो सेम ही रहने वाला है, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, 112 ए वाला सेम रहने वाला, 1111 ए वाला सेम रहने वाला, 112 वाला सेम रहने वाला। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, 112 ही लगने वाला है उस पे। सर मेरे ऊपर ना एक स्पेशल प्रोविजन लगता है 115 ए का, 115 ए का। 115 ए क्या बोलता है? 115 ए बोलता है, अगर आप कभी भी नॉन रेजिडेंट हो ना, और आपको डिविडेंड मिल रहा है किसी से, किसी इंडियन कंपनी से, तो सर 20% से टैक्स रेट होता है डिविडेंड का। कभी भी नॉन रेजिडेंट को डिविडेंड मिलता है ना, 20% से टैक्सेबल होता है। सर डिविडेंड कभी भी ना, अगर 3 लोगों से मिल रहा है, फॉर एग्जांपल किस पे? सर अगर आईएफएससी की यूनिट से मिल रहा है, आईएफएससी की यूनिट है, डिविडेंड बांट रही है, सर उस पे टैक्स रेट हो जाता है 10%। उसके अलावा सर अगर कभी भी डिविडेंड मिल रहा है किससे? बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा है, तो भी 10% हो जाता है। प्लस सर डिविडेंड अगर जीडीआर में मिल रहा है ना एक नॉन रेजिडेंट को, तो ये भी 10% होता है। और सर ये कौन सा कहता है? सेक्शन 115 एसी कहता है, ये वाला, जीडीआर वाला। सर क्या डिविडेंड मिल रहा है, ये समझ में आ गया? डिविडेंड का टैक्सेशन कितना सिंपल सा है, कुछ मुश्किल तो है ही नहीं इसमें डिविडेंड में। सर अगर कोई नॉन रेजिडेंट क्या कमा रहा है? सर रॉयल्टी एफटीएस कमा रहा है, रॉयल्टी एफटीएस कमा रहा है, किससे? एक रेसिडेंट से। सर रॉयल्टी एफटीएस है, प्लस वो रॉयल्टी ना गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, प्लस सर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो सर 115 ए बोलता है कि भाई साहब उसका 20% टैक्स लगा दो ग्रॉस बेसिस पे। लेकिन सर अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उसका है, तो फिर 44 डीए लगा दो एंड 35% से टैक्स लगा दो। रॉयल्टी एफटीएस भी क्लियर हो गई। क्या इतना मुश्किल था क्या? क्या इतना मुश्किल? सर सब कुछ तो 20% चल रहा है, डिविडेंड भी 20%, रॉयल्टी एफटीएस भी 20%। तुम्हारी इसी बात को और कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर अगर एक नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट कमा रहा है, किससे? इंटरेस्ट कमा रहा है, सर डिफॉल्ट में ना 20% रहता है, डिफॉल्ट 20% है। लेकिन सर इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान देने वाली बात है, कुछ कुछ बातें ध्यान देने वाली बात है। सर अगर कभी भी ये इंटरेस्ट इंफ्रा डेट फंड से मिल रहा है, तो 5% हो जाता है। यही इंटरेस्ट अगर बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा है, तो 5% हो जाता है। ठीक है। यही इंटरेस्ट अगर म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज पे मिल रहा है, तो 30 जून 2023 से पहले 5% हो जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सर बॉन्ड वगैरह पे मिल रहा है, सर बॉन्ड 115 एसी वाला है, उस पे भी 10% हो जाता है, उस पे 10% हो जाता है। एंड सर कोई भी और अदर इंटरेस्ट हो ना, अदर इंटरेस्ट जिसमें फॉरेन करेंसी इंडिया में आया हुआ हो, फॉरेन करेंसी इंडिया में हो, इंडिया में रिसीव्ड हुआ हो, फॉरेन करेंसी इंडिया में रिसीव हुआ इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। फॉरेन करेंसी इंडिया में रिसीव हुआ हो तो सर 20% हो जाता है। सर यही अगर फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं आया, सर फॉर एग्जांपल किसी ने एफटीएस मेरे को इंडिया में दिया और इंडिया के बदले मैंने डिबेंचर्स इशू कर दिया और उस पर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, सर फॉरेन करेंसी इंडिया में आया ही नहीं इस केस में, तो इंटरेस्ट टैक्सेशन 20% से नहीं होने वाला, इंटरेस्ट टैक्सेशन कितना 35% से होगा। फॉरेन करेंसी इंडिया में आना इज इंपॉर्टेंट, फॉरेन करेंसी इंडिया में आना इज इंपॉर्टेंट। अगर फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं आ रहा, तो उस केस में टैक्स रेट ये वाले नहीं लगने वाले हैं। गॉट इट? सर समझ में आ गया? सर क्या इंटरेस्ट का इतना सा पॉइंट समझ में आता है? हाँ सर समझ में आता है, समझ में आ रहा है। सर इसमें एक छोटा सा पॉइंट बस और है, छोटा सा पॉइंट और है सर, इतना समझ लिया ना हमारा पूरे टैक्स रेट्स खत्म हो जाएंगे। बस इतना सा पॉइंट है, इतना समझ लिया ना पूरे टैक्स रेट्स खत्म हो जाएंगे। सर कहते हैं अगर कभी भी नॉन रेसिडेंट इंटरेस्ट कमा रहा है जिसमें लोन एग्रीमेंट, सॉरी हाँ लोन एग्रीमेंट 30/6/2023 के पहले हो रखा है,
तो सर उस पे कितना होगा सर? 5% रहता था 30 से 2023 से पहले। अगर लोन एग्रीमेंट हो रखा है ना तो उस पे इंटरेस्ट रेट पहले 5% हुआ करता था, बाद में बढ़ा के इसको 20% कर दिया गया। आपके अटेम्प्ट में भी 20% ही पूछेगा। अगर लोन एग्रीमेंट बोल दे बहुत पहले का है तो 5% करवा देना। सिमिलरली सर अगर यही लोग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे, सर सेम वही बात पकड़ोगे। 30/6/2023 पहले का है 5%, बाद का है 10%। और सर यही आरडी 20 30/6/2023 पहले का 5%, बाद का 10%। इसमें एक छोटा सा इत्तू सा पॉइंट और इत्तू सा पॉइंट और है। सर अगर यही दोनों इफ ऑन आईएफएस, अगर ये बॉन्ड अगर आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, आरएससी में लिस्टेड है, तो सर 5% लगा के 4% लगाएंगे, 10% ना लगा के 9% लगाएंगे, 5% नहीं लगा के 4% लगाएंगे, 10% नहीं लगा के 9% लगाएंगे। सर खत्म टैक्स रेट्स। ओह माय गॉड सर खत्म? हाउ कैन यू से दैट? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि टैक्स रेट खत्म? खत्म हो गई टैक्स रेट? हाँ सर इतनी ही टैक्स रेट्स, बस दैट्स इट। बस एक आध जो कुल्लो पुल्लो रह गई होगी वो कवर कर लेंगे, बट अदरवाइज कुछ भी नहीं बची टैक्स रेट। सर उसके अलावा अगर इंस्ट्रूमेंट्स की टैक्स रेट बोलूँ ना तो एक और इंस्ट्रूमेंट्स की टैक्स रेट के लिए सेक्शन रहता है 115 एसी, जो बोलता है सर अगर कभी भी आप बॉन्ड या जीडीआर बेच रहे हो उसे पकड़ना पड़ता है। एलटीसीजी का अगर हो रहा है आपको तो 30/6 की डेट पकड़ोगे, 30/6 नहीं सॉरी 23 जुलाई की डेट पकड़ोगे, उससे पहले 10%, बाद में 12.5%, इनकम होती है तो 10% से। हाँ, दिस इज ऑल द जिस्ट ऑफ टैक्स रेट्स। मैंने हर बार करवाता हूँ ना टैक्स रेट्स, तो पहले लिखवाता हूँ, फिर उसके बाद बुक से रीड करवाता हूँ। बुक से रीड करें क्या? इजाजत दे रहे हो बुक से रीड करें? एनआरआई पे बाद में आता हूँ, एनआरआई टैक्सेशन पे बाद में आता हूँ। सर एक फॉरेन कंपनी के लिए एक नॉन रेजिडेंट के लिए क्या टैक्स रेट होती है स्पेशल 115 ए वाली? समझना इंटरेस्ट की। अगर इंफ्रा डेट फंड से मिल रहा है 5%, अगर कभी बिजनेस ट्रस्ट दे रही 5%, अगर फॉरेन कंपनी लोन एग्रीमेंट कर रखा है 30 से 2023 के पहले का, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं तो उससे 5%, आईएफएससी के लिए 4%। इंटरेस्ट रिसीव बाय आईएफ एफआईआई क्यूएफआई ऑन आरडीबी, आरडीबी पे अगर 30 से 2023 के पहले का इंटरेस्ट है, एफआईआई टैक्सेशन हमने पढ़ लिया 5% टैक्स रेट रहता है। बाकी सर कोई भी और लोन होना जिसपे फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है उसमें 20% टैक्स रेट होता है। ध्यान देना सर कभी भी अगर बॉन्ड और जीडीआर पे होगा ना तो 10% हो जाता है अपना। ठीक है। डिविडेंड कभी मिलेगा 20% होता है टैक्सेबल। लेकिन सर डिविडेंड कभी भी अगर आईएफएससी की यूनिट से मिल रहा है 10% होता है। डिविडेंड कभी बिजनेस ट्रस्ट से मिलता है 10% होता है। डिविडेंड कभी भी जीडीआर मिलता है 10% होता है। उसके अलावा कहता है कभी भी अगर कभी भी अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड या आरडीबी है जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड आईएफएससी पे लिस्टेड है, तो 9% हो जाएगा उनके ऊपर टैक्स रेट। 9% टैक्स रेट हो जाएगा उनके ऊपर। सिमिलरली रॉयल्टी एफटीएस अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है एंड परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है तो 20% से टैक्सेबिलिटी आ जाती है। अदरवाइज 44 डीए लग जाएगा, नॉर्मल प्रोविजंस लग जाएंगे। कहता है अगर किसी की सिर्फ 115 वाली इनकम है, 115 ए वाली इनकम है ना, तो उनके ऊपर उनको आरओआई भी नहीं फाइल करना पड़ेगा अगर टीडीएस कट जा रहा है उनका भी। अगर एफआईआई की बात करूं, एफआईआई और स्पेसिफाइड फंड की, कहता है सर एलटीसीजी अगर होगा उनको तो 112 ए वाले एलटीसीजी में 10% लगेगा बजट से पहले, बजट के बाद 12.5%, 1.25 लाख के ऊपर। कोई भी अदर एलटीसीजी होगा 10%। सर यहाँ पे 12.5% मत कर देना, 10% ही है। पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। एसटीसीजी सर 111 वाला 15%, बजट के बाद 20%। अदर एसटीसीजी पहले भी 30 था, अभी भी 30 है। इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम एफआईआई के लिए 20%, स्पेसिफाइड फंड के लिए 10%। सर इंटरेस्ट ऑन आरडीबी 30 पहले का है तो 5%, इसको करेक्ट करके आप 20%, हाँ ठीक है, इंटरेस्ट ऑन आरडीबी 10% कर सकते हो बाद में। ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं ना ये लोग, 10% नहीं लगा के एफआईआई केस में ना यही 20% पकड़ लेते हैं। आप 20% कर सकते हो आरडीबी के लिए भी, क्योंकि सर एफआईआई के लिए ना 115 एडी लगा के 20% ही कर देते हैं लोग। ठीक है। सर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूं मैं, स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स एसोसिएशन फ्लैट 20% लगा देंगे उनकी इनकम पे ग्रॉस बेसिस पे। ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन 10% इनकम पे, म्यूचुअल फंड और यूनिट्स पे 10% इनकम और 12.5% बजट के बाद।
बॉन्ड ईडीआर पे भी डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम में 10% और बाकी सब पे 10 और 12.5%। कैजुअल इनकम पे कितना होता है सर? सीधे सीधे 30% हो जाता है। 30% कैजुअल इनकम पे हो जाता है इनकम पे टैक्स रेट। बताओ क्या इस पॉइंट में कोई दिक्कत है किसी को? किसी को भी टैक्स रेट में कोई भी दिक्कत है क्या? बताओ टैक्स रेट में किसी को भी दिक्कत है क्या? सर दो बातें और ध्यान दे देते हैं, दो तीन बातें और देख लेते हैं। सर अगर कोई एनआरआई है, एनआरआई मतलब क्या होता है सर? एनआरआई 115 ई के प्रोविजंस लगते हैं इसके ऊपर। क्या बोलते हैं सर? अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है प्लस नॉन रेसिडेंट है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस वो नॉन रेसिडेंट है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस वो नॉन रेसिडेंट है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? एक एसेट, एक टर्म लाते हैं फॉरेक्स एसेट। फॉरेक्स एसेट, फॉरेक्स एसेट मतलब क्या होता है? फॉरेक्स एसेट जो फॉरेन करेंसी में खरीदा हुआ हो, फॉरेन करेंसी में। सर कौन कौन से एसेट फॉरेक्स एसेट की कैटेगरी में आते हैं? सर कहता है शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा सर डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज, म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज। सर कभी भी अगर एनआरआईज के पास ये सारे एसेट्स है ना, तो इन सब के लिए क्या टैक्स रेट है? सर इन सब पे अगर कोई भी एलटीसीजी की इनकम होती है ना, 23 जुलाई 2024 के पहले होती है तो 10% टैक्स रेट रहता था, बाद में होती है तो 12% होता है। इन पे अगर कोई इनकम होती है सर, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स पे डिविडेंड हो रही है, डिबेंचर्स बॉन्ड्स पे या फिर म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, तो इनकम पे कितना टैक्स रेट लग जाता है? सर 20% टैक्स रेट लगता है। सर इतना सही है बेनिफिट इनको दिया, इसके अलावा कोई बेनिफिट ही नहीं दिया एनआरआईज को। प्लस सर इसके अलावा एक दो पॉइंट्स कहता है, कभी भी अगर आपको एलटीसीजी होता है तो आपको 115F का एक एग्जेम्पशन मिलता है। सर ये एग्जेम्पशन क्या बोलता है? सर जो 54F का एग्जेम्पशन होता था ना, कि अगर आपको कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हो। यहाँ पे क्या बोलता है? कोई फॉरेक्स एसेट बेच के कैपिटल गेन हुआ ना, उस फॉरेक्स एसेट को बेच के आप नया कैपिटल एसेट खरीद लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास शेयर्स थे, 10 लाख के खरीदे थे, सेल किए मान लो 40 लाख में, तो सर 30 लाख का कैपिटल गेन हुआ। प्रोविजन कहता है जो 40 लाख का कंसिडरेशन है ना, ये इससे नया एसेट खरीद लो। फॉर एग्जाम्पल न्यू एसेट मैंने खरीद लिया 25 लाख का, तो कहता है जितना भी 30 लाख का कैपिटल गेन हुआ ना, 30 लाख का कैपिटल गेन, इसमें कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, इतने से आप एग्जाम्पशन क्लेम कर लो। आप ऐसे एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। 30 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 25, 18.75 लाख का कैपिटल गेन एग्जाम क्लेम करवा लो, सेक्शन 115F ऐसा कहता है। प्लस एक छोटा सा पॉइंट और कहता कि कभी भी ना अगर एनआरआई है ना, उनकी सिर्फ फॉरेक्स एसेट की इनकम है, फॉरेक्स एसेट की इनकम है या एलटीसीजी है, एंड उनका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, तो उनको आरओआई नहीं फाइल करना पड़ेगा। आरओआई नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। एक छोटा सा पॉइंट और है इनमें, सर कहता है कि अगर कभी भी नॉन रेसिडेंट था वो रेसिडेंट बन गया, नॉन रेसिडेंट था रेसिडेंट बन गया, अगर नॉन रेसिडेंट था वो रेसिडेंट बन गया, तो सर वो ही कैन स्टिल कंटिन्यू टू ऑप्ट दिस प्रोविजन। बस ध्यान देना, इस प्रोविजन कंटिन्यू ऑप्ट करना। सर ध्यान क्या देने वाली बात है इसमें? सर ये प्रोविजन ना ऑप्शनल प्रोविजन है, ऑप्शनल है। एसएससी चाहे तो ये टैक्स रेट पकड़े, नहीं चाहे तो रेगुलर रेजिम में जा सकता है। दिस इज नॉट मैंडेटरी। बाकी सारे जो ऊपर पड़े ना वो सब मैंडेटरी टैक्स रेट्स हैं, ये ऑप्शनल वाला है। ठीक है, एक बात देखो, एनआरआई जो कि फॉरेक्स एसेट से इनकम कमा रहे हैं, एनआरआई मतलब ये होता है एक नॉन रेसिडेंट प्लस इंडियन सिटीजन। सर उसके अलावा शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, सिक्योरिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एनी अदर एसेट्स, इस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है ना, तो जो भी कैप एलटीसीजी होता है उस पर 10%, 12.5% टैक्स लगेगा, बाकी सारी इनकम पे 20% लगा देंगे, और जितनी भी कोई और इनकम है, रेंटल इनकम है, बिजनेस इनकम है, उन सब पे फ्लैट अपना स्लैब रेट लग जाता है। एग्जामेशन कैसे मिलेगी? सर जो भी एलटीसीजी है इंटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन, इसको आपको 3 साल तक के लिए लॉक इन रखना है। अगर लॉक इन नहीं किया तो फिर 12.5% से टैक्स लगा देंगे। अगर सर आपकी सिर्फ इतनी इनकम है तो फिर क्या करना है? आपको आरओआई नहीं फाइल करना पड़ेगा अगर टीडीएस डिडक्ट हो चुका है तो। इतना सा एनआरआई टैक्सेशन हुआ करता है हमारा। बताओ सर एनआरआई टैक्सेशन क्लियर हुआ क्या? एनआरआई टैक्सेशन भी समझ में आया क्या?
उसके अलावा और कौन सी बात इसमें ध्यान देने वाली एनआर टैक्सेशन में? सर एक कॉन्सेप्ट होता है स्पेसिफाइड फंड का। स्पेसिफाइड फंड का सर एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जिस दिन पूछेगा उस दिन परेशान कर देगा। सर सिर्फ इतना समझ लो, स्पेसिफाइड फंड होता क्या है। सर अगर कोई भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 खोल के बैठा है, कैटेगरी 3 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3, कहाँ पे? आईएफएससी में। सर बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड है, बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड है। सर एलएलपी भी हो सकता है, इट कैन बी कंपनी। इसका काम क्या है सर? इसका काम क्या है? नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर से इन्वेस्टमेंट रेज करना, नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर से इन्वेस्टमेंट रेज करना। थैंक यू सो मच वैशाली, थैंक यू। नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर से इन्वेस्टमेंट रेज करने का काम है। सर जैसे नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर से रिस्पेक्ट करेगा सर, हो सकता है देयर माइट बी सम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेसिडेंट यूनिट होल्डर, बट थोड़ा सा होना चाहिए, सम रेसिडेंट फ्रॉम यूनिट होल्डर रेसिडेंट, इतना सर चलेगा अपने को। सर ये जैसे ही फुलफिल हो जाता है ना, आप स्पेसिफाइड सम बन जाते हो, स्पेसिफाइड फंड बन जाते हो। सर जैसे स्पेसिफाइड फंड बने ना, आपके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट्स लगते हैं। सर स्पेशल टैक्स रेट, स्पेशल कौन से? सर कहता है एलटीसीजी कमाओ, एलटीसीजी, एवरी एलटीसीजी, या यूं बोलूं, एवरी कैपिटल गेन इज exempt except shares of Indian company। सर जो स्पेसिफाइड फंड रहता है ना, इनके सारे के सारे कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक चीज टैक्सेबल होती है, दैट इज शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। और वो भी किस रेट से टैक्सेबल होती है? सर जो एफआईए का टैक्सेशन आपने पढ़ लिया ना, सर कौन सा? 112 ए वाला, 111 ए वाला, 112 वाला, फिर अदर एसटीसीजी वाला। उसके अलावा सर इनको और स्पेशल टैक्स रेट मिलती है सर इनकम के करेस्पॉन्ड में। सर कहते हैं अगर इस स्पेसिफाइड सम को कोई भी इनकम मिल रही है, सर कौन सी? इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, डिविडेंड इनकम मिल रही है, कहाँ से? सर सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया से, सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया। सर सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया मतलब सर अगर यूएसए की किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, चाइना की किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिल रही है, सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया, तो सर ये एग्जेम्प्ट हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन सर यही अगर इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है सर इंडियन सिक्योरिटीज से, सिक्योरिटीज इन इंडिया, सर उस केस में ये टैक्सेबल होती है एट द रेट 10%। ये सिर्फ था अपना स्पेसिफाइड सम का टैक्स, स्पेसिफाइड फंड का टैक्सेशन। सिर्फ इतना स्पेसिफाइड फंड का टैक्सेशन है। उस अगर इतना भी तुमने कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ, तुम एग्जाम में बैठने वाले 100 में से कम से कम नहीं तो 95 स्टूडेंट से आगे रहोगे। 95% माइंडेड, सच्ची बता रहा हूँ, 95% से ज्यादा आगे रहने वाले हो आप। इतना भी नहीं करके जाते लोग। आई गेस आई हैव टोल्ड एवरीथिंग। एक चीज रह गई क्या? कुछ रह गया क्या? सर कैपिटल गेन कैसे टैक्सेबल होगा? सर कहते हैं दो तीन कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होते हैं। आप कैपिटल गेन नहीं भी देखोगे तो भी काम हो जाएगा आपका। एग्जाम्पशंस नहीं भी देखोगे तो भी काम हो जाएगा। सर कहता है ना, अगर कभी भी अगर ये आपकी अगर इंडिया में बॉन्ड है, जीडीआर है, या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, अगर नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को बेच रहा है ना, तो दिस इज एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। सर उसके अलावा यही नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को अगर आईएफएससी में बेच रहा है ना, आईएफएससी में बेच रहा है, तो भी सर ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आईएफएससी में सेलिंग हो रही है ना, आरडीबी की, बॉन्ड की, जीडीआर की, तो भी एग्जेम्पशन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है सर, नो इशू व्हाट्सएवर। सर नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 44C। सर अगर कोई बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल इंडिया के बाहर मल्टीपल ऑपरेशन है, इंडिया में ब्रांच है, तो वो इंडिया के ऑपरेशन, इंडिया का प्रॉफिट कम करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हेड ऑफिस एक्सपेंसेस इंडिया में लगा देंगे, ताकि सर इंडिया में प्रॉफिट कम से कम आए, इंडिया में कम से कम टैक्स लगे। तो सर उस चीज को अवॉइड करने के लिए कहता है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस की एक लिमिट लगा दी। कितनी लिमिट लगा दी? कहता है जितने भी एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एलोकेटेड है वो पकड़ लो, या 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम पकड़ लो आप, विच एवर इज लोअर। तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? सर कहता है आप पहले तो टोटल इनकम ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट निकालो। टोटल इनकम कौन सी है सर? एज पर पीजीबीपी के प्रोविजंस, एज पर कैपिटल गेन के प्रोविजंस, जो सर प्रोविजंस लगा के आपकी टोटल इनकम निकलती है ना, वो तो निकाल ही लो आप। टोटल इनकम तो निकालो आप, जैसे निकालते हो ना वैसे निकालो। नवंबर 24 में क्वेश्चन आया था, आपको सेम टू सेम वैसे टोटल इनकम तो निकालनी है, निकालनी।
उसमें ऐड क्या करने वाले हो आप? जितने भी हेड ऑफिस एक्सपेंसेस आपने पी&एल में डाल रखे हैं उसको ऐड कर दो। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर रखा है तो उसको ऐड बैक कर दो। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, सर फैमिली प्लानिंग का कोई खर्चा है ना, उसको माइनस कर रखा है तो उसको भी ऐड बैक कर दो। सर कोई लॉस सेट ऑफ कर रखा है उसको भी ऐड कर दो। सर कोई बिजनेस लॉस है, कैपिटल गेन का लॉस है, स्पेक्युलेटिव लॉस है, सर टोटल इनकम में तो सब एडजस्ट किया हुआ होगा ना, इसको भी ऐड कर दो। कोई चैप्टर 6 का डायरेक्शन इसको ऐड कर दो। सर इससे क्या आ जाता है, एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाती है। सर कहता है अगर कभी भी लॉस आ रहा है ना एटीआई, तो आप क्या करोगे, लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज ले लोगे। लेकिन सर अगर लास्ट 3 ईयर्स लॉस में था, इस साल में प्रॉफिट है तो इस साल का ले लोगे। जैसे ही आप इसका निकालोगे ना, इसका या तो 5% ले लो, और सर एक्चुअल हेड ऑफ एक्सपेंसेस व्हिचएवर इज लोअर आपका एटीआई कैलकुलेशन में आ जाएगा। सर अपना हेड ऑफिस एक्सपेंसेस भी हो गया। सर जीडीआर टैक्सेशन में ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। जीडीआर टैक्सेशन में एक डेट बस इंपॉर्टेंट रहती है, जिस दिन आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, उस दिन तक कैपिटल गेन अलग कैलकुलेट करना पड़ता है, और जिस दिन सेल कर रहे हो उस दिन का अलग कैपिटल गेन निकलता है। एक छोटा सा पॉइंट, लेस रेलेवेंट। अगर कभी भी नॉन रेसिडेंट है तो उसकी इनकम कितनी, सर उसकी जो भी कैजुअल इनकम होती है ना, उसकी कैजुअल इनकम वो 30% से टैक्सेबल होती है। ट्रांजिशन मैकेनिज्म काम का नहीं है आपके, आप एग्जाम के लिए इसको छोड़ सकते हो। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ट्रांजिशन मैकेनिज्म में क्या कहता है, सर अगर कोई एसएससी है जिसके ऊपर जो फॉरेन, पहले मान लो नॉन रेसिडेंट था, अब रेसिडेंट बन गया, कोई अब इंडिया में आ गया, अब रेसिडेंट बन गया, कोई फर्म कंपनी है, पहले नॉन रेसिडेंट थी अब रेसिडेंट बन गई, तो उसके ऊपर दो दो प्रोविजन लग जाएंगे टीडीएस के। सोचो टीडीएस फॉर एग्जांपल, अगर एक फॉरेन कंपनी आपको प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही है, तो 194 जे बोलता है कि अगर रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस आपको काटना पड़ेगा 194 जे में, और 195 बोलता है अगर आप फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो तो 195 में टीडीएस काटना पड़ जाता है। तो एक कंपनी भले फॉरेन कंपनी होने के कारण 195 में टीडीएस कटवा सकती है, और रेसिडेंट होने के कारण 194 जे में कटवा सकती है, तो दो दो सेक्शन लग रहे हैं ना इस केस में। प्रोविजन कहता है अगर दो सेक्शन लग रहे हैं ना, तो जो जो प्रोविजन फॉरेन कंपनी के कंटेक्स में लगते हैं, सेक्शन 195 में लगते हैं ना, आप वो वाले लगाओगे, 194 जे नहीं लगाने वाले इस केस में। प्लस सर फॉरेन कंपनी भले इंडिया में बन क्यों जाए, इंडियन रेसिडेंट क्यों ना बन जाए, टैक्स रेट तो 35% ही लगाओगे, सिर्फ इनकम का स्कोप बढ़ रहा है, आपका टैक्स रेट का स्कोप अभी भी 35% ही है, रिलीफ देने लग जाओगे। सर कन्वर्जन मैकेनिज्म आपके बिल्कुल काम का नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी काम का नहीं। बात क्या समझ में आती है? हाँ सर समझ में आ जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनआर टैक्सेशन। एक बार जल्दी से टैक्स रेट्स को ब्रीफ करवा दे रहा हूँ, या वापस एक बार टैक्स रेट्स को ब्रीफ करवा दे रहा हूँ। सबको ध्यान से सुनना है टैक्स रेट्स, क्योंकि मुझे लग रहा है टैक्स रेट्स में कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा हो रहा है। एक बार टैक्स रेट्स को स्टार्टिंग से एक बार छोटा सा ब्रीफ कर लेते हैं। हमने शुरुआत किया था एफआईआई टैक्सेशन से। एफआईआई टैक्सेशन में हमने देखा कि अगर कभी भी कैपिटल गेन हो रहा है, 112 ए वाला अगर कैपिटल गेन है, तो बजट से पहले 23 जुलाई से पहले सर 10% लगता था, उसके बाद से हो गया 12.5%, ओवर एंड अबव 1.25 लाख। उसके अलावा 112 वाला है, तो सर इस पे 10% पहले भी था, अभी भी है। 111 ए वाला है, तो सर पहले तो होता था 15%, बाद में हो गया 20%। सर उसके अलावा सर अगर कोई अदर एसटीसीजी है तो 30%। सर ये एफआईआई भी होता है और स्पेसिफाइड फंड में भी होता है। तो अगर कोई इनकम हो रही है तो इनकम में क्या करना पड़ेगा, एफआईआई के लिए अगर कोई इनकम हो रही है तो उस पर 20% टैक्स लगता है, स्पेसिफाइड फंड के लिए होती है तो सर उस पर 10% लगता है। तो यही अगर इनको आरडीबी, म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज, तो इन सबको इंटरेस्ट मिल रहा है 30 जून 2023 से पहले का, तो 5% जाता है। बाद में आप इनके लिए स्पेशली सिर्फ 20% लगाओगे, एफआईआई और स्पेसिफाइड फंड में 20% लगाने वाले हो। एफआईआई टैक्सेशन इतना ही था। उसके अलावा सर ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन 115 एसी लगता है इनके ऊपर, एसी नहीं ए भी लगता है। सर एलटीसीजी जो भी होगा 10%, 12.5% लगने वाला है आपका। क्या 1.25 लाख का बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलने वाला है इसमें। और 10% होने वाली इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट डिविडेंड। उसके अलावा 115 बीबीए में एक स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है 20% लगाएंगे उसके ऊपर, प्लस 4% लगाने वाले हैं। उसके अलावा और खास खास लोगों में और कौन कौन आते हैं, सर एक आता है एनआरआईज। एनआरआईज के लिए बोला जाता है फॉरेक्स एसेट पकड़ोगे आप, फॉरेक्स एसेट। इसमें जो एलटीसीजी होने वाला है, एलटीसीजी 10 और 12.5% लगने वाला है। क्या 1.25 लाख मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। अदर इनकम 20% से टैक्सेबल होती है। सर इसके अलावा अदर इनकम, हाँ अदर इन्वेस्टमेंट इनकम 20% से होती है, अदर इनकम स्लैब से होती है। सर एनआरआई के अलावा आता था सर 115 ए पढ़ा था हमने। अगर सर कभी भी डिविडेंड में इंटरेस्ट, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो 20% से टैक्सेबल होता है, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन होते हैं। अगर आईएफएससी से मिल रहा है तो 10%, अगर आपको बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा है तो 10%, और जीडीआर में मिल रहा है तो 10%। अगर रॉयल्टी एफटीएस मिल रही है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है,
तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, प्लस पी नहीं है इंडिया में तो सर 20%, एल्स 44 DA 35%। उसके अलावा अगर इंटरेस्ट इनकम की बात करो, इंटरेस्ट इनकम की, तो इंटरेस्ट इनकम में क्या करना पड़ता है सर? इंफ्रा डेट फंड 5%, बिजनेस ट्रस्ट 5%, म्यूनिसिपल सिक्योरिटीज RDB और FII 5%, लोन 20%, बट इफ इट इज इन फॉरेन करेंसी। उसके अलावा सर हमने पढ़ा था बॉन्ड पे इंटरेस्ट होता है तो 10% हो जाता है अपना। तो इसमें हमने एक बात की थी कि अगर 30/6/2023 की डेट पकड़ो और उसमें 3 सिक्योरिटीज पकड़ो, लॉन्ग टर्म लोन, सर पहले 5% होता था, बाद में इसको 20% कर दिया गया। सर यही अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, पहले 5% होता था, बाद में 10% कर दिया गया। IFSC के लिए 4% होता था और 9% बाद में हो गया। RDB 5%, IFSC के लिए 4% होता था, बाद में 10% और 4% 9% हो गया ये। उसके अलावा सर एक सेक्शन और रहता है 115AC, विच इज बॉन्ड और GDR, जिसमें अपने को देखना पड़ता है कि LTCG जो होता है ना, वो 2 केसेस में आता है, 10% बिफोर बजट और 12.5% आफ्टर बजट, और 10% इन्वेस्टमेंट इनकम जो भी होती है GDR पे या बॉन्ड पे, ये 10% जा रही होती है। हर केस में 10% ही चलती है। इसमें ध्यान क्या देना है GDR में? जो रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्जन है ना, रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्जन, इसके पहले डिफरेंट कैपिटल गेन जाएगा और इसके बाद डिफरेंट कैपिटल गेन जाएगा। 2 कैपिटल गेन निकालने पड़ते हैं GDR। प्लस अगर कोई भी NRI नॉर्मल इनकम कमा रहा है, लॉटरी इनकम कमा रहा है, तो 115BB लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा 112A, 112, 111A, ये सब तो लगने ही वाले हैं। 115BB, ये सब लगने ही वाला है नॉन रेसिडेंट पे। दिस वाज ऑल अबाउट NR टैक्सेशन। स्पेशल रेट की इनकम पे कोई डिडक्शन भी अलाउ नहीं होता, चैप्टर 6 का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, 87 की रिबेट भी नहीं मिलने वाली। इंडेक्सेशन वैसे भी इनको किसी पे भी नहीं मिलता, और बजट के बाद तो वैसे भी इंडेक्सेशन पूरी तरह से स्क्रैप हो चुका है। बताओ, हमारा पूरा एनआर टैक्सेशन यहाँ पे खत्म होता है। किसी को कोई भी सवाल है तो जल्दी पूछ लो, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड टू क्वेश्चन आंसर। तुम क्वेश्चन आंसर से प्रोसीड करें। जल्दी से फटाक से बताओ क्या क्वेश्चन क्या समझ में आ गया चैप्टर? किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? वी आर गोइंग एट अ गुड स्पीड। कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है ना? जो टैक्स रेट्स मैंने बताई है ना, इसको आप रिविजिट भी कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में कोई गलत नहीं करवा पाएगा, कोई गलत नहीं करवा पाएगा। चलो परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। क्वेश्चन आंसर्स में आ जाओ। जो क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने सेलेक्टिवली सुपर 100 में करवा रखे हैं ना, उन्हीं को ही रिविजिट करवा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी है, इनमें कंप्लीटनेस भी है, और इनमें काफी सारे पॉइंट्स टेस्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 सुपर 100 के क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट है ये। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। एग्जामिन विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9 के रिस्पेक्ट में बताओगे आप। A non-resident German company which did not have permanent establishment in India entered into an agreement for execution of electrical work. Separate payments were made towards drawing designs and were described as engineering fees. The SSC contended that business profit should be taxable in Germany and no connection. सर देखो, एक फॉरेन कंपनी थी जर्मनी वाली, उन्होंने इंडिया में सर्विसेज दी। उन्होंने सर्विसेज दी किसकी? ड्राइंग डिजाइन की सर्विसेज। अब इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये तो बिजनेस इनकम है और उसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं, इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन सर भारत सरकार कह रही क्योंकि जो ड्राइंग सर्विसेज है वो टेक्निकल सर्विसेज है। भारत सरकार कह रही जो ड्राइंग सर्विसेज है वो टेक्निकल सर्विसेज है, तो इसको आपको सेक्शन 9 में करवाना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, टेक्निकल सर्विसेज तो है ना? कंसल्टेंसी बोल लो, टेक्निकल सर्विसेज बोल लो, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7 में आता है टैक्सेबिलिटी। इंडियन इनकम बन जाएगी। कितना ही बोल लो सर, इंडियन इनकम बनेगी। हाँ सर, इंडियन इनकम बन जाएगी। अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गलती होती है, ध्यान देना, सेकंड वाले क्वेश्चन में गलती होती है।
firm of solicitors in Mumbai engaged a barrister in UK for arguing a case in Supreme Court of India. A payment of 5,000 pound were made for professional engagement. सर सवाल क्या है देखना, सर इंडिया वाले हैं, इंडिया में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के लिए सर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने के लिए एक लॉ फर्म है, आर्ग्यूमेंट करने के लिए। अब सर आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे किसी फॉरेन केस से रिलेटेड, तो इन्होंने क्या किया, एक यूके की एक फर्म को हायर किया, बोला कि भैया आप हमारे यहाँ आइए और सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कीजिए। सर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जो ये पेमेंट किया गया है ये सेक्शन 917 में, क्या प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट है? 5,000 पाउंड जो पेमेंट किया गया प्रोफेशनल सर्विसेज है। राइट आंसर इज आइडियली इट इज अ प्रोफेशनल सर्विस, आइडियली इट इज प्रोफेशनल सर्विसेज। लेकिन सर आंसर ऐसे नहीं लिखता, वो आईसीआई आंसर ऐसे नहीं लिखता। आईसीआई क्या बोलता पता, आईसीआई बोलता है कि इट इज प्रोफेशनल सर्विसेज की तो बात ही नहीं की, प्रोफेशनल सर्विसेज की बात ही नहीं की। उसका कहना है कि जो यूके वाली फर्म है ना, ये एक नॉन रेसिडेंट है और इसका इंडिया में एजेंट है और ये एक प्रोफेशनल कनेक्शन है। बिजनेस एम्प्लाइज प्रोफेशन, बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन, तो ये कहता है कि ये एक प्रोफेशनल कनेक्शन है, इसलिए सर ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। ये सेक्शन 7 क्लॉज 7 में नहीं लेके जाता अपने को, ये क्वेश्चन अपने क्लॉज 7 में नहीं लेके आता, क्लॉज 1 में ही अपने को आंसर करने को बोलता है और बोलता है बिजनेस कनेक्शन इंप्लाइज प्रोफेशनल कनेक्शन और ये प्रोफेशनल कनेक्शन है इसलिए टैक्सेबल होगी इंडिया में। ऐसा आंसर लिखता है ये, इसलिए मैंने ये पॉइंट दिया हुआ, नहीं इस क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन ये पॉइंट में दम है कि आपको प्रोफेशनल एंगेजमेंट वर्ड पता होना चाहिए। एज पर सेक्शन 9(1) क्या कहता है, एक्सप्रेशन प्रोफेशनल कनेक्शन बिटवीन firm of solicitor and Mumbai, expression business not only includes trade but also include profession। हम जो आंसर सोच रहे होते हैं ना, वो आंसर इसने नहीं दिया, इसने अपना अलग से आंसर एक बना के दिया है। ये बोलता है कि टेक्निकल सर्विसेज नहीं है, ये प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल एंगेजमेंट बोल रहा है, बिजनेस कनेक्शन नहीं, प्रोफेशनल कनेक्शन है ये। 5,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे किया एक नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी के लिए। सर ऑलवेज इंडियन इनकम, हमेशा इंडियन इनकम मानते ही मानते हैं। साई इंजीनियरिंग सर्विसेज नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी एंटर्स इनटू कोलैबोरेशन एग्रीमेंट 30/4/2024 को विद इंडियन कंपनी विद रिसीप्ट ऑफ 8% डिबेंचर्स। सर क्या बात चल रहा है देखना, साइन लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी, इसने इंडियन कोलैबोरेशन में किया, टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं, इसके बदले सर 20 लाख के डिबेंचर्स इशू किए गए। सर यही वो पॉइंट है जिसके लिए मैं आपको पॉइंट कर रहा था कि यहाँ पे जो आप टेक्निकल सर्विस के बदले डिबेंचर्स इशू कर रहे हो ना, ये तो आपका 115A में जाएगा ही जाएगा रॉयल्टी एफटीएस में। लेकिन सर, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इस जो ये जो डिबेंचर्स है ना, इस पे जो इंटरेस्ट है ये 20% से नहीं जाता, ये 35% जाता है। क्यों 35%? बिकॉज सर इसके लिए फॉरेन करेंसी में पैसा इंडिया में आया ही नहीं ना, फॉरेन करेंसी में इंडिया में पैसा आया ही नहीं, फॉरेन करेंसी में आता तो हम फिर भी टैक्सेबल करवाते हैं, तो फॉरेन करेंसी आई ही नहीं, इसलिए सर इसको 35% टैक्सेबल करवाते हैं। आंसर ये नहीं पूछ रहा वैसे आपसे, आंसर ये पूछता है कि जो 20 लाख की इनकम है सर उसको टेक्निकल सर्विसेज मानेंगे, इसको और जो इंटरेस्ट का पेमेंट है उसको आप इंटरेस्ट पेमेंट बोल के इंडियन इनकम मानोगे ही मानोगे। क्वेश्चन नंबर 66, सर मैं 10 बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको, सिंगटेल लिमिटेड वाला। मुझे लगता था, मैं पता एक पॉइंट पे आके ना सोचा था क्यों करवा रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुनना, आई वॉज अबाउट टू लीव दिस क्वेश्चन वाइल डिसाइडिंग सुपर हंड्रेड, जब सुपर हंड्रेड सोच रहा था ना बनाने का, आई वॉज अबाउट टू लीव दिस क्वेश्चन एंड आईसीआई ने एमटीपी में पूछ लिया तुमसे, जो कल एमटीपी आया ना 8 तारीख को, 8 तो परसों एमटीपी आया आईसीआई का, डीटी का एमटीपी सेकेंड मई 25 के लिए, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया उसने 6 नंबर का, सेम यही क्वेश्चन, फिगर्स तक सेम रखे हैं उसने, चेंज तक नहीं किए, नाम बदल दिया लेकिन। तो देखो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जितने टॉपिक एनआर टैक्सेशन में करवा रहा हूँ ना, दे आर इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है चैप्टर बड़ा है, वैसे ही सिलेक्टिवली चीजें हमने की है, कुछ चीजें छोटी छोटी छोड़ी है, लेकिन ट्राई किया कि जो पढ़ा है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली ढंग से पढ़ा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। Singtel Limited is a company incorporated in Singapore. 55% are shares of held by Godavari, an Indian company. Singtel has presence in India. Following details are as below. सर एक गोदावरी लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी है, 55% शेयर होल्ड करती है ये किसमें, सिंगटेल में। सिंगटेल एम्प्लाई सिंगापुर। सर सिंगटेल का बैलेंस शीट दे रखी है, सर सिंगटेल की बैलेंस शीट में इंडिया में भी एसेट्स हैं और सिंगापुर में भी एसेट्स हैं। सर अगर इंडिया में एसेट्स हैं तो इंडिया का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में तो सीधे उसकी ब्रांच भी होगी फिर, नहीं सर, एसेट इंडिया में होना डज नॉट एम्प्लाई ब्रांच इंडिया में होना, एसेट इंडिया में डज नॉट एम्प्लाई कि उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है। इंपॉर्टेंट, गॉट दिस। सर इसके लिए अपने को एबीओआई टेस्ट देखना पड़ेगा, एबीओआई टेस्ट, हाँ सर एबीओआई टेस्ट देखना पड़ता है। पैसिव इनकम अप टू 50% देखना पड़ता है सबसे पहले, सर लाइन से देखते हैं। फिक्स एसेट कितना है, डेप्रिशिएबल वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू 120 इंडिया में 80,
सिंगापुर में। इंटेंजिबल 50 और 200, अदर एसेट्स 40 और 120। सर कुल मिला के टोटल एसेट्स निकालूं तो इंडिया में एसेट्स है कितने, 210 के, और सिंगापुर में टोटल एसेट्स कितने हैं सर, 400 के। कुल मिला के 610 के टोटल एसेट्स में से 210 के इंडिया में है सर, लेस देन 50% ही तो है ना इंडिया में, यानी सर एसेट्स वाला टेस्ट तो मीट करती है ये सिंगटेल, एसेट्स इंडिया के बाहर ही है। तो उस क्वेश्चन आंसर में साथ करते चलो ना, अगर नहीं किए आज तक फिर एक मौका है साथ में करने का, पहले कर लिए है मुबारक। एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चाहिए ना साथ में कर लो, लिटरली साथ में कर लो, बहुत फायदा होता है। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशंस, सर क्या कहता है, 25 करोड़ की इनकम इंडिया से कमाई, 50 करोड़ की सिंगापुर में कमाई। इस 25 करोड़ और 50 करोड़ में ये तीन ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड है सर, किसी काम के नहीं फिलहाल अभी हमारे ये। प्लस उसके अलावा कहता है इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम कितने की है सर, 20 करोड़ और 15 करोड़। सर टोटल इनकम निकालते कितनी होती है, 75 75 90 110 सर, 110 की टोटल इनकम है। सर इसमें से पैसिव इनकम पकड़नी पड़ती है, पैसिव इनकम अप टू 50% अलाउड होती है, अप टू 50%। सर इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम तो पैसिव होती ही होती है। सर हमने पढ़ा हुआ है कि उसके अलावा सर एसोसिएट से खरीद के एसोसिएट को बेचना भी पैसिव इनकम होती है, एसोसिएट से खरीद के एसोसिएट को बेचना इज आल्सो पैसिव इनकम। सर कहता है अबव ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करता है एसोसिएट से खरीद के सेल अनरिलेटेड पार्टी को, सर दिस इज नॉट पैसिव। सर एसोसिएट से खरीद के अनरिलेटेड से परचेज करना सर ना, इट इज आल्सो नॉट पैसिव। सर एसोसिएट से खरीद के एसोसिएट को ही बेचना, दिस इज पैसिव। तो सर ये जिसको हाईलाइट करो ना इसको एक बार टोटल करो, इनको अगर मैं टोटल करता हूँ ना तो कितना आता है, 35 40 50 50। सर अपना अभी भी 50% से कम है, अभी 50% से कम है, अपनी जो पैसिव इनकम है ना 50% से कम है, यानी सर पैसिव इनकम वाला क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सर 70 एम्प्लॉइज इंडिया के, 90 एम्प्लॉइज सिंगापुर के, कुल मिला के 160 एम्प्लॉइज में 70 इंडिया के, सर लेस देन 50% एम्प्लॉय वाला क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। पेरोल एक्सपेंडिचर सर इंडिया में 8, इंडिया के बाहर कितने, 12, 12 करोड़ का। सर 20 में से 8 करोड़ इंडिया में है, सर कहना है ऐसे कि पेरोल वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है, सर पेरोल वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस इफ 8 बोर्ड मीटिंग में से 3 इंडिया में है, सर ग्रेटर देन 50% ऑफ द बोर्ड मीटिंग इंडिया के आउटसाइड हुई है, आउटसाइड इंडिया हुई है। कहना है सिंपली से कि एबीआई टेस्ट भी मीट कर रहा है प्लस बोर्ड मीटिंग वाला टेस्ट भी मीट कर रहा है, तो अपने जो सिंगटेल है, सिंगटेल का जो पोयम है वो इंडिया के आउटसाइड है, पोयम टेल बी आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाइलिंग। A notified FII derived the following income in the financial year 24-25. Interest received from rupee denominated bond, आरडीबी से मिला इंटरेस्ट। सर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एग्रीमेंट हो गया था। सर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कभी भी आरडीबी अगर 2030 या 2023 के पहले का एग्रीमेंट है तो उसमें 5% टैक्स रेट रहता है, इसमें सीधे 5% टैक्स रेट लगा दूं मैं, टोटल इनकम तो आप लोग खुद भी निकाल लोगे, मैं टैक्स रेट बता दे रहा हूँ आपको। डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज, सर एक एफआईआई को कोई भी इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम होती है सर, अभी पढ़ा 20% टैक्स रेट होता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सर एफआईआई को कोई भी इंटरेस्ट इनकम भी होती है तो भी 20% टैक्स रेट होता है। सर कोई खर्चा अलाउ होता भी नहीं है तो 20% ले लेंगे ना बाबा, ले लेंगे। सर बॉन्ड ऑफ जे लिमिटेड, सर बॉन्ड कौन से 2017 में खरीदे 2024 में बेचा, सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सर एफआईआई के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 112 में 10% टैक्स रेट रहती है, एफआईआई के लिए सर कोई और सेक्शन नहीं लगता, सिर्फ 112 लगता है, सॉरी 115 80 लगता है, इसमें सर 10% कहता है, लगा देंगे। 47 माइनस 32 15 लाख पे 10%। लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ ई लिमिटेड, सर परचेज किया आपने मई 2024 में, सेल किया फरवरी 2025 में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा, 111A वाला। सर टैक्स रेट कितना होगा, सर डेट ऑफ सेल पकड़ो, डेट ऑफ सेल कौन सी है सर, फेब में, यानी बजट के बाद, यानी सर 20% टैक्स रेट हो जाएगा। 12,40,000 माइनस 7,80,000, 4,60,000 पे सर कितना टैक्स रेट आएगा, 20% आ जाएगा यहाँ पे। ऑल्सो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स कह रहा है सर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स नॉर्मली सर 30% से टैक्सेबल होते हैं, अगर शॉर्ट टर्म है। सर जुलाई में खरीद के मार्च में बेच दिया, शॉर्ट टर्म में 30% टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, 840 माइनस 372 इंटू 30%, सर 140412। तो जैसे आप इन सबको टोटल करोगे ना और इस पे 4% का एजुकेशन सेस लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सर किसी ने मुझसे सवाल पूछा, किसी ने सवाल पूछा सर एफआईआई के लिए सरचार्ज रेट कौन सी होती है, एफआईआई के लिए सरचार्ज रेट कौन सी होती है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी होती है सरचार्ज रेट, फिर मैं आपको करेक्ट करता हूँ। कमेंट करके बताओ सरचार्ज रेट कौन सी होती है।
सर इनडायरेक्ट ट्रांसफर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो इधर, मेरे को कमेंट में बताइए आंसर, कमेंट में चाहिए आंसर कि एफआईआई के लिए सरचार्ज रेट कौन सी होती है। XYZ company, a Indian company is engaged in business of manufacturing and packaging of material having its manufacturing facility in India. XYZ एक कंपनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में लोकेटेड है। देखते हैं XYZ। ठीक है, XYZ इज होनली ऑन सब्सिडी ऑफ फ्लिक्स। सर इसके 100% शेयर्स किसके पास है? फ्लिक्स के पास है। कंट्री एम में, कंट्री एम में, लाइक फॉरेन कंपनी रेट्स, श्रीनिवास राव सेज लाइक फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी श्रीनिवास लिखते हैं। बताओ बताओ, सबको बताओ, सबको बताओ। 2.7%। ठीक है श्रीनिवास, नोटेड योर आंसर। बाकी लोग बताओ ना, जब तक वेट करो बताता हूँ, सब आखिरी में बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस आना चाहिए। फ्लिक्स में कंट्री एम में 100% होल्ड करती है। जेम्स और एंजेलो सिटीजन ऑफ कंट्री एन होल्ड करते हैं 50-50%। सर इस फ्लिक्स में दो होल्डर्स है, एक है जेम्स और एक है एंजेलो। 50% ये होल्ड करता है, 50% ये होल्ड करता है। क्वेश्चन कहता है 100 करोड़ में इसने खरीदा था, 100 करोड़ में इसने खरीदा था। ठीक है, इन्वेस्टेड 100 करोड़। ठीक है, ऑन 1 जून सर, 1 जून 2024 को एंजेलो और जेम्स ने सोचा कि सर ये सारे के सारे शेयर्स ईशान को बेच दिए जाएं। सर 350 करोड़ ईच में। सर ये 100 करोड़ के शेयर्स सर ईशान को बेच दिए गए 350 करोड़ में। सर इंडिया के बाहर किसी कंपनी का सेल हो रहा है, इंडिया के बाहर की कंपनी बिक रही है, इंडिया के बाहर की कंपनी जलील हो रही है, बिक रही है। सर इंडिया में टैक्स लगेगा। सर अगर ये कंपनी सब्सटेंशियल वैल्यू इंडिया से डिराइव करती है तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा। अगर ये वैल्यू कंपनी सब्सटेंशियल वैल्यू इंडियन एसेट से डिराइव कर रही है तो इस पे इंडिया में टैक्स लग जाएगा। सर इंडिया में टैक्स लगाना चाहिए कायदे से। देखते हैं, देखते हैं वैल्यू डिराइव कर रही है कि नहीं, पता चल जाएगा अपने को। अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को खत्म होता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। सर अपने लिए एक तो बैलेंस शीट डेट इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट, लास्ट बैलेंस शीट डेट ये इंपॉर्टेंट है। एक अपने लिए सर डेट ऑफ ट्रांसफर इंपॉर्टेंट होती है। सर उसके बाद की बैलेंस शीट डेट तो हमारे किसी काम की नहीं, काट सकते हैं इसमें। सर जो बैलेंस शीट डेट है और ट्रांसफर की डेट है, सर इस दिन में अपने को देखना पड़ता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स में कितना इंक्रीज हो गया। तो यहाँ वाली बैलेंस शीट की डेट है, उससे लेके ट्रांसफर की डेट में कितना चेंज हुआ। सर 1000 के एसेट से 1000 करोड़ के अब 1300 करोड़ के हो गए। सर यानी क्या 15% ज्यादा इंक्रीज हो गया है क्या? क्या 15% ज्यादा एसेट बढ़ चुके हैं क्या? राइट आंसर यस सर, बढ़ चुके हैं। एसेट्स 15% ज्यादा बढ़ चुके हैं। यानी सर अपने लिए ये डेट भी रेलेवेंट नहीं, अपने लिए पूरी की पूरी डेट ये वाली काम की है। डेट ऑफ ट्रांसफर को अपने को वैल्यूएशन डेट पकड़ना पड़ेगा। वैल्यूएशन डेट इज डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर। सर वैल्यूएशन डेट पे अपने को क्या करना पड़ता है? एफएमवी ऑफ इंडियन एसेट्स अपॉन एफएमवी ऑफ टोटल एसेट्स। दोनों में से लायबिलिटीज माइनस नहीं करनी होती अपने को। एफएमवी ऑफ इंडियन एसेट्स सॉरी, एफएमवी ऑफ इंडियन एसेट्स कितना है? एफएमवी ऑफ इंडियन एसेट्स 600 करोड़ का है। एफएमवी ऑफ टोटल एसेट्स कितना है? 1100 करोड़ का। सर कुल मिला के सर कितना हो जाता है? 600 डिवाइडेड बाय 1100, 54.54%। 54.54% होल्ड करती है। यानी कहना है सिंपली से कि मेरे पास जितने एसेट्स है उसका 54% तो इंडियन एसेट्स हैं। तो ये जो फ्लिक्स लिमिटेड है इंडिया में सब्सटेंशियल वैसे इंडिया से सब्सटेंशियल वैल्यू डिराइव करती है। यानी सर इसके ट्रांसफर पे जो कैपिटल गेन होगा इंडिया में टैक्सेबल होगा। यानी सर एंजेलो और जेम्स के हाथ में जो 350 की सेल्स प्राइस है, 100 का कॉस्ट है, जो 250 का कैपिटल गेन है, इसका 54% इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए। इसका 54% आइडियली इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए। एंड सर दैट शुड बी द आंसर। इसका 54% निकालोगे ना, दैट शुड बी योर आंसर। बट आईसीआई है ये आईसीआई है। इसने बस इतना बोला कि जो कैपिटल गेन है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। अब कितना कैपिटल गेन होगा निकाला ही नहीं, निकाला ही नहीं। चलो परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट बात अपने को समझ में आ गई। सर एक जो एफआईआई होता है ना, एफआईआई का इनकॉर्पोरेशन स्टेटस एक एओपी के फॉर्म में होता है। एओपी के फॉर्म में होता है। सर एओपी, एओपी हाउ? एक फॉरेन कंपनी नहीं होते जो एफआईआई होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द एफआईआईज एओपी के फॉर्म में रजिस्टर्ड होते हैं। इसलिए उनके ऊपर स्लैब रेट ना 37% वाली लग जाती है कई बार। इसलिए आप देखोगे ना, एक पॉइंट मिलेगा कि एफआईआई के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज रेट ना 15% ही होता है। क्योंकि सर सिक्योरिटीज पे वैसे ही आपको 15% ही मिलता है सरचार्ज। 111 ए 112 इन सब पे मैक्सिमम 15% ही है एओपी के लिए भी। इसलिए
अपने लिए मैं सरचार्ज रेट वाइज जो इंडिविजुअल वाला है ना वो वाला लग जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 69, मिस्टर रॉबर्ट, a non-resident age 38 operates a ship of carriage goods passengers livestock दुबई से लेके मुंबई से लेके चेन्नई, दुबई से लेके मुंबई से लेके चेन्नई सब जगह जाएगा अपना ये। देखो अब सर है क्या, एक शिप काम करता है, शिप जहां आपकी आंखों के सामने आए तो आपको 44 भी चमकना चाहिए। आपके अटेम्प्ट में हो सकता है 44 बीबीसी दिखे, हो सकता है हो सकता है आपके लिए क्रूज शिपिंग वाला पॉइंट पूछ ले, लेकिन जो भी दिखे आपको चमकना चाहिए सब कुछ, ठीक है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन चमकना चाहिए। रिसीव्ड 200 लाख रुपए इन इंडिया ऑन ओकेशन ऑफ कैरियज ऑफ लाइफ स्टॉक फ्रॉम मुंबई टू लंदन। सर मुंबई से लंदन ले जाने के लिए पैसा मिला, तो इंडिया की शिप के लिए कहीं पे पैसा मिले लेना ही पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। रिसीव्ड 50 लाख रुपीज इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ कैरियज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम दुबई टू कोलंबो। सर दुबई से कोलंबो जा रहा है ना, सामान इंडिया आया ना, इंडिया से लेना देना था, लेकिन पैसे इंडिया में मिल गए ना, कह रहा है रिसीव्ड 50 लाख इन इंडिया, अगर पैसे इंडिया में मिल गए ना तो भाई साहब लेना पड़ जाएगा तुम्हें। रिसीव्ड इन इंडिया है ना, टैक्सेबल करो इंडिया में। रिसीव्ड 65 लाख इन दुबई ऑन अकाउंट ऑफ चेन्नई टू दुबई। सर चेन्नई से लेके दुबई गई, अपने चेन्नई इल्ले से सीधे गई दुबई। अगर इंडिया की शिप कहीं पे पैसा रिसीव करे, इंडिया इनकम मानेंगे ही मानेंगे ना, 65 लाख ले लेंगे। सर 195 लाख के खर्चे इनकर किए, सर काम किए क्या? ना जी सर नहीं काम किए। सर प्लस ये एक रॉबर्ट लॉटरी में भी पार्टिसिपेट करता है, लॉटरी में, ओके 25 लाख लॉटरी लेते हैं। सर 200 प्लस 65 315 लाख का 7.5% मुझे इनकम माननी पड़ेगी। सर 23.625 लाख की मेरी इनकम बनेगी और 25 लाख रुपए की मेरी तो अपनी लॉटरी की है ही है। इस पे सर स्लैब रेट लगा दूंगा मैं और इस पे 30% लगा दूंगा। स्लैब रेट में उसने कुछ बोला नहीं तो क्या करूंगा, शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है तो अपना नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से लेकर 10 लाख वो स्लैब रेट लग जाएगी। आंसर देखो 315 23 25 लाख की इनकम, लॉटरी पे सीधे सीधे 7.5 लाख का टैक्स लगा दिया और बाकी इनकम पे हमने स्लैब रेट से निकाला 4% का एजुकेशन सेस जो किया। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कोई ऐसा दम नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा है, वायोनी लिमिटेड, बायोनी लिमिटेड मैं करवा रहा हूँ, ट्रिक्स वाला अगला वाला आप कर लोगे, ये क्वेश्चन कर लोगे ना बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आपका कंसेप्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखना, वायोनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान, देखो ये इंडिया है और ये जापान है, जापान वैसे यहाँ आता है, चलो लेकिन अभी के लिए यहाँ पे जापान, वायोनी engaged in development of infra and providing consultancy in the same field. During the year, its shareholder met in India 3 times. सर इनकी shareholder meets ना 3 बार हुई है, सर 3 बार shareholder meeting हुई है। क्या काम की होती है क्या shareholder meeting? सर board meeting काम की होती है अपने। The first 2 meetings were held to discuss the modification of rights attached to the shareholders and third meeting was to discuss about the sale of the company assets, provided additional information. सर कुछ भी बोला, इंडियन assets नहीं बताया। मान लेंगे इंडिया के बाहर है कंपनी, शेयरहोल्डर्स की मीटिंग तो वैसे भी हमारे लिए रेलेवेंट होती ही नहीं ना। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय मियामी अ जापान बेस्ड कंपनी 54,000 का है। सर कितना है? देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मियामी एक कंपनी है, मियानी, सर मियानी से डिविडेंड मिला वायोनी को, देखना सुनना बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मियानी से मिला डिविडेंड वायोनी को। अब मियानी क्या है ना, इसके पास 70% एसेट्स तो इंडियन एसेट्स हैं। एक फॉरेन कंपनी जिसके पास 70% इंडियन इंडियन एसेट्स हैं, अगर वो फॉरेन कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो क्या इंडिया में टैक्सेबल होता है वो? राइट आंसर इज मैंने बताया था नहीं होता। अगर फॉरेन कंपनी कभी भी डिविडेंड बांटती है ना, तो भले वो सब्सटेंशियल वैल्यू डिराइव कर ले इंडिया से, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा डिविडेंड, तो इट इज नॉट टैक्सेबल। ओह वाओ सर, नॉट टैक्सेबल। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिली, ठीक है, 454। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूटिलाइज टेक्निकल सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ नेपाल। सर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेक्निकल सर्विसेज मिल रही है सर, इट इज इररिलेवेंट कि इंडिया में यूज हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, इट इज ऑलवेज इंडियन इनकम, इसको ऑलवेज इंडियन इनकम बनाएंगे। और सर क्योंकि फॉरेन कंपनी तो 20% टैक्सेबल करवाना पड़ेगा, टोटल इनकम ही निकाली ना अपने को, अपने को तो वो देना ही नहीं है तो टैक्स रेट हटाओ। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ओ, सर आईएफएससी लोग आईएफएससी में लोकेटेड है। सर ओ से आपको पैसा मिला और इंटरेस्ट, ओ से आपको इंटरेस्ट मिला, एक फॉरेन कंपनी को ओ से इंटरेस्ट मिला और ओ कहां पे बैठा हुआ है सर? आईएफएससी बैठा हुआ है। सर एग्जेम्पशन 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 सर 1/9/2019 के बाद अगर आईएफएससी का कोई पर्सन पेमेंट करता है इंटरेस्ट का, इट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, सामने वाले के हाथ में उसको एग्जेम्प्ट करवा देंगे। उसके अलावा 26/6/2024 को, यानी सर बजट से पहले
वायोनी सोल्ड 5000 शेयर्स हेल्ड बाय इट इन द इंडियन कंपनी 89 सर 89 रुपीज में सेल किया हुआ है। दीज शेयर्स वर ब्रॉट बाय वायोनी ऑन 2011 सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर कॉस्ट 64 सर उसके अलावा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा है फेयर मार्केट वैल्यू 70 सर कॉस्ट 64 फेयर मार्केट वैल्यू 70 कुल मिला के सर एक्चुअल कॉस्ट 70 बन जाएगी 19 रुपीज का शेयर्स पे गेन होगा 5000 शेयर्स पे गेन होगा 19 शेयर से 5000 का गेन हो रहा है कुल मिला के सर 95,000 का गेन हो रहा है सर ये गेन इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा आंसर देखोगे 554 95,000 कुल मिला के इतनी इनकम बनेगी बायोनिक की अच्छा है आईएफएससी वाला पॉइंट भी टेस्ट कर लिया इसने फॉरेन कंपनी का इंटरेस्ट भी टेस्ट कर लिया ये ट्रैक्स वाला आप एक बार होमवर्क में करो क्वेश्चन को ये आराम से कर सकते हो इसमें इतना कुछ है नहीं चलो कर ही लेते हैं यार क्या होमवर्क देना था इंटरेस्ट डिवेंचर्स मिला अच्छा हाँ ये अच्छा पॉइंट है ये भी देख लो बहुत अच्छा पॉइंट है ये ट्रेक्स एक कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड कंट्री उसके फॉलोइंग ऑपरेशंस हैं ठीक है कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ द लायबिलिटी कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ ट्रेक्स ठीक है इंटरेस्ट 285 का डिवेंचर्स पे एंड अर्नड ऑन डिवेंचर्स ऑफ 3 लाख रुपए इशूड इन कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल सर्विसेज सर एक फॉरेन कंपनी ने इंडिया में टेक्निकल सर्विसेज दी उसके बदले इंडियन एंटिटी ने पैसे नहीं दिए डिवेंचर्स दे दिए तो जो डिवेंचर्स हैं सर क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो 30 लाख के डिवेंचर्स हैं इस पर 20% तो टैक्सेबिलिटी आएगी आएगी क्योंकि इट इज एज गुड एज प्रोफेशनल पेमेंट और जो इंटरेस्ट है 285 का सर इस पे कितना टैक्स रेट है सर क्या इससे 20% लगाऊं सर नहीं लगा सकता 20% क्यों नहीं लगा सकता क्योंकि पैसा फॉरेन करेंसी में इंडिया में नहीं आया है इस पे 35% लगेगा दिस इज द थिंग जो रिपीटेटिवली बार बार ऐसे ही पूछता है इसके अलावा डिविडेंड ऑफ 6,50,000 जीडीआर मिला सा 10% होता है जीडीआर हमेशा जीडीआर पे 10% होता है डिविडेंड 15 लाख रुपए इंडियन कंपनी से मिला 20% ज्यादा डिविडेंड इनकम बाय द वे रॉयल्टी सर रॉयल्टी से इनकम मिल रही है अपने को रॉयल्टी से इनकम सर समझो रॉयल्टी की इनकम कितनी टैक्सेबल होती है सर 1256470 सर इतनी इनकम मिल रही है रॉयल्टी से सर कह रहा है नेट ऑफ टीडीएस यानी सर क्या मैं बोल सकता हूँ 79.8% के बराबर है हाँ सर इतनी इनकम है हमारी इतनी इनकम है तो सर इसमें टैक्स रेट इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा उस पर टीडीएस निकलेगा ना टैक्स निकलेगा ना तो टैक्स है कितना डिवाइड करके ग्रॉसअप कर दिया उसका 20% निकाल दिया बिजनेस इनकम है सर बिजनेस इनकम पे 35% टैक्स रेट रहता है यस सर रहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है बहुत ही अच्छा पॉइंट है सर कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,32,000 और ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स सर अगर कभी फॉरेन कंपनी अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करती है ना 112 ए में एक स्पेशल सॉल्यूशन 112 में स्पेशल टैक्स रेट हुआ करता था इसमें अगर आपको याद हो 112 ए में एक पॉइंट होता था कि अगर फॉरेन कंपनी अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है अगर वो बजट से पहले अगर वो ट्रांसफर करती है तो एक उसके पास ऑप्शन रहता कि 10% विदाउट इंडेक्सेशन भर दे सॉरी 10% विदाउट इंडेक्सेशन ही भरने का चॉइस रहता था उसमें 10% विदाउट इंडेक्सेशन भरने का 10% विदाउट इंडेक्सेशन भरना पड़ता बाद में इसको बढ़ा के सर 12.5% कर दिया गया तो क्या कह रहा है लॉन्ग टर्म एक लाइक सॉरी कितना 1,32,000 अनलिस्टेड शेयर्स पे गेन हो रहा है इंडियन कंपनी पे विद इंडेक्सेशन सर इंडेक्सेशन बेनिफिट हमारे काम का ही नहीं है सर विदाउट इंडेक्सेशन करेंगे 232 है तो 232 का गेन पे सर 10% लगेगा ना बजट से पहले बेच रहे हो 10% लगेगा तो इतना कैपिटल गेन आ जाएगा आप सर ऐसे फिगर्स को कैलकुलेट करके एक बार आंसर निकालोगे ना आपका प्रॉपर मैच करेगा आंसर बिल्कुल प्रॉपर मैच करेगा टैक्स लायबिलिटी में सर क्योंकि कर रखा है इसलिए मैच करना ही चाहिए गलती नहीं की है इसलिए मैच होना चाहिए इसी के साथ हमारा एनआर टैक्सेशन वाला पोर्शन खत्म हो जाता है किसी को कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक पूछो अगर नहीं तो मुझे बताओ आफ्टर 5 मिनट 7 मिनट्स ब्रेक हम ट्रांसफर प्राइसिंग चालू करें इट इज 12:18 12:30 पे हम ट्रांसफर प्राइसिंग चालू करेंगे आज क्योंकि लंबा चलना है अपने को तो वी मस्ट बी अवेयर कि थोड़ा सा मुझे भी गला बचा के चलना है आप 12 मिनट ब्रेक लो ठीक उसके बाद हम ट्रांसफर प्राइसिंग चालू करेंगे कोई सवाल है संशय है जरूर पूछो अदरवाइज वी हैव अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे
सो वेलकम बैक। आ गए क्या सभी? हाँ सर, हम कहीं गए ही नहीं थे, यहीं पे बैठ के जो कर रहे थे। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग पे। सर कैन आई गेट दिस पीडीएफ प्लीज शेयर इफ पॉसिबल। मैं करता हूँ थोड़ी देर में, एक बार टीम से बात करूँ। आई एम पर ऑनेस्टली नॉट अलाउड टू शेयर दिस राइट नाउ, बट एक बार टीम अप्रूव कर दे, सर अप्रूव कर दे तो मैं शेयर कर दूंगा इसको। चलो नेक्स्ट। चलो परफेक्ट है। आ जाओ ट्रांसफर प्राइसिंग पे। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आता है ना इसमें, और छोटी सी भी आप गलती कर दो नंबर नहीं मिलते इसमें। आप सोचो कि आपने आर्म्स लेंथ प्राइस सही निकाली है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तो ऐसे ही नंबर नॉर्मली ट्रांसफर प्राइसिंग में काट देता है। और क्वेश्चन कभी कभी टेक्निकल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग अपने को ढंग से करना है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों चाहिए? देखो अपने को पता है अच्छे से कि हाई टैक्स पेइंग कंट्री से प्रॉफिट शिफ्ट कर लेते हैं लोग बिकॉज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, तो उसको कंट्रोल करना है। आप किस प्राइस पे सेल कर रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आप अपनी सेल्स कम कर सकते हो, प्रॉफिट कम कर सकते हो, टैक्स कम कर सकते हो, या परचेजेस महंगी कर सकते हो, प्रॉफिट कम कर सकते हो, टैक्स कम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन 92 क्या बोलते हैं? कभी भी अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करोगे या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करोगे, किससे, अपने किसी रिश्तेदार से करने वाले हो तो उसको आर्म्स लेंथ प्राइस पे करने वाले हो, फेयर मार्केट प्राइस पे, करेक्ट मार्केट प्राइस पे करने वाले हो। सर अब बात आती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कौन सा होता है। सेक्शन 92 बताता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कौन सा होता है। कहता है सर ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि दो रिश्तेदारों के बीच में हो रहा हो। दो रिश्तेदार, रिश्तेदार यानी एसोसिएट इंटरप्राइजेस, दो रिश्तेदारों के बीच में हो रहा हो, जिसमें से कोई भी, एनी ऑफ देम कैन बी नॉन रेसिडेंट। कह रहा है एनी ऑफ द पार्टी या एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टी शुड बी नॉन रेसिडेंट, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी नॉन रेसिडेंट। अगर राहुल और रेचल में ट्रांजैक्शन हो रहा है, राहुल इंडिया का, रेचल यूएसए की, एनी ऑफ देम इज नॉन रेसिडेंट ना, तो अपने बीच में क्या आ जाएगा, आर्म्स लेंथ प्राइस के प्रोविजन लग जाएंगे। सर इज इट पॉसिबल क्या कि दोनों नॉन रेसिडेंट हो? इज इट पॉसिबल क्या कि दोनों नॉन रेसिडेंट हो? यस इट इज पॉसिबल सर। व्हेन इट इज पॉसिबल सर, अगर उसके ऊपर इनकम टैक्स के लॉज लग रहे हो। फॉर एग्जांपल अपना जो केस लॉ था सर, हचसन एसआर वाला। सर यहाँ सीजीबी मॉरिशियस थी, यहाँ पे क्या था, वोडाफोन, और यहाँ पे था अपना एसटीआईएल। सर हो सकता है ना कि दोनों नॉन रेसिडेंट हो, सर यहाँ पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। अगर इस ट्रांजैक्शन पे अगर इनकम टैक्स के प्रोविजन लग रहे हैं ना, तो इस पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। बट इट सर, यस सर, समझ में आ गया। सर तो मैंने क्या बोला, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी नॉन रेसिडेंट। सर कोई भी ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड, सेल परचेज लीज प्रोविजनिंग, जो भी सर इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, इन सब पे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लग सकते हैं। सर एक बात आती है डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो ठीक है, समझ में आ गया। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है, मतलब समझना। सर मैं और राहुल रेचल, सर राहुल रेचल पूरे चैप्टर के लिए राहुल रेचल एसोसिएट होते हैं। सर मैं रेचल के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करके मैं रॉस के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, रॉस के साथ। लेकिन सर रॉस के साथ ना रेचल ने पहले से एग्रीमेंट कर रखा है। मैं किसी अनरिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, लेकिन सर मेरे रिलेटेड पार्टी ने पहले से ही उसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है एंड टर्म्स डिटरमाइन कर रखी हैं। उस केस में क्या बोला जाता है, इसको इसको सर इसको क्या बोला जाता है, एक डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कह दिया जाता है, और इस पे भी आर्म्स लेंथ प्राइस के प्रोविजन लग जाते हैं। अब सर बात आती है सेक्शन 92A। सेक्शन 91 92A इज इंपॉर्टेंट। सर क्या बोलता है, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एसोसिएटेड इंटरप्राइज है कि नहीं सामने वाला। इसके लिए सर कुछ कंडीशंस है। हर क्वेश्चन में आपसे पहले तो ये पूछेगा एसोसिएट डिटरमाइन करो, फिर आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करने के लिए बोलेगा, उसके बाद सर आपसे कैलकुलेशन करके आखिरी में सॉल्यूशन पूछेगा आपसे। पहला स्टेप यही होगा, आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन कैसे करते हैं। सर सबसे पहले तो कहता है 11 कंडीशन दे रखी, 11 में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है, आर्म्स लेंथ प्राइस मान ली जाएगी। वो सबसे आर्म्स लेंथ प्राइस बोल रहा हूँ सर, एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लिया जाएगा। सबसे पहले कहता है कि अगर कोई भी इंटरप्राइज 26% वोटिंग पावर होल्ड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर मेरे पास रेचल प्राइवेट लिमिटेड के, यूएसए के 26% ज्यादा वोटिंग पावर्स है, इट इज माई एसोसिएट। या रेचल के पास मेरे हैं तो भी एसोसिएट हो जाएंगे। सर डायरेक्टली अगर 33% होल्ड करता हूं तो भी एसोसिएट बन जाता है। सर डायरेक्टली नहीं सर, ए ने बी में 33% होल्ड किया और बी ने सी में 90% होल्ड किया। सर अगर इनडायरेक्टली चेक करते हो तो ग्रेटर देन 26% वोटिंग पावर्स तो है, तो सर कहना है सिंपली से कि एसोसिएट बन जाएगा। एसोसिएट बन जाएगा, इनडायरेक्टली एसोसिएट बनेगा, लेकिन बन जाएगा। दूसरा कहता है सर अगर कोई पर्सन किसी एंटरप्राइज में 26% ज्यादा होल्ड करता है और वही पर्सन किसी दूसरी एंटरप्राइज में 26% ज्यादा होल्ड करता है, आपस में दोनों एसोसिएट बनते हैं। उदय कोटक सर, कोटक बैंक में और कोटक सिक्योरिटीज में, दोनों में सर 30% ज्यादा होल्ड करता है, दोनों आपस में एसोसिएट बन जाते हैं। ठीक है सर, ये बात भी सही है। फिर तीसरा कहता है सर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल एंड अदर बाय द रिलेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल जॉइंटली और इंडिविजुअली। सर क्या कहता है, फॉर एग्जांपल मैं हूं मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी रिलायंस को कंट्रोल करता है, यस सर करता है।
सेकंड चीज, सर मुकेश अंबानी का भाई जो है ना, छोटा भाई वो कौन? अपना मोटा भाई अनिल अंबानी, वो रिलायंस पावर को कंट्रोल करता है। मेरा अगर रिलेटिव किसी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है और मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता हूँ ना, आपस में दोनों एसोसिएट बन जाएंगे। सर इंपॉर्टेंट क्या, वन एंटरप्राइज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल एंड अदर बाय रिलेटिव्स ऑफ सच इंडिविजुअल। सर कंट्रोल मतलब यहाँ पे 26% वोटिंग पावर से है। मुकेश अंबानी 74% रिलायंस का होल्ड करते हैं, अनिल अंबानी 60% रिलायंस पावर का होल्ड करते हैं, क्योंकि दोनों भाई आपस में भाई भाई हैं, तो ये दोनों आपस में एसोसिएट बन जाएगी। सर पॉइंट नंबर 4, वन बाय एचयूएफ एंड अदर बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ, रिलेटिव ऑफ मेंबर। सर कहता है अगर कोई एचयूएफ किसी ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड कर रहा है, फॉर एग्जांपल एचयूएफ है राहुल एचयूएफ या मुकेश एचयूएफ। मुकेश एचयूएफ कंट्रोल कर रहा है किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज को। और यहाँ पे एक मुकेश अंबानी है जो रिलायंस जियो कंट्रोल कर रहे हैं। तो सर रिलायंस और जियो आपस में एसोसिएट बन जाएगा अगर एक इंडिविजुअल किसी को कंट्रोल, एक एचयूएफ किसी को कंट्रोल कर रहा है एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ दैट एचयूएफ, तो आपस में वो भी एसोसिएट बन जाती है, दोनों एंटिटीज एसोसिएट बन जाएंगी। थर्ड तक क्लियर है। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, बारीकी पे जाना है इसमें। पॉइंट क्या था? इफ एनी पर्सन या कोई इंटरप्राइज के पास अपॉइंटमेंट करने की पावर है, कितना? आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो भी आधे से ज्यादा। अगर 12 है तो 6 से ज्यादा, 6 नहीं 6 से ज्यादा, 10 है तो 5 से ज्यादा, 5 नहीं, आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हो, एट एक या उससे ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हो। यहाँ ग्रेटर देन है और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अपॉइंट करने का अगर पावर है दूसरे इंटरप्राइज का, तो आपस में एसोसिएट बन जाएंगे। ये इंडिविजुअल सामने वाले एसोसिएट के लिए, सामने वाले इंटरप्राइज के लिए एसोसिएट बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ये क्वेश्चन ये तो न जाने 100 बार, 10 बार, 1000 बार, जितनी बार पूछता है हर बार ये पूछता है। सर मेरे जितने टोटल एसेट्स है ना, टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है ना, उस बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का 51% से ज्यादा तो लोन सिर्फ एक ही ने दे रखा है। मेरे टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का 51% से ज्यादा लोन सिर्फ एक ही पर्सन दे रहा है। यानी सर फॉर एग्जांपल ये राहुल प्राइवेट लिमिटेड है, मेरे पास टोटल एसेट्स 100 करोड़ के हैं, लाइबिलिटी चेक कर रहा हूं तो 60 करोड़ का लोन रेचल से मिला हुआ है। तो कहना है सिंपली से कि मेरे सारे एसेट्स का 51% से ज्यादा तो सिर्फ रेचल ने दे रखा है। कहना है सिंपली से कि एसोसिएट बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। इसमें दो बातें आती हैं सर। पहली बात तो ग्रेटर देन है, 51% है, 50 नहीं 51%। और तीसरा सर बुक वैल्यू ऑफ एसेट पकड़ना है अपने को। सर क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मार्केट वैल्यू दे दे, बट मार्केट वैल्यू अपने को क्या करनी है? इग्नोर करनी है, पूरी तरह से इग्नोर करके चलनी है। नेक्स्ट पॉइंट सर, अगर कहता है वन एंटरप्राइज गारंटीज एटलीस्ट 10% ऑफ द बोरिंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज। सर फॉर एग्जांपल राहुल प्राइवेट लिमिटेड के सर पे 1000 करोड़ का लोन है और 200 करोड़ का लोन तो सिर्फ रेचल ने गारंटी दे रखी है, तो कहता है रेचल मेरी एसोसिएट बन जाएगी। अगर कोई भी एसोसिएट मेरे 10% से ज्यादा की गारंटी दे रहा है ना, तो सर वो मेरा एसोसिएट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अगर एक का बिजनेस दूसरे के नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट पे डिपेंड करता है। सर फॉर एग्जांपल मेरे को बिजनेस करना था, तो मैंने क्या किया सर? मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली। सर मेरा मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस ही सिर्फ इस कारण से डिपेंड करता है कि वो मेरे को कैसे बन बनाने का टेक्निक दे रहा है, कैसे पैटी बनाने का टेक्निक दे रहा है। तो मेरा बिजनेस तो पूरा डिपेंडेंट है ना मेरे पेरेंट के ऊपर या मेरी ओनर के ऊपर। अगर किसी का बिजनेस पूरी तरह से पेटेंट, कॉपीराइट या नो हाउ पे डिपेंड करता है, तो दे आर ऑलवेज एसोसिएट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता, अगर एक का 90% ज्यादा रॉ मटेरियल दूसरा देता है प्लस प्राइस एंड अदर कंडीशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। सर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो परचेज है, मान लो 100 करोड़ की परचेज कर रहा हूँ, 100 करोड़ में से 90% ज्यादा परचेज ना सिर्फ एक जने से ही कर रहा हूँ, तो मेरा एसोसिएट बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट सर, अदर कंडीशंस इन्फ्लुएंस करने की पावर भी सामने वाले के अंदर होनी चाहिए, नॉट जस्ट सेल्स बट उसके अंदर अदर कंडीशंस इन्फ्लुएंस करने की पावर होनी चाहिए। सिमिलरली एक और पॉइंट आता है, अगर मैं किसी को सेल कर रहा हूं, तो सेल करते टाइम भी ना मेरे पास प्राइस और अदर कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करने की पावर होनी चाहिए। सेल के टाइम पे प्राइस और अदर कंडीशंस इन्फ्लुएंस करने की पावर मेरे पास होनी चाहिए। उस केस में एसोसिएट में हम दोनों बन जाएंगे। लास्ट में कहता है सर, अगर कोई और एंटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म हो, अगर पार्टनरशिप फर्म हो और 10% से ज्यादा वोटिंग पावर या 10% ज्यादा पीएसआर किसी और एंटिटी के पास है, आपका एसोसिएट बन जाता है। कंपनी केस में 26% देखना पड़ता है, पार्टनरशिप के केस में 10% वोट 10% पीएसआर देखना पड़ता है। कोई भी अगर फुलफिल हो रहा होता है तो आपस में एसोसिएट बन जाते हैं। लास्ट पॉइंट कहता है एनी अदर म्यूचुअल कंसर्न एज सीबीडीटी में डिसाइड। बस अगर सीबीडीटी आगे चल के जो कुछ बोल देता है हम उसको मान लेंगे, एसोसिएट उसको आराम से मान लेंगे। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? सर इससे क्या हमने डिटरमाइन करना सीख लिया कि आपस में एसोसिएट कौन होता है? क्या हमने इससे डिटरमाइन करना सीख लिया कि आपस में एसोसिएट कौन होता है? ये सर अपने को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, मस्त रूप से समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। सर आर्म्स लेंथ प्राइस
कैसे आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करते हैं। अब तक हमने क्या-क्या देख लिया सर? इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन कौन-सा होता है? प्लस एक डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन देख लिया। एसोसिएट एंटरप्राइज़ कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया। अब हम देख रहे हैं एक बार एसोसिएट हो गया। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग सर। अभी तक खाली एनआर के कॉन्सेप्ट हुए हैं ना? अगर फ्लो बता दो एंड क्वेश्चंस की टाइमिंग भी। साथ अब तक हमने एनआर के कॉन्सेप्ट्स भी कर लिए हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं और पूरा फ्लो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी ट्रांसफर प्राइसिंग बैठे हो, ट्रांसफर प्राइसिंग सुनो, उसके बाद में भले एनआर देख लेना। क्या बोल रहा हूँ मैं? कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने को? हमको आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन करना है। आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर उसके लिए अपने पास है 5 मेथड्स। और सर आपके पाँचों मेथड्स ना अपने आप में अलग-अलग कहानी बताते हैं। पाँचों मेथड्स का इम्प्लीकेशन अलग-अलग जगह पे है। पाँचों मेथड्स अलग-अलग जगह पे अप्लाई हो रहे होते हैं और पाँचों मेथड्स का रीज़निंग भी अलग-अलग रहती है आर्म्स लेंथ कैलकुलेशन करने की। और ऐसा नहीं कि एक केस में 2 लग रहे हो। नॉर्मली एक केस में 1 ही लगता है। आपको पहचानना पड़ेगा और आपको वही लगाना पड़ेगा। सबसे पहला मेथड होता है कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। देखो भावना क्या है इस मेथड की? ये मेथड चाह क्या रहा है आपसे? सर अगर मैं कोई सामान अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर हूँ, अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर हूँ, तो अगर मैं अपने रिश्तेदार को ₹1800 में सामान बेच रहा हूँ, तो एक गैर रिश्तेदार को 2500 में बेच रहा हूँ। सवाल आता है, इसमें आप कंपेयर करते हो किसी अनरिलेटेड पार्टी को कितने में बेच रहे हो। अपने रिश्तेदार को कितने में बेच रहे हो, वो कंपेयर करेंगे किसी गैर रिश्तेदार को कितने में दे रहे हो। सर जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया का है। सर अपने ही पापा को ब्रिटेन यूनिलीवर को ₹1800 का साबुन बेच रहा है। लेकिन यही सामान अगर किसी और को बेचने जाता तो ₹2500 में बेच रहा है। क्यों भैया क्यों? अपने रिश्तेदार को 1800 में क्यों दे रहे हो? अपने रिश्तेदार को 1800 में क्यों दे रहे हो? सर यही बताना है अपने को कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड में। सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है समझो इस पॉइंट को। स्टेप 1 में निकालना होता है, स्टेप 1 में अपने को लेना पड़ता है प्राइस चार्ज। सर किसे चार्ज करना पड़ेगा? फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन। हमेशा प्राइस चार्ज फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन को ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि अनरिलेटेड पर्सन का कैलकुलेशन फॉर्मेट ऐसा फिक्स है। आईसीआई के पास भी यही होगा। कभी भी अनरिलेटेड पर्सन से कितना चार्ज कर रहे हो? सर ₹2500 चार्ज कर रहा हूँ। अच्छा, अपने गैर रिश्तेदार से 2500 चार्ज कर रहे हो और रिश्तेदार से सिर्फ 1800 ₹700 क्यों कम चार्ज कर रहे हो? तो भाई देखो कारण दिए हुए हैं कि भैया देखो जो रिश्तेदार को सामान दे रहा हूँ ना, उसपे फ्रीट मेरे को बियर नहीं करना पड़ रहा। फ्रीट वही बियर करेगा। जबकि गैर रिश्तेदार को दे रहा हूँ ना, अपने किसी दूर-दराज पर्सन को दे रहा हूँ तो फ्रीट मेरे को बियर करना पड़ रहा है, इसलिए मेरे को उसको महँगा चार्ज करना पड़ रहा है। सरकार कहती है हटाओ चलो फ्रीट हटा दो। तुमको फ्रीट एक्स्ट्रा बियर करना पड़ा ना, हटा दो। फ्रीट हटाने के बाद कम से कम ₹2300 तो चार्ज करना चाहिए ना। कहता है नहीं, 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 क्रेडिट भी तो दे रहा हूँ उसको, क्रेडिट भी तो दे रहा हूँ। ₹100 की क्रेडिट भी इसको दी है, इसलिए तो एक्स्ट्रा चार्ज किया है। सरकार कहती है हटाओ क्रेडिट भी हटाओ, हटाओ क्रेडिट भी हटाओ। हटाने के बाद कम से कम ₹2200 तो चार्ज करना चाहिए था ना। एक अनरिलेटेड पार्टी को 2500 में दे रहे हो, ₹200 का फ्रीट हटा दो, ₹100 क्रेडिट हटा दो, कम से कम 2200 तो चार्ज करना चाहिए ना एक रिश्तेदार से। एक गैर रिश्तेदार से 2500 ले रहे हो, क्रेडिट हटा दो, फ्रीट हटा दो, तब भी ₹2200 तुम चार्ज कर रहे हो ना एक गैर रिश्तेदार से। अगर सेम ट्रांज़ैक्शन हो तो ₹2200 तो चार्ज कर रहे हो ना। तुमने रिश्तेदार से 1800 क्यों चार्ज किए हुए हैं? रिश्तेदार से ₹1800 क्यों चार्ज किए हैं? मेरे पास जवाब नहीं है। ₹400 का करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। सर क्या किया मैंने? अनकंट्रोलेबल प्राइस को कंपेयर किया। पहली बात तो क्या किया? कंपेरेबल बनाया उस अनकंट्रोल्ड प्राइस को। एक गैर रिश्तेदार को जितने बेच रहा हूँ ना, उसमें कुछ डिफरेंसेस थे। थोड़ा एडजस्ट किया और करके कहाँ लेके आ गया? उस प्राइस पे लेके आ गया जहाँ पे मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, कंपेयर करके एडजस्टमेंट कर दिया। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? दिस इज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस देखेंगे और बेहतर समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है इसका, बढ़िया तरीके से करेंगे। रीसेल प्राइस मेथड। सर रीसेल प्राइस मेथड बोलता क्या है? बोलता है आपने खरीदा किसी रिश्तेदार से और बेच रहे हो किसी गैर रिश्तेदार को। खरीदा किसी रिश्तेदार से, बेचा किसी गैर रिश्तेदार को। सर आम तौर पे जब मैं बेचने जा रहा होता हूँ, जैसे एग्जांपल देखना है इसका। फॉर एग्जांपल मैंने ये है सामान खरीदा मान लो इससे एक्स प्राइस पे और यहाँ बेच रहा हूँ। सर आम तौर पे मैं 20% कमाता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने अपने रिश्तेदार से खरीदा था ना, इसलिए मैंने महँगा खरीदा। इसलिए सर इस पे अब सिर्फ 15% कमा पा रहा हूँ। सर प्रोविज़न कहता है कि तुमने जानबूझ के महँगा खरीदा। अगर तुम किसी रिश्तेदार से खरीद के किसी नॉन रिलेटेड पार्टी को बेच रहे हो और कम प्रॉफिट कमा रहे हो, दिस मीन्स तुमने अपने रिश्तेदार से, अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से महँगा खरीदा हुआ है। यानी सर इस केस में अपने को रीसेल प्राइस मेथड लगाना पड़ता है, रीसेल प्राइस मेथड। सर इसका फॉर्मेट क्या कहता है देखना। सर कहता है रीसेल प्राइसेस मेथड यूज्ड व्हेन वी परचेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंड सेल इट टू अनरिलेटेड पार्टी। सर किसी रिश्तेदार से खरीद के किसी अनरिलेटेड को बेचते हैं, तो सर इसका फॉर्मेट कैसे रहता है? पहली बात तो अनरिलेटेड पार्टी को सर जब बेचते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस पकड़ लो। माइनस जितना आम तौर पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करना चाहिए ना माइनस कर दो। सर मैंने अपने
अनरिलेटेड पार्टी को बेचते टाइम 15% कुल कमाया, कायदे से 20% कमाना चाहिए था, सरकार कहती है 20% मार्जिन माइनस कर दो, ये तुम्हारी कॉस्ट प्राइस आनी चाहिए, तुम्हारी कॉस्ट प्राइस आनी चाहिए। और सर इस कॉस्ट प्राइस को देखो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से जो डिफरेंस होगा उसका एडजस्टमेंट कर देना। सर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सर कई बार ना ये जो 20% होता है इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। कैसे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, ध्यान से सुनना। सर फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या किया, 2 करोड़ की परचेजेस की, ठीक है? और सेल कर दिया 2.5 करोड़ में राहुल को। अब सर होता क्या ना, आम तौर पे 40% कमाते हैं। आम तौर पे 40% हिंदुस्तान यूनिलीवर कमाता है। एक बात बताओ मेरे को, 2.5 करोड़ पे अगर 40% राहुल कमा रहा होता, तो कम से कम नहीं तो 1.5 करोड़ खरीदना चाहिए था, 1.5 करोड़ में। 1.5 करोड़ में खरीदा हुआ होना चाहिए था सामान, तब जाके 2.5 करोड़ में बेचता। यानी कहना है सिंपली से कि 2 करोड़ का माल जब तुम 2.5 करोड़ में बेच रहे हो, कायदे से तुमको ये सामान 1.5 करोड़ में खरीदना चाहिए था। तुमने जानबूझ के महँगा खरीदा है, क्योंकि एसोसिएट से खरीद रहे हो इसलिए तुमने महँगा खरीदा है। इसलिए क्या करते हैं, सरकार बोलती है 1.5 करोड़ से तुम कंपेयर करोगे 2 करोड़। डिफरेंस को तुम बना दोगे प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब सर इसमें एक रिक्वेस्ट आई, सामने वाली पार्टी ने रिक्वेस्ट किया, बोला कि भैया जो 2% है ना, 2% है ना, ये ब्रांड वैल्यू के कारण मैंने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। ब्रांड वैल्यू के कारण एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। सरकार बोलती है चलो ठीक है, 2.5 करोड़ में 2% माइनस कर दो, 5 लाख होता है, माइनस कर दो। कम से कम 1 करोड़ 55 लाख में तो खरीदना चाहिए था ना, मतलब ऐड कर दो इसको, 1 करोड़ 55 लाख में तो खरीदना चाहिए था ना। तुमने फिर भी 2 करोड़ में क्यों खरीदा? तुमको 40% कमाना चाहिए, 40% कमाने के लिए कम से कम तुमको 1.5 करोड़ में खरीदना चाहिए सामान। 1.5 करोड़ में खरीदना चाहिए, तुमने 1.55 मान लेते हैं हम उसको। 50 लाख रुपए तुमने वारंटी का पे किया, ब्रांड वैल्यू को पे किया, सब एडजस्ट करने के बाद 1.55 करोड़ में तो खरीदना ही चाहिए था तुमने। 2 करोड़ में क्यों खरीदा? सर 45 लाख रुपीस तुमने एक्स्ट्रा में खरीदा हुआ है ना, इसको एडजस्टमेंट करेंगे। यानी सर इसमें स्टेप्स अगर मैं आपको बताऊं कैसे करना है। सर अनरिलेटेड पार्टी को कितने बेच रहे हैं, माइनस एक नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दूंगा, और जो भी छोटा मोटा फंक्शनल डिफरेंस है ना, रॉयल्टी का, वारंटी का, सेल्स का, जो भी एडजस्टमेंट है ना, उसको एडजस्टमेंट को करके मेरा आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगा। गॉट इट सर, समझ में आ गया। कॉस्ट प्लस मेथड क्या बोलता है? सर कॉस्ट प्लस मेथड बोलता कि अगर मैं कोई सामान मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, कॉस्ट मेथड और टीएनएमएम में सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है। कॉस्ट मेथड क्या बोलता है, बोलता है कि अगर आप कभी भी सामान मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो, तो आम तौर पे आप जितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दूसरों से चार्ज करते हो ना, उतना ही रिश्तेदार से करो। एसोसिएटेड एंटरप्राइज मींस रिश्तेदार। आप जितना आम तौर पे दूसरों से चार्ज करते हो ना, उतना रिश्तेदार से चार्ज करो। बात तो सही है, कर लेंगे, उससे आम सेल प्राइस निकाल लेंगे। क्वेश्चन कैसे करते हैं समझो, एक एग्जांपल समझो। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सामान बेचा किसको, ब्रिटेन यूनिलीवर को, अपने रिश्तेदार को सामान बेचा, ने रिश्तेदार को सामान बेचा। मशीन कितने बेची, 50-70 लाख में बेची, खरीदी कितने की थी, 50 लाख की खरीदी थी। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, सर सेल्स पे मार्जिन कितना है, सेल्स पे मार्जिन कितना है? सेल्स पे मार्जिन कितना है सर 20 लाख। या कॉस्ट पे मार्जिन निकालो, जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट निकालो, जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट निकालो, 20 लाख। वेट अ सेकंड, जीपी मार्जिन ऑन सेल्स ही निकालो, जीपी मार्जिन ऑन सेल्स निकालो, जीपी मार्जिन ऑन सेल्स 20 लाख डिवाइडेड बाय 70 लाख, 28.57% का मैंने मार्जिन कमाया है। 28.57% का मैंने मार्जिन कमाया है। सर सवाल आता है यहाँ पे, आमतौर पे तुम 40% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स कमाते हो, तुमने अपने रिश्तेदार को बेचा तो 28% कमा रहे हो, भाई ऐसा भेदभाव क्यों? समझ पा रहे हो? आमतौर पे तुम कमाते हो कितना, 40% कमाते हो सेल्स पे। तुमने अपने रिश्तेदार को बेच सॉरी हाँ, अपने सेल्स पे 40% कमाते हो, रिश्तेदार को बेचा तो 28% कमा रहे हो, क्यों इतना डिफरेंस? तो सामने वाला बताता है ये कारण है, डिफरेंसेस है, डिफरेंस क्यों मैंने कम चार्ज किया अपने रिश्तेदार से। कहता है सबसे पहला रीजन, आमतौर पे तो 40% चार्ज करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा रिश्तेदार है ना, इसने मेरे को टेक्निकल सपोर्ट दिया है, कितना, 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बराबर। आमतौर पे मैं 40% चार्ज करता हूँ, लेकिन क्योंकि इसने मेरे को टेक्निकल सपोर्ट दिया 10% ऑफ जीपी के बराबर, तो मेरे को इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा ना, तो इसलिए 10% ऑफ 40% ले लेते हैं। 4% कम चार्ज करो, अभी भी 36% तो चार्ज करना चाहिए तुमको, अभी भी 36% तो चार्ज करना चाहिए।
वो कहता है नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, वो मेरा पुराना कस्टमर है, मेरे को बल्क डिस्काउंट, बल्क सामान देता है तो इसलिए डिस्काउंट देना पड़ता है उसको। सर सामने वाले को डिस्काउंट नहीं देता, 40% में डिस्काउंट नहीं देता, यहाँ 28% इसलिए चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि इसको डिस्काउंट देना पड़ जाता है। तो 40% कर लो, 5% और माइनस कर दो। फिर भी 34% तो चार्ज करना ही करना चाहिए ना बाबा, 34% तो करना ही करना चाहिए ना। अच्छा सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्रेडिट दे रखी है 1 महीने की, वो भी कम, 1% ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस। सर इसको मैं 1% क्रेडिट भी कम दे रहा हूँ। मैं आम तौर पे सबको 2-2 महीने क्रेडिट देता हूँ, इसको सिर्फ 1 महीने क्रेडिट दे रहा हूँ, इसलिए कम चार्ज कर रहा हूँ। सरकार कहती है, "अरे बाबा 1% ऑफ द क्या है ट्रांजैक्शन प्राइस है ना, तो 1% और माइनस कर दो, 33% तो चार्ज करो ना, 33% तो चार्ज करो ना तुम अपना मार्जिन, 33% तो करना चाहिए ना तुमको।" ऐसा कह रहा है सरकार। सर तुमने कितना चार्ज किया? 28% चार्ज किया, 33% चार्ज करना चाहिए। लेकिन हियर इज़ अ कैच, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, इसने 28% किस पे चार्ज किया? उस पे कॉस्ट पे चार्ज किया हुआ है। 33% सेल्स पे है। सर कॉस्ट पे कितना निकलेगा? 33 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 33, बेसिक मैथमेटिक्स। सर 50% कॉस्ट पे चार्ज करना चाहिए था, मैंने कितना किया? 28% किया है। यानी सर आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी निकलेगी? 50 लाख की कॉस्ट है, प्लस 50% इज नथिंग बट 75 लाख हो रहा है। 28% चार्ज किया हुआ है, 28% चार्ज किया, फर्क नहीं पड़ता। 70 लाख चार्ज किया हुआ है, 5 लाख रुपए का एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा, 5 लाख का एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। कॉस्ट प्लस मेथड समझ में आया क्या आपको? कॉस्ट प्लस मेथड समझ में आया क्या बाबा, जल्दी बताओ। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, सर प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, इसका एक क्वेश्चन देख लेंगे, मस्त हो जाएगा क्वेश्चन आंसर भी अपने। एंटिटीज यूज्ड बाय एंटिटीज इन जॉइंट वेंचर्स एंड इट्स एसोसिएट्स। सर कभी भी जॉइंट वेंचर होता है ना, या फिर मल्टीपल लोग साथ में आके काम करते हैं, तो प्रॉफिट स्प्लिट करने का तरीका ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, सबने मिलकर प्रोजेक्ट किया 10 करोड़ का, सबने मिलकर कॉस्ट की 5 करोड़ रुपए की। सर प्रॉफिट हो गया कितना? प्रॉफिट हो गया 5 करोड़ का। तो 5 करोड़ के प्रॉफिट को कैसे स्प्लिट किया जाए आपस में? सर उसके लिए तरीका दिया जाता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में। प्रॉफिट स्प्लिट किस किस तरीके से हो सकता है? या तो सर मैन पावर के रेशियो में कर लो, जिसने जिसने जितनी मैन पावर लगाई उस रेशियो में कर लो। पर फंक्शंस परफॉर्म, जिसने जो जो फंक्शन परफॉर्म किया, हो सकता है किसी ने टेक्निकल काम किया, किसी ने मैनुअल काम किया। सर रिस्क टेकन के बेसिस पे कर लो सर। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं लोग? सर नॉर्मली लोग कैपिटल एम्प्लॉयड के रेशियो में कर देते हैं। कैपिटल जिसने जितनी एम्प्लॉयड कर रखी है ना, उस रेशियो में करते हैं। देखो, एक प्रोजेक्ट है, रॉस, रेचल, राहुल, तीनों ने मिलकर काम किया, 5 लाख की कॉस्ट लगाई, 6 लाख की कॉस्ट लगाई, 9 लाख की कॉस्ट लगाई। टोटल प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितना है? 20 लाख रुपए का। रेवेन्यू कितना है? 30 लाख रुपए का। सर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस 10 लाख के प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? सर कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड के रेशियो बांट लो। राहुल की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? राहुल की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी? 3/5 है ना, तो इस प्रॉफिट को 6 लाख रुपए राहुल को बांट दो। कॉस्ट राहुल की इतनी है सर, राहुल की कॉस्ट थी 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए कॉस्ट लो, 15 लाख रुपए राहुल को मिलने चाहिए। ऐसा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में कह के चलता है वो। बताओ वापस, समझ में आ रहा है क्या कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ? कोई तो बताओ, समझ में आ रहा है ना? आ तो रहा है। इट मेक्स सेंस। ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, प्यार से इसको टीएनएमएम बोलते हैं। टीएनएमएम, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। सर यहाँ पे इसमें और कॉस्ट प्लस मेथड में मेजर डिफरेंस क्या होता? कॉस्ट प्लस मेथड में मैं अपना ही बनाया हुआ सामान अपने ही थ्रू किसी और से कंपेयर करता हूँ। यानी मैंने जो बनाया, मैंने अगर मान लो एबीसी के लिए बनाया, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर करता हूँ कितना मैं एक्स वाई जेड से चार्ज करता हूँ, अपना ही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किसी और से कंपेयर करता हूँ, किसी और कस्टमर से। यहाँ टीएनएमएम में क्या होता है? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किसी और प्लेयर से कंपेयर किया जाता है। यानी अगर उसी ट्रांजैक्शन के लिए फेसबुक कितना चार्ज कर रहा है, उसी ट्रांजैक्शन के लिए गूगल कितना चार्ज कर रहा है, उसी ट्रांजैक्शन के लिए विप्रो कितना चार्ज कर रहा है, वो मैं टीएनएमएम में चेक करूंगा। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बाहर से आता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टीएनएमएम एंड कॉस्ट प्लस मेथड। Net profit earned by different players in the same industry under similar circumstances is taken for the purpose of ALP. Similar circumstances में दूसरे प्लेयर्स का लिया जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस। फॉर एग्जांपल, गूगल इंडिया ने सर्विसेज प्रोवाइड की गूगल यूएसए को, इंडिया ने यूएसए को सर्विसेज प्रोवाइड की गूगल ने। कॉस्ट कितनी है? 70 लाख रुपए। टेक्निकल सर्विसेज के टेक्निकल चार्जेस कितने हैं सर? 1 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑन फेसबुक है 60%। तो कहता है अगर फेसबुक चार्ज करता है कितना? फेसबुक 60% चार्ज करता है। अच्छा, मैंने कितना चार्ज किया सर? 30 करोड़ रुपए, 30 लाख रुपए का बेनिफिट करवाया 70 लाख पे, कुल मिला के कितना हो गया? 3/7, 42.86% मैंने चार्ज किया। कायदे से 70%, कितने के कायदे 60% चार्ज करना चाहिए था। तो प्रोविजन कहता 70 लाख पे
प्लस 60% ऐड कर दो, कुल मिला के 1 करोड़ 1.12 करोड़ रुपीस का आपका आर्म्स लेंथ प्राइस आनी चाहिए। आपने कितना चार्ज किया? 1 करोड़ चार्ज किया ना, तो 12 लाख रुपए का आप एडजस्टमेंट करने वाले हो। समझ में आया क्या ये पॉइंट? सर अपने को करना क्या है इसमें एग्जैक्टली? सर इंडस्ट्री में बाकी लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, उतना आप अपने कॉस्ट में ऐड कर दो, उससे आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगी। इंडस्ट्री में बाकी लोग जितना चार्ज कर रहे हैं, उतना आप अपने कॉस्ट में ऐड कर दो, उससे आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगी। सिंपल सा पॉइंट था। दिस वाज ऑल अबाउट योर आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन। सर 5 मेथड होते हैं, 5 मेथड में एक बार जल्दी से ब्रीफ कर रहा हूँ कौन-कौन से 5 मेथड क्या-क्या कह रहा होता है। सर सबसे पहले हमने चालू किया था अनकंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। यहाँ पे देखना पड़ता है ना अपने को कि कोई और प्लेयर को आप कितने में दे रहे हो, रिश्तेदार को कितने में दे रहे हो वर्सेस किसी और को कितने में दे रहे हो, ये देखना है अपने को। सर किसी और को देखते टाइम उसका प्राइस पकड़ोगे, छोटे-छोटे एडजस्टमेंट्स करोगे और एडजस्टमेंट करके उस प्राइस को कंपेरेबल बनाओगे, कंपेरेबल बना के कंपेयर करोगे। सेकंड स्टेप आता है रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड बोलता है मैंने खरीदा रिश्तेदार से, बेचा किसी ऐसे ही पर्सन को। ये कहते हैं कितने में बेचा तुमने वो पकड़ो। कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करना चाहिए था माइनस कर दो। जो फिगर बच जाता है ना उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके कंपेयर करके आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्लस मेथड आपने सामान बचा बनाया और बेच रहे हो। सामान बनाया और बेच रहे हो। सर बनाते टाइम आपने जितने में बेचा, जितना मार्जिन पे बेचा, उस मार्जिन कंपेयर करता हूँ आम तौर पे मैं कितना मार्जिन चार्ज करता हूँ। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड ये बोलता है आपसे कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को बाँटने का रेशियो डिसाइड करवाता है ये। हो सकता है रेशियो मैन पावर के रेशियो में, हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड के रेशियो में, सब कुछ आपको क्वेश्चन बयाँ कर देगा। लास्ट में कहता है टीएनएमएम मेथड। सर मैंने अगर किसी से कुछ परसेंट चार्ज किया और इंडस्ट्री में बाकी लोग कितना चार्ज कर रहे हैं दूसरों से, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। ये आपको प्रॉपर बताता है कि क्या आर्म्स लेंथ प्राइस होनी चाहिए इंडस्ट्री के डिफरेंट प्लेयर्स अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में। सर इट इज़ पॉसिबल ना कि एक ही तरीके से मल्टीपल आंसर आ जाए। एक ही तरीके से मल्टीपल आंसर आ जाए। सर मैंने क्या किया फॉर एग्जांपल यहाँ पे गूगल इंडिया ने गूगल फेसबुक को सर्विस गूगल यूएसए को सर्विसेज दी। 42% चार्ज किया। हो सकता है फेसबुक 60% करता हो। हो सकता है सर अगर विप्रो चार्ज करता हो तो 70% करता हो सकता है सर अगर यही इन्फोसिस चार्ज करता हो तो 80% करता हो। सर हो सकता है ना मल्टीपल आर्म्स लेंथ प्राइस निकल रहे हो, एक ही मेथड से मल्टीपल आर्म्स लेंथ प्राइस निकल रहे हो। प्रोविजन कहता है सर अगर कभी एक ही मेथड से मल्टीपल आर्म्स लेंथ प्राइस निकलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कितने आर्म्स लेंथ प्राइस आप निकाल पा रहे हो। अगर आप अप टू 5 निकाल पा रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल अरिथमेटिक मीन कर दोगे। अगर 5 से ज़्यादा 6 या उससे ज़्यादा निकल रहे हैं, तो आप रेंज कांसेप्ट लगाने वाले हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है देखना। सर आई डोंट नो कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हर बार एक्सपेक्ट करते हैं, बट जिस दिन आएगा ना उस दिन परेशान करेगा। इसलिए इस चैप्टर में ना कुछ भी सोचने का ही नहीं अपने को कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ईज़ी है। सर कहता है अगर मोर देन 1 आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन हो रही हो, तो आप क्या करोगे, आप पहले तो भेदभाव करोगे कि सर अगर अप टू 1 है, 1 से लेके 5 है, तो आप क्या करोगे सिंपल अरिथमेटिक मीन 5 से ज़्यादा, 6 उससे ज़्यादा तो रेंज कांसेप्ट लगाओगे। सर ध्यान देना सिंपल अरिथमेटिक मीन में क्या होता है सर आपने एवरेज कर लिया। अब हो सकता है ना सर एवरेज करने के बाद कुछ ऊपर नीचे आ जाए। एग्जांपल देखो, सर फॉर एग्जांपल आपका एवरेज आया कितना 1000, आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस आई मान लो 1000 1036 आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं ट्रांजैक्शन प्राइस आ गई 1050। सर कहता है जो एवरेज आया ना उसका 3% का क्वेश्चन ले लो आप। 3% का क्वेश्चन ले लो। सर कितना 1000 है ना, 1000 में 3% ऐड कर दो यानी 1030 तक लेके आ जाओ। अगर आपने 1000 से लेके 1030 के बीच में भी कभी अगर ट्रांजैक्शन कर रखा है ना, तो हम आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस को आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस को आर्म्स लेंथ प्राइस मान लेंगे। यानी सर अगर मल्टीपल आर्म्स लेंथ प्राइस निकल रही है तो आप एवरेज निकालोगे। एवरेज निकालने के बाद आप एक रेंज तक चले जाओगे। रेंज तक कैसे? सर 3% आप चेक कर लोगे, 3% के अंदर अगर आपने ट्रांजैक्शन कर रखा है ना, तो उसी को आप आर्म्स लेंथ मान लोगे। उसी को ही आप आर्म्स लेंथ प्राइस मान लोगे। अगर उसके बियॉन्ड का रखा ना, तो फिर क्या होगा एवरेज जो प्राइस आ रहा है ना, एवरेज प्राइस को आपको आर्म्स लेंथ प्राइस मानना पड़ता है। एएलपी को आपको आर्म्स लेंथ प्राइस मानना पड़ता है। सर यही अगर आपका होलसेल ट्रेडिंग का बिज़नेस है, होलसेल ट्रेडिंग का बिज़नेस है। सर होलसेल ट्रेडिंग के बिज़नेस में एक खास बात क्या होती है ना, जो 3% का मार्जिन रहता है ना, ये सर ये आपको सिर्फ 1% ही मिलता है, 1% से ज़्यादा नहीं मिलता है इसमें। ओह! कम हो जाता है मार्जिन? हाँ सर, कम हो जाता है यहाँ पे। सर अब होलसेल बिज़नेस होता कौन-सा है ये समझो। सर कहता है अगर कोई भी ऐसा बिज़नेस है जिसमें परचेज़ कॉस्ट 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है। मतलब सर पी&एल में जितने खर्चे डले हुए हैं, टोटल खर्चे मान लो 100 करोड़ के हैं। 100 करोड़ के खर्चों में से 80 करोड़ या उससे ज़्यादा खर्चा सिर्फ परचेज़ कॉस्ट ही है, सिर्फ परचेज़ ऑफ गुड्स का कॉस्ट है। ऐसा होलसेल बिज़नेस कहलाता है। एंड सर एक और कंडीशन, सर कहता है जितनी मंथली सेल्स हो रही है ना,
मान लो 1 करोड़ की सेल्स हो रही, तो आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 सर 10% से भी कम होगी। यानी आपकी एवरेज इन्वेंट्री 10 लाख से भी कम की होगी। सर ऐसा बिज़नेसेस हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे होलसेल बिज़नेस कहलाते हैं। यानी सर जहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही, टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, स्टॉक बहुत कम मेंटेन कर रहे हो, प्लस जितना खर्चा कर रहे हो सिर्फ और स्टॉक पे कर रहे हो। ऐसे बिज़नेस को होलसेल ट्रेडिंग बिज़नेस बोला जाता है। इसमें 3% ना लेके 1% लेना होता है। अगर एग्ज़ामिनर पूछना चाहे तो ट्रांसफर प्राइसिंग में चीज़ें पूछता है वो। इसलिए डोंट लीव दिस पॉइंट। अगर ऑप्शन है पढ़ने का तो छोड़ो मत। ये बात हो गई सर अरिथमेटिक मीन की। अब आते हैं सर किस पे? रेंज कॉन्सेप्ट पे। सर कभी भी अगर आर्म्स लेंथ प्राइस 6 से ज़्यादा निकल गई, 6 या उससे ज़्यादा निकल गई, तो कैसे निकालते हैं? सर प्रोविज़न कहता है अगर मान लो 10 आर्म्स लेंथ प्राइस निकलती है, 10 आर्म्स लेंथ प्राइस निकलती है, उसमें क्या करना होता है अपने को? उसमें निकालना पड़ता है अपने को सर 35th परसेंटाइल वैल्यू, परसेंटाइल वैल्यू, 65th परसेंटाइल वैल्यू और निकालना पड़ता है 50th परसेंटाइल वैल्यू। सर 35th 65th क्या होता है? सर प्रोविज़न कहता कि जितने भी नंबर्स का डेटा सेट है, 10 नंबर्स का डेटा सेट है, 12 नंबर्स का डेटा सेट है, 100 नंबर का डेटा सेट है। उसमें 35th पोज़ीशन पे कौन-सी आ रही है वैल्यू? पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। 35th पोज़ीशन पे कौन-सा फिगर आ रहा है? सर वो 35th परसेंटाइल बन जाता है। सर लेकिन आपको एग्ज़ैक्टली 35th पोज़ीशन नहीं पकड़ना। आराम से, आराम से, आराम से। सर कहता है मान लो अगर 10 का डेटा सेट है, 10 नंबर्स का डेटा सेट है, 10 लोगों का हाइट है, 10 लोगों का वेट है, 10 लोगों का आर्म्स लेंथ प्राइस है, 10 आर्म्स लेंथ प्राइस है। 10 में से 35th परसेंटाइल क्या होता है? सर 3.5th पोज़ीशन, 3.5th पोज़ीशन तो कोई पोज़ीशन होती ही नहीं है, तो आप क क्या करोगे? 4th पोज़ीशन पकड़ लोगे। 4th पोज़ीशन पे डेटा कौन-सा है? सर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बीच में 10 डेटा है, 10 डेटा को रीअरेंज किया। सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सर 4th पोज़ीशन पे कौन-सा 1050 इसको पकड़ लो। दिस इज़ योर 35th परसेंटाइल वैल्यू। ऐसे 10 के डेटा सेट में 65th परसेंटाइल कौन-सा होता है? 6.5th पोज़ीशन। अब 6.5th पोज़ीशन तो कोई पोज़ीशन होती नहीं है, तो 7th पोज़ीशन पे जाओगे। 7th पोज़ीशन कितना 1080 तो 1080 पे चले जाएँगे। सर 50th परसेंटाइल चाहिए, 50th परसेंटाइल चाहिए। 50th परसेंटाइल यानी 10 के डेटा सेट में 5th पोज़ीशन, 50th पोज़ीशन, 5th डेटा सर 5th नहीं पकड़ते हैं यहाँ पे। कभी भी अगर आप 35th परसेंटाइल निकालो या 65th परसेंटाइल निकालो या 50th परसेंटाइल निकालो और पोज़ीशन एक होल नंबर आ रही है। होल नंबर एज़ इन सर या तो 5th पोज़ीशन आ गई, 6th पोज़ीशन आ गई, 7th पोज़ीशन आ गई। प्रोविज़न कहता है अगर फिक्स्ड पोज़ीशन आ रही है आपकी कोई भी, तो इस केस में क्या करोगे आप 5th प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 निकालोगे। ये आपका बन जाएगा 50th परसेंटाइल की वैल्यू। 5th पोज़ीशन पे 1060, 6th पोज़ीशन पे 1070 एवरेज आता है 1065, 1065 ये बन जाएगा हमारा 50th परसेंटाइल वैल्यू। सर अब अपने पास 35th परसेंटाइल है, 65th परसेंटाइल है और सर 50th परसेंटाइल है। तीनों वैल्यूज़ अपने पास अवेलेबल है। ठीक हो गई बात ये? सर अपनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब करना क्या है इसमें? सर कहता है कि जो 35th परसेंटाइल है और 65th परसेंटाइल वैल्यू आई है ना, कौन-सी वैल्यू 1050 और 1080 सर आपकी जो आर्म्स लेंथ प्राइस है इसके आपकी जो ट्रांज़ैक्शन प्राइस है ना इसके बीच में फ़ॉल करनी चाहिए। जो आपकी ट्रांज़ैक्शन प्राइस है ना इसके बीच में फ़ॉल करनी चाहिए और सर अगर ट्रांज़ैक्शन प्राइस इसके बीच में फ़ॉल करती है ना, तो जो ट्रांज़ैक्शन है उसी को ही आर्म्स लेंथ प्राइस मान लो। लेकिन अगर कभी गलती से भी सर इस रेंज के बियॉन्ड चली गई आपकी ट्रांज़ैक्शन प्राइस, तो भाई साहब जो 50th परसेंटाइल वाली वैल्यू है ना, इसको आप एएलपी मान लोगे। यानी 35th से लेके 65 के बीच में आपको ट्रांज़ैक्शन प्राइस कॉल करवानी है, अगर कॉल नहीं करवाते, तो जो 50th परसेंटाइल वाली वैल्यू है, उसको आप आर्म्स प्राइस मान लोगे। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? सर इसमें कोई 1% 3% वाला मार्जिन नहीं मिलता, वैसे ही रेंज देती तो कोई मार्जिन नहीं मिलने वाला। सर रेंज कॉन्सेप्ट सर कप मेथड में लगता है, आरपीएम में लगता है, कॉस्ट प्लस में लगता है, टीएनएमएम में लगता है। सर प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में नहीं लगता क्यों? क्योंकि सर कितने मेथड से तुम डिवाइड कर लोगे प्रॉफिट को? वैसे इतने सारे मेथड्स हैं, तो इतने सारे मेथड्स हैं, कितने तरीके से तुम डिवाइड कर लोगे यार? 4-5 तरीके इज़ सफिशिएंट। तो देखना अगर मल्टीपल इयर्स का डेटा दे रखा होगा ना आपको, तो आपको वेटेड एवरेज करना पड़ जाता है। वेटेड एवरेज आपको करना पड़ जाता है। इतना सा बस ये पॉइंट कह के चल रहा है। सर कभी भी अगर आप आर्म्स लेंथ प्राइस निकालते हो ना और एओ को लगता है, अपने असेसिंग ऑफिसर भाई साहब को लगता है कि आपने आर्म्स लेंथ प्राइस गलत निकाल रखी है। गलत एज़ इन उसको लग रहा है कि सैटिस्फाइड नहीं है। उसको लग रहा है कि आपने आर्म्स लेंथ प्राइस गलत मेथड से निकाली। उसको लग रहा है कि जो डेटा आपने सिलेक्ट कर रखा है वो गलत डेटा है। उसको लग रहा है कि आपने बुक्स मेंटेन नहीं किया। अगर बुक्स मेंटेन की है, उसने माँगी बुक्स, आपने बुक्स फर्निश नहीं की। तो क्या होता है सर आपको रीज़नेबल अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा और वो खुद आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करेगा।
एओ को लग रहा है या तो आपने मेथड गलत चुना, या तो डेटा रिलायबल नहीं है, या तो बुक्स मेंटेन नहीं की, और बुक्स मेंटेन की तो आपने फर्निश नहीं की। इस केस में क्या हो जाएगा सर, एओ आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेगा। सर एओ को आती है या खुद से करते? अरे नहीं साहब, एओ तो अंगूठा छाप होता है। एओ तो अंगूठा छाप होता है। यूट्यूब पे जा रहा है वीडियो। एओ को कुछ नहीं आता सर, एओ को कुछ नहीं आता, वो रेफर करेगा वैल्यू किसको, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को। सर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को जैसे रेफर किया जाएगा ना, वो मटेरियल गैदर करेगा, एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा। सर उसको लग रहा है कोई और ट्रांजैक्शन मिला, उसको कोई नया ट्रांजैक्शन मिल गया, एओ ने जो ट्रांजैक्शन के लिए रेफर किया ना, उसके अलावा कोई नया ट्रांजैक्शन मिल गया, तो टीपीओ उसको भी रेफर करेगा। उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट निकालेगा। और सर अपना जो असेसमेंट ऑर्डर है सर, 153 में असेसमेंट की ड्यू डेट है सर 147 की, उसके से पहले, उससे 60 डेज पहले अपना ऑर्डर पास कर देगा। अगर कोई भी स्टे लग जाता है ना, तो उतने स्टे से टीपीओ की टाइम लिमिट बढ़ा दी जाएगी। सर एक असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और उसके अलावा जॉइंट कमिश्नर, यही लोग बन सकते हैं टीपीओ। सिंपल सा मुद्दा है सर, कभी भी अगर ट्रांसफर प्राइसिंग में कोई दिक्कत आ रही है, एओ टीपीओ को रेफर कर सकता है। इसमें कुछ ऐसा नया पॉइंट है क्या? एग्जाम में पूछने वाला सिर्फ एक पॉइंट है कि अगर टीपीओ को अपनी प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई नई चीज मिल रही है जो पहले एओ ने फर्निश नहीं कर रखी, जो एओ ने नहीं बता रखी, तो टीपीओ उसको भी कंसिडर करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट सर, इफेक्ट ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइंड बाय एओ। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ परेशान होता है बच्चा। कभी भी अगर आर्म्स लेंथ प्राइस एओ डिटरमाइन करता है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सर कभी भी अगर एओ आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करेगा ना, तो अगर एक की इनकम बढ़ रही है, दूसरी की इनकम नहीं बढ़ने वाली। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल है, रेचल है। ये राहुल है इंडिया में, और ये रेचल है यूएसए में। राहुल ने बेचा सामान रेचल को 100 करोड़ का, आर्म्स लेंथ प्राइस है 130 करोड़ की। अब सर राहुल ने सेल किया हुआ है सामान, तो राहुल की इनकम बढ़ानी चाहिए ना। राहुल की इनकम बढ़ेगी सर 30 लाख से, 30 करोड़ से बढ़नी चाहिए। तो सर कायदे से रेचल की इनकम कम होनी चाहिए ना, क्योंकि सर रेचल के लिए पहले 100 करोड़ की परचेजेस थी, अब 300 130 करोड़ की परचेज है, तो रेचल की इनकम कम होनी चाहिए ना। क्या कम हो जाएगी क्या? नहीं होती। अगर एक की इनकम बढ़ती है, दूसरे की इनकम में कोई चेंज नहीं आता। दूसरा पॉइंट सर, फॉर एग्जाम्पल ये राहुल है, 10 डबल ए क्लेम करता है, 50% मिलता है इसमें। सर इसने क्या किया सर, इसकी मान लो इनकम थी 100 करोड़ की, इसमें 50% इसको डिडक्शन मिल गया, 50 करोड़ का डिडक्शन मिल गया, 50 करोड़ पे टैक्स कर दिया। अब आर्म्स लेंथ प्राइस एडजस्टमेंट में इसकी इनकम 30 करोड़ से बढ़ा दी गई, 130 करोड़ की इनकम हो गई। अब ये चाहता है कि 10 डबल का डिडक्शन 50 करोड़ के बदले सिर्फ 65 करोड़ मिले। क्या मिल सकता है क्या? राइट आंसर इस नहीं मिलता। अगर कभी भी एओ आपकी इनकम बढ़ाता है ना, तो उसमें आप 10 डबल ए नहीं क्लेम कर सकते डिडक्शन। बताओ क्या समझ में आ रहा है क्या ये पॉइंट? अगर कभी एओ आपकी इनकम बढ़ा रहा है ना, तो उससे आप 10 डबल ए डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हो। सर सेफ हार्बर रूल्स क्या बोलता है सर, कभी भी आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस जैसे डिक्लेयर करो और एओ मान ले, ऐसी आर्म्स लेंथ प्राइस निकलवाएंगे हम आपसे। सीबीडीटी ऐसे तरीके बताएगा आपको, ऐसे तरीके बताएगा, जैसे आर्म्स लेंथ प्राइस आप जो डिटरमाइन करोगे, एओ मानना पड़ेगा एओ को। क्या ऐसे कोई रूल्स है? अभी तक नो रूल्स हैव बीन नोटिफाइड येट। अप्पा, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। मतलब इस पॉइंट तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? इस पॉइंट तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? देखो जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ ना, जिस स्पीड से आप कर पा रहे हो, तो आपका पेपर कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका रिवीजन डेट दूंगी। सर मुझे डाउट है कि मेरी आर्म्स लेंथ प्राइस में गड़बड़ है। या हर बार आर्म्स लेंथ प्राइस की बात करता हूँ मैं, हर बार क्या एओ मेरा असेसमेंट खोल देता है? जब जब मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता हूँ, एओ को चुल होता है, एओ को कीड़ा काटता है, तो मेरी आर्म्स लेंथ प्राइस पे उंगली उठाता है, हमेशा उठाता है उंगली। इसलिए सर मुझे तो नहीं सीबीडीटी से बात करूंगा मैं, एओ से बात ही नहीं करूंगा, मैं सीबीडीटी से बात करूंगा। तो कहता है सर, अगर आप एग्रीमेंट कर लो सीबीडीटी के साथ कि कैसे आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन होगी सिमिलर ट्रांजैक्शन के लिए, एओ आपको कुछ नहीं कर सकता। इस प्रोसेस को बोला था एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। सर आप एग्रीमेंट करो सीबीडीटी के साथ कि कैसे आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन होगी, ताकि एओ आगे चल के आपको उंगली ना कर पाए। सर आर्म्स लेंथ प्राइस एक बार एप्लीकेबल हो गई ना, तो जो कैलकुलेशन ऑफ एएलपी वाला मेथड है वो नहीं लगने वाला, रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ये भी नहीं लगने वाला। आप चाहो तो 5 साल के लिए एपीए ले सकते हो, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। सोचो प्रीवियस है 24-25, 25-26, 26-27, 27-28,
28-29 5 साल के ले सकते हो। सर कहता है अगर आपने एक बार एपीए लिया और गलत इन्फॉर्मेशन देके एपीए लिया ना, तो मान लिया जाएगा वॉइड एब इनिशियो है वो। डे फर्स्ट से वॉइड मान लिया जाएगा उस एपीए को। यही नहीं सर कहता है अगर एपीए आपने एंटर किया ना, तो एपीए बाइंड नहीं होगा आपके ऊपर, एपीए बाइंड नहीं होगा आईटी अथॉरिटी के ऊपर, इवन पीसीसीआईटी के ऊपर तक बाइंडिंग होता है, इतनी बड़ी अथॉरिटी के ऊपर भी बाइंडिंग होता है। और लास्ट में कहता है हर उस ट्रांजेक्शन में बाइंडिंग होगा जिसके लिए आपने एपीए ले रखा है। सर एक बार एपीए वॉइड एब इनिशियो बन गया ना, फिर क्या होगा सुनो जरा गौर से दुनिया वालों। सर कहता है कि अगर कोई भी प्रोविजन ऐसे लगाया जाएगा एज इफ कभी एपी एंटर ही नहीं किया गया था। सर फॉर एग्जांपल आपने आर्म्स एंड प्राइस में एंटर किया, आपने 100 करोड़ की आर्म्स एंड प्राइस थी, आपने एपी के थ्रू 80 करोड़ रुपए फाइनलाइज करवाया, आपने 80 करोड़ रुपए फाइनलाइज करवाया। ऐसा मान लेंगे कि 80 कभी मिला ही नहीं था, 100 करोड़ ही आपके लिए आर्म्स एंड प्राइस मानी जाएगी। सर उसके अलावा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ डिक्लेयरिंग वॉइड एब इनिशियो इतना एक्सेस टाइम मिल जाएगा फॉर कैलकुलेट फॉर कंप्लीटिंग एनी प्रोसीडिंग्स। सर कहता है जिस दिन सर एपीए आप एंटर किए थे और जिस दिन वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया गया, इतने दिनों में जितना टाइम वेस्ट हुआ है, ये सारा टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एओ को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा फॉर असेसमेंट। और सर कहता है ये सब करने के बाद अगर फिर भी टाइम कम पड़ रहा है, तो 60 दिन एओ को और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। सर कहता है रोल बैक प्रोविजंस भी और एप्लीकेबल होते हैं। सर आप चाहो तो आगे आने वाले 5 साल के लिए अपनी आर्म्स सेल प्राइस फिक्स कर सकते हो, अपना मेथड फिक्स कर सकते हो, ताकि सीवीडीडी को कोई दिक्कत नहीं है, एओ को भी कोई दिक्कत नहीं है। सर इज इट पॉसिबल क्या कि मैं पिछले 4 सालों में सिमिलर ट्रांजैक्शन करके आया हूँ, तो उनके लिए भी मैं सीधे-सीधे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर लूँ? सर उसके लिए भी अवेलेबल होता है प्रोविजन। कौन-सा? रोल बैक का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। रोल बैक क्या बोलता है? बोलता है जिस ट्रांज़ैक्शन के लिए आप फ्यूचर में एंटर करने वाले हो ना एपीए, उन्हीं सिमिलर ट्रांज़ैक्शन के लिए पिछले 4 सालों के लिए आप रोल बैक भी ले सकते हो। रोल बैक यानी अगर उन ट्रांज़ैक्शंस पे पहले से ही आप एंटर कर चुके हो, उनके लिए जो डिस्प्यूट चल रहा है वो सेटल हो जाएँगे। अगर सिमिलर ट्रांज़ैक्शन है सेटल हो जाएँगे। तो कहता है लेकिन रोल बैक लेने के लिए कुछ कंडीशंस रहती हैं। क्या कंडीशन है? कहता है सर अगर कभी भी रोल बैक लेना चाहते हो ना, तो आपको हर साल में जिस-जिस साल के लिए आपको रोल बैक चाहिए, उस साल का रिटर्न 139(1) में फाइल किया हुआ हो। अगर सर आपने 139(1) में फाइल नहीं किया तो क्या रोल बैक मिलेगा? मना कर देते हैं रोल बैक देने के लिए, रोल बैक नहीं मिलने वाला। फिर कहता है हर साल आपने 92E की रिपोर्ट सर चार्टर्ड अकाउंटेंट का फॉर्म 3CEB टाइम पे फर्निश किया हुआ हो, तो ही आपको रोल बैक देंगे अदरवाइज़ नहीं देंगे। सर रोल बैक का जो ट्रांज़ैक्शन है ना वो सेम होने चाहिए। यानी सर जो ट्रांज़ैक्शन आप अगले 5 साल में एंटर करने वाले हो ना, वही सिमिलर ट्रांज़ैक्शन के लिए पिछले 4 साल के लिए आप रोल बैक ले सकते हो। प्लस 3 कीड़ा जमा करवा देना 5 लाख की फीस के साथ। 3 सीडा फॉर्म लगता है, 5 लाख की फीस लगता है। एनी पॉइंट कैन कम इन एग्जाम, ट्रांसफर प्राइसिंग में कुछ भी पूछ सकता है। इवन कई बार तो एमसीक्यू में वगैरह 5-10 नंबर का ट्रांसफर प्राइसिंग पूछ के 8 नंबर का और पूछ लिया। सर 15-15 नंबर का पूछा हुआ है ट्रांसफर प्राइसिंग कई बार तो पेपर में। यू कैन नॉट थिंक ऑफ लीविंग दिस टॉपिक। तो कुछ भी पॉइंट अगर लग रहा हो ना सर टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो, ये टॉपिक है ऐसा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक प्रोविजन। तो 2 केसेस में रोल बैक नहीं लगता। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने। सर कभी भी अगर मैंने आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन की, आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन की, एओ ने एक्सेप्ट नहीं की वो, ऑर्डर पास कर दिया। मैं सीआईटी अपील्स में चला गया। सीआईटी अपील्स में मैं जीत गया या हार गया, व्हाटएवर द केस में बी, मुद्दा आईटीएटी में चला गया। आईटीएटी ने ऑर्डर पास कर दिया कि भैया राहुल तुम्हारी आर्म्स लेंथ प्राइस गलत है, ऐसा ऑर्डर पास कर दिया। तो भाई क्या उस आर्म्स लेंथ प्राइस के लिए, उस आईटीएटी के ऑर्डर के खिलाफ मेरे को एपीए मिल जाएगा? नहीं मिलता, नहीं मिलता। सरकार ने बोला कि अगर आपका आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमिनेशन आईटीएटी पेंडिंग है और आईटीएटी ने डिस्पोज ऑफ कर दिया एप्लीकेशन बाय क्लेमिंग कि नहीं मिल सकता, तो सर आपको उस केस में एपीए नहीं मिलने वाला उस साल के लिए। सेकंड चीज, सर अगर मैंने रिटर्न फर्निश किया, आरओई फर्निश किया, एक 10 करोड़ की इनकम डिक्लेयर करके, 10 करोड़ की इनकम डिक्लेयर करके आरओई फर्निश किया, मेरा रिटर्न प्रोसेस हुआ, रिटर्न असेस हुआ, असेसमेंट के बाद सर मेरी इनकम बन गई सर 18 करोड़ की, मेरी इनकम बना दी गई। सर प्राइमरी एडजस्टमेंट में गलती थी, कुछ ट्रांसफर प्राइसिंग में मैंने छोटी सी गड़बड़ कर रखी थी, मेरी इनकम बढ़ा दी गई। बढ़ा के कितनी कर दी गई? बढ़ा के सर सीधे-सीधे 18 करोड़ कर दी गई। 8 करोड़ से मेरी इनकम बढ़ा दी गई। सर जब मैं एपीए में एंटर करने गया ना, मैंने कहा एपीए में एंटर करते हैं। एपीए में एंटर करने के बाद ना, ऐसा डिसाइड हुआ कि जो हमारी इनकम है ना, जो हमारी इनकम है 8 करोड़ से बढ़ाई गई, 8 करोड़ से ना बढ़ा के सिर्फ 4 करोड़ ही बढ़नी चाहिए, ऐसा डिसाइड हुआ। कुल मिला के अब मेरी इनकम कितनी बन रही? 14 करोड़। प्रोविजन कहता है अगर आपकी कभी भी एपीए में एंटर होने के कारण असेस्ड इनकम
कम हो रही है तो आपको एपीए मिल जाएगा। अगर असेस्ड इनकम कम हो रही है तो एपीए मिल जाएगा। यहाँ पे सर 8 करोड़ से इनकम बढ़ी थी, अगर ये असेस्ड इनकम 8 करोड़ से 4 करोड़ हो जा रही है ना, कम हो जा रही है, सर एपीए मिल जाएगा। लेकिन अगर एपीए में ऐसा डिसाइड होता है कि नहीं भैया 8 4 करोड़ तो नहीं, -1 करोड़ होना चाहिए, आपकी जो रिटर्न इनकम है सर ये 9 करोड़ हो जाएगी ना, तो फिर आपको एपीए नहीं मिलने वाला इस साल के लिए। अगर आपकी रिटर्न इनकम कम हो जा रही है, एपीए नहीं मिल सकता। जो रिटर्न फाइल किया था ना, वो तक कम हो जा रही है एपीएम एंटर होने के कारण, एग्रीमेंट ऐसा कर रहे हो कि आर्मसेल प्राइस और कम हो जाए और आपकी रिटर्न इनकम भी कम हो जा रही है ना, आपको उस साल के लिए फिर एपीए नहीं देंगे ये लोग। कहता है रोल बैक प्रोविजन रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग द इनकम और लॉसेस डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम। सर रिटर्न ऑफ इनकम में अगर इनकम आपकी कम हो रही है एपीएम एंटर करने के कारण, आपको रोल बैक नहीं मिलता। इफेक्ट्स ऑफ एपीए, सर एपीए में एंटर करने के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला सर कह रहा है अगर प्रायर टू डेट ऑफ एंटरिंग एपीए, सर एपीए में एंटर करने के बाद अगर कोई भी रिटर्न, अच्छा इसमें देखना, अगर प्रायर टू एंटरिंग द डेट ऑफ एंटरिंग एपीए अगर रिटर्न हैज ऑलरेडी बीन फर्निश्ड तो उसका एक क्या करना पड़ता है, एक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ता है 3 महीने के अंदर। अगर असेसमेंट फॉर एनी प्रीवियस ईयर टू विच एपीए इज पेंडिंग तो एओ को 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और अगर असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है तो एओ को ऑर्डर पास करना पड़ेगा 1 ईयर फ्रॉम द एंड। सर एक बार डेट, एक बार इसकी टेबल देख लो। सर क्या कहता है आरओआई के लिए, आरओआई अगर ऑलरेडी फाइल्ड है तो 3 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ मंथ ऑफ एपीए आपको एक मॉडिफाइड आरओआई फाइल करना पड़ेगा, मॉडिफाइड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। सर अगर नहीं फाइल किया तो भाई नया एपी के अकॉर्डिंग फाइल कर लेना ना, एपी के अकॉर्डिंग फाइल कर लेना। सर असेसमेंट के लिए अगर असेसमेंट कंप्लीट है तो सर क्या होगा, 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरओआई एक मॉडिफाइड ऑर्डर पास होगा। और सर अगर पेंडिंग असेसमेंट तो एओ को 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा प्लस 1 ईयर। ऐसा केस होता है अगर कभी भी आपको एपीए मिलता है तो। सर कुछ रोल बैक से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन, सर 4 साल के लिए मिलेगा, चारों साल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए अप्लाई करो 1 साल के लिए नहीं करो। आपको तभी मिलेगा जब 131 में आपने रिटर्न फाइल किया हुआ। उसके अलावा सर आप फ्यूचर के लिए एपी लो, जरूरी नहीं है रोल बैक लो, लेकिन अगर रोल बैक मांग रहे हो ना तो आपको फ्यूचर के लिए एपी क्लेम करना ही करना पड़ेगा। आप बिना बिना फ्यूचर का क्लेम किए पीछे वाला रोल बैक नहीं ले सकते। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर कभी भी अगर एक्स कंपनी है जिसके पास एपीए है, वाई कंपनी एपीए नहीं है और एक्स और वाई मर्ज होकर क्या बन जाते हैं, अगर एक्स बन जाते हैं तो जो भी एक्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है इनके लिए अभी भी एपीए वैलिड रहेगा। लेकिन अगर एक्स एक कंपनी एपीए है इसके पास और वाई कंपनी है जिसके पास एपीए नहीं है, ये अगर मिलके वाई बन जाते हैं एपीए डिसॉल्व हो जाएगा अपना। या फिर एक्स और वाई मिलके एक्स वाई बन जाते हैं ना, तो भी सर एपीए वैलिड नहीं रहने वाला है, एपीए वैलिड नहीं रहने वाला है। सर कंप्लायंस प्रोसीजर, सर एक बार एपी ले लोगे तो ऐसे ही थोड़ी आपको छोड़ देगी सरकार। सरकार बोलती सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार बोलती आपको डीजीआईटी के पास जाना पड़ेगा कि आपको एपी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। फिर कहता है जिस तारीख को आपको एपी चाहिए, जिस प्रीवियस ईयर से, मान लो प्रीवियस ईयर 24-25 से चाहिए तो आपको 1 अप्रैल 2024 से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। लेट अप्लाई करोगे एपी नहीं मिलेगा, आपको 24-25 से पहले अप्लाई करना पड़ेगा एपी। 1 अप्रैल 2024 से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी एक कैच है, ध्यान देना क्वेश्चन क्या बोलता है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसे आता है ना कि आपने अप्लाई किया 1/4/2024 से पहले, लेकिन क्वेश्चन में लिख के देगा आपको एंटर्ड इनटू एपीए ऑन 1 मई, एंटर्ड इनटू एपीए ऑन 1 नवंबर। सर एंटर करना इज डिफरेंट, एंटर करना इज डिफरेंट। आपके लिए टाइम लिमिट है एप्लीकेशन की, आपको एप्लीकेशन हमेशा 1 अप्रैल से पहले करना है। एंट्री कभी भी हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस साल में एंट्री हो रही है ना उस साल के लिए भी एपी आपको मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने आया कि सर एंट्री कब हुई, सर 1 मई 2024 को एंट्री हुई, एपीए में एंटर हो गए लोग, यानी सर प्रीवियस 24-25 के लिए भी एपीए एप्लीकेबल है। हमको ऐसा मानना पड़ेगा कि जो एप्लीकेशन है ना ये टाइम पे फर्निश किया गया था, इसलिए प्रीवियस 24-25 के लिए भी आपको एपीए मिल गया है। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? एंट्री की डेट इज नॉट रेलिवेंट, आपके लिए मैटर करती है एप्लीकेशन की डेट। एप्लीकेशन की डेट नहीं दे रखी तो ऐसा मान सकते हो कि जिस साल में आप एंट्री कर रहे हो ना उस प्रीवियस ईयर के लिए भी एपीए मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सर एपीए के लिए फीस कितनी देनी पड़ती है, सर अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 100 करोड़ का है तो उसका 0.1% 10 लाख दे दो।
अगर 100 करोड़ से 200 करोड़ तक का है, तो इसका सर आधा कर लो, 150 करोड़ का 0.1% 15 लाख दे दो। अगर 200 करोड़ ज्यादा का है तो 20 लाख रुपए का सीधे सीधे आप दे दो। 20 लाख रुपए का सीधे सीधे 20 लाख रुपए दे दो आप, 200 करोड़ का 1.1%। बस अगर रोल बैक चाहिए तो 5 लाख रुपए और दो, 3 कीड़ा के साथ। तो एप्लीकेशन कभी वापस कर सकते हो। सर एपीए में क्या क्या डिसाइड किया जाएगा, कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कवर होंगे, क्या क्या मेथोडोलॉजी होगी, कैसे कैसे अजम्पशन लेने वाले हैं, क्या क्या रोल बैक के प्रोविजन रहने वाले हैं। सर जैसे ही आप एपीए में एंटर करते हो ना, आपको सर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आरओआई के 30 दिन के अंदर क्या एक कंप्लायंस रिपोर्ट देनी पड़ जाती है, एक कंप्लायंस रिपोर्ट देनी पड़ जाती है। बस उसके अलावा जिस दिन आपने कंप्लायंस रिपोर्ट रिसीव होती है ना, कंप्लायंस रिपोर्ट रिसीव होती है सामने वाले के पास, उसके 6 मंथ्स के अंदर सर टीपीओ आके आपका कंप्लायंस ऑडिट करता है। 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ मंथ, ठीक है, 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ मंथ आपको कंप्लायंस ऑडिट करवाना पड़ जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर एपीए। ये सब आपके एपीए के प्रोविजन है। कोई सवाल, संशय, संदेह मन में एपीए से रिलेटेड? बताओ, कोई सवाल, संशय, संदेह मन में एपीए से रिलेटेड? आए नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट। आए सेकेंडरी एडजस्टमेंट पे, हाँ सर आते हैं। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या बोलता है? सेकेंडरी एडजस्टमेंट समझने से पहले प्राइमरी एडजस्टमेंट समझते हैं। सर कहता है कि सर कभी भी अगर एसएससी की इनकम प्राइम अगर कभी भी एसएससी की इनकम आर्म्स एंड प्राइस के कारण बढ़ रही है, राहुल ने रिचर्ड को ट्रांजेक्शन किया 100 करोड़ का, करना चाहिए था 150 करोड़ का, जो 50 करोड़ रुपए कम चार्ज किया ना, सर ये प्राइमरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एसएससी को अपनी इनकम में ऐड करना पड़ेगा। ये तो बड़ा सिंपल सा है, प्राइमरी एडजस्टमेंट तो करना ही करना पड़ेगा, दैट इज वेरी क्लियर बात, बड़ी क्लियर बात है ये। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या बोलता है? सेकेंडरी एडजस्टमेंट बोलता है कि भैया जो तुमने उसको कम पैसे लिए ना, उससे तुमने 100 करोड़ में सामान बेच दिया उसको, जबकि कायदे 150 करोड़ में बेचना चाहिए था, तो जो 50 करोड़ उसने कम दिए है ना, दैट इज द लोन गिवन टू दैट पर्सन। सामने वाले पर्सन को लोन दे रखा है, और क्योंकि लोन दे रखा है ना, तो उस पर आपको इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ जाएगा। सर अब इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा। कब कब इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ता है, कितना कितना इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ता है, दैट इज दी बॉटम लाइन। दो चीजें जाननी है अपने को, किस डेट से लेके किस डेट का इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड चीज, कितना इंटरेस्ट लगेगा। इतना जान लिया, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सर कहता है जो भी एक्सेस मनी सामने वाले के पास पड़ी हुई है ना, वो आप इंडिया लेके आ जाओ। मान लो 100 करोड़ का सामान बेचा, जबकि 150 में बेचना चाहिए था, 50 करोड़ कम लिए ना, सरकार कहती है जो 50 करोड़ कम लिए ना, वो इंडिया लेके आ जाओ, लेके आ जाओ। अगर लेके नहीं आते ना, तो इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। कब से कब तक इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, वो यहाँ पे देखना है। सर कहता है कभी भी अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है एओ के ऑर्डर के कारण, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है एओ के ऑर्डर के कारण, प्राइमरी एडजस्टमेंट एज इन, सर पता चला एओ के ऑर्डर कारण पता चला कि मैंने कम चार्ज किया हुआ है, तो कहता है 90 दिन के अंदर पैसे लेके आ जाओ एओ के ऑर्डर के। जिस दिन एओ का ऑर्डर था ना, उसके 90 दिन के अंदर पैसे लेके आ जाओ। अगर 90 दिन के अंदर पैसे नहीं ला रहे हो ना, तो इंटरेस्ट कब से लेंगे सर? 91st डे से नहीं, ना 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 ना। सर कहता है जिस दिन डेट ऑफ ऑर्डर है ना, उस दिन से इंटरेस्ट ले लेंगे। यानी मतलब सर क्या कहता है, ऑर्डर आया, कहता है 90 दिन के अंदर पैसे लेके आ जाओ, 90 दिन के अंदर पैसे लेके आ जाओ। अगर 90 दिन के अंदर पैसे नहीं लाए तो 91 डे से इंटरेस्ट, ना जी ना जी ना जी सर, यहाँ से इंटरेस्ट लेने वाले हैं आपसे, पूरा इंटरेस्ट लेंगे। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? सर एओ के ऑर्डर से है तो एओ का ऑर्डर पकड़ोगे आप, और इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है एओ के ऑर्डर से। सर अगर कभी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर डिसाइड होता है, सर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर क्या होता है, एक सेकंड रुकना। मान लो दो देश की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आपस में बैठी कि एपी कितने में होना चाहिए, तो जिस दिन वो डिसाइड करते हैं ना, सॉरी जिस दिन उस वो चीज फाइनलाइज होती है ना, कि भैया देखो इतने इतने में आर्म सेल प्राइस होनी चाहिए, उस दिन के 90 दिन के अंदर पैसे लेके आ जाओ आप। अगर मान लो डिसाइड होता है कि 150 करोड़ आर्म सेल प्राइस है, तो 90 दिन के अंदर लेके आ जाओ। अगर 90 दिन में नहीं ला रहे ना, तो जिस दिन डिसाइड किया गया ना, उसके अगले दिन से ही ब्याज लेना चालू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर अगर कभी भी आर्म्स लेंथ प्राइस के कारण अगर डिसाइड होता है कि आपकी एग्जैक्टली सॉरी एपीए के कारण डिसाइड होता है कि आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी है। एपीए के लिए दो पॉइंट्स हैं। कहता है सर अगर कभी भी आपने ड्यू डेट ऑफ आरवाई से पहले एंटर कर लिया एपीए में, हर साल ड्यू डेट आती है, ड्यू डेट से पहले अगर आपने एंटर कर लिया ना एपीए में,
ड्यू डेट से पहले अगर आपने एंटर कर दिया तो कहता है ना सर एक्चुअल डेट ऑफ आरओआई से 90 दिन के अंदर आप पैसे लेके आ जाओ। अगर नहीं ला पाते ना तो जो ड्यू डेट ऑफ आरओआई थी ना उस दिन से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे। और यही अगर सर अगर आपने बाद में अगर आपने एपीए आरओआई के बाद एंटर किया है तो प्रोविजन कहता है एंड ऑफ द मंथ से 90 दिन के अंदर पैसे लेके आ जाओ। एंड ऑफ मंथ से 90 दिन के अंदर लेके आ जाओ पैसे। अगर नहीं लाते तो एंड ऑफ मंथ से इंटरेस्ट लगा देंगे। एपीए वाला पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, पूछने के चांसेस थोड़े कम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछता है, सर आपने सुओ मोटो एडजस्टमेंट कर दिया। मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि भैया 100 करोड़ नहीं 150 करोड़ होना चाहिए, 100 करोड़ नहीं 150 करोड़ होना चाहिए आर्म्स लेंथ प्राइस। मेरे अंतरात्मा ने बोला है, मेरी अंतरात्मा ने बोला है। सर कभी भी अगर अंतरात्मा बोलती है तो कहाँ बोलती है सर? रिटर्न ऑफ इनकम में बोलती है। सरकार और मेरा कम्युनिकेशन सिर्फ रिटर्न ऑफ इनकम में ही होता है। तो सर मैंने अंतरात्मा से इंटर रिटर्न ऑफ इनकम में करेक्ट कर दिया। सरकार कहती है जो ड्यू डेट ऑफ आरओआई है ना, इसके 90 दिन के अंदर पैसे लेके आ जाओ। नहीं लाते हो तो फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आरओआई आपको इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा। सर यानी ये चीज क्लियर हो गई कि इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करना है। सर इंटरेस्ट सबसे पहले तो अगर एपेलेट अथॉरिटी तो उस दिन से कैलकुलेट करोगे। अगर 90 दिन में नहीं लाया उसी दिन से कैलकुलेट करोगे। मैप में जिस दिन गिविंग इफेक्ट है उस दिन से कैलकुलेट कर लोगे। सर अगर एपी है, एपी आरओआई से पहले एंटर हो गया तो आप क्या करोगे? सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले ड्यू डेट ऑफ आरओआई से। अगर एपी आपने आरओआई के बाद एंटर किया तो फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ से कैलकुलेट करने वाले इंटरेस्ट। और सर अगर कोई भी और रीजन है तो फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आरओआई से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हो। ये इंटरेस्ट का पीरियड होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंटरेस्ट लगेगा कितना। सर कहता है अगर सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है आपको और आपका ट्रांजैक्शन ना रुपीज में डिनोमिनेटेड है, यानी राहुल रेचल का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो रुपीज में हुआ है। राहुल रेचल का ट्रांजैक्शन रुपीज में हुआ है, राहुल ने रेचल को रुपीज में सेल्स कर रखी है। तो प्रोविजन कहता है जो भी सर उस टाइम पे एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 1 अप्रैल का, सर उसमें 3.25% ऐड कर दो। सर 3.25 क्यों बोल रहा हूँ, 3.25 क्यों नहीं बोल रहा? सर क्योंकि 3.25 याद जल्दी रहता है। 3.25% ऐड करना है अपने को, 3.25% ऐड करना है अपने को, 3.25% ऐड करना है। और सर यही अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, फॉर एग्जांपल रुपी, डॉलर में, पाउंड में, यूरो में, फ्रांसिस में, इन सब में डिनोमिनेटेड है, तो आप क्या करोगे? जो जो 30 सितंबर का 6 मंथ लिबर होता है ना, 6 मंथ लाइबोर, लाइबोर लिबर मिबर जो भी आप बोलते हो, लाइबोर लिबर, इन सब का सर 3% ऐड करके आप इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हो। गॉट इट सर, गॉट इट। जिस साल में आप एडजस्टमेंट करने वाले थे उस साल का, जिस साल में आपको पैसे लेके आने चाहिए थे, जिस साल में एडजस्टमेंट करना था, तो उस साल के प्रीवियस ईयर का 1 अप्रैल का इंटरेस्ट रेट लेके चलना है अपने को। सर अगर मैं चाहूं, अगर मेरे पास एक ऑप्शन रहता कि मैं इंटरेस्ट नहीं पे करूं, भाई कितना इंटरेस्ट पे करता हूँ रहूंगा, तो मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कि मैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट करवा लूं। सेकेंडरी एडजस्टमेंट ना करवा के एक एडिशनल टैक्स भर दूं। सर कितना एडिशनल टैक्स मांगता है? बोलता है 18% टैक्स भर दो। जितना भी प्राइमरी एडजस्टमेंट का अमाउंट है ना उसका 18% टैक्स भर दो, 12% उस पर सरचार्ज भर दो, 4% इन दोनों पे सेस भर दो। तो कुल मिला के 20.9664% से आप एडिशनल टैक्स भर दो। और जैसे ही एडिशनल टैक्स भरोगे ना हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपसे। सर जिस दिन एडिशनल टैक्स भरोगे ना उस दिन के बाद से इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पहले का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी एडजस्टमेंट किया आरओआई में, तो आरओआई की डेट होती है 30 नवंबर। तो कहता है 30 नवंबर के बाद मैंने एडजस्टमेंट किया ही नहीं 31 मार्च तक एडजस्टमेंट किया ही नहीं। मेरे को 1 जुलाई को लगता है कि एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, तो प्रोविजन कहता है 1 जुलाई तक आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर सकते हो। एंड ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है, भर भर के पूछता है, एमसीक्यू में भी बहुत जगह पूछा है, तो इसके लिए अपने को थोड़ा सीरियस रहना है। सर कहता कभी भी अगर आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ तक का है तो 1 करोड़ तक के प्राइमरी एडजस्टमेंट में क्या सेकेंडरी एडजस्टमेंट करवाओगे? प्लस कहता है अगर दो असेसमेंट या 16-17 के पहले का है तो। एग्जाम्पल देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर कभी सामान बेच रही 1,000 100 करोड़ का, आर्म्स सेल प्राइस 130 करोड़ रुपए, किसको? ब्रिटेन के इंग्लैंड को मतलब ब्रिटेन यूनिलीवर को बेच रही, कब? 1 जुलाई 2023 को। प्राइमरी एडजस्टमेंट सामने से कर दिया इसने 30 करोड़ का, कब? 15 नवंबर को है। ड्यू डेट कब की है? 30 नवंबर की है। सर प्राइमरी एडजस्टमेंट सामने से कर दिया, तो कहता है 30 करोड़ रुपए को ना लोन मान लिया जाएगा और 30 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा जब तक पैसे नहीं लाते। रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई का कितना? 11% है। तो कितना लगेगा सर 30 करोड़ रुपए पे? 11 + 3.25, इतना परसेंट ब्याज रहता है। इस पे नंबर ऑफ डेज कितना हो गया सर? 30 नवंबर से लेके 31 मार्च तक का इंटरेस्ट हो जाता है सर, कितना? 121 डेज हो जाते हैं आउट ऑफ 365। सर इतना इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा, 1.417 करोड़ का इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ जाएगा।
सिमिलरली कहता है सर अगर एडिशनल टैक्स पे कर रहे हो ना, एडिशनल टैक्स पे कर रहे हो, मान लो जुलाई में पे करो एडिशनल टैक्स, तो जुलाई में एडिशनल टैक्स कितना 30 करोड़ का एडिशनल टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, 20.9664 ये तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन सर 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जुलाई 2025 तक का आपको इंटरेस्ट फिर से देना पड़ जाएगा, वो इंटरेस्ट भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ सेकेंडरी एडजस्टमेंट गोस। बताओ क्या सेकेंडरी एडजस्टमेंट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या किसी मित्र को सेकेंडरी एडजस्टमेंट में दिक्कत है? अरे बोलो ना। एक तो तुम बताते नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा? एक तो तुम बताते नहीं तो मुझे क्या हवा आएगी अंदर से, कैसे समझ में आएगा? उह, चलो परफेक्ट है, मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स क्या कह रहा है? सर कभी भी अगर आप आर्म्स लेंथ प्राइस, अगर आप कोई भी ट्रांसफर प्राइसिंग के इनमें इन्वॉल्व इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसके लिए ना आपको 3 फाइल्स डॉक्यूमेंट मेंटेन करनी पड़ती है। एक होती है लोकल फाइल, एक होती है सर मास्टर फाइल, और एक होती है सीबीसी। पहले लोकल फाइल की चर्चा कर रहे हैं। सर कहते हैं एवरी पर्सन एंटरिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वो मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। सर कौन सी प्रिस्क्राइब्ड है? टीपी स्टडी रिपोर्ट बोलते हैं या लोकल फाइल बोलते हैं? यस सर, अंडरस्टूड, परफेक्ट। सर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप शैल कीप एंड मेंटेन सच डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप एज मे प्रिस्क्राइब। कहता है सर जो भी आप ट्रांजेक्शन एंटर करने वाले हो इस लोकल फाइल में आपको एंटर करना पड़ेगा। पूरा समझ आ रहा है? परफेक्ट बात है, परफेक्ट परफेक्ट है यार। तुम कॉन्फिडेंस इंजेक्ट कर रहे हो मेरे अंदर, कायदे से मुझे इंजेक्ट करना चाहिए कॉन्फिडेंस। चलो बढ़िया। क्या कह रहा हूँ? जो भी ट्रांजैक्शन आप 1 करोड़ के ऊपर का करोगे, सर 1 करोड़ के ऊपर का जो भी ट्रांजैक्शन करोगे ना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो सब इस लोकल फाइल में डालना पड़ेगा और 8 साल के लिए फाइल मेंटेन करना पड़ेगा। 8 साल के लिए फाइल मेंटेन करना पड़ता है। ओके सर, समझ में आ गया। सर प्लस आपको एक ऑडिट करवाना पड़ता है हर साल, जब कभी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो ना, आपको एक ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी। कब तक? 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आपको ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी। कौन सा? 92E में ऑडिट करवाना पड़ता है, फॉर्म 3CEB। 3CEB चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना पड़ेगा। नहीं करवाओगे तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है नॉन कंप्लायंस की। पेनल्टीज वगैरह याद मत करो, पेनल्टीज वगैरह मैंने पेनल्टीज वाले चैप्टर में याद करवा रखी है। सर ये हो गई लोकल फाइल। अब बात आती है सर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग की। सर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग अगर आपको याद हो ना सर, अभी पढ़ेंगे भी हम वापस। सर बेप्स में बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक चैप्टर है बेप्स में। बेप्स में एक्शन प्लान 13 है, एक्शन प्लान 13 ये बोलता है सर ट्रांसफर प्राइसिंग की दिक्कतों को टैकल करने के लिए कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग करनी चाहिए। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में क्या बोलता है सर? एक कंट्री एक एंटिटी है, उसकी मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेशंस हो सकते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो जिस हम लोग आपस में एक वो यूनियन बनाते हैं, और अगर हमारे देश में पेरेंट एंटिटी है, अगर हम में से किसी देश में पेरेंट एंटिटी है, तो पेरेंट एंटिटी ना कुछ कंप्लायंस करेगी। क्या कंप्लायंस करेगी सर? एक रिपोर्ट फर्निश करेगी जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। सर कितना टैक्सेस भरा उसने, कितने एम्प्लॉइज हैं वहां पे, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितने एसेट्स और कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कितना प्रॉफिट है, कितना टैक्स है, कितने एम्प्लॉइज हैं, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये सब चीजें पेरेंट एंटिटी अपने देश में बताएगी। भारत सरकार में अगर पेरेंट एंटिटी भारत में है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस वगैरह हो गई, टीसीएस हो गई, इनकी पेरेंट एंटिटी तो इंडिया में है, बाकी सब जगह पे सब्सिडरीज हैं। प्रोविजन कहता है अगर पेरेंट एंटिटी इंडिया में है ना, तो इनको 3 CI में बताना पड़ेगा 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर। जैसे आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, 31 मार्च खत्म होगा, इसके 12 मंथ्स के अंदर आपको बताना पड़ जाएगा इंडिया में। सर कहता है अगर आपका ग्रुप रेवेन्यू टोटल पूरे ग्रुप का, सर टीसीएस का सब ग्रुप का रेवेन्यू मिला के ग्रेटर देन 6400 करोड़ है ना, तो ही आपको सीबीसी रिपोर्टिंग करनी है, अदरवाइज सीबीसी रिपोर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं। सर कहता है अगर फॉर एग्जांपल आपकी पेरेंट एंटिटी बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, और आपकी इंडिया की ना सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, छोटी सी एंटिटी, एक सब्सिडरी है बस, इंडिया में सिर्फ एक सब्सिडरी है, प्रोविजन कहता है इस एंटिटी को भी सीबीसी रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, इस एंटिटी को भी सीबीसी रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। कब करेगा? देयर आर 3 केसेस जहां पे इसको रिपोर्टिंग करनी पड़ जाएगी। कहता है सबसे पहले तो कि जिस देश में पेरेंट एंटिटी है ना, कंट्री ऑफ पेरेंट एंटिटी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, ऑब्लिगेशन टू डू सीबीसी है ही नहीं, उस देश के साथ हमारा एग्रीमेंट ही नहीं है, वो सीबीसी फाइल भी नहीं करता, इसलिए सर हमारी कंट्री को करनी पड़ जाएगी, हमारी कंट्री की एंटिटी करनी पड़ जाएगी। दूसरा, सर जिस देश में पेरेंट एंटिटी है ना,
जिस देश में पेरेंट एंटिटी है, वो सीबीसी तो करता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है। भाई हम इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन का एग्रीमेंट नहीं है अपने पास, तो हम मांग नहीं पा रहे उससे। अच्छा, तो तीसरा, ऑब्लिगेशन भी है सामने वाले के पास, पेरेंट एंटिटी के पास ऑब्लिगेशन भी है करने का, उस देश के पास ऑब्लिगेशन भी है, सीबीसी भी फाइल हो रहा है वहां पे, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट भी है। लेकिन जब हम इन्फॉर्मेशन मांगने गए ना, उसने मना कर दिया, कहा कि हम नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन, उसने मना कर दिया। इस कंसेप्ट को बोलते हैं सिस्टमिक फेलियर। इसको बोलते हैं सिस्टमिक फेलियर। सिस्टमिक फेलियर यानी सर हम सीबीसी रिपोर्टिंग के लिए किसी दूसरी कंट्री के पास गए, इंफॉर्मेशन मांगने गए, उसने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, ये बोला कि भैया हम इंफॉर्मेशन नहीं देने वाले। तो इसका क्या करते हैं सर, इस केस में इंडियन एंटिटी के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि सीबीसी रिपोर्टिंग करें। तो कितने टाइम में करेंगे, तो कहता है देखना, कहता है जिस दिन इन्फॉर्म किया गया ना, जिस दिन इंडिया में इन्फॉर्म किया गया कि भैया देखो तुम्हारी पेरेंट एंटिटी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया है, उस इन्फॉर्म करने के सर, उस इन्फॉर्म करने के 6 मंथ्स के अंदर आपको करना पड़ जाएगा। 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ आपको सीबीसी रिपोर्टिंग करनी पड़ जाएगी। सर इसके अलावा अगर आपने सीबीसी रिपोर्टिंग में गलती कर दी, प्रोविजन कहता है अगर 1 महीने तक डिले किया है तो 500 रुपए पर डे की, 5,000 रुपए पर डे की लेट फीस लगाएंगे। अगर 1 महीने ज्यादा डिले किया है तो सर 15,000 रुपए पर डे के लगाए जाएंगे, और आपको नोटिस आ गया और नोटिस के बाद भी आप नहीं फाइल कर रहे तो फिर 50,000 रुपए पर डे की लेट फीस लगाई जाएगी, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। 271 GB ग्लोबल ट्रांजेक्शन। सर कहता है अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश की तो 5 लाख रुपए की लेट फीस, और कहता है अगर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर है तो। अगर रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर तो पेनल्टी नहीं लगाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मास्टर फाइल। सर कहता है मास्टर फाइल कंटेन लिस्ट ऑफ ऑल एंटिटीज एंड इट्स इंटरनेशनल ग्रुप एंड देयर लीगल एड्रेस, स्टेटस, ओनरशिप। सर लोकल फाइल में क्या पढ़ा, जो जो ट्रांजैक्शन एंटर करोगे लोकल फाइल में जाएगा। सीबीसी रिपोर्टिंग में हमने पढ़ा कितना टैक्स भर रहे हो, कितनी इंप्लॉइड है, कैपिटल कितना, प्रॉफिट है, ये सब चीजें हमने सीबीसी रिपोर्टिंग में पढ़ा। सर लेकिन ये क्या है मास्टर फाइल, मास्टर फाइल क्या बोलता है सर, मास्टर फाइल में आपको बताना पड़ेगा कि सर एंटिटी में है क्या, चल क्या रहा है, लीगल स्टेटस क्या है, काम क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट क्या, एड्रेस कहाँ पे है, सर कौन कौन लोग हैं तुम्हारे ग्रुप में, ये सब चीजें बतानी पड़ेगी, थ्योरेटिकल चीजें बतानी पड़ेंगी। मास्टर फाइल ना इंडिया में अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई जमा करवानी पड़ती है। और सर कब जमा करवानी पड़ती है सर, मास्टर फाइल कहता है कि अगर पूरे कंसोलिडेटेड ग्रुप का रेवेन्यू 500 करोड़ से ज्यादा का है, 500 करोड़ से ज्यादा का अगर रेवेन्यू है ना, तो ही मास्टर फाइल करवानी पड़ती है, अदरवाइज नहीं करवानी पड़ती। एंड सर एक और चीज कहता कि सर 500 करोड़ तो रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस सर दो में से कोई भी एक चीजें हो रही हो, कहता है सर जो अपना इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है ना, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वो या तो 50 करोड़ ज्यादा के हों, या फिर सर इंटेंजिबल्स में जो डीलिंग हो रही है ना सर, इंटेंजिबल आपने कॉपीराइट ये सब खरीद रखा है, 10 करोड़ ज्यादा की कॉपीराइट में ट्रेडिंग हो, तो कहता है या तो 500 करोड़ का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होना ही, 500 करोड़ का टर्नओवर होना ही होना चाहिए, प्लस या तो आप 50 करोड़ का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करवा लो, या तो 10 करोड़ रुपए का आप इंटेंजिबल्स खरीद बेच लो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज, प्लस 500 करोड़ का टर्नओवर आपको मास्टर फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर से 50 करोड़ का या तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर लो, या इंटेंजिबल्स खरीद लो, 10 करोड़ के खरीद लो बेच लो, इन दोनों में से कोई भी एनी, प्लस 500 करोड़ का टर्नओवर, सर दोनों चीजें फुलफिल होती हैं तो आपको मास्टर फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो मास्टर फाइल फर्निश किसको करनी पड़ेगी, जेडीआईटी को फर्निश करनी पड़ेगी 3 CR में, 8 साल के लिए मेंटेन करनी है, नहीं की तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी ट्रांसफर प्राइसिंग में लगाते लगाते हर चीज में लगा रहे होते हैं। सर उसके अलावा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ये क्या बोलता है, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग बोलता क्या है सर, बोलता है ये अगर आप अपने ही देश में किसी ऐसे अपने रिश्तेदार को सामान बेच रहे हो जो कि या तो 10AA का डिडक्शन क्लेम कर रहा है, या तो 80IA का डिडक्शन क्लेम कर रहा है, 80IA से लेके सर कोई भी सच इनकम बेस्ड डिडक्शन क्लेम कर रहा है, 80IA से लेके 80 RRB का डिडक्शन क्लेम कर रहा है, या फिर सर 35AD वगैरह क्लेम कर रहा है, या फिर सर 115 BAB BAE क्लेम कर रहा है, तो ऐसे बड़े बड़े डिडक्शन क्लेम कर रहा है, एंड सर आपके बीच का ट्रांजेक्शन वैल्यू ना 20 करोड़ से ज्यादा की है, तो आपके ऊपर सेम सारे के सारे प्रोविजन लगा देंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाले, आर्म्स लेंथ कैलकुलेशन एपीए वाला, उसके अलावा आपका बुक्स मेंटेनेंस वाला, आपका ऑडिट वाले, सारे के सारे प्रोविजंस आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग। 94(8) बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन, बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन, बोनस स्ट्रिपिंग। कैसी बात कर रहे हो, कैसी कैसी बात कर रहे हो, शोभा नहीं दे रही आप पे।
सर कहता है अगर आपको कभी भी बोनस मिलने वाला है सिक्योरिटीज पे, बोनस मिलने वाला है सर, बोनस मिलने में एक जादूगरी होती है, समझना। मेरे पास था बोनस, जैसे मान लो पता चला बोनस मिलने वाला है रिलायंस में, मैंने रिलायंस के सर 1500 रुपए के शेयर्स खरीद लिए, 1500 रुपए का एक शेयर खरीद लिया, ठीक है। सर मेरे को बोनस मिला 1:1 का। अब सर मेरे पास 750 के दो शेयर्स हैं, करेक्ट। इसको मैंने सेल किया, सर मान लो 800 में सेल किया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूंगा सर, बोनस सिक्योरिटीज के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती है, मैं ओरिजिनल कॉस्ट माइनस करूंगा जो ओरिजिनल शेयर है, तो 1500 रुपए लूंगा। सर यहाँ पे आ गया मेरे पास लॉस 700 रुपए का। अब सर जादूगरी यहाँ पे क्या हो रही है ना, देखो, आपने सिर्फ खरीदा शेयर और बेच दिया, खरीदा शेयर और बेच दिया, सिर्फ और सिर्फ बोनस मिलने के कारण, सिर्फ और सिर्फ बोनस मिलने के कारण आपको कितना फायदा हो गया, 700 रुपए का लॉस मिल गया ना। अच्छा तो आप लॉस लेते चलोगे और फिर डिडक्शन क्लेम कर लोगे किसी दूसरे इनकम के साथ, किसी इनकम के साथ डिडक्शन क्लेम कर लोगे ना। तो प्रोविजन कहता है कि अगर कभी भी बोनस के कारण, बोनस सिक्योरिटीज ऐसी, मतलब अगर आपने बोनस अनाउंस होने से रिकॉर्ड रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले खरीदे शेयर्स एंड 9 मंथ्स के अंदर ट्रांसफर कर दिए, तो जो लॉस होगा ना, लॉस, इसको इग्नोर करने वाले हम, इस लॉस को हम अलाउ नहीं करने वाले। दिस लॉस विल नॉट बी अलाउड, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे, सेट ऑफ भी नहीं करने देंगे। रादर सर ये आपके लिए बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर बोनस सिक्योरिटीज। यानी जो बोनस सिक्योरिटीज है इसको फ्री में आपने माना था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 थी, सर ये 700 रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अब सर मान लो जैसे आप सेकंड यूनिट बेचते हो 900 रुपए की, तो सर इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 700 मानी जाएगी और 200 रुपए का कैपिटल गेन आपके हाथ में लगाया जाएगा। यानी सर बोनस स्ट्रिपिंग में जो आपको नुकसान हो रहा था ना, वो नुकसान यहाँ पे अवॉइड हो गया, वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गई फॉर बोनस सिक्योरिटीज। सेक्शन 94A, प्रोविजन रिलेटिंग टू पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिसडिक्शन एरिया। सर भारत सरकार किसी को भी बाहर एक नोटिफाइड जुरिसडिक्शन एरिया डिक्लेयर कर सकती है, एनजेए डिक्लेयर कर सकती है। उसमें क्या होगा सर, कोई पर्सन से अगर आप एनजेए में ट्रांजैक्शन करोगे तो उसपे ना सारे ट्रांजैक्शंस को सर एसोसिएटेड एंटरप्राइज से माना जाएगा, सारे ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माने जाएंगे, सारे ट्रांजैक्शन आपको आर्म्स लेंथ प्राइस पे करने पड़ेंगे। सर इसमें खास बात तो ये कि जो 3% वाली लिमिट रहती है ना, वो 3% वाली लिमिट भी नहीं मिलेगी। कौन सी 3% वाली लिमिट, सर याद करो, अगर कभी भी मल्टीपल आर्म्स लेंथ प्राइस निकलती है एक ही मेथड से, तो रेंज का कॉन्सेप्ट लगता है, एवरेज निकालते हैं। एवरेज में 3% का अपना क्वेश्चन मिलता था ना, वो 3% क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं दे रहे। यही नहीं, सर कहता है कोई भी पेमेंट अगर आप यहाँ से एनजेए में करोगे ना, तो 30% टीडीएस काटना पड़ेगा। और 30% टीडीएस ही नहीं, यहाँ पे ये भी कहता कि सर जो भी इनकम आपको मिल रही है ना एनजेए से, उसका आपको सोर्स ऑफर करना पड़ जाएगा। भाई कहाँ से आया तुम्हारे पास पीसा, ये पीसा कहाँ से कमाया तुमने, सोर्स बताओगे तुम, और अगर सोर्स नहीं बता पा रहे ना, तो तुम्हारे हाथ में इसको टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। इतना सा बस पॉइंट है सर। एनजेए की एक खास बात है, एक छोटी सी खास बात है, फॉर एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल समझना। सर यहाँ पे एक पर्सन है, मैं एक पर्सन हूँ राहुल, पेमेंट कर रहा है एक किसी पर्सन को जो कि एनजेए में लोकेटेड है, नॉन रेसिडेंट पर्सन है, एनजेए में लोकेटेड है। अब सर अगर एनजेए में वो लोकेटेड है, रॉयल्टी का पेमेंट उसको कर रहा हूँ, टीडीएस कितना काटना चाहिए सर, 30% टीडीएस काटना चाहिए, बिकॉज सेक्शन कहता है 94A की 30% टीडीएस लगेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सामने वाले के हाथ में भी 30% टैक्सेबल होगा क्या ये, क्या सामने वाले के हाथ में भी 30% टैक्सेबल होगा क्या? राइट आंसर इज नहीं। टैक्सेबिलिटी नहीं बोलता कभी भी, 94 ये नहीं बोलता कि सामने वाले के हाथ में 30% टैक्सेबल होगा। सामने वाले के हाथ में तो वही टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा जो इंडिया में बोलती है। इंडिया में 115 बोलता है कि 115 से रॉयल्टी टैक्सेबल होगी, तो 115 से ही करवाएंगे 20% से। लेकिन जो टीडीएस रेट है वो 30% हो जाएगा। यानी वो जो पर्सन लोकेटेड इन एनजे है ना, वो अगर इंडिया में आरओआई फाइल करता है तो उसको रिफंड मिल जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू में पूछ सकता है ये। फिर उसके अलावा कहता है लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन, ये क्या बोलता है? सर कहता है अगर कभी भी इंडियन कंपनी या कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी अगर इंटरेस्ट पेमेंट करता है किसी नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज को, भले सर शॉर्ट टर्म डेट हो, लॉन्ग टर्म डेट हो, ऑपरेटिंग हो, फाइनेंसिंग हो, किसी भी तरीके का हो, सर कहता है सिर्फ और सिर्फ ये सब हटाओ, सब गंदगी हटाओ, सर 30% ऑफ ईबिटडा ही अलाउ करेंगे। 30% ऑफ ईबिटडा इज ओनली अलाउड, इज ओनली अलाउड। 30% ऑफ ईबिटडा इज ओनली अलाउड। EBITDA मतलब सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट से पहले की कमाई, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई, इसको EBITDA बोला जाता है।
सर कहता है अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे, अगर आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को इंटरेस्ट नहीं दे रहे, सर आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप फाइनेंशियल चार्ज दे रहे हो, आप कमीशन दे रहे हो, आप फीस दे रहे हो, सर ब्रोकरेज दे रहे हो। सरकार कहती है अरे मेरे को किसको बना रहा है, किसको क्या बना रहा है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या? सरकार बोलती है कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं सर, सीधे बोलते हैं कि इन सबको हम इंटरेस्ट ही मानेंगे और 30% की लिमिट में लेके आएंगे। सर मैंने क्या और तिगड़म लगाया, मैंने क्या किया? ये राहुल है, रेचल एसोसिएट है, रेचल से लोन लेता तो सर 30% वाली लिमिट लग जाती। मैंने रेचल से लोन नहीं लिया, मैंने चैंडलर से लोन लिया। चैंडलर चैंडलर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैंने इससे लोन ले लिया। प्रोविजन कहता है अगर रेचल ने ना गारंटी दे रखी है, गारंटी दे रखी है चैंडलर को कि भैया अगर राहुल डिफॉल्ट करता है तो मैं दूंगी पैसे, या फिर रेचल ने कुछ सिमिलर अमाउंट चैंडलर को दे रखा है, यानी चैंडलर ने 10 करोड़ का लोन दिया, रेचल ने सर 5 करोड़ डिपॉजिट करवा दिया चैंडलर के पास। सर प्रोविजन कहता है कि इस पे भी 30% वाली लिमिट लगेगी। क्यों? क्योंकि इट इज एज गुड एज रेचल ने तुमको लोन दिया हुआ है ना, रेचल ने तुमको लोन दिया हुआ है तो यहाँ पे भी लिमिट लग जाती है। सर कहता है अगर कभी भी इंटरेस्ट आपने 1 करोड़ तक का पेमेंट किया है ना, तो आपका इसमें लिमिट नहीं लगे, 1 करोड़ तक का इंटरेस्ट पेमेंट है तो 94 बी के प्रोविजन नहीं लगेंगे। अगर आप बैंक को पेमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी को, एनबीएफसी को, या फिर किसी फाइनेंस कंपनी जो कि आईएफएससी में लिस्टेड है, उसको पेमेंट कर रहे हो तो 94 बी की लिमिट्स नहीं लगने वाली। लास्ट में कहता है सर एक्सेस इंटरेस्ट, सर कहता है अगर कभी मान लो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है 100 करोड़ का और 30% ऑफ इबिटडा आ रहा है मान लो सर 70 करोड़ का, यानी सर 30 करोड़ रुपए का आपका इंटरेस्ट डिसअलाउ कर दिया जाएगा, 30 करोड़ डिसअलाउ हो जाएगा। प्रोविजन कहता है ये जो डिसअलाउड इंटरेस्ट है ना, आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर कभी किसी साल में अगर आपका इंटरेस्ट सर बच जाता है, मान लो आपके पास लिमिट बच जाती है, 30% ऑफ इबिटडा वाली लिमिट अगले साल बच जाती है, तो इस 30 करोड़ का डिसअलाउ हो गया था ना, ये मैक्सिमम 8 ईयर्स तक में आप कभी भी सेट ऑफ कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। उफ 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 उफ। दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस। बताओ समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? आ जाए क्वेश्चन आंसर्स पे। आ जाएं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाओ। अर्थ प्राइवेट लिमिटेड कैलकाटा इज engaged in trading of electronic goods. It purchased goods from its associated enterprise Sun PT. ट्रांसफर प्राइसिंग में ध्यान क्या देना होता है? कभी भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करो तो फोटो जरूर बनाना। फोटो इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फोटो के बिना आपको कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन में। यस सर, परफेक्ट। सर कहता है अर्थ प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी, सर एसोसिएटेड इंटरप्राइज से सामान खरीदती है। ठीक है भैया, खरीदो। एक सन पीटी करके एसोसिएटेड है सिंगापुर, ऑल्सो अनरिलेटेड पार्टी ओशिनिया से खरीदती है। सर ओशिनिया करके एक अनरिलेटेड पार्टी है, ये रिलेटेड पार्टी है और एक ये अनरिलेटेड पार्टी है। फॉर प्रीवियस से 24-25 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 15% है सन पीटी में और 20% मार्जिन है ओशिनिया में। सर जब ये अर्थ लिमिटेड सन का सामान बेचती है ना तो 15% कमा रही है, और यही अगर ओशिनिया का सामान खरीद रही है ना तो 20% कमा रही है। भाई ये क्या गोंडागोल है, ये क्या धोखेबाजी है, ये कैसा झोल हो रहा है कि भाई एक सेम सामान को मैं अगर रिलेटेड पार्टी से खरीद के बेच रहा हूँ तो 15% कमा रहा हूँ, किसी और से खरीद के बेच रहा हूँ तो 20% कमा रहा हूँ। यानी सर मैंने सन से महंगा खरीदा होगा ना, सन से महंगा खरीदा होगा। सर आफ्टर सेल्स वारंटी 6% प्रोवाइडेड बाय द सन, वेयरएज ओशिनिया गिव्स आफ्टर सेल्स वारंटी 1 साल की, वारंटी में भी टेकन एज 2%, ब्रांड वैल्यू इंटरनेशनली नोन। ठीक है सर, इस पे आएंगे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सन लिमिटेड के 20 करोड़ का गोल्ड बेचा है। सर कह रहे सन लिमिटेड का आपने 20 करोड़ का सामान बेचा हुआ है। सर प्रोविजन कहता है अगर 20 करोड़ का सामान बेचा हुआ है, सन लिमिटेड का 20 करोड़ का सामान बेचा हुआ है, इस पे 20% चार्ज करना चाहिए था ना आपको, 20% आपको कमाना चाहिए था। यानी सर आपने कितने में खरीदा हुआ होना चाहिए? 16 करोड़ में खरीदा हुआ होना चाहिए, 16 करोड़ में खरीदा हुआ होना चाहिए आपका सामान। ठीक है, 16 करोड़ में खरीदा हुआ होना चाहिए। दिस शुड बी माय परचेज प्राइस व्हेन आई एम परचेजिंग इट फ्रॉम सन पीटी। मैंने महंगे में खरीद रखा है, मैंने कुल 15% कमाया, मैंने महंगे में खरीदा है। ठीक है,
लेकिन सर क्वेश्चन ना बीच में कुछ दलीलें पेश करता है, कहता है नहीं 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 हमने महंगा क्यों खरीदा है, क्योंकि सर महंगा क्यों खरीदा है, क्यों खरीदा है, क्योंकि सर अपने को कुछ आफ्टर सेल्स वारंटी वगैरह ये सब मिल रहा है। सर क्या कह रहा है? आफ्टर सेल्स वारंटी ऑफ 6 months इज प्रोवाइडेड बाय सन पीटी, whereas ओशिनिया गिव्स आफ्टर सेल्स वारंटी एक सर की, ओ माय गॉड, वारंटी में भी टेकन एज 2% ऑफ द सेल्स प्राइस। सर कह रहा है, सुनो सुनो, सेल्स प्राइस कितनी है? 2%, 20 करोड़ की, इसका 2% फॉर 6 months, यानी सर 20 लाख रुपए। सर कह रहा है अपने रिश्तेदार से सामान खरीद रहा हूँ ना, तो सिर्फ 6 महीने की वारंटी मिल रही है, एक बाहर वाला मेरे को 1 साल की दे दे रहा है। सुनो सुनो सुनो, अगर रिश्तेदार से खरीद रहा हूँ तो सिर्फ 6 महीने की वारंटी मिल रही है, बाहर वाले से साल भर की मिल रही है, यानी सर जो वारंटी का प्राइस है, इसके कारण तो मेरे को और सस्ता खरीदना चाहिए था। मेरे को सर -20 लाख और कम में खरीदना चाहिए था, मेरे को सामान, मेरे को और कम में खरीदना चाहिए था। आगे क्या कह रहा है? सन पीटी की एक ब्रांड वैल्यू है जिसके कारण से मुझे 1% महंगा खरीदना पड़ा। सर 20 करोड़ का सामान 1% और, यानी सर 20 लाख रुपए। सर मैंने 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा खरीदा, क्यों? क्योंकि उसकी एक ब्रांड वैल्यू। चलो ठीक है, 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दो ना, 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दो, सब काट के जोड़ के 16 करोड़ में तो खरीदना चाहिए था। 16 करोड़ शुड हैव बीन योर आर्म्स लेंथ प्राइस। हमसे क्या पूछ रहा है? कंप्यूट द आर्म्स लेंथ प्राइस। सर आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है बस अपने को। ओ माय गॉड सर, कैसे किया आपने? बिल्कुल 16 करोड़ मैच हो गया। जादू जादू। ठीक है जी। ओके सर, आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABC Limited Canada holds 35% in Element India. Element develops software and does both on-site, off-site consulting services for customer. On-site, off-site consultancy सब करते हैं। देखना ABC, ABC नहीं, इंडिया में Element है, ये ABC है, 35% होल्ड करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर Element बिल्ड कनाडा 120 आवर्स, 100-1800 रुपए, 120 आवर्स थे, इंटू 1800 रुपए से बिलिंग हुई, 1800 रुपए मैन आवर्स से। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट अमाउंटेड 225। सर कॉस्ट कितनी इनकर हुई है? 225। सर बिलिंग कितने से की है? 120 इंटू 1800, 2,16,000। और क्या किया है इसने? सर कॉस्टिंग 225 और बिलिंग करो 216, बहुत घोर अन्याय है ये तो। ये तो अनर्थ हो रहा है, अनर्थ सर, अनर्थ हो रहा है। देखते हैं चलो। Element build XYZ India at a rate of 1200 man hours for the similar level of manpower and earn gross profit of 50% of cost। सर कह रहा है एलिमेंट ने ना सिमिलर सामान किसको बेचा? सर किसी और को बेचा, जिसमें 2800 रुपए पर मैन आवर्स के हिसाब से उसने बिलिंग कर रखी है, और सर 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमाया, जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट। भाई साहब ठीक है। ये ट्रांजेक्शंस ऑफ एलिमेंट एंड XYZ आर कंपेरेबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग डिफरेंसेस। XYZ सर कह रहा है कि एलिमेंट का जो एबी किसी के साथ ट्रांजेक्शन है और XYZ का ट्रांजेक्शन है ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। कहता है 50% तो मैंने अपने XYZ से चार्ज किया, अपने किसी गैर रिश्तेदार से 50% चार्ज किया, लेकिन अपने एसोसिएट से 50% नहीं कर पाऊंगा ना, थोड़ा बहुत तो कुछ रिश्तेदारी का डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा देखना। कहते हैं एलिमेंट derives टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम ABC, देयर इज नो सच सपोर्ट बाय XYZ, और कितना सपोर्ट है? 18% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। सर पॉइंट कह रहा कि मैंने 50% दुनिया वाले से चार्ज किया, लेकिन अपने एसोसिएट से 50% नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि भाई वो मेरे को सिक्योर से मेरे को टेक्नोलॉजी दे रहा है ना। टेक्नोलॉजी कितनी? सर 18% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, 50% का 18%, 50% का 18%, यानी सर 9% की तो मेरे को सर्विसेज दे रहा है वो। हटा दो ना 9%, भाई कम से कम 41% तो चार्ज करना चाहिए था, 40%, 41% करना चाहिए था ना। कहता है नहीं 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 भैया, नहीं नहीं नहीं। सर एबीसी लिमिटेड गिव्स लार्ज वॉल्यूम, सर क्वांटिटी डिस्काउंट जो कि 10% ऑफ जीपी मार्जिन के बराबर है। सरकार वो क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि मैं अपने रिश्तेदार को ज्यादा नहीं चार्ज कर सकता, 50% नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत वॉल्यूम में खरीद के दे रहा है सामान में, इतना वॉल्यूम में खरीद रहा है कि उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। सर तो सरकार कहती है हटाओ, लो 10% डिस्काउंट पे हटा दो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का 10% है, 5% और हटा दो। फिर भी 36% चार्ज करना चाहिए था, 36 चार्ज करना चाहिए था, कुछ शर्म वरम आ रही है? 36 तो करना ही चाहिए था।
In case of rendering services to ABC, LMN neither runs any risk nor any marketing. On the other hand, XYZ को देने में ना रिस्क रिवॉर्ड सब आता है जो कि 12% के बराबर होता है। सर प्रोविजन क्या कहता? सर मैं अपने रिश्तेदार को सामान बेच रहा हूँ ना, रिश्तेदार को सामान बेच रहा हूँ तो कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता, इसलिए उससे कम चार्ज कर रहा हूँ। बाकी किसी दूसरे को देना पड़े तो उसमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है। सरकार कहती है 12% है ना, 12% और 50% है ना, लो 6% माइनस कर दो, 30% तो चार्ज कर लो बाबा, 30% तो चार्ज कर लो। तुम तो लॉस में बेच रहे हो, तुम लॉस में बेच रहे हो। 225 लाख का तुम्हारा कॉस्टिंग है, 216 में दे रहे हो सर, गड़बड़ कर रहे हो ना। चौथा पॉइंट, एक और दलील कहता है, सर कहता है कि नहीं मेरे को ना 1 महीने की वारंटी मिल रही है एबीसी से, जबकि सर वो 2% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बराबर एक्सवाईजेड में कोई वो नहीं मिल रही क्रेडिट। सर ये पॉइंट तो और उल्टी बात करता है। कहता है तुम रिलेटेड पार्टी को सामान दे रहे हो, उसको वारंटी भी दे रहे हो, उसको वारंटी भी दे रहे हो, जबकि किसी रिश्तेदार को वारंटी सॉरी तुमने क्रेडिट दिया रिलेटेड पार्टी को, किसी को क्रेडिट भी नहीं दिया तुमने। रिलेटेड पार्टी को जब तुम पेमेंट कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी से सामान खरीद रहे हो, उसको क्रेडिट दे रहे हो, किसी और को क्रेडिट भी नहीं दिया तुमने। यार ये कौन सी धोखेबाजी है? तो कहता है इससे तो तुमको ज्यादा चार्ज करना चाहिए सर, 2% ऑफ जीपी मार्जिन, कितना 1% ऐड, यानी सर कुल मिला के 31% आपको कॉस्ट पे चार्ज करना चाहिए, 31% कॉस्ट पे चार्ज करना चाहिए। सर कितना 225 है हमारा कॉस्ट, इस पे 31% चार्ज करना चाहिए, 294,751 चार्ज करना चाहिए। चार्ज कितना किया है? 216,123, 78,750 का प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा। ओ माय गॉड सर, सही आ गया आंसर, सर सही आ गया। सर दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ABC Private Limited Bangalore is engaged in manufacturing of electronic goods and supports the same to various associated and other enterprises across Southeast Asia. They report with respect to international transaction with AE has been furnished for all the years. सारों साल के लिए एपीए अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा सर एपीए मिल भी गया 5 मई को। सर कंपनी चाहती है एपीए के साथ साथ रोल बैक लेने के लिए, जिसके लिए सर 4-5 साल के लिए रोल बैक भी मांगना चाह रहे हैं। सर एपीए किसके लिए मिलेगा देखना, एपीए मिलेगा प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29। रोल बैक किसके लिए मिलेगा? प्रीवियस ईयर 22-23, 23-24 सॉरी, 22-23, 21-22, 20-21, इन 4 साल के लिए रोल बैक मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने असेसमेंट ईयर में बात करना चालू कर दिया, असेसमेंट ईयर में बात कर रहा है। ठीक है भैया, असेसमेंट ईयर 19-20 यानी कहना है सिंपली से कि प्रीवियस ईयर 18-19। सर ये हमारे मुद्दा, ये हमारे काम का है क्या? नहीं सर, प्रीवियस ईयर 20-21 से पहले तो कुछ भी काम का नहीं। असेसमेंट ईयर 19-20 यानी प्रीवियस ईयर 20, प्रीवियस ईयर 18, प्रीवियस ईयर ये 20-21 है, तो प्रीवियस ईयर 19-20 हो गया, ये भी हमारे काम का नहीं है। असेसमेंट ईयर 21-22 यानी प्रीवियस ईयर 20-21, यस ये हमारे काम का सर, कोई डिस्प्यूट नहीं है, इस साल के लिए एपीए मिल जाएगा। असेसमेंट ईयर 22-23 यानी प्रीवियस ईयर 21-22, assessment for 22-23 was completed by reference to TPO who enhanced the income by 500। सर टीपीओ ने 500 लाख की इनकम बढ़ा दी मेरी। सर इससे क्या मेरा एपीए रुकेगा? सर फिलहाल के लिए नहीं रुकेगा, लेकिन इस पॉइंट को डालता हूँ होल्ड पे। असेसमेंट ये 23-24 यानी प्रीवियस ईयर 22-23, आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाज डिस्प्यूटेड बिफोर आईटीएटी, और आईटीएटी ने सेट असाइड कर दिया फॉर फ्रेश कंसिडरेशन इन नवंबर 24। सर प्रीवियस ईयर 22-23 में क्या हुआ, मेरा मुद्दा आईटीएटी के पास गया और आईटीटी ने किनारे किया मेरा ऑर्डर ये बोल के कि एओ भाई साहब इसकी कैलकुलेट वापस करो, इसकी वापस कैलकुलेट करो। क्या आईटीटी ने रिजेक्ट कर दिया मेरा एप्लीकेशन? आईटीटी ने अगर रिजेक्ट किया होता तो मेरे को एपीए नहीं मिलता, रोल बैक नहीं मिलता, लेकिन आईटीटी ने रिजेक्ट नहीं किया, सिर्फ सेट असाइड करके फ्रेश कंसिडरेशन के लिए भेज दिया। तो मेरे को कायदे से यहाँ पे एपीए मिल जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर 22-23 में एपीए मिल जाएगा। 24-25 में आईटीआर लेट फाइल किया, यहाँ नहीं मिलने वाला। फिर क्या कहता है, इफ एपीए इज अप्लाइड, आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 वुड गेट एनहांस्ड बाय 300 एज अगेंस्ट 500 ओरिजिनली। सर कह रहा है अगर मान लो 1000 करोड़ की इनकम थी, टीपीओ ने बढ़ा दिया 500 करोड़, कुल मिला के 1500 करोड़ की इनकम कर दी, लेकिन सर अगर यही एपीए मिल जाता है ना तो एनहांसमेंट सिर्फ 300 करोड़ का होगा, तो क्या एपीए मिल जाएगा? सर अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की हमने कि अगर आपकी असेस्ड इनकम कम हो रही है ना एपीए से, तो एपीए मिल जाता है, रिटर्न इनकम कम होती है तो एपीए नहीं मिलता, तो यहाँ पे एपीए मिल जाएगा। यही ज्ञान की बातें यहाँ लिखी हुई है। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है।
ये क्वेश्चन भी आप आराम से देख सकते हो, इसमें भी ऐसा कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 81 इज अ गुड क्वेश्चन। अमर प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में गलतियां भी होती हैं बहुत ज्यादा। अमर प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर इज एंगेज इन आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इट इज सब्सिडरी ऑफ एबीसी इंक। देखना, एबीसी इंक करके कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है अमर। इट ऑल्सो प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज टू सैक। सर अमर ने एबीसी के साथ साथ सैक को भी सर्विसेज, दोनों को सर्विसेज दी है। बिलिंग कैसे कर रखी है दोनों के लिए? सर एबीसी के लिए 85,000 यूएसडी और सैक के लिए 70,000 यूएसडी। एबीसी हैज प्रोवाइडेड लोन ऑफ $1 लाख टू अमर प्राइवेट लिमिटेड टुवर्ड्स परचेज ऑफ हार्डवेयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 3% है। ठीक है सर, कोई बुराई नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकट 100 रुपए 200 रुपए पर मैन आवर्स। अमर ने 9 घंटे 15 दिन काम किया किसके लिए? एबीसी के लिए। और 8 घंटे 15 दिन काम किया किसके लिए? सैक के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। वारंटी दे रखी है 1% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, वारंटी इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। कंप्यूट द आर्म्स लेंथ प्राइस कॉस्ट प्लस मेथड से। देखो उसने कॉस्ट प्लस मेथड भी बोल दिया, कन्वर्जन रेट उसने ₹1 $64 भी बोल दिया। तो सवाल क्या है देखना, कॉस्ट प्लस मेथड में सबसे पहला स्टेप होता है ना कि अपने को कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। अपने को मार्जिन चाहिए कि मैं कितना दूसरे लोगों से चार्ज कर रहा होता हूँ। तो अगर रिलेटेड पार्टी के लिए मुझे आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी है तो पहले अनरिलेटेड पार्टी के लिए कॉस्ट मार्जिन भी तो चाहिए ना, मार्जिन चाहिए। सर यहाँ अनरिलेटेड पार्टी कौन सी है? सैक है, सैक है। तो सैक के लिए मैंने कितना दिन काम किया है? तो सैक के लिए मैंने काम किया हुआ है 8 आवर्स फॉर 15 डेज। कितने दिन काम किया? 100 रुपए मेरा डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट कॉस्ट का खर्चा है, डायरेक्ट कॉस्ट है, इंटू 8 इंटू 15 और 200 रुपए इंटू 8 इंटू 15। इससे मेरा आ जाएगा सर डायरेक्ट मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही? तो 36,000 की कॉस्ट आ रही मेरी इसमें। सर प्लस वारंटी भी तो है ना इसमें, वारंटी भी तो दे रहा हूँ सर। वारंटी अभी ऐड करो फॉर द टाइमिंग, मैं बता रहा हूँ क्यों वारंटी बता रहा हूँ क्यों। वारंटी ऐड करो इसमें, वारंटी ऐड कर लो। वारंटी क्या बोलते हो? 1% ऑफ द डायरेक्ट एक्सपोर्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। 12,000 करोड़ की डायरेक्ट कॉस्ट है, इसका 1% यानी 120 रुपए की वारंटी हो गई। यानी कुल मिला के सैक के लिए कॉस्टिंग कितनी बढ़ी? 36,120 है। कितनी कॉस्ट बन रही है बता रहा हूँ मैं, इसका लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। और उसको बिलिंग कितनी कर रखी है मैंने? 70,000 की बिलिंग कर रखी है। यानी सर मार्जिन बता सकते हो? मार्जिन 36,120 माइनस 70,000, सर यानी 33,000 का गेन है, 30,880 का फायदा डिवाइडेड बाय 36,120 इंटू 100, 93.798% का फायदा है। 93.798% का मेरा गेन है, कॉस्ट पे मार्जिन है। सर समझना पॉइंट क्या आ रहा है, क्यों वारंटी का एडजस्टमेंट दिया गया? वारंटी का एडजस्टमेंट इज द मोस्ट डिस्प्यूटेड पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। सर वारंटी आपने रिलेटेड पार्टी को दिया था, सॉरी रिलेटेड पार्टी को नहीं दे रहे, अनरिलेटेड पार्टी को दे रहे हो। सर मैं कह रहा हूं अगर आप अनरिलेटेड पार्टी को वारंटी नहीं दोगे, अनरिलेटेड पार्टी को वारंटी नहीं दोगे, तो सर यहाँ क्वेश्चन ही आपको बोल देगा कि कितना परसेंट कमाए? 94% में कमाता, कॉस्ट पे 94% कमाता। अगर मैं किसी बाहर वाले को वारंटी नहीं दूंगा, बाहर वाले को वारंटी नहीं दूंगा, तो सर 94% कमाऊंगा, करेक्ट। अगर वारंटी दे दी तो भी मिनिमम 93% तो कमा ही रहा हूं, तो भी 93% तो फिर भी कमा रहा हूं, 93.8% कमा रहा हूं। मेरे पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस है, या तो 94.44% विथ वारंटी, जिसमें वारंटी मैं दे ही नहीं रहा सामने वाले को, वो वाला मार्जिन ले लूं, या तो 93.79% ले लूं जहां पे वारंटी का कॉस्ट इंक्लूडेड है, ये वाला मार्जिन ले लूं। सर सरकार बोलती है चलो हटाओ, कम वाला तो कमा लो, कम वाला तो ले लो, कम से कम अपने एसोसिएटेड इंटरप्राइज से कम वाला मार्जिन चार्ज कर लो। ज्यादा मार्जिन तो तुमसे हो नहीं रहा, कम मार्जिन चार्ज कर लो। पॉइंट समझ पा रहे हो? अगर आपने वारंटी अगर कॉस्ट में इंक्लूड कर ली तो आपका मार्जिन कम हो रहा है, सरकार बोली भले कम मार्जिन ही चार्ज कर लो अपने एसोसिएट से, ज्यादा तो तुम कर नहीं पा रहे, कम ही कर लो। सरकार कहती कॉस्ट कितनी हुई? एबीसी को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कितनी कॉस्ट हुई? सर 100 इंटू 9 आवर्स दे रहे हैं 15 डेज के लिए, 200 इंटू 9 आवर्स दे रहे हैं फॉर 15 डेज के लिए, कितना होता है?
40,500 की कॉस्ट है, इस पे 93.8% ऐड कर दो, 78,489। इतना चार्ज करना चाहिए एबीसी से, इतना चार्ज करना चाहिए एबीसी से। मैंने चार्ज कितना किया हुआ है सर? 85,000 चार्ज कर रखा है, 85,000 चार्ज कर रखा है सर। यानी कहना है सिंपली से कि वैसे ही आपने ज्यादा चार्ज कर लिया। रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार, आप वैसे ही ज्यादा चार्ज कर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना सर। आर्म्स लिंक प्राइस का डिटर्मिनेशन का कोई मुद्दा ही नहीं है, एडजस्टमेंट कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, सिंपल सा पॉइंट हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, क्वेश्चन नंबर 83 को। क्वेश्चन नंबर 83 इज अ गुड क्वेश्चन। The XYZ Limited provides you the profit and loss of the financial year 23-24, फाइनेंशियल ईयर 24 में 2 साल का दे रखा है डेटा। सर कह रहा है फाइनेंशियल 23-24 पे आते हैं। सर ग्रॉस प्रॉफिट 2030 का, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस माइनस किया, इंटरेस्ट माइनस किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, टैक्स माइनस किया और इतना प्रॉफिट है। अपने को चाहिए EBITDA 557 लेंगे प्रॉफिट, इसमें इनकम टैक्स ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, EBITDA निकालो 557 प्लस 271 प्लस 250 प्लस 562, कुल मिला के 1641 रुपीज, 1641 रुपीज का EBITDA आएगा। इतना EBITDA आ जाएगा। सर इसका 30% इंटरेस्ट कॉस्ट अलाउड है, वो 92.3 का इतना इंटरेस्ट अलाउड है अपने को। इंटरेस्ट पे कितना किया हुआ है? 1640 है, 490 रुपीज का EBITDA अलाउड है, इंटरेस्ट इतना अलाउड है। मैंने पे कितना किया हुआ? एक सेकंड, 1640 इंटू 30%, 492 रुपीज है, 492 रुपीज का अलाउड है इंटरेस्ट। मैंने पे कितना किया हुआ है? 562 पे किया हुआ है सर। यानी क्या मैं कह सकता हूँ 70 लाख रुपीज डिसअलाउ हो जाएगा? सर इट विल बी डिसअलाउड। ठीक है, अगले साल आते हैं सर। अगले साल प्रॉफिट कितना है? 403। इनकम टैक्स ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे। 403 प्लस 332 प्लस 254 प्लस 389, कुल मिला के सर 1378 इतना हो जाता है हमारा EBITDA। इसका 30% अलाउ हो जाएगा 413.4 का। सर इसमें खास बात क्या पता क्वेश्चन में? सर इंटरेस्ट पेड कितना? सिर्फ 389 है सर। 389 का इंटरेस्ट पेड है, माइनस करो। यानी कहना है सिंपली से 24.4 लाख रुपीज का ऐसा इंटरेस्ट है जो आप इस साल एक्स्ट्रा पे कर सकते हो। आपने पे किया नहीं इस साल कम पे कर रहे हो, 30% ऑफ EBITDA से कम ही कर रहे हो। 24 लाख के पास आपके पास अनएग्जॉस्टेड इंटरेस्ट की लिमिट पड़ी हुई है। तो प्रोविजन कहते हैं जो लास्ट ईयर डिसअला हुआ था ना, वो इस साल आपको अलाउ हो जाएगा। 70 लाख में से 24,40,40,000 इस साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट का डिडक्शन जो लास्ट ईयर डिसअला हो गया था ना, इस साल में मिल जाएगा। बताओ गॉट दिस पॉइंट और नॉट? आपको देख के भी ये मिलेगा, सेम यही फिगर है 14.3, पूरा ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है पॉइंट? विद दैट वी कंप्लीटेड ट्रांसफर प्राइसिंग वाला टॉपिक। अभी क्या हो रहा है? इट इज 208, 215 तक आप ब्रेक ले लो, उसके बाद वील स्टार्ट विथ DTAA एडवांस रूलिंग एंड इक्वलाइजेशन। वील कंप्लीट ऑल दीज चैप्टर्स विद इन लेस देन एन आवर। ठीक है, आप ब्रेक लेंगे 215। हाँ ठीक है, 215 इज परफेक्ट, फाइन। सर 220 तक दे दो, चलो लो 220 तक ले लो।
है क्या? हेलो? हुँ। आदित्य, कितने मार्क्स का कवर करना है करेगा आज का सेशन? 35 30 मार्क्स का लगभग होना चाहिए। इंटरनेशनल टैक्सेशन 30-35 मार्क्स कवर करता है, तो 30 मार्क्स आइडियली इट शुड बी, बट क्लियर डिमार्केशन नहीं आई से 25 से लेके 35 के बीच में कितना ही आ सकता है पेपर में। मैं एक सेकंड ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। ओके, शुरुआत करते हैं अगले वाले आगे टॉपिक से। इक्वलाइजेशन लेवी। सर इक्वलाइजेशन लेवी का ना वेटेज बहुत कम हो गया सिग्निफिकेंटली आपके अटेम्प्ट में। सर होता क्या है, जैसे स्पॉटिफाई जैसी कोई बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनियों को इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं, इसलिए इंडिया में टैक्स नहीं लग सकता, लेकिन टैक्स तो चाहिए। तो भारत सरकार ने क्या किया ना, भारत सरकार ने इंडियन रेसिडेंट एंटिटी के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भैया जब कभी भी तुम ऐसी किसी फॉरेन एंटिटी को पेमेंट करोगे तो एक टीडीएस काट के पेमेंट करोगे। आई डोंट नो व्हाई इसको इक्वलाइजेशन लेवी बोलते हैं, बट इसको आप बोल सकते हो टीडीएस काट के पेमेंट करो। कितना? 6% टीडीएस काटने वाले हो। जो भी एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट करने वाले हो उसका 6% टीडीएस काटने वाले हो। सर ये कहाँ से आया? वेब सेक्शन प्लान 1 में डिजिटल इकोनॉमी में ऐसा बोला गया था 2016 में। फाइनेंस एक्ट 2016 में सेक्शन 165 में आया इक्वलाइजेशन लेवी ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज। सर उसके अलावा क्या कहता है? सर कौन कौन सी सर्विसेज पे इक्वलाइजेशन लेवी लगता है? कहता है 6% ऑफ द कंसिडरेशन। जो भी आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो किस चीज के लिए? सर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए, ऑनलाइन प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस और एनी अदर फैसिलिटी, या कोई भी अदर सर्विसेज जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, इन सब के लिए टोटल टोटल सर 6% आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी है, कभी भी अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हो तो। सर देखना इंपॉर्टेंट क्या, सर पेमेंट कौन कर रहा है? सर सर्विसेज प्रोवाइडर कौन है? प्रोवाइडर सर एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। कभी भी अगर नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, इसकी इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी है। या फिर सर एक नॉन रेसिडेंट का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन सर्विसेज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं दे रहा है, बाहर वाला ही दे रहा है, तो इसकी इक्वलाइजेशन भी डिडक्ट करनी है। डिडक्ट करेगा कौन? या तो रेसिडेंट पर्सन डिडक्ट करेगा, या कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ये लोग डिडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, नॉन रेसिडेंट का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होगी, कौन करेगा? रेसिडेंट करेगा। किस पेमेंट पे करेगा? एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट पे करने वाला है। सर कब तक डिपॉजिट करवाएगा? गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा कब तक? सर कहता है आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है हर महीने के नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक। इस महीने डिडक्ट किया, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा करवाना है गवर्नमेंट को। सर कब कब आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करना? सर कहता है मान लो अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल अलीबाबा, अलीबाबा का एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है, तो भाई साहब जब परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है, टैक्स आप पी पे लगा लोगे तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। टैक्स वैसे ही लग गया पी पे, तो आपको जरूरत ही नहीं ईएल डिडक्ट करने की। फिर कहता है अगर कभी भी ऐसी सर्विसेज के लिए आप पेमेंट कर रहे हो जो कि सर 1 लाख से कम की है, 1 लाख से कम की, साल भर में अगर मैंने जो एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया इट इज लेस देन 1 लाख रुपीज, तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी नहीं डिडक्ट करनी। तीसरा, सर मैं किसी पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि भाई साहब तुम मेरे से सुयोग्य इंसान कहीं कोई मिलेगा, मैंने ऐड चलाया, सुंदर लड़का चाहिए तो बिल्कुल जीवन साथी पे आइए, ऐसा जीवन साथी पे मैंने ऐड, जीवन साथी यूएस मैट्रिमोनी पे मैंने ऐड दिया। यूएस मैट्रिमोनी पे मैंने क्या ऐड दिया कि भैया सुंदर सुशील इंडियन लड़का चाहिए तो राहुल। भर भर के मैंने यूएस मैट्रिमोनी पे मैंने पेमेंट किया ऐड का, ताकि भर भर के मेरी शक्ल दिखाए वो। तो प्रोविजन कहता है कि क्या
जो आप यूएस मैट्रिमनी को एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर रहे हो, क्या इस पे टीडीएस कटेगा या इक्वलाइजेशन लेवी कटेगी? राइट आंसर इज नहीं काटने वाले। क्यों नहीं काटने वाले? बिकॉज़ सर यूएस मैट्रिमोनी पर्सनल पर्पस हो गया ना, बिज़नेस पर्पस होता तो टीडीएस कटता है, इक्वलाइजेशन लेवी कटता है, ये तो पर्सनल हो गया, तो नो इक्वलाइजेशन लेवी। सैलरीड पर्सन 7 लाख इनकम है, नो इक्वलाइजेशन लेवी। क्वेश्चन कई बार पूछा है सैलरीड पर्सन है, पेमेंट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट का क्या इक्वलाइजेशन लेवी कटेगी? सर सिर्फ बिज़नेस पर्पस के लिए कटती है। सर कभी भी अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी पेमेंट करते टाइम आपने डिले कर दिया, अगर आपने डिले पेमेंट किया तो कहता है 1% पर मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन आपको पेमेंट कर देना चाहिए था 7 तारीख को, और जिस दिन आप पेमेंट कर दे रहे हो, फॉर एग्जांपल 8 तारीख को ही पेमेंट कर रहे हो, एक दिन भी डिले किया हुआ है ना, तो इसके ऊपर 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 1% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगा देंगे। सर अगर कभी आपने डिडक्ट करने में गलती की, तो जितना भी अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी है इसके बराबर आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। और अगर सर आपने पेमेंट करने में देरी कर दी, तो 1000 रुपीज पर डे की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। सर अगर रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर है तो पेनल्टी कोई भी नहीं लगाने वाले। ये इक्वलाइजेशन लेवी है नहीं हमारे सिलेबस में, ये भी नहीं, इसलिए डिफरेंस भी नहीं बचा। सर आईसीआई ने स्टडी मटेरियल से लेट हटाया, मैंने फिर भी मॉड्यूल अपनी बुक से नहीं हटाया हुआ है, बट बिलीव मी काम का नहीं, क्योंकि आईसीआई ने दिया ही नहीं अपने मॉड्यूल में, क्वेश्चन आंसर भी नहीं, इवन आरटीपी एमटीपी में हमने टेस्ट किया, कुछ भी नहीं पूछा था। फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट क्या कहता है? से कहता है जो भी इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने के लिए लायबल है, वो हर साल के बाद सर 30 जून तक अपना एक एनुअल स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा कि आपने कितनी कितनी इक्वलाइजेशन लेवी साल भर में डिडक्ट की। उसके अलावा सर अगर आपने डिले किया तो 100 रुपए पर डे की फीस लगा दी जाएगी। सर अगर कभी आप लेट फाइल करना चाहते हो स्टेटमेंट को, तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद 2 साल तक कभी भी कर सकते हो। सर अगर फॉर्म फाइल करने में कोई गलती हुई, नोटिस आना चाहिए, तो फॉर्म 2 में आपके पास डिमांड नोटिस आएगा, उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी सब मांगा जा सकता है। उसके अलावा सर उस डिमांड नोटिस के खिलाफ आप रेक्टिफिकेशन भी सीख कर सकते हो। अगर डिमांड नोटिस से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप सीता के पास अपील के लिए जा सकते हो फॉर्म 3 में। सर कितनी फीस? 1000 रुपए की फीस लेके 30 डेज के अंदर आप जाओगे सीता के पास अपील में। कहता है सर अगर आप सीता की अपील से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप आईटीएटी के पास अपील कर सकते हो 1000 रुपए की फीस लेके 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर। सर कहता है अगर कभी भी आप जानबूझ के कोई गलती कर देते हो ना, कोई गलत स्टेटमेंट फर्निश करते हो जो आप जानते हो गलत है, तो कहता है उसमें ना आपको 3 साल की जेल हो जाएगी प्लस फाइन लगाएगा। और कौन लगाने वाला है? सर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआईटी, सीसीआईटी के अप्रूवल से लगाने वाले हैं। एंड इट इज नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल यानी सर इस केस में आपको अरेस्ट वारंट लगेगा, जेल में भेजने के लिए अरेस्ट वारंट लगेगा, ऐसे जेल में नहीं भेज सकते आपको। सर इक्वलाइजेशन लेवी अगर कभी आपने डिडक्ट करनी चाहिए थी, नहीं की, तो क्या होगा सर? 40A आईबी में आपका 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। देखो मैंने सेक्शन याद करने के लिए पूरा एक वो करवा रखा है, पूरा एक सीरीज बना रखी है, उसको रेफर कर लेना। 40A आईबी वहां पे भी कवर्ड है। प्लस सर कहता है एक बार आपने किसी फॉरेन पर्सन की इक्वलाइजेशन लेवी काट दी ना, तो वो उसके हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। 1050 में वो इनकम सामने वाले के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट इक्वलाइजेशन लेवी। सर इतना ही था, बस बस इतना सा ही, बस इतना सा ही। आ जाओ एडवांस रूलिंग पे, छोटू सा कुल्लो कुल्ला सा टॉपिक है, बढ़िया से कर लेते हैं एडवांस रूलिंग। सर क्या बोलता है? सर पहले से मांगना इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ चीज समझनी, इनकम टैक्स में समझ में नहीं आ रहा, तो आप इनकम टैक्स की ही एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, बोर्ड के पास जा रहे हो कि भैया मुझे समझाओ कि एडवांस रूल, मुझे समझाओ कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है। तो इसको एडवांस रूलिंग बोला जाता है। एडवांस में समझना कि एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा। सर ठीक है, आप बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाओगे। सर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड भी जा सकते हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ के रिलेटेड भी जा सकते हो। सर कोई ट्रांजैक्शन पहले हो चुका है उसके लिए भी जा सकते हो, कोई ट्रांजैक्शन आप करने वाले हो उसके लिए भी एडवांस रूलिंग सीख कर सकते हो। सर ध्यान देना, जजमेंट लेना इन एडवांस, दिस इज एडवांस रूलिंग, दिस इज व्हाट एडवांस रूलिंग मींस। सर एडवांस रूलिंग के बोर्ड में कौन कौन होगा? एडवांस रूलिंग के बोर्ड में सर 2 मेंबर होने चाहिए जो कि दोनों ही सीसीआईटी या उसके लेवल के ऊपर के हो, सीसीआईटी या उसके ऊपर के लेवल के हो, सीसीआईटी या पीसीसीआईटी। सर इसकी अपील ना डायरेक्टली हाई कोर्ट में होगी, आईटीआईटी में नहीं कर सकती। भाई सीसीआईटी लेवल के रख रहे हो तुम, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट में अपील हाई कोर्ट में अपील बनती है ना। सर कभी भी अगर आपको एडवांस रूलिंग सीख करनी है, तो कौन कौन कर सकता है, कब कब कर सकता है, और किन किन ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में कर सकता है। प्रोविजन कहता है कभी भी अगर किसी नॉन रेसिडेंट को एडवांस रूलिंग सीख करनी है, नॉन रेसिडेंट को एडवांस रूलिंग सीख करनी है, कहता है या तो वो किसी ऑलरेडी अंडरटेकन ट्रांजेक्शन के लिए भी सीख कर सकता है, या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो करने वाला है उसके लिए सीख कर सकता है। फॉर्म 34C जमा कराना पड़ेगा। 34 सीरीज का जो फॉर्म दिख जाए आप टिक कर देना, अगर एमसीक्यू में पूछता है तो। अगर कभी रेसिडेंट पर्सन एडवांस रूलिंग सीख करना चाहता है, देखो रेसिडेंट पर्सन नॉर्मली करने के लिए ना एक लिमिट लगती है। यहां बोलता है अगर रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट सीख करना चाहता है, रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट सीख करना चाहता है कोई ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए जो पहले हो चुका है या करने वाला है, तो सर वो भी सीख कर सकता है फॉर्म 34D में।
सर एक रेसिडेंट पर्सन भी एडवांस रूलिंग सीक कर सकता है अपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी के लिए भी। सर फॉर एग्जांपल मैंने तुमको अगर पढ़ाया तो मेरे ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए, मैं भी एडवांस रूलिंग सीक कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए सर कहता है अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट 100 करोड़ से ज्यादा का है तो, ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड्स 100 करोड़ और मोर, ध्यान देना इसमें, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, अगर 100 करोड़ है तो भी आप सीख कर सकते हो। देखो ये टॉपिक ऐसा हो गया ना, आप जहां इक्वलाइजेशन लेवी गया एडवांस रूलिंग का वेटेज बढ़ गया है, तो इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है सर, अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर चाहे तो 34E में ये भी एडवांस रूलिंग सीख कर सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या देने वाली बात है सर, अगर कोई मुद्दा आईटीएटी में पेंडिंग है ना, आईटीएटी में पेंडिंग भी चल रहा है ना, तो भी ये लोग एडवांस रूलिंग सीख कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कहीं पे पेंडिंग हो या ना हो। सर अगर नॉर्मल पर्सन तुम्हारा मेरा अगर केस पेंडिंग कहीं चल रहा है ना, तो हम लोग एडवांस रूलिंग नहीं सीख कर सकते, एक नॉन रेसिडेंट नहीं सीख कर सकता। लेकिन अगर पीएसयू है, उसका केस अगर आईटीआईटी पे पेंडिंग है ना, तो वो सीख कर सकता है। लास्ट में एक और पर्सन सीख कर सकता है एडवांस रूलिंग, कौन? सर अगर मुझे लग रहा है कि मैं कोई एग्रीमेंट में एंटर करने जा रहा हूँ, मैं कोई अरेंजमेंट में एंटर करने जा रहा हूँ जो आगे चल के सरकार इम्परमिसिबल डिक्लेयर कर देगी, तो मैं एडवांस रूलिंग सीख कर सकता हूँ। कोई ऐसा अरेंजमेंट में एंटर करने जा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है इम्परमिसिबल बन जाएगा, तो उसके लिए मैं एडवांस रूलिंग सीख कर सकता हूँ। प्रोविजन कहता है उसमें एडवांस रूलिंग मेरे को मिल जाएगी। ध्यान देना पड़ेगा, मेरे को एप्लीकेशन 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहता हूँ तो 30 डेज के अंदर विड्रॉ कर सकता हूँ। क्वेश्चन आंसर में पूछता है 30 डेज में एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकता है। सर फीस कितनी लगेगी? सर अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कभी जाना चाह रहा है एडवांस रूलिंग के लिए, या कोई पर्सन जो कि इनपरमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट समझने के लिए जा रहा है, तो उनके लिए 10,000 रुपए की फीस है। बाकी लोगों की फीस कितनी है सर? बाकी लोगों की फीस थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। सर कोई और एसएससी है, ट्रांजेक्शन अगर 100 करोड़ तक का है तो सर 2 लाख रुपए की फीस है। अगर ट्रांजेक्शन 100 करोड़ से 300 करोड़ है तो 5 लाख रुपए की फीस है। तो 2 into 5 = 10, ऐसा ही होता है ना, 2 into 5 = 10, ऐसा ही होता है ना, 2 into 5, 2 × 5 = 10। ऐसे याद रखना, 2 into 5 = 10। सर कहता है अगर 100 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन है तो 2 लाख की फीस, अगर 100 करोड़ से 300 करोड़ का ट्रांजेक्शन है 5 लाख की फीस, और अगर 300 करोड़ ज्यादा का ट्रांजेक्शन है 10 लाख की फीस, इतनी फीस लगती है। एप्लीकेशन डिजिटली साइन करना है आपको, बस और क्या। सर कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होता है देखना। सर कभी भी अगर आप एडवांस रूलिंग के लिए सी करोगे, आपने एप्लीकेशन फर्निश कर दिया, ये एप्लीकेशन जाएगा पहले तो कॉपी एप्लीकेशन सीआईटी पीसीआईटी के पास जाएगा। आपने एडवांस रूलिंग के पास गए और बोला कि भैया देखो जजमेंट बताओ, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जो सीआईटी पीसीआईटी ना पहले वो जो एडवांस रूलिंग है ना, वो आपके सीआईटी पीसीआईटी के पास नोटिस भेजेगा कि देखो भैया तुम्हारा एसएससी सीआईटी मेरे पास एडवांस रूलिंग लेके आया है। ऐसा कोई कोई केस पेंडिंग तो नहीं चल रहा? ऐसा कोई केस पेंडिंग तो नहीं चल रहा? सर अगर कोई भी केस पेंडिंग है ना, तो एडवांस रूलिंग नहीं मिलने वाली। मैंने बताया ना, अगर तुम्हारा मेरा केस चल रहा है कहीं पे भी तो एडवांस रूलिंग नहीं मिलती, लेकिन अगर पीएससी का केस चल रहा है कहीं पे आईटीआईटी तक, तो उसको मिल जाती है। ठीक है, कह रहा है बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग ना रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन 3 केसेस में। 3 केसेस में बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। सर कहता है अगर पीएससी का केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। देखो आईटीआईटी तक पीएससी को चल जाता है, लेकिन अगर ज्यादा कहीं ऊपर हो तो इट इज नॉट अलाउड। अगर कोई भी और एसएससी है उसका केस कहीं पे पेंडिंग है, सीता के पास, जेसीए के पास, आईटीआईटी हाईकोर्ट कहीं पे पेंडिंग है, सर आपको एडवांस रूलिंग नहीं मिल सकती। सर अगर कभी भी कोई क्वेश्चन एफएमवी डिटर्मिनेशन के लिए प्रॉपर्टी का, अगर प्रॉपर्टी की एफएमवी डिटरमाइन करने के लिए आप एडवांस रूलिंग लेना चाहते हो, नहीं मिलने वाली। ट्रांजैक्शन डिजाइन्ड फॉर एडवांस अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। सर अगर आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन डिजाइन कर रखा है जिससे टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, तो आपको एडवांस रूलिंग नहीं मिलने वाली। लेकिन देयर इज एक्सेप्शन टू दिस। सर मैं गया एडवांस रूलिंग के लिए, भैया देखो ये ट्रांजैक्शन एंटर करने जा रहा हूँ, बताओ टैक्स लायबिलिटी बताओ, टैक्स लायबिलिटी बताओ, टैक्स लायबिलिटी बताओ। सामने वाले ने बोला भैया ये तो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, नहीं मिलने वाली एडवांस रूलिंग तुमको, नहीं मिलेगी। सर लेकिन अगर मैं पूछने ही गया हूं तुमसे कि क्या इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है कि नहीं है, तो उसमें भी तुम मेरे को नहीं दोगे क्या एडवांस रूलिंग? राइट आंसर इज उस केस में मिल जाएगी। मतलब सर अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि इम्परमिसिबल बन रहा है, एडवांस रूलिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं पूछ ही रहा हूं कि बनेगा कि नहीं बनेगा, इम्परमिसिबल बनेगा कि नहीं बनेगा, यही पूछने के लिए तुमसे एडवांस रूलिंग सीख कर रहा हूं, तो उस केस में मुझे रूलिंग मिल जाएगी। दैट इज व्हाट दिस पॉइंट सेज। सर कहता है बार को 6 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अपनी रूलिंग प्रोनाउंस करनी पड़ेगी। कॉपी ऑफ द रूलिंग सीआईटी पीसीआईटी को फॉरवर्ड किया जाएगा। इफ एप्लीकेशन इज मेड टू पीएसयू देन आईटीआईटी जो भी है वो प्रोसीड रोक देगा अपना जब तक बार का डिसीजन आ जाता है। तो जो भी आईटी अथॉरिटी है ना, अगर पीएसयू केस में आईटी अथॉरिटी पे केस पेंडिंग चल रहा होता है, कई बार चल रहा होता है आईटीआईटी पे, तो आईटीआईटी ने रुक जाएगा जब तक बार अपना ऑर्डर पास कर दें, तब तक आईटीआईटी रुक जाएगा। सीआईटी वगैरह जो भी केस देख रहा है ना, वो सब रुक जाएंगे।
अगर आपने कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन देके, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन देके एडवांस रूलिंग सीक कर रखी है ना, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज़ वॉइड एब इनिशियो। प्लस कहता है सर आपको ऐसा मान लिया जाए कभी प्रोसीडिंग कभी आपको रूलिंग मिली ही नहीं। नो सच रूलिंग हैज़ बीन एवर गिवन ऐसा मान लिया जाएगा अगर आपने जानबूझ के गलत फैक्ट्स देके, सब्ट्रैक्शंस ऑफ फैक्ट करके अगर आपने एडवांस रूलिंग ले रखी है तो। सर बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के क्या-क्या पावर्स होते हैं? सर एक सिविल कोर्ट के जो पावर्स होते हैं ना, आपके यहाँ डिस्कवरी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आपको शपथ पे बुलवा सकते हैं। उसके अलावा सर आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स माँग सकते हैं, आपसे समन इश्यू करवा सकते हैं। एंड सर ये सब आपको करना पड़ेगा। यू आर कंपेल्ड टू डू, कंपेल्ड सर यू आर मजबूर टू डू। सर आप कभी अपील करना चाहो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के खिलाफ 60 डेज के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो। 30 दिन का एडिशनल टाइम आपको मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात है। सर एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, सर फॉर एग्जांपल मैंने एडवांस रूलिंग के पास पूछा कि अरे भैया मैं इसको रेंट पेमेंट कर रहा हूँ, क्या टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? एडवांस रूलिंग बोला ठीक है बता देंगे, फीस भर दो, मैंने भर दी। फिर अंदर लग रहा है कि यार रेंट पूछ रहा हूँ, साथ में एक आध चीज और पूछ लेता हूँ, क्या अलाउ करेगा एडवांस रूलिंग? सरकार कहती है ना बाबा ना, एक बार जो सवाल पूछा गया ना, फिर उसी का जवाब मिलने वाला है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जवाब नहीं मिलने वाला तुमको। अगर आईटीडी को लग रहा है या एडवांस रूलिंग को लग रहा है कि भैया और सवाल मुझे पूछने चाहिए तो वो पूछ सकता है तुमसे। During the course of proceedings, board may require applicant to submit additional facts necessary to enable it to pronounce ruling. ध्यान देना एडिशनल फैक्ट्स एडवांस रूलिंग मांग सकता है, पर इस केस में एसएससी को देना पड़ जाएगा, एसएससी को देना पड़ जाएगा। सर एक छोटा चैप्टर और कर लेते हैं। मॉडल टैक्स कन्वेंशन, फिर आते हैं डीटी डबल ए पे, बिकॉज थोड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर डीटी डबल ए, लाइन से थ्योरी करने से अच्छा एमटीसी पहले निपटा देते हैं। सर मॉडल मीन्स रोल मॉडल। एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? देखो अगर इंडिया यूएसए के साथ डीटी डबल ए बनाता है, उसमें 50 क्लॉज डालेगा। इंडिया चाइना के साथ डीडब्ल्यूए बनाता है, उसमें 50 क्लॉज डालेगा। इंडिया पाकिस्तान के साथ बनाता है, 50 क्लॉज बनाएगा। यार तुम्हारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सोचो ना कि यार कितने डीडब्ल्यूए पढ़ोगे, कितने क्लॉजेस पढ़ोगे, कैसे कैसे एनालाइज करोगे। इसलिए देयर हैज टू बी सर्टेन यूनिफॉर्मिटी, देयर हैज टू बी सर्टेन कंसिस्टेंसी कि भाई हर डीडब्ल्यूए का क्लॉज नंबर 5 सेम बात कर रहा होगा, हर डीडब्ल्यूए का क्लॉज नंबर 7 एक सेम बात कर रहा होगा। एंड सर वो कंसिस्टेंसी बताते हैं मॉडल्स, ये कंसिस्टेंसी मॉडल्स बताते हैं। एंड सर हाउ मेनी मॉडल्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ प्रिपेयरिंग डीडब्ल्यूए। पहला है सर एक तो ओईसीडी मॉडल। सर कभी भी अगर दो डेवलप्ड नेशंस, इंडिया सॉरी अगर कोई भी कभी फ्रांस और अगर कभी इटली आपस में कोई डीडब्ल्यूए बनाएंगे, इस मॉडल से बनाएंगे। सर इसमें क्या रहता है सर, रेसिडेंस रूल्स पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। रेसिडेंस रूल्स म्हणजे सर जो देश में आप रह रहे हो ना वहां टैक्स भरोगे। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि रह रहे हो तो यहाँ टैक्स भरो ना। बट एक और मॉडल प्रिवेल करता है विच इज यूएन मॉडल। ये बोलता है कि सर ये दो डेवलपिंग नेशंस में होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान अगर आपस में बनाता है, इंडिया श्रीलंका बनाता है, या फिर इंडिया और फ्रांस बनाता है, सर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस अगर आपस में डीडब्ल्यूए बनाते हैं तो यूएन मॉडल फॉलो करते हैं। सर इनकी फॉर्मेटिंग ऐसी हो रखी है कि सर जिसको सूट कर जाए, डेवलपिंग के लिए सूट ज्यादा करता है। सर ये लोग आपस में बोलते हैं कि सर सोर्स और रेसिडेंस दोनों में कॉम्प्रोमाइज देखता है। यूएन मॉडल आपस में सोर्स और एक रेसिडेंस में कॉम्प्रोमाइज करता है। बोलता है कभी सोर्स में भी करवा लो, कभी रेसिडेंस में करवा लो, ताकि जहां कमा रहे हो वहां पे भी टैक्स जाना चाहिए। इसमें 31 आर्टिकल है। एक यूएस मॉडल होता है सर, अमेरिका वाले अगर कहीं पे जाते हैं तो वो अपना मॉडल फॉलो करते हैं। तो अमेरिका हमारे गेम का मुद्दा ही नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर टाइटल क्या बोलता है? सर टाइटल हमेशा डीडीडब्ल्यू का होना चाहिए कि दिस दिस ट्रीटी aims to eliminate double taxation and prevent tax evasion and tax avoidance। टैक्स evasion and avoidance रोकने के लिए ट्रीटी बनाई गई है। प्रियम्बल में आप लिख दोगे दिस कन्वेंशन इज फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटी शॉपिंग। आर्टिकल 1 क्या कहता है? सर आर्टिकल 1 कहता है कि दिस ट्रीटी अप्लाई टू द पर्सन हु आर रेसिडेंट ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। सर कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का अगर आप रेसिडेंट हो, आपके ऊपर ये ट्रीटी लगेगी। सर अगर आप इंडिया के रेसिडेंट, इंडिया फ्रांस की बात करते हैं, इंडिया के रेसिडेंट हो, इंडिया फ्रांस का ट्रांजेक्शन है, आपके ऊपर ट्रीटी लगेगी। फ्रांस के रेसिडेंट हो, आपकी ट्रीटी लग जाएगी। सर इसमें कॉन्सेप्ट आता है फिजिकल ट्रांसपेरेंट ट्रीटी। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रांस में एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर यूएसए में रह रहा है और फ्रांस में फिजिकल ट्रांसपेरेंट माना जाता है। यानी सर पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं होते, सेम होते हैं। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर बोलने के लिए अलग अलग होते हैं लेकिन होते सेम है, वहां पे ऐसा मान लिया जाता है। तो जो पार्टनर यूएसए में बैठा हुआ है उसके ऊपर इंडिया फ्रांस की ट्रीटी वाले नहीं लगने वाला। दिस इज फिजिकल ट्रांसपेरेंट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यानी ट्रीटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ उतने पर्सन पे लगेगा जो रेसिडेंट हैं,
अगर इंडिया और फ्रांस का एग्रीमेंट है और फ्रांस में एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर अगर मान लो यूएसए का है, तो यूएसए वाले पार्टनर के ऊपर टीटी नहीं लगने वाला अगर वो पार्टनरशिप फर्म फिजिकल ट्रांसफरेंट एंटिटी है उस देश में तो। ये आर्टिकल 1 बात करता है। किसी-किसी के ऊपर लगता है। सर क्या याद करना है? टैक्सेस कवर्ड सर कभी भी अगर आपकी ट्रीटी बनेगी तो टैक्सेस के ऊपर लगती है, या तो इनकम के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो, या तो कैपिटल के ऊपर टैक्स लग रहा है या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन पर कोई टैक्स लग रहा है सर, वो सब पकड़ लेंगे। सर उसके अलावा कोई भी फ्यूचर में अगर आप आगे चल के बोलो कि इनकम टैक्स हम अबॉलिश कर रहे हैं इंडिया में, अब हम इनकम टैक्स नहीं लगाएँगे, हम गेन टैक्स लगाएँगे, गेन टैक्स। आप जितना गेन करोगे ना उस पे टैक्स लगाएँगे। तो प्रोविज़न कहता है कि आगे चल के सिमिलर जो भी टैक्सेस आएँगे ना इनकम टैक्स के बदले, सर उनके ऊपर भी यही टीटी लगने वाली है। चौथा सर आर्टिकल 3 है नहीं, आर्टिकल 4 होता है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? रेसिडेंस, रेसिडेंस, रेसिडेंस। सर रेसिडेंस कैसे निकालोगे? अगर इंडिया और फ्रांस की बात उठा लो, तो अगर राहुल है, वो इंडिया का रेसिडेंट है कि फ्रांस का रेसिडेंस है, कैसे पता चलेगा? तो प्रोविज़न कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि आपके डोमेस्टिक लॉज़ के अकॉर्डिंग जाओ आप। इंडिया का डोमेस्टिक लॉ क्या कहता है? सेक्शन 61 सेक्शन 66 बोलता है निकालो रेसिडेंशियल स्टेटस, उस हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस पकड़ लो आप। सर लेकिन ध्यान देना अगर कभी भी एक पर्सन दोनों देश का रेसिडेंट बन जाए, तो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है व्हिच इज़ टाई ब्रेकर रूल आ जाता है। सर बोलता है अगर मान लो राहुल है, इंडिया का भी रेसिडेंट बन गया, फ्रांस का भी रेसिडेंट बन गया, तो फिर क्या करेंगे? उस केस में बोला जाता है कि सर उस केस में आपको देखना पड़ेगा राहुल का परमानेंट होम कहाँ है? क्या राहुल का पक्का-पक्का घर इंडिया में है कि पक्का-पक्का घर फ्रांस में है? सर अगर दोनों जगह पक्का-पक्का घर है, तो क्या करते हैं सर देखते हैं राहुल के इकोनॉमिक रिलेशंस कहाँ क्लोज़ है। आम तौर पे समाज में उठना-बैठना, आम तौर पे बातें करना, आम तौर पे लोगों से मिलना, किस देश में ज़्यादा क्लोज़ है? सर जिस देश में क्लोज़ होगा उस देश का रेसिडेंट बन जाओगे आप। सर लेकिन नहीं, दोनों जगह पे क्लोज़ हैं, तो फिर क्या करोगे सर? थर्ड स्टेप में आ जाओगे, कहते हैं सर आपका हैबिचुअल अबोर्ड किधर है? हैबिचुअल अबोर्ड म्हणजे सर आम तौर पे कहाँ रह रहा है? सर रेगुलर बेसिस पे कहाँ रह रहा है? अभी ऐसा तो नहीं कि पूरा टाइम यहाँ रह रहा हूँ, पूरा टाइम वहाँ रह रहा हूँ, सर कहीं-कहीं तो रहता होगा। तो कहते हैं जिस देश में हैबिचुअल अबोर्ड है ना, उस देश में आप मान लोगे उसको रेसिडेंट। सर लेकिन नहीं, हैबिचुअल अबोर्ड भी दोनों जगह पे है। फिर कहते हैं देखो उसकी नागरिकता कहाँ की? सर नेशनैलिटी कहाँ की है? अगर इंडिया का नेशनल है तो इंडियन रेसिडेंट मान लो, अगर अगर फ्रांस का रेसिडेंट है तो फ्रांस का नेशनल है तो फ्रांस की नेशनैलिटी मान लो। तो दोनों जगह की नेशनैलिटी है, फिर क्या करेंगे? फिर कहता है दोनों देश की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ आपस में बैठेंगी और डिसाइड करेंगी कि एग्ज़ैक्टली इसका क्या बनने वाला है रेसिडेंशियल स्टेटस। उसके अलावा सर कहता है ये तो हो गई इंडिविजुअल की बात। अगर यही कोई एचयूएफ, एओपी, बीओ या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन होते या फिर कोई कंपनी होती इनके लिए क्या करना पड़ता? तो उनके लिए सर फिर वो पोएम के कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का। सर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? एक ऐसी फिक्स प्लेस जहाँ से बिज़नेस कैरी आउट किया जाता है। एक ऐसी फिक्स प्लेस जहाँ से बिज़नेस कैरी आउट किया जाता है उसको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। सर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट एक ऑफिस भी हो सकता है, एक ब्रांच भी हो सकती है, फैक्ट्री, एक वर्कशॉप, एक आउटलेट, एक माइन, उसके अलावा सर एक कंस्ट्रक्शन साइट भी हो सकती है। सर कंस्ट्रक्शन साइट क्या बोलता है देखना। कंस्ट्रक्शन साइट के लिए सर एक छोटा-सा भेदभाव है। देखो नॉर्मली ना यूएन मॉडल और ओईसीडी मॉडल कोई ज़्यादा अलग बातें नहीं करते। यूएन मॉडल बोलता है सोर्स रेसिडेंस, ओईसीडी बोलता है सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंस। सिर्फ इतना डिफरेंस है। प्लस थोड़ा-थोड़ा ना अब यहाँ पे भेदभाव होना चालू हो गया। कैसा भेदभाव देखना। फॉर द फर्स्ट टाइम सर यू ओईसीडी मॉडल बोलेगा कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है और 12 महीने ज़्यादा के लिए वो चल रही है, तो फिर उस केस में क्या होगा, सर वो एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। लेकिन सर अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट 6 महीने पुरानी है ना, तो यूएन मॉडल में उसको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मानते हैं। कोई अगर फॉरेन का पर्सन आ रहा है, इंडिया में साइट क्रिएट करने के लिए आ रहा है, साइट वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह के लिए आ रहा है। तो अगर 2 डेवलप्ड नेशंस के बीच में अगर ऐसा प्रोजेक्ट है ना, तो 12 महीने ज़्यादा लंबी साइट को ही हम रेसिडेंस मानेंगे, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मानेंगे। अदरवाइज़ सर यूएन मॉडल में सिर्फ 6 महीने का ही ये रूल है। प्लस सर कहता कि यूएन मॉडल में ना एक सर्विस फी का कॉन्सेप्ट है। सर फॉर एग्जांपल फ्रांस और इंडिया का है, फ्रांस और इंडिया का। ये ओईसीडी मॉडल में नहीं चलता, ओईसीडी यानी डेवलप्ड देशों के बीच में नहीं चलता, सिर्फ ये गरीब देशों में चलता है। इंडिया और फ्रांस में बात है। अब से अगर फ्रांस वाले लोग अगर इंडिया आ रहे हैं सर्विस देने के लिए, फॉर एग्जांपल अपने इंडिया को आईटी की जरूरत है, तो फ्रांस से लोग आए यहाँ पे सर्विसेज देने के लिए। तो प्रोविजन कहता है क्योंकि यहाँ पे उस कंपनी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो आइडियली यहाँ पे कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए उस कंपनी की। लेकिन सर यहाँ पे एक सेक्शन आता है, एक प्रोविजन आता है सर्विस फी का। यूएन मॉडल बोलता है कि अगर आपके एम्प्लॉइज इंडिया आ रहे हैं, 183 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे कर रहे हैं, तो सर उसको एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे और उस एम्प्लॉइज से होने वाली इनकम को भी इंडिया में टैक्स लगा देंगे। ऐसा ओईसीडी मॉडल में कुछ भी नहीं है। सर ओईसीडी मॉडल एंड यूएन मॉडल डिपेंडेंट एजेंट्स को सर कॉन्स्टिट्यूट पी करवाता है। सर मतलब क्या हुआ इसका? सर इसका मतलब होता है, सर फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया था एनआर टैक्सेशन में। अगर डोनाल्ड ट्रंप है, इंडिया में बिज़नेस करना चाह रहा है, खुद आएगा तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट हो जाएगा, टैक्स भरना पड़ेगा।
उसने क्या किया, एक एजेंट हायर कर दिया। तो यूएन मॉडल और ओईसीडी मॉडल दोनों बोलते हैं कि भैया अगर आपने एजेंट हायर किया ना, एक डिपेंडेंट एजेंट हायर किया ना, तो वो कंस्टिट्यूट कर लेगा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन इनकम मान लेंगे उसको। प्लस सर यूएन मॉडल में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, व्हिच इज इंश्योरेंस कलेक्टिंग एंटरप्राइजेस। ये बोलता है सर अगर कभी भी कोई एंटरप्राइज इंश्योरेंस कलेक्ट कर रहा है, सर फॉर एग्जांपल इंडिया और अफ्रीका है। अफ्रीका की कंपनी इंश्योरेंस कलेक्ट कर रही है, भाई ना इंडिया में प्रेजेंस है, ना इंडिया में लोग आ रहे हैं, सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो पैसे लेते जा रहे हैं इंश्योरेंस के। प्रोविजन कहता है अगर आप इंश्योरेंस इंडिया से कलेक्ट कर रहे हो ना, यू आर बाउंड टू हैव परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। आप मानो या ना मानो, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट अज्यूम कर लिया जाएगा। सर ध्यान देना, अगर कोई भी ऐसी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, इट इज नॉट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अगर इंडिया में कोई होर्डिंग लगा के जा रहा, कोई बैनर लगा के जा रहा, तो इट डज नॉट अमाउंट टू परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। कोई अगर वेबसाइट है किसी की इंडिया में, तो उसको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानते, लेकिन अगर वेबसाइट का सर्वर है तो फिर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मान सकते हैं। कोई इंडिपेंडेंट एजेंट है, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी सेम काम मैं कर रहा हूँ, जिम साइमंस के लिए मैं कर रहा हूँ, उसके अलावा जो बाइडेन के लिए, कमला हैरिस, सबके लिए सेम काम कर रहा हूँ। एक इंडिपेंडेंट एजेंट हूँ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक सब्सिडी एसोसिएट होना मात्र से आप आपस में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं बन जाते। यू नीड टू हैव अ ऑफिस, यू नीड टू हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। सब बिजनेस प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट्स बिजनेस के ना, देखो सिंपल सा फंडा रहता कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है ना, वो रेसिडेंस टैक्स करता है, रेसिडेंसी टैक्स करता है। लेकिन सर अगर आपका किसी दूसरे देश में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, किसी देश में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, तो जितना प्रॉफिट उस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के कंटेक्स्ट में उस देश में आपने कमाया है ना, उस देश को टैक्स करने का अधिकार है। फिर आप टैक्स करके उसको या तो क्रेडिट दे दो या तो एग्जेम्प्ट करवा दो, बट यू हैव राइट टू टैक्स। लेकिन जितना प्रॉफिट सामने वाली एंटिटी ने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होने के कारण उस देश में कमाया है, वो देश टैक्स कर सकता है। यहाँ पे एक रूल आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लॉ। यहाँ पे एक लॉ आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लॉ, समझना बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है ये। सर क्या कहता है, फॉर एग्जांपल ये टेस्ला, टेस्ला का यूएसए में पूरा बहुत बड़ा सा शोरूम है या ऑपरेशन है। टेस्ला ने अपनी इंडिया में भी एक ब्रांच खोल ली। अब सर टेस्ला क्या बोलता है, अगर मेरे को राहुल को टेस्ला खरीदनी है, ठीक है, तो टेस्ला खरीदने के लिए या तो यहाँ से भी जा सकता हूँ, शोरूम से खरीद सकता हूँ, या तो डायरेक्टली यूएस से इंपोर्ट करवा लूँ। अब सर दिक्कत आती है कि अगर यहाँ से बेचेगी टेस्ला, यहाँ अगर इंडियन ब्रांच से बेचेगी, तो इंडियन ब्रांच से बेचने में इंडिया में इनकम बन जाएगी और इंडिया में टैक्स लगेगा। लेकिन अगर यूएसए से बेचती है तो इट विल बी इंपोर्ट बाय इंडिया, तो इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगने वाला है इस कार पे। तो प्रोविजन कहता है यूएन मॉडल स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर आपका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है किसी देश में, मान लो अगर फ्रांस की किसी एंटिटी का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है, उस केस में अगर कोई सेल डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस हो जा रही है इंडिया में, डायरेक्टली फ्रांस का हेड ऑफिस इंडिया में सेल कर रहा है ना, ऐसा मान लिया जाएगा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ने किया हुआ है, उसको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। जैसे जो टेस्ला वाला एग्जांपल बोला ना, अगर डायरेक्टली मैं टेस्ला खरीद ली थी यूएसए से, ऐसा मान लिया जाएगा ब्रांच ने बेची हुई है और ब्रांच की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा उसको। इंटरेस्ट इनकम, सर कहते हैं नौ आमतौर पे इंटरेस्ट रेसिडेंट स्टेट टैक्स करने वाला है, जहां पे रह रहे हो वहां पे इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, लेकिन सोर्स स्टेट के पास भी है। ध्यान देना, ओईसीडी मॉडल कहता है कि 10% ज्यादा आप इंटरेस्ट टैक्स नहीं कर सकते। यूएन मॉडल कहता है आपस में जो डिसाइड करना है उस हिसाब से टैक्स कर लो, आपस में आपका राइट है। सर मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट का मीनिंग इज इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट का मीनिंग क्या कहता है, सर कहता है डेट क्लेम ऑफ एवरी काइंड, इनकम फ्रॉम डेट क्लेम ऑफ एवरी काइंड। मतलब क्या क्या मतलब निकला, सुनो। सर कभी भी कोई डेट है ना, डेट कर्जा कर्जा, भले सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, प्रॉफिट मेकिंग हो नॉट प्रॉफिट मेकिंग हो, फर्क नहीं पड़ता सर। कर्जा, उस कर्जे पे जो इनकम होती है इट इज ऑलवेज इंटरेस्ट इनकम। मैंने तुमको 10 रुपए दिए, 10 के बदले तुम मेरे को 11 वापस कर रहे हो, 1 रुपए इंटरेस्ट है। मैंने तुमको 1000 रुपए का सामान बेचा, तुम मेरे को 1100 रुपए वापस दे रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो क्योंकि तुमने लेट पेमेंट किया ना, इट इज इंटरेस्ट। इनकम फ्रॉम डेट क्लेम ऑफ एनी काइंड, वेदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, वेदर मॉर्गेज और नॉट मॉर्गेज, वेदर पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट और नॉट, इररिलेवेंट, इट कंस्टिट्यूट्स इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट मान लेते हैं। रॉयल्टी एफटीएस 12 पहले क्या बोलता है, सर रॉयल्टी बोलता है यूएन मॉडल में सोर्स प्लस रेसिडेंट जिसको जम करे वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परसेंटेज से ज्यादा मत करना। यूएन मॉडल तो बोलता है भैया रेसिडेंट ही लगाएगा। एफटीएस सर यूएन मॉडल बोलेगा भाई दोनों को लगा लो, लेकिन एग्रीड परसेंटेज ज्यादा मत लगाना। ओईसीडी मॉडल बोलता है भैया कुछ नहीं बोलता, लेकिन रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही लगा देना आप। रॉयल्टी मतलब क्या होता है सर, देखना। सर रॉयल्टी मतलब होता है राइट टू यूज एनी इंटेंजिबल एसेट। रॉयल्टी का मीनिंग जो मैंने बताया, राइट टू यूज एनी इंटेंजिबल एसेट। प्लस सेक्शन 9 में एक और रॉयल्टी का मीनिंग था, राइट टू यूज इंटेंजिबल एसेट प्लस इम्पार्टिंग नॉलेज प्लस कमर्शियल इक्विपमेंट। ये सेक्शन 9 की डेफिनेशन है। आर्टिकल 12 क्या बोलता है, सर रॉयल्टी मींस एनी इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स को यूज करना। प्लस सर यूएन मॉडल में दो चीजें और आती है रॉयल्टी की मीनिंग में, विच इंप्लाइज रेंट फॉर फिल्म टेप्स यूज फॉर रेडियो टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कभी भी अगर कोई
ऐसी फ़िल्म्स हैं जो कि सर टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ हो रही हैं, सर उसकी जो फ़िल्म्स है ना, उसकी जो फ़िल्म टेप्स है, उसकी रेंटल इनकम भी रॉयल्टी मानी जाती है। फिर कहता है अगर कोई भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक इक्विपमेंट है, सर उस इक्विपमेंट का रेंटल भी रॉयल्टी माना जाता है। एफटीएस मतलब सर एफटीएस सेम है एमटीसी, एमटीसी याद रखना है। मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज कभी भी अगर आप पेमेंट करोगे इट इज ऑलवेज एफटीएस। कैपिटल गेन सर, कैपिटल गेन एक्सक्लूसिवली सिर्फ रेसिडेंट स्टेट में होता है सर, लेकिन अगर सामने वाले देश में आपकी प्रॉपर्टी है और उस देश की प्रॉपर्टी है तो वो देश भी कुछ हिस्सा टैक्स कर सकता है। सर इंडिपेंडेंट पर्सोनल सर्विसेज आर्टिकल 14 सर क्या कहता है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज में बी टैक्स इन रेसिडेंस ओनली। तो कहता है कि अगर कभी भी कोई प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं, मैंने फ्रांस में सर्विसेज दे दी अपनी, तो सर क्या मेरा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है फ्रांस में? सर नहीं है इस केस में। अगर मेरा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो क्या मेरी इनकम फ्रांस में टैक्सेबल होगी? राइट आंसर इज होनी नहीं चाहिए। लेकिन आर्टिकल 14 कहता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट पर्सोनल है, तो यूएन मॉडल में ना एक स्पेशल प्रावधान है कि अगर वो 183 डेज से ज्यादा वहां पे स्टे कर लेते हो ना, तो सर उसको एक वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ फी मान लेंगे एंड सर उस केस में उस मेरी इनकम फ्रांस में भी टैक्सेबल हो जाएगी। सर कोई और अदर इनकम है 21 आर्टिकल क्या बोलता है? ओईसीडी बोलता है और सिर्फ रेसिडेंट, यूएन मॉडल बोलता है कॉम्प्रोमाइज कर लो भैया। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन क्या बोलता है? सर कहता है आर्टिकल 23 में ए में बोलता है एग्जेम्पशन मेथड। फॉर एग्जांपल एक इनकम फ्रांस में भी टैक्सेबल है, इंडिया में भी टैक्सेबल है। तो इंडिया के पास चॉइस है, या तो एग्जेम्प्ट करवा लो आप, अगर वहां टैक्स लग गया तो यहाँ एग्जेम्प्ट करवा लो आप। लेकिन अगर आप चाहो तो टैक्स क्रेडिट मेथड भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी टैक्स लगाएंगे, यहाँ पे भी टैक्स लगाएंगे, फिर एक छोटी सी रिलीफ दे देंगे, सेक्शन 1991 की रिलीफ दे देंगे। आर्टिकल 24 बोलता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सर एक भेदभाव मत करना, कभी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में भेदभाव मत करना। आर्टिकल 25 म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, ये बोलता है सर मैप जहां पे आईटी अथॉरिटीज आपस में डिसाइड करेंगे और डिस्प्यूट सेटल करेंगे। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। सर कहता है अगर कभी भी दो देशों के बीच में अगर कोई डीडब्ल्यू होता है, तो उसमें आर्टिकल 26 बात करता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन में। मेरी इन्फॉर्मेशन तुम दो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं तुमको दूंगा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगी। इससे होगा क्या? सर टैक्स अवॉइडेंस रुकेगा, टैक्स इवेजन रुकेगा, प्लस बेटर कंप्लायंस हो सकता है। सर मल्टीपल चीज होती है ना, देखो कॉन्ट्रैक्टिंग से इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं एक्सचेंज। स्कोप सिर्फ टैक्स पेइंग के लिए नहीं है सर, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस पर्पस के लिए हो सकता है। लेकिन सर सामने वाले देश के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देने की। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वो दे ही नहीं पा रहा तो वो नहीं देगा। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे ट्रेड सीक्रेट या बिजनेस पर्सनल प्रोफेशनल एसेट निकल रहा है, सर वो भी नहीं बताएगा वो। प्लस सर कहता है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि सर पब्लिक पॉलिसी को कॉन्ट्ररी है, सर जनहित में हानि कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। प्लस सर आपके बीच में एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी होना चाहिए। अगर राहुल और अगर सॉरी इंडिया और फ्रांस में अगर एग्रीमेंट है, इंडिया ने फ्रांस को इन्फॉर्मेशन दी, फ्रांस किसी थर्ड पार्टी को बताएगा नहीं। दिस शुड बी दी पार्ट ऑफ द ट्रीटी। आर्टिकल 26 में बात करनी है। सर याद क्या करना है? आर्टिकल 26 इज इंपॉर्टेंट। 25 में क्या ही करोगे 25 के अलावा? इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, 5 इज इंपॉर्टेंट, 4 इज इंपॉर्टेंट। बस और ये फर्स्ट मीनिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, एक बार बताओ ना, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत सुंदर से नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगा तुमको सुन के। आ जाए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में। आ जाए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में। ओके सर, डीटी डबल ए में आ जाते हैं। सर डीटी डबल ए बोलता क्या है? अभी तो बोला, पूरा चैप्टर ही पढ़ा मॉडल टैक्स कन्वेंशन। देखो डीटी डबल ए के लिए पहले डबल टैक्सेशन समझते हैं ना थोड़ा सा। तो डबल टैक्सेशन दो तरीके का होता है। डबल टैक्सेशन दो तरीके का होता है, पहला होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन और एक होता है जोरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन। सर जोरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल इंडिया और फ्रांस है। अगर सर मैं फ्रांस में जाके बिजनेस कर रहा हूँ या फ्रांस में से कोई इंटरेस्ट इनकम कमा रहा हूँ, तो फ्रांस तो बोलेगा कि भैया मेरी इनकम है, मेरे यहाँ टैक्स भरो। इंडिया बोलेगा इंडिया के रिसोर्सेज खा रहे हो, इंडिया में वैसे फैल रहे हो तो इंडिया में टैक्स भरो, दोनों जगह टैक्स भरने को बोलेगा। तो एक ही जगह पे दो बार टैक्स लग रहा है क्योंकि दोनों देश अलग अलग तरीके से टैक्स करना चाह रहे हैं। दिस इज नथिंग बट ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन। सर इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है? सर फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रांस से मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, फ्रांस से डिविडेंड मिल रहा है, फ्रांस में डीडीटी चलता है, मान लो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स चलता है, तो फ्रांस में टैक्स लग गया उस पर। इंडिया में जैसे रिसीव हुआ, इंडिया में सर डिविडेंड पे वैसे ही टैक्स लगता ही लगता है, तो इंडिया में भी टैक्स लग गया। सर
वैसे ही डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है, उस पे फिर डीडीटी भी ले लिया उसने, फिर इंडिया में रिसीव होते टाइम वापस टैक्स भर दिया। दिस इज इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इससे होता क्या है सर, 2 बार टैक्स लग जाता है। एक ही इनकम पे बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट नेचर्स 2 बार टैक्स लग रहा है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। सर इसको अवॉइड करने के लिए ना रिलीफ दी जाती है। सर रिलीफ 2 तरीके की होती है। अगर 2 देशों के बीच में डीटीडबलए है, तो सर बायलैटरल रिलीफ दी जाएगी सेक्शन 90 में, और दोनों देशों में डीटीडबलए नहीं है, तो यूनिलैटरल रिलीफ दी जाएगी सेक्शन 91 में। सर बायलैटरल रिलीफ कैसे हो सकती है? सर या तो एग्जेम्प्ट कर दोगे सामने वाले की इनकम, फॉर एग्जांपल इंडिया यूएसए से जो इनकम कमाएगा, यूएसए में अगर टैक्स भर दिया तो इंडिया में काउंट ही नहीं की जाएगी, इनकम ही नहीं ली जाएगी। लेकिन टैक्स क्रेडिट मेथड एक होता है कि सर यूएसए में जो इनकम कमाई ना वो इंडिया में लाओ, इंडिया में टैक्स कैलकुलेट करो और एक रिलीफ ले लो। सर रिलीफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई विल टेल। यूनिलैटरल रिलीफ क्या कहता है कि अगर उस देश का डीटीडबलए नहीं है, तो इंडिया में रिलीफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सर कोई दिक्कत है क्या? सर कोई भी दिक्कत नहीं, बड़ी चिल बातें चल रही हैं यहाँ पे। सेक्शन 90 क्या बोलता है सर? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सर क्या बातें चल रही है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट डीटीडबलए वाले में आएगा सर रिलीफ देने के लिए, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। सर देखना, सर प्रोविजन ऑफ डीटीडबलए और इनकम टैक्स में से जो बेनिफिशियल है ना वो लगने वाला है एसएससी की। सर फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट कहता है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि रॉयल्टी पे 20% लगाओ। डीटीडबलए कहता है भैया 10% लगाओ। कौन सा लगेगा? सर कहता है जो बेनिफिशियल है वो लगा लो, जो बेनिफिशियल है वो लगा लो। सर इनकम टैक्स से कहता है सर बिजनेस इनकम पे 10% लगाओ। डीटीडबलए कहता है 20% लगाओ। सर कहता है बिजनेस इनकम पे जब कभी भी टैक्स की बात आएगी तो फिर लोकल लॉस हमेशा प्रिवेल करेंगे। लोकल लॉस कभी भी नॉन बेनिफिशियल नहीं माने जाएंगे। जो बिजनेस इनकम होती है ना फॉरेन कंपनी की, सर उस बिजनेस इनकम पे ना कभी भी लेस फेवरेबल नहीं माना जाएगा, उस पे तो 35% ही लगने वाला है। सर उसी बीच में अगर कभी ऐसी कोई बात चलती है कि भैया गार भी लग रहा है तुम्हारे ऊपर, डीटीडबलए भी लग रहा है, इनकम टैक्स भी लग रहा है और फिर गार के प्रोविजंस भी लग रहे हैं, प्रोविजन कहता है गार के प्रोविजन लगा देंगे हम, भले वो नॉन बेनिफिशियली क्यों ना हो, हम गार लगा देंगे। बताओ समझ में आया क्या? सर समझ में आ रहा है। सर नॉन रेसिडेंट कभी भी अगर रिलीफ क्लेम करना चाहता है ना, तो उसको टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट में सर स्टेट टैक्स टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको अपना स्टेट बताना पड़ेगा, नेशनैलिटी बतानी पड़ेगी, पैन बताना पड़ेगा, टिन नंबर बताना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए रेसिडेंट हो, कहाँ रहते हो बाहर, अगर कोई दूसरे एंटिटी हो तो किस फॉर्म में रजिस्टर्ड हो, ये सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर टीआरसी में सब नहीं है तो, अगर टीआरसी में है तो ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती। सेक्शन 90 ए क्या बात करता है? 90 ए बोलता है सर कभी भी अगर इंडिया का कोई स्पेसिफाइड एसोसिएशन है, फॉर एग्जांपल आरबीआई, और वहां पे यूजर यूएस का फेडरल बैंक है, तो सर आरबीआई अगर कुछ कमा रहा है फेडरल बैंक से, या फेडरल बैंक कुछ कमा रहा है आरबीआई से, तो उनकी इनकम पे कैसे रिलीफ मिलने वाला है? उनकी इनकम पे कैसे रिलीफ मिलेगा? सेक्शन 90 ए बात करता है उस बारे में। हमारे स्कोप का मुद्दा ही नहीं है, बिल्कुल मुद्दा नहीं है। सर कभी भी अगर डीटीडबलए पढ़ोगे तो उसकी मीनिंग कहाँ से उठाओगे? सर इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी से उठाएंगे, लेकिन ये कहता है सर डीटीडबलए से उठा लेना, नहीं सर एक्ट से उठा लेना, नहीं सर नोटिफिकेशन से उठा लेना। बिल्कुल कचरा बात। सर 90 की रिलीफ मिलेगी, कब मिलेगी? हटाओ। सर कितनी रिलीफ मिलेगी ये बताते हैं। सेक्शन 90 की रिलीफ और सेक्शन 91 की रिलीफ कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्टेप है, थोड़े से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। आज और स्टेप्स कैलकुलेशंस देखते हैं। ठीक है, सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर यहाँ पे है कंट्री ए, कंट्री ए में मैं कमा रहा हूँ रॉयल्टी, मान लो रॉयल्टी कमा रहा हूँ 20 लाख 10 लाख कमा रहा हूँ, टैक्स भर रहा हूँ 10%। इंडिया में जब वो रॉयल्टी आती है ना, 10 लाख तो कमाई जाएगी, उसमें से खर्चे होंगे साथ, मान लो 2 लाख के खर्चे हैं, खर्चे अलाउ होते नहीं इंडिया में, बिल्कुल अलाउ नहीं होते, तो यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने सीधे यहाँ पे यहाँ इंडिया में, लेकिन खर्चे अलाउ हो जाते हैं। 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख की इनकम हो गई, माइनस 80 क्यूक्यूबी का डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे बुक्स पे, 3 लाख का डिडक्शन, सिर्फ 5 लाख बनेगी टैक्सेबल। इस पे टैक्स निकालना पड़ता है अपने को, टैक्स से निकालेंगे टैक्स। मान लो फॉर द टाइम ये कंपनी है या कोई भी एसएससी है, मान लो तो 5 लाख की इनकम पे तो कंपनी में डबल टैक्सेशन हो नहीं सकता ना यार, इंडिविजुअली मानना पड़ेगा। सर 5 लाख की इनकम में मान लो सर 12,500 का टैक्स लग रहा है, 12,500 का टैक्स लग रहा है। सर इसके बाद क्या करना पड़ता है? सर एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना पड़ता है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऐसे निकालते हैं सर, जितना भी टैक्स पेड है सर, टैक्स पेड में सब कुछ लेके चलना पड़ेगा आपको, सरचार्ज एजुकेशन से सब कुछ, टैक्स पेड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, इसको ले लेंगे हम। इसको लेने के बाद ना एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा,
सर इसके बाद रिलीफ निकालनी पड़ती है। रिलीफ निकालने के लिए सर 3 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। सेक्शन 91 की रिलीफ निकालने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। कौन-कौन सी? सबसे पहले कहता है सर एक डबली टैक्स इनकम चाहिए। डबली टैक्स इनकम इनटू या तो फॉरेन टैक्स रेट या तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स। सर होता क्या है ये समझते हैं। सर डबली टैक्स इनकम वो इनकम होती है ना जो दोनों जगह पे टैक्सेबल है। असली मुद्दा डबली टैक्स इनकम में ही आता है। सर एक बात बताओ, उस देश में रॉयल्टी 10 लाख रुपए टैक्सेबल है, जिस पे 10% से टैक्स भरा आपने। उस देश में आपने रॉयल्टी पे 10 लाख रुपए पे टैक्स भरा। यहाँ पे जब वो रॉयल्टी आई तो 10 लाख रुपए पे थोड़ी टैक्स भरा। यहाँ पे तो 2 लाख रुपए माइनस कर दिए, यहाँ पे 2 लाख रुपए माइनस कर दिए, खर्चा मिल गया। 3 लाख रुपए का 80 क्यूक्यू भी मिल गया, यहाँ पे तो 5 लाख की टैक्स हो रही ना। तो यार डबली टैक्स इनकम, ऐसी इनकम जिसपे 2 बार टैक्स लग रहा हो, वो तो सिर्फ 5% है। ऐसी इनकम जिसपे 2 बार टैक्स लग रहा हो, वो तो 5% ही है, 5 लाख ही है। यानी सर डबली टैक्स इनकम कितनी होगी? सिर्फ 5 लाख ही होती है। ऐसी इनकम जो कॉमन है, दोनों जगह पे टैक्सेबल है, सिर्फ उसको डबली टैक्स इनकम बोलते हैं। पृथ्वी डीडी डबल ए कंप्लीटेड नहीं, पृथ्वी चल रहा है अभी। सर डबली टैक्स इनकम कितनी हो गई? 5 लाख हो गई। सर एवरेज रेट ऑफ टैक्स तो आप निकालना सीख ही जाते हो। एवरेज रेट ऑफ टैक्स सबको बचपन से आ रहा होता है। टोटल इनकम निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम कर देंगे, आ जाएगा 12,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो 2.5% का टैक्स रेट है। तो देखना क्या है? 2.5% और 2.5% और 10%, वहां पे 10% लगा। कुल मिला के सर रिलीफ कितनी मिलेगी? 12,500 की ही रिलीफ मिलेगी। 12,500 की रिलीफ मिल जाएगी। सर मुद्दा क्या आता है यहाँ पे कि हम यहाँ पे 3 चीजें निकालते हैं। अगर कभी हम 91 की रिलीफ निकालते हैं ना, तो 3 चीजें लेते हैं। एक डबली टैक्स इनकम, एक फॉरेन टैक्स रेट, एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स। जिसमें एवरेज रेट ऑफ टैक्स आपको बनता है, फॉरेन टैक्स रेट आपको बनता है, डबली टैक्स इनकम में मेहनत लगती है। डबली टैक्स इनकम के लिए कुछ कुछ चीजें मेरे को समझाओ। एक दो चीजें प्रैक्टिस कर लेते हैं, इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। सर अगर रॉयल्टी वहां पे 10 लाख टैक्सेबल है, इंडिया में 10 लाख ली, 2 लाख का खर्चा माइनस किया, 3 लाख का 80 क्यूक्यू भी लिया, तो सर 5 लाख आ रही, तो डबली टैक्स इनकम कितनी हो गई? सर 5 लाख ही होती है। सर उसके अलावा अगर कभी भी मान लो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, वहां पे 10 लाख है। सर इंडिया में 30% डिडक्शन मिलता है, इंडिया में 7 लाख की होती है। डबली टैक्स कितनी हो गई? सर 7 लाख हो जाती है यहाँ पे। सर सैलरी है, मान लो सैलरी वहां पे है सर 20 लाख रुपए की, यहाँ पे सर सैलरी में एक 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यहाँ कितनी हो गई? सर 19,25,000 की। डबली टैक्स इनकम कितनी है? 19,25,000 के साथ जो दोनों जगह पे कॉमन है सर, वो डबली टैक्स इनकम होती है, जो दोनों जगह पे कॉमन है। सर और एक तो एग्जांपल देख लो, सबसे सबसे क्लासिक एग्जांपल, सबसे क्लासिक एग्जांपल। सर बिजनेस इनकम है 20 लाख की, लॉस है 2 लाख का, नॉट अलाउड। उस देश में इनकम 20 लाख बनी, इसी को यहाँ पे 20 लाख की बिजनेस इनकम बनाएगी। यहाँ पे 2 लाख का लॉस अलाउ हो गया, यहाँ पे इनकम बन गई 18 लाख रुपए की। सर अब बताओ डबली टैक्स इनकम कितनी है यहाँ पे? अब बताओ डबली टैक्स इनकम कितनी है यहाँ पे? सर वहां पे इनकम 20 लाख से टैक्सेबल है, यहाँ पे इनकम कितनी टैक्सेबल हो रही है? यहाँ पे तो इनकम सिर्फ 18 लाख ही हो रही है। यानी कहना है सिंपली से कि सिर्फ 18 लाख रुपए तो डबली टैक्स इनकम है। 18 लाख रुपए तो डबली टैक्स इनकम है। सर यानी यहाँ पे ना ये लॉस वाला एडजस्टमेंट मैंने सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो अगर मान लो बिजनेस इनकम होती ही नहीं, बिजनेस इनकम होती ही नहीं, तो कहना है ऐसे कि इंडिया में कभी भी अगर लॉस अलाउ हो रहा है, तो हमेशा माइनस करना ही करना पड़ेगा डबली टैक्स इनकम निकालने के लिए। हमेशा माइनस करना ही करना पड़ेगा डबली टैक्स इनकम निकालने के लिए। हाँ सर ये बात आप थंब रूल बना लो, वहां पे लॉस अलाउ हो या ना हो, उस देश में लॉस अलाउ हो या ना हो, इंडिया में हमेशा लॉस माइनस किया जाएगा, क्योंकि सर इंडिया में अलाउ हो जाता है। डबली टैक्स इनकम कैलकुलेशन में हमेशा लॉस माइनस करना पड़ेगा, वहां पे अलाउ हो या ना हो। सर एक बात बताओ मेरे को, एग्रीकल्चर इनकम है, वहां 10 लाख है, वहां टैक्सेबल है, यहाँ इंडिया में 10 लाख लाए, टैक्सेबल होगा? हाँ सर टैक्सेबल हो जाएगा। डबली टैक्स इनकम 10 लाख हो गई। सर पॉइंट चेंज्ड। एग्रीकल्चर इनकम
या वहां पे 10 लाख है सर, एग्जेम्प्ट है। इंडिया में लाओ सर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल हो जाती है क्योंकि बाहर की इनकम है। 10 लाख टैक्सेबल। सर अब बताओ डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी है? अब बताओ डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी है? सर सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ डब्ल्यू टैक्स इनकम कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जब कुछ टैक्स भरा ही नहीं है आपने, तो यहाँ पे आप डब्ल्यू टैक्स इनकम कैसे बोल सकते हो? टैक्स तो एक ही बार लगा ना, 2 बार टैक्स तो किसी इनकम पे लगा ही नहीं। ओ, ओ ऐसा क्या? दिस इज द एलिगेंस ऑफ DTAA। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 91 रिलीफ। आते सेक्शन 90 पे। सेक्शन 90 सिर्फ एक बात करने को बोलता है, सेक्शन 90 सिर्फ एक बात करने को बोलता है। सेक्शन 90 क्या बोलता है? आपको रिलीफ देनी है ना, तो रिलीफ ऐसे मत दो। अब तक आपने क्या पढ़ा? डब्ल्यू टैक्स इनकम इनटू फॉरेन टैक्स रेट और एवरेज रेट ऑफ टैक्स, विच एवरेज लोअर। इन दोनों में से लोअर पकड़ना है अपने को। सेक्शन 90 बोलता है नहीं भैया, टैक्सेस पेड इन दैट कंट्री, उस देश में जितने टैक्सेस भरे, और टैक्सेस पेड ऑन सच इनकम इन आवर कंट्री। सर उस देश में जितने टैक्सेस भरे तुमने, वो एक्चुअल टैक्सेस पकड़ लो सर, एब्सोल्यूट फिगर पकड़ना है, वहां परसेंटेज मत पकड़ना, एब्सोल्यूट फिगर। और यहां पे क्या कहता है? टैक्सेस पेड ऑन सच इनकम इन आवर कंट्री। सर कहता है अगर उसी इनकम को इंडिया में टैक्सेबल करवाते कितना टैक्स भरते? सर ये पकड़ लो। सर ये तो आप ऊपर वाले तरीके से निकालोगे, लेकिन एक्चुअल टैक्सेस पेड में आप एब्सोल्यूट फिगर को कंपेयर करने वाले हो, एक्चुअल फिगर, एक्चुअल कैलकुलेशन में आप एब्सोल्यूट फिगर्स को पकड़ने वाले हो। सर इसी दौरान आपको एक एक नियमों का सामना करना पड़ता है, विच आर कन्वर्जन रूल्स। कन्वर्जन रूल्स। सर कन्वर्जन रूल्स कैसे चलते हैं? सर रट्टा मारना है मेरे साथ में, रट्टा मारना है मेरे साथ में, क्योंकि ये समझने वाले नहीं होते सर, रट्टा मारने वाले होते हैं। सर कन्वर्जन रूल्स में क्या होता है? सर कभी भी अगर बिजनेस इनकम है साल भर की, सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है साल भर की, सर IFOS की इनकम है साल भर की, एक्सेप्ट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इसके अलावा ये तीनों इनकम्स को ना सर ईयर एंड के एक्सचेंज रेट से करने वाले, ईयर एंड का फॉरेक्स रेट से कन्वर्ट करने वाले हैं। कन्वर्जन इस रेट से होने वाले हैं। सर इसके अलावा कोई भी और इनकम हो सर, फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन की इनकम हो, डिविडेंड की इनकम हो, सर इंटरेस्ट की इनकम हो, सर टैक्सेस आपने भर दिए, सर उसके अलावा और भी कोई और इनकम पॉसिबल हो ना सर, सब इनकम यहाँ पे लेके आ जाओ, कोई बुराई नहीं है। सर इनको क्या करने वाले हो आप? ईयर ऑफ मंथ ऑफ अक्रूवल, मंथ ऑफ अक्रूवल के प्रीसीडिंग मंथ की लास्ट डेट का एक्सचेंज रेट। सिमिलरली सैलरी में भी चलता है। सर फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन हुआ 4 मार्च को, आप डेट कौन सी लेने वाले हो? सर 28 फेब की। कैपिटल गेन हुआ 28 अगस्त को, आप डेट लेने वाले हो सर कौन सी? 31 जुलाई की। सर इन चारों में क्या होता है, पिछले मंथ की लास्ट डेट लेनी पड़ जाती है अपने को। सर ये कन्वर्जन रूल्स हो गए। जैसे आप कन्वर्जन रूल्स लगाओगे, आप आराम से कैपिटल गेन DTAA कैलकुलेट कर पाओगे। सर इसका एक क्वेश्चन है, ये राम राम प्रकाश वाला। ये क्वेश्चन आप एक बार वीडियो से रेफर कर लेना, मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज में सुपर 100 में करवाया हुआ है क्वेश्चन, ऑलमोस्ट लास्ट थर्ड क्वेश्चन तो कुछ था, 7 आवर्स 6 आवर्स 50 मिनट्स 30 मिनट्स के बाद मैंने करवाया हुआ है, इसको आप रेफर कर लेना। इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे ना, आराम से आधा घंटा सिर्फ ये क्वेश्चन ले लेगा। वहां पे एफिशिएंटली मैंने करवा रखा है। यहाँ पे ना अभी हम सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि DTAA का कॉन्सेप्ट एक बार रिविजिट हो जाए अपने को बहुत ढंग से। एक क्वेश्चन बस कर रहा हूं मैं, ताकि हमारा DTAA का पूरा कॉन्सेप्ट रिविजिट हो जाए। फॉर दिस ये 2 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है, मैं इसमें नहीं करवा रहा, आप क्वेश्चन आंसर सीरीज में या सुपर 100 में रेफर कर लेना। सुपर 100 में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप रेफर कर लेना, ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन करने जाऊंगा आराम से 1 घंटा उन दोनों में ही चला जाएगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि इनको आप सॉल्व कर लो, उनको देख लेना जरूर, बहुत एफिशिएंटली करवा रखे हैं। अब ये क्वेश्चन सिर्फ कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। अगर सुपर 100 करने के बाद आ रहे हो ना, तो फिर तो आपको सब क्वेश्चन किए हुए हैं।
मिस्टर रामानुज तिवारी एज 65, 65 साल के हैं, इंडियन रेसिडेंट, डिराइव फॉलोइंग इनकम। सर एज 65 है, रेजीम पकड़ लो, ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजीम, यानी सर टैक्स रेजीम कौन सी है सर? अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%। सर ध्यान देना, टैक्स रेट्स में गड़बड़ करोगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, टैक्स रेट्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिजनेस प्रोफेशन इंडिया की है सर, ये तो इनकम लेंगे ही लेंगे। डिविडेंड की इनकम नाइजीरिया, अच्छा नाइजीरियन लिख गया है क्या? ओके, नाइजीरियन लिख गया है ये। सर डिविडेंड इनकम नाइजीरिया से 1.5 लाख रुपए लेंगे ही लेंगे। रॉयल्टी ऑन बुक्स फ्रॉम स्पेन सर 760 रिसीव की गई इंडिया में सर, क्योंकि 40,000 का टीडीएस काट लिया गया, 8 लाख की इनकम है सर, 8 लाख इनकम लेंगे। उसके अलावा सर पंजाब सिंध बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, 1.5 लाख का ये होगा, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर 225 का इतना है सर। उसके अलावा फर्दर रामानुज ने एक्सपेंस के 1.20 का रॉयल्टी अर्न करने के लिए सर, 1.20 का रॉयल्टी अर्न करने के लिए खर्चा भी कर रखा है, माइनस कर देंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1.5 लाख का पीपीएफ में है सर, 80C में पीपीएफ मिल जाएगा 1.5 लाख का, ठीक है। प्लस एफडीआर पे इंटरेस्ट है तो 50,000 का ये भी तो मिलेगा, 50K का 50,000 का इसमें भी तो डिडक्शन मिलेगा अपने को। ओके सर, ओके सर, एक बार सारी इनकम को टोटल करो, जहां जहां प्लस लिखा हो एक बार टोटल करो। सर हमारी जीटीआई कितनी आ रही है? 16,60,000। सर 80C 1.5 लाख मिल जाएगा, 50,000 ये मिल जाएगा सर। रॉयल्टी बुक्स पे है ना, तो 80 क्यूक्यू भी तो भी मिल जाएगा, 80 क्यूक्यू भी तो 3 लाख का मिलेगा। कुल मिला के 5 लाख का तो हमारा डिडक्शन हो गया। तो मेरी टोटल इनकम कितनी आ गई सर? टोटल इनकम तो आप आराम से निकाल लोगे, 11,60,000 इतना तो आप आराम से निकाल लोगे सर। अब अपने को क्या चाहिए? टैक्सेस, इस पे टैक्सेस भी निकालने हैं सर। 10 लाख माइनस कर रहा हूँ मैं, 10 लाख, 10 लाख माइनस कर रहा हूँ, इस पे 30% प्लस 1,10,000 ऐड करूंगा, ध्यान देना। 1,10,000 ऐड होगा, 1,12,500 नहीं ऐड होगा इसमें, इंटू 1.04। सर टैक्सेस कितने? 164,320 सर। इतना स्टेप कर लिया ना, इसके बाद अब अपने को डेटा फीडिंग करनी पड़ेगी। डेटा में क्या क्या चाहिए होता है सर? एक होता है डब्ल्यू टैक्स इनकम, डब्ल्यू टैक्स इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन टैक्स रेट डिवाइडेड बाय सॉरी इन और एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया, दोनों में से जो भी लोअर है सर। डब्ल्यू टैक्स इनकम नाइजीरिया की कितनी है सर? नाइजीरिया देखना, डब्ल्यू डिविडेंड इनकम इसने नाइजीरिया में कमाई 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की नाइजीरिया में उसने कमाया। इंडिया में कितना टैक्स हुआ सर? इंडिया में भी तो 1.5 लाख ही टैक्स हुआ, तो डब्ल्यू टैक्स इनकम तो 1.5 लाख ही होगी। एवरेज रेट ऑफ टैक्स इंडिया में कितना है? 164,320 डिवाइडेड बाय 11,60,000, 14.165%। नाइजीरिया में एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना है सर? नाइजीरिया में एवरेज रेट ऑफ टैक्स 1.5 लाख की इनकम पे 20%, 30,000 का टैक्स लगा, यानी 20% टैक्स हो गया। और यहाँ पे कितना होगा सर? यहाँ पे 14.14165%, यानी सर नाइजीरियन इनकम पे 1.5 लाख पे 14.165% से ही रिलीफ मिलेगी। 21,248 की रिलीफ नाइजीरियन इनकम में मिलेगी। और सर स्पेन की इनकम पे कितनी मिलेगी सर? स्पेन में कितनी इनकम कमाई थी? स्पेन से सर रॉयल्टी कमाई थी, रॉयल्टी। अब देखो रॉयल्टी वहां पे 8 लाख रुपए टैक्सेबल है। 8 लाख पे कितना टैक्स लगा सर? 40,000 का टैक्स लगा है वहां पे, यानी सर 5% वहां पे टैक्स लगा। वही इनकम जब इंडिया में आ रही है, तो 8 लाख में आपको पहले तो 1,20,000 का डिडक्शन दे दिया उसने, उसके बाद 3 लाख का 80 क्यूक्यू भी दे दिया उसने। सर इंडिया में टैक्सेबल तो सिर्फ 380 हो रहा है, तो डब्ल्यू टैक्स इनकम तो 380 हो गई। एवरेज रेट ऑफ टैक्स इंडिया में 14.165% है, और वहां पे कितना? 5%, तो वहां पे 5% के हिसाब से आपको रिलीफ मिल जाएगी, इंटू 5% लेंगे, 19,000 की रिलीफ यहाँ मिलेगी। प्लस करूंगा तो 21,248, 40,248 की रिलीफ मिलेगी। देखते हैं। ओ माय गॉड सर, पूरा मैच कर गया आंसर, पूरा का पूरा मैच कर गया है। यस सर, विद दिस वी कंप्लीट योर डीटी डबल ए पोर्शन। 2 पॉइंट्स हैं, एक रामानुज वाला क्वेश्चन, रामानुज नहीं, राम प्रकाश वाला क्वेश्चन, और एक महेश वाला क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन आपको वीडियो में रेफर करने, क्योंकि सॉल्व करने बैठेंगे सेंस नहीं बनाएगा, सुपर 100 करके और फिर से करने का, फिर से सेंस बनेगा भी नहीं, 1 घंटा अलग से एक्स्ट्रा खिंच जाएगा। तो इट इज एडवाइजेबल, आगे बढ़ते हैं सीधे।
आ जाए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। क्या कहता है सर, ट्रीटीज को कभी भी इंटरप्रीट करना है तो उसके लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? सबसे पहले तो या तो आप डीटीडब्ल्यूए पढ़ लो। डीटीडब्ल्यूए में प्रोटोकॉल्स वगैरह रहते हैं, मेमोरेंडम्स रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, सब आप पढ़ सकते हो। सर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज एंड जनरल प्रैक्टिसेस। सर देखो, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये समझो ना। सर हो सकता है ट्रीटी में कोई ऐसा मतलब निकल रहा हो आपको समझ ही नहीं आ रहा हो। ट्रीटी में वर्ड रॉयल्टी लिखा हो, आप रेंट समझ रहे हो, आप रेंट पेमेंट कर रहे हो, ट्रीटी में आप रॉयल्टी ट्रीट कर रहे हो उसको। हो सकता है ना कि आप जो समझ रहे हो ट्रीटी में उसका मतलब कुछ और लिखा हुआ हो, इसलिए ट्रीटी को इंटरप्रीट करना इज इंपॉर्टेंट। हमने मॉडल टैक्स कन्वेंशन में ट्रीटी कैसे ड्राफ्ट होती है वो समझ ली, डीटीडब्ल्यूए में कैसे रिलीफ देते हैं वो समझ लिया। अब सर ट्रीटी रीड कैसे करते हैं, कुछ गलती हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से सपोर्ट करेंगे? तो कहता है सर या तो डीटीडब्ल्यूए पढ़ लो आप, या तो कस्टमरी प्रैक्टिसेस पढ़ लो, या तो सर वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटीज पढ़ लो। वीसीएलटी क्या है? एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ताकि कैसे ट्रीटी रीड की जा सके वो समझ में आए। ट्रीटी कैसे रीड करनी है वो समझ में आता है वीसीएलटी से। काम का है क्या? व्हाट इज ट्रीटी? टाइप्स ऑफ डीटीडब्ल्यूए इज इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ डीटीडब्ल्यूए इज इंपॉर्टेंट। सर क्या बोलता है डीटीडब्ल्यूए? कवर्स सम इनकम, कुछ एक लिमिटेड डीडब्ल्यू होते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का डीडब्ल्यू है, बहुत लिमिटेड इनकम कवर करता है। कौन सी इनकम सर? जैसे बिजनेस इनकम कहाँ कहाँ टैक्सेबल होगी वो सब। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव डीडब्ल्यू, इंडिया फ्रांस का सब बताएगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सब इन्फॉर्मेशन कवर्ड है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल सब हटा दो। नीड टू सेट अप ट्रीटी। सर ट्रीटी की जरूरत क्यों है? व्हाई ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट? दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रीटी की जरूरत क्यों है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सर कहता है देखो, एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स तो होता ही होता है। एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डबल टैक्सेशन तो होता ही होता है कि आपकी कौन टैक्स करेगा, एक इनकम कमाई गई उस पर टैक्स कौन लेगा वो डिसाइड करती है ट्रीटी, वही बता दी ट्रीटी बताती है। प्लस डबल टैक्सेशन भी बचता है। सर ये तो बेसिक दो बातें हैं सर, इनके अलावा और भी फायदे होते हैं ट्रीटी के। सबसे पहले सर इक्विटी और फेयरनेस आता है। सर कभी भी अगर एक रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सर क्या कहता है, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। सर अगर कभी दो देशों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है कि कौन टैक्स भरना चाहिए, कहाँ कौन कहाँ का रेसिडेंट है कौन, सर ये सब ट्रीटी के थ्रू पता चलता है। सर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में सपोर्ट मिलता है, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? फॉर एग्जांपल इंडिया से विजय माल्या भाग के लंदन चला गया, तो इट इज ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड यूके जो बात बता पा रही कि लंदन में उसकी इतनी प्रॉपर्टीज है, अदरवाइज कलेक्शन ऑफ टैक्स तो हो ही नहीं पाएगा। तो उसके अलावा न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। सर न्यूट्रलिटी के दो फोल्ड्स होते हैं सर, एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी एंड इंपोर्ट न्यूट्रलिटी। इसका मतलब क्या होता है सर, अगर आप कभी भी कैपिटल गुड्स अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यू शुड बी इनडिफरेंट। सर टैक्सेस के बेसिस पे आप कभी भी डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाओ। जो ट्रम्प की टैरिफ वॉर चल रही है ना सर, इसी के लिए बात की गई है कि न्यूट्रलिटी रखो आप। अगर आप सामान खरीद रहे हो ना, जितना सामान आप खरीद रहे हो, आप किस कहीं से भी खरीदो, यू शुड बी इंडिफरेंट, और कहीं भी भेजो ना, यू शुड बी डिफरेंट। दैट इज व्हाट न्यूट्रलिटी एंड न्यूट्रलिटी इंप्लाइज। एंड लास्ट में कहता है सर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस। सर आपस में इकोनॉमिक रिलेशंस प्रमोट होने चाहिए। एंड सर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते रहने चाहिए एक दूसरे के देशों में। सर इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। सर टैक्स ट्रीटीज को इंटरप्रेट करने के तरीके की चर्चा है यहाँ पे। सर क्या बोलता है गोल्डन रूल। तो सबसे पहला गोल्डन रूल, कभी भी अगर आपसे कुछ भी पूछे गोल्डन रूल, चश्मा उतार देना है, अगर चश्मा पहनते उतार देना, अगर चश्मा नहीं पहनते आंखें बंद कर देना। गोल्डन रूल इम्प्लाइज गुड फेथ। गोल्डन रूल इम्प्लाइज गुड फेथ विच मीन सर ट्रीटी को जब कभी भी हम रीड करेंगे ना, बिल्कुल सच्चे दिल से रीड करेंगे, एक ईमानदारी वाले मन से रीड करने वाले हैं, कुछ भी गलत मतलब निकालने की कोशिश नहीं करने वाले। दूसरा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सर कॉमन इंटेंशन पकड़ेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरप्रीटिंग द ट्रीटी। सर हो सकता है आज से जब 50 साल पहले 40 साल पहले ट्रीटी बनी तो इंटेंशन कुछ और था, आज इंटेंशन कुछ और है। जब इंटरप्रिटेशन करोगे ना, कॉमन इंटेंशन पकड़ोगे और उस इंटेंशन के बेसिस पे ट्रीटी को रीड करने वाले हो। पर्पसिव। सर कभी भी अगर ट्रीटी रीड करते टाइम अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ समझ में आ रहा है जिसे देख के लग रहा है कि भाई ये तो डबल टैक्सेशन करवा रहा है या तो डबल नॉन टैक्सेशन करवा रहा है, तो कहता है आपको ट्रीटी को ऐसे हार्मोनियस फॉर्म में रीड करना है कि ट्रीटी का जो पर्पस है वो डिफीट नहीं हो जाए। प्रिंसिपल एंड इफेक्टिवनेस। सर ट्रीटी कभी भी वॉइड नहीं बननी चाहिए। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रीटी पढ़ते टाइम ऐसा मतलब निकले कि एप्लीकेबल ही नहीं है, ट्रीटी वॉइड हो जा रही है। सर ऐसा इफेक्टिवनेस आपको मेंटेन करनी है। सर कंटेम्प्रेनिया एक्सपोजिटो, एक बार मेरे से बोलो ना, कंटेम्प्रेनिया एक्सपोजिटो, कंटेम्प्रेनिया एक्सपोजिटो, विच इम्प्लाइज सर ट्रीटी आपको तब रीड करनी है जब कंक्लूड की गई थी। सर आपको हो सकता है ट्रीटी में कोई ऐसी टर्म्स लिखी हुई हो, कोई ऐसी टर्म्स लिखी हुई हो जो जिस टाइम पे ट्रीटी बनी थी ना उस टाइम पे यूज करते हो। सर आपको उस कॉन्टेक्स्ट में आज ट्रीटी को इंटरप्रेट करना है। समझ पा रहे हो? यानी मैं बहुत क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ, हो सकता है सर कोई ट्रीटी 1700 सेंचुरी में लिखी 17th सेंचुरी में लिखी हुई है। अब वहां पे सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन्स मनी वगैरह नहीं चलता था।
अशर्फियाँ लिखते थे वहाँ पे, गोल्ड कॉइन्स लिखते थे। बट आज की डेट में वर्चुअल डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, मेटावर्स में लोग बाइंग कर रहे हैं, तो इट इम्प्लाइज़ ना कि प्रॉपर अगर वहाँ पे मान लो कोई प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो प्रॉपर्टी वहाँ पे लिखी हुई प्रॉपर्टी का मीनिंग आज की डेट में कई बार मेटावर्स में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो आपको उस टाइम पे समझना पड़ेगा कि मेटावर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज मेटावर्स एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रीटी मेटावर्स पे भी लग जाएगी। ऐसा आपको मान के चलना है। अगर आज की डेट में चीज़ें चेंज हो रही है ना, उस टाइम के कॉमन इंटेंशन को पकड़ के आज उसको यूज़ करना है। सर उसके बाद लिबरल कंस्ट्रक्शन सर आपको ट्रीटी को लिबरली रीड करना है। कई बार इट का वर्स इट ही और शी में डिफरेंसेस आ जाते हैं, इज और आर में डिफरेंसेस आ जाते हैं। उन सबको आपको लिबरली रीड करना है। ट्रीटी को पूरा रीड करना है, आधा अधूरा रीड नहीं करना। और सर रीजनेबल और कंसिस्टेंसी के साथ रीड करना है। सर आज अगर एक पेज रीड कर रहे हो, उसको देख के लग रहा है कि नहीं यार सेंस नहीं बना रहा, अगला पेज भी रीड करो, प्रॉपर्ली रीड करो, तब जाके आपका सेंस बनेगा। एक्सट्रिंसिक एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी। सर एक्सट्रिंसिक एड सर ये तो अंदर की बातें हो गई, कैसे-कैसे ट्रीटी रीड करते हैं। सर बाहरी सपोर्टिव आर्टिकल्स कौन-से होते हैं? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते टाइम कुछ समझ में नहीं आया, तो आपने यूट्यूब वीडियो देख लिया। वैसे ही अगर ट्रीटी रीड करनी है तो क्या यूट्यूब वीडियो मिलेगा? सर यूट्यूब वीडियो इज़ अ गुड वे, चैट जीपीटी इज़ अ गुड वे। बट सर एक नोन प्रूवन सोर्सेज़ जहाँ से आप ट्रीटी इंटरप्रेट कर सकते हो वो कौन से होते हैं? सर इट सेज फॉरेन कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं ना, वो इंटरप्रिटेशन में हेल्प करते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर हो सकता है। ट्रीटी के आगे प्रिएम्बल होता है सर, प्रिएम्बल फ्रंट पेज उसको रीड कर सकते हो। इंटरनेशनल आर्टिकल्स हो सकते हैं, अदर ट्रीटीज़ पेरीमेटेरिया हो सकते हैं। सर कोई उसी ट्रीटी के बाद जब ट्रीटी साइन होगी उसके बाद कुछ सब्सिक्वेंट कंडक्ट्स हुए हों, सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स हुए हों या फिर सर कोई रेज़ोल्यूशंस, कमिटी रिपोर्ट्स है ना सर, ये सब आप रीड कर सकते हो। सर प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? सर प्रोटोकॉल एक होता है एक पेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बुक रीड करो, हिंदी की बुक कोई रीड करोगे ना पुराने ज़माने वाली, उसमें लास्ट में एक संदर्भ सूची लिखी हुई होती है। संदर्भ सूची एज़ इन सर रेफरेंसिंग दी हुई होती है, कई बार कुछ ब्रीफिंग दी हुई होती है, कई बार कुछ बिहाइंड द सीन्स दिए हुए होते हैं। सर प्रोविज़न कहता है कि वो बिहाइंड द सीन्स को आपको वो संदर्भ सूची को, रेफरेंस फाइल को आपको साथ में रीड करना है बिकॉज़ इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रीटी। उसको रीड करके ही आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली ट्रीटी कहना क्या चाह रही है। प्रिएम्बल सर फ्रंट पेज ट्रीटी का बताएगा एटलीस्ट एग्जैक्टली ट्रीटी कहना क्या चाह रही है। सर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज क्या कहता है देखना। सर देखो फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, इंडिया, फ्रांस, ब्राजील, चाइना, रशिया, 5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग हैं। अब सर इन 5 लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि अब से तो ना सब भाई-भाई हैं। हिंदी इंडियन बा इंडियन, ब्राजील वाले, चाइना वाले सब भाई, हिंदी, चीनी भाई-भाई इन्होंने चिल्लाया। इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि भैया हम आपस में डिसाइड करेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशंस। हम आपस में मोस्ट फेवर्ड नेशंस अगर कोई भी फायदा देंगे तो एक दूसरे को देंगे, एक दूसरे के अलावा किसी को नहीं देने वाले। सर इतने में चुपके से इंडिया का एक कान में एक दोस्त आता है डोनाल्ड ट्रंप का, यूएसए वाला। आपस में सर एग्रीमेंट था कि कभी भी अगर इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी आएगी ना 10% से आएगी, अगर कभी भी इंटरेस्ट कमाएगा आपस में तो 10% टैक्स करेगा। ठीक है सर, परफेक्ट बात है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं इंडिया, बोलते हैं भैया देखो तुमको हम इतना सारा लोन दे रहे हैं, इतना सारा इंडिया में तुमको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट को तुम 5% टैक्सेबल करवाओ। हमारे इंटरेस्ट को तुम 5% टैक्सेबल करवाओ। इंडिया वालों ने एग्री कर दिया। तो प्रोविजन क्या कहता है सर, अगर कभी भी आप किसी मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज के एग्रीमेंट में फंसे हुए हो एंड आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का पार्ट हो, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, सर आपने एक स्पेसिफाइड टैक्स रेट पे एग्री कर रखा है सबके साथ, यस सर। तीसरा, आप किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि सर ट्रीटी में घुसने के बाद है। आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का पार्ट बन चुके हो, उसके बाद किसी थर्ड पार्टी का एग्रीमेंट कर रहे हो। ओके सर। सर इस ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का पार्ट नहीं है। हाँ सर। सर इस ट्रांज़ैक्शन में क्या आप अपने टैक्सिंग राइट्स को लिमिट कर रहे हो? हाँ सर। और लास्ट में सर क्या आपने अपने देश में नोटिफ़ाई कर दिया कि यूएसए के साथ 5% चार्ज करने वाले हो? हाँ सर। अगर ये सब कुछ फुलफिल हो जा रहा है ना, प्रोविज़न कहता है आपको इन पाँचों को भी 5% टैक्स रेट का बेनिफिट देना पड़ जाएगा। इन पाँचों को 5% टैक्स रेट का बेनिफिट देना पड़ जाता है। यानी सर कहता है जो सेकंड ट्रीटी है ना, वो फर्स्ट ट्रीटी जो एमएफएन वाली ट्रीटी है उसके बाद साइन होनी चाहिए। जो सेकंड पर्सन है ना, वो एमएफएन का पार्ट, जो थर्ड पर्सन है एमएफएन का पार्ट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इंडिया ने अपने टैक्सिंग राइट्स लिमिट कर रखी हो एंड लास्ट में कहता है इंडिया ने इसको नोटिफ़ाई कर रखा हो, तो सर नई वाली एंटिटी को भी, बाकी सारी एंटिटीज़ को भी इस लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट देना पड़ेगा। एम्बुलेटरी एंड स्टैटिक अप्रोच कहता है सर इस जो भी टीटी का मीनिंग नहीं दे रखा, वो टीटी का आप क्या सॉरी अगर कभी भी कोई टर्म डिफाइन नहीं कर रखी टीटी में, तो उसको आप क्या कर सकते हो, या तो जिस टाइम में टीटी साइन की गई थी उस टाइम में पकड़ लो, इसको स्टैटिक अप्रोच बोलते हैं, या तो प्रेजेंट डे मीनिंग उठा लो, इसको एम्बुलेटरी अप्रोच बोलते हैं। सर टीटी का मीनिंग नहीं दे रखा, जब टीटी साइन हुई तब का मीनिंग पकड़ो, इट इज स्टैटिक, आज पकड़ रहे हो इट इज एम्बुलेटरी। वीसीएलटी सर वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी, ये क्या बोलता है? सर बहुत सारे देश आपस में बैठे
मटर मटर गश्ती हुई सड़क में, ऐसा करते हुए इनकी बातें चली, ईएनआ में बातें चली कि भैया देखो हमको अब कुछ करना पड़ेगा। ट्रीटी आपस में कुछ बेहतर करनी पड़ेगी, ट्रीटी आपस में अच्छा बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या डिसाइड किए? सर ट्रीटी कैसे इंटरप्रेट की जाए इसके बारे में बहुत सारे रूल्स लेके आ गए। इसके साथ बहुत सारे रूल्स लेके आ गए। सबसे पहला रूल था फैंटा के साथ मिरिंडा। फैंटा के साथ हमेशा मिरिंडा पीनी चाहिए। सर पैक्टा संट सर्वांडा, इट इज नॉट फैंटा के साथ मिरिंडा, इट इज पैक्टा संट सर्वांडा। कहता है कभी भी ना अगर आप ट्रीटी रीड करने वाले हो ना तो आप हमेशा गुड फेथ पे रीड करने वाले हो। ट्रीटी इज बाइंडिंग एंड इट मस्ट बी फॉलोड इन गुड फेथ। सर ये कहीं सुना सुना लग रहा है क्या गुड फेथ? सुना सुना लग रहा है क्या? सुना सुना लग रहा है क्या? सुना सुना लग रहा है कि इधर देखो इधर देखो। गोल्डन रूल सर, लिटरल इंटरप्रिटेशन। सर यही आपको ध्यान देना है। सर पैक्टा संट सर्वांडा इज नथिंग बट फैक्टा फैंटा के साथ मिरिंडा, आपको ऐसे याद रखना है। फैंटा भी ऑरेंज रहता है, मिरिंडा भी ऑरेंज रहता है, कंटेंट भी ऑरेंज में लिखा हुआ है, तो यू कैन सिंपली रिलेट कि सर गुड फेथ में आपको रीड करना है। आपको सब कुछ गुड गुड दिख रहा है तो इसलिए गुड फेथ में रीड करना है। सर कैसी बातें कर रहे हो, याद हो जाएगा ना तुमको, बस दैट्स इट। सर उसके अलावा क्या आता है? सर इंटरनल लॉज एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ट्रीटी। सर कहता है अगर ट्रीटी मे नॉट इन्वोक एनी इंटरनल लॉस एज जुरिसडिक्शन। देखो सर कभी भी ना आप लोकल लॉस को ट्रीटी नॉन परफॉर्मेंस के लिए यूज नहीं करने वाले। सर फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है कि रॉयल्टी का टैक्स रेट मान लो 10% होना चाहिए, ट्रीटी में ऐसा लिखा हुआ है। अब लोकल लॉस 20% कहते हैं, आप बोलोगे कि नहीं भैया लोकल लॉस 20% कहते हैं, मैं तो 20% लगाऊंगा। तो भैया ऐसा नहीं करना अपने को, लोकल लॉस के कारण आपको ट्रीटीज नहीं रोकनी। नॉन रेट्रो एक्टिविटी ऑफ ट्रीटी। सर कभी अगर आज से आप ट्रीटी का रेट बढ़ाना, रॉयल्टी का रेट बढ़ाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि नहीं भैया 10 से 20% टैक्स करना है मेरे को, तो प्रोविजन कहता है कि सर अगर कभी भी आपको ये ट्रीटी में कोई चेंज करना है तो इट हैज टू बी प्रोस्पेक्टिव, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव आप नहीं कर सकते। टेरिटोरियल स्कोप आपको बाइंडिंग रखना है। उसके अलावा कुछ जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। सर गुड फेथ में रीड करने वाले हो। सर उसके अलावा प्रियम्बल और एनेक्जर के साथ रीड करोगे। सर कंक्लूजन जो बनाया गया था उस टाइम पे रीड करोगे। सर सब्सिक्वेंट प्रैक्टिसेस और सब्सिक्वेंट प्रैक्टिसेस देखने वाले हो। सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स देखने वाले हो। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बिटवीन पार्टीज की गई है वो, और अदर रेलिवेंट रूल्स पकड़ लोगे। सर सप्लीमेंट्री मीन्स काम का नहीं है। सर कभी भी अगर ट्रीटी एक से ज्यादा लैंग्वेज में लिखी जाए, फॉर एग्जांपल इंडिया की यूएसए के साथ इंग्लिश में लिखी गई, अब भैया क्यों इंग्लिश में लिखी जाए, हम तो हिंदी में लिखेंगे। तो प्रोविजन कहता है अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि टीटी में कभी मीनिंग नहीं आए, और मीनिंग आए तो प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर की जाए। टीटी में सेम मीनिंग होना चाहिए। सर जनरल रूल रिगार्डिंग थर्ड स्टेट। सर फॉर एग्जांपल इंडिया फ्रांस की ट्रीटी है, तो क्या इसका फ्रांस की ट्रीटी का कोई लेना देना जर्मनी से होगा? सर इसका कोई लेना देना नहीं होता। सर कहता है ट्रीटी इनफोर्स, ट्रीटी के प्रोविजन चलते रहेंगे। सर कहता है ट्रीटी सस्पेंड कर दी जाएगी सर अगर कोई मटेरियल ब्रीच हो जाती है तो। मटेरियल ब्रीच यानी सर कोई बहुत बड़ा घपला हो जाता है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो ट्रीटी रेप्यूडिएट कर जाएगी सर, यानी ट्रीटी कैंसिल कर दी जाएगी। सर अगर कभी कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, सर ट्रीटी में कोई ऐसी टर्म लिखी जो हो पाना पॉसिबल ही नहीं है, तो अपने को ट्रीटी कैंसिल करनी पड़ेगी। सर कभी फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो जाता है। सर मान लो हमने जिस प्रेमिस पे सेट कर रखी थी, सर फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की बात है, इनकम टैक्स हो रहा था, इनकम टैक्स को अवॉइड करने के लिए ट्रीटी बनाई है। इंडिया ने कहा भैया हमको इनकम टैक्स चार्ज ही नहीं करना, हम सिर्फ जीएसटी चार्ज करेंगे। तो कहता है अगर कोई फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस हो जाता है तो इस केस में ट्रीटी अवॉइड हो जाती है। और फिर कहता है इमरजेंस ऑफ न्यू नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सर फॉर एग्जांपल हर देश ने बोला कि भैया हम इनकम टैक्स चार्ज ही नहीं करेंगे, अब से हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज करेंगे। ऐसा करने से ना ट्रीटी इनवैलिड बन जाती है, ट्रीटी की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो व्हाट आर द केसेस जहां पे ट्रीटी इनवैलिड बन जाती है? सबसे पहला कोई मटेरियल ब्रीच हो गया, उसके अलावा कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, कोई फंडामेंटल चेंज हो गया, या फिर इमरजेंस ऑफ न्यू इंटरनेशनल लॉ आ गया। इस कारण से ट्रीटी रेप्यूडिएट कर जाती है। दिस इज ऑल अबाउट योर टैक्स ट्रीटीज। एक बार देखो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि देखो सिमिलर क्वेश्चंस तो हम देखेंगे नहीं। देखो टैक्स ट्रीटीज में क्वेश्चन आंसर में क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल टैक्सेशन? मैंने बताया दो जगह टैक्स होता है, डबल टैक्सेशन जुरिडिक्शन होता है, इकोनॉमिक होता है, सेम टू सेम चीज कहता है। टैक्सिंग राइट्स के अलावा सर और क्या क्या ट्रीटी करवाता है? सर देखो टैक्सिंग राइट्स तो करवाता है ट्रीटी, उसके अलावा क्या करता है, न्यूट्रलिटी प्रमोट करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूट्रलिटी, इक्विटी एंड फेयरनेस, और उसके अलावा ट्रेड को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। यही आंसर आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। जनरल रूल बाय वियना लॉ ऑफ कन्वेंशन। सर जी वीसीएलटी ने जनरल रूल कौन कौन से दिए थे? तो देखो जनरल रूल में बोला था कि गुड फेथ में रीड करो, उसके अलावा सब्सिक्वेंट मटेरियल देखो, सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट देखो, प्रैक्टिस देखो, अदर रिलेवेंट लॉस देखो, यही सब यहाँ पे मिलेगा आपको।
एक्सट्रिंसिक एड्स टू रीड ट्रीटी, सर प्रोटोकॉल पढ़ो, प्रियम्बल पढ़ो, इंटरनेशनल कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ो, उसके बाद कमेटी रिपोर्ट्स पढ़ो, ये सब पढ़ो, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। सर इसके अलावा ये जो हमने एमएफएन वाला पोर्शन देखा, ये वही वाला क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाता है। सर खत्म, डीटीडब्ल्यूए का इतना ही क्वेश्चन था। एमटीसी में क्या क्या क्वेश्चन देख लिए सर, यूएन मॉडल और ओईसीडी मॉडल में क्या डिफरेंसेस है? भाई हमने 10 डिफरेंस पढ़े थे, इसमें सिर्फ 3 लिखने हैं। यूएन मॉडल बोलता है भैया डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में होगा, या फिर डेवलपिंग डेवलपिंग में होगा। ओईसीडी मॉडल बोलता है सिर्फ डेवलप्ड। यूएन मॉडल बोलता है भैया सोर्स और रेसिडेंस दोनों होना चाहिए। ओईसीडी मॉडल बोलता है सिर्फ रेसिडेंस। इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। सर टाई ब्रेकर रूल, सर टाई ब्रेकर रूल म्हणजे सर वो टाई ब्रेकर रूल बोलता है जहां पे दोनों जगह के रेसिडेंट बन जाते हो तो क्या करेंगे? सर पहले बोलेगा कि आप परमानेंट होम देखो, फिर रिलेशंस देखो, फिर उसके बाद टेम्पररी होम देखो, उसके बाद नेशनलिटी देखो, फिर एमएपी डिसाइड होगा। प्लस साथ में कोयम वाला लाइन भी लिखनी पड़ेगी कि अगर कोई कंपनी है तो उसका कोयम से देखना पड़ जाएगा। इंटरेस्ट और एफटीएस का मतलब सर, इंटरेस्ट मतलब डेट इनकम ऑन डेट क्लेम्स ऑफ एनी काइंड। सर ये इंटरेस्ट की मीनिंग हो गई। उसके अलावा टेक्निकल सर्विसेज आपको बतानी पड़ेगी, एमटीसी बताना पड़ेगा। सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर नहीं होता। व्हाट आर डिजिटल ऑटोमेटेड सर्विसेज? सर डिजिटल ऑटोमेटेड सर्विसेज कौन सी होती है? कहता है सर अगर कोई भी, इसमें सिर्फ 5 याद रखनी है। एक ऑनलाइन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ये होती है। उसके अलावा ऑनलाइन सप्लाई ऑफ यूजर डेटा, ये याद मत रखो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड टीचिंग। 5 याद कर सकते हो, 5 5 5 5 5, सिर्फ 5। सबसे पहला सर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन टीचिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग, और एक और रहता है यहाँ पे सर्च इंजन। 5 या 6 याद रख लोगे, आपको आराम से 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे। सर रॉयल्टी की मीनिंग, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन की मीनिंग, और ग्लोब रूल। सर ग्लोब रूल्स अभी बाद में देख लेंगे, आगे वाले टॉपिक में आता है। सर ठीक है, टीटीज भी हो गया, एनटीसी भी हो गया, वेब्स पे आते हैं। चलो जल्दी से वेब्स पे आते हैं। गहराई उतनी ही लेंगे जितना सह पाए, बस। देखो इतना करवा रहा हूँ ना कि आप अगर इतना भी करके चले जाओ ना तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। इतना भी अगर आप करके चले गए ना तो ये पर्याप्त है, मोर देन पर्याप्त है, क्योंकि एग्जाम में नंबर दिलाने के लिए 5 में से 4 नंबर आ जाएंगे, खुशी खुशी हम रख लेंगे। बताओ अच्छा कैसा लग रहा है? जब तक 1-2 मिनट में ब्रेक ले रहा हूँ पानी पीने के लिए, आप मुझे बताओ लग कैसा रहा है आपको सेशन ये? जब तक मैं पानी पी रहा हूँ मुझे जरूर कमेंट करके बताओ ना। 2 चैप्टर बचे, एक अपने को वेब्स पढ़ना है, उसके बाद एक इंटरनेशनल टैक्सेशन में वो पढ़ना है, लेटेस्ट डेवलपमेंट। अमेजिंग सेशन, तो चलो अच्छा लग रहा है, मस्त मस्त। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आ जाए वेब्स पे। ओके चलो वेब्स देख रहे हैं। सर बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, सर होता क्या है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग? सर हाई टैक्स पेइंग जुरिसडिक्शन से लो टैक्स पेइंग जुरिसडिक्शन में अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करना। हाई टैक्स पेइंग कंट्री से लो टैक्स पेइंग कंट्रीज पे टैक्स अपना ट्रांसफर करना। सर कुछ स्कोरिंग चैप्टर्स का मेरा प्लान है कल के दिन में स्मॉल टॉपिक्स का मैराथन लेने का, एज इन की जितने भी छोटे टॉपिक्स है डायरेक्ट टैक्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम अपील्स, रिविजन्स, उसके अलावा डीआरसीज, पेनल्टीज, उसके अलावा आपका मिसलेनियस, क्लबिंग, सेट ऑफ, उसके अलावा अगर टाइम मिला तो टैक्स ऑडिट, ब्लैक मनी लॉ, इन सबको कल के दिन में सिर्फ 3 घंटे पे कवर करवाने का इच्छा है, विद क्वेश्चन आंसर 3 से 4 घंटे में। अगर गला बचा तो कल करूंगा, अदरवाइज इट हैज टू बी डे आफ्टर टुमारो और मंडे और ट्यूसडे, वी विल सी डिपेंडिंग अपॉन द डेट। सर फंडामेंटल्स ऑफ वेब्स, सर हाई टैक्स पेइंग कंट्रीज से लो टैक्स पेइंग कंट्रीज में अपना प्रॉफिट शिफ्ट करना, इट इज नथिंग बट वेब्स। सर होता क्या, अगर मान लो दुबई में कोई टैक्स नहीं लग रहा और इंडिया में बहुत टैक्स लग रहा, एक कंट्री है, दोनों एक कंपनी है, दोनों जगह पे ऑपरेशन कर रही है, तो वो तो चाहेगी ना कि इंडिया का प्रॉफिट सारा दुबई में शिफ्ट हो जाए। उसको तो चाहिए ना कि इंडिया में टैक्स लगे ही ना और सारा टैक्स दुबई में चला जाए, क्योंकि दुबई में टैक्स ही नहीं है। तो इट इज नथिंग बट बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि आप बेस घुमा दो और प्रॉफिट शिफ्ट करके दूसरे देश में चले जाओ। सर इसके नुकसान क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सर नुकसान क्या क्या होते हैं? सर 4 नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो सर गवर्नमेंट को कंप्लायंस कॉस्ट थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। गवर्नमेंट को सर टैक्स कलेक्शन में मेहनत लगती है, उसके अलावा सबको नोटिस भेजना पड़ता है, असेसिंग ऑफिसर की सैलरी देनी पड़ती है, ये सब कंप्लायंस कॉस्ट हो गया। दूसरा सर अंडर फंडिंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। सर जो पब्लिक इंटरप्राइजेस रहता है ना, पब्लिक इंटरप्राइजेस एज इन, सर अपने पास
सेल है, अपने पास गेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, सर इनको पेमेंट करना पड़ता है ना, ये भी तो काम कर रहे हैं यार, इनको चलाने के लिए पैसा सरकार से ही आता है, वो पैसा कम आ रहा है। तीसरा सर कहता है अंडरमाइन्स इंटीग्रिटी ऑफ टैक्स सिस्टम। सर कहता है कि जो छोटे-छोटे लोग हैं ना, छोटे-छोटे लोग, उनके ऊपर टैक्स बर्डन ज़्यादा आ रहा है। छोटे-छोटे लोगों पे टैक्स बर्डन ज़्यादा है, इनके इंडिविजुअल ज़्यादा टैक्स भर देता है। कई बार लोकल एंटिटीज़ ज़्यादा टैक्स भर देती है कॉर्पोरेट से। चौथा सर कहता है कॉम्पिटिशन अफेक्ट होता है। कॉम्पिटिशन कैसे? सर अगर कोई एक सामान इंडियन कंपनी बना रही है, वो 35% 30% टैक्स भर रही है। फॉरेन कंपनी कमा आ रही है और वो टैक्स ही नहीं भर रही क्योंकि यहाँ पे वो सारा टैक्स ले जा रही है, प्रॉफिट ले जा रही है यहाँ से। तो यार कंपटीशन तो बचा ही नहीं ना, आपने कंपटीशन को छोड़ा ही नहीं। तो प्रोविजन कहता है कि आपके लोकल एंटरप्राइज को कंपटीशन में दिक्कत आती है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर इसको टैकल करने के लिए बेस ओरिजिन प्रॉफिट शिफ्टिंग में 9 अपने पास 9 नहीं 15 एक्शन प्लान्स आए, 15 एक्शन प्लान्स आए। 15 एक्शन प्लान में अपने को कुछ-कुछ याद रखना है, कुछ-कुछ नहीं याद रखना है। सबसे पहला एक्शन प्लान कौन-सा है? सर कहता है डिजिटल इकोनॉमी को काउंटर करना चाहिए। हमने सबसे पहले पढ़ा था मॉडल टैक्स कन्वेंशंस। मॉडल टैक्स कन्वेंशन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था आर्टिकल 5 में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। बोलता है कि अगर किसी भी एंटिटी का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो आप इंडिया में टैक्स नहीं ले सकते उससे। अगर किसी एंटिटी का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो आप उससे इंडिया में टैक्स नहीं ले सकते। सर परफेक्ट बात है। तो ये लोग बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो होती थी ना गूगल की, फेसबुक की, सर इंडिया में टैक्स ही नहीं भरती थी कभी भी क्योंकि कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट था ही नहीं इनका। तो सर इनको टैकल करने के लिए क्या किया जाए? इनको टैकल करने के लिए क्या किया जाए? सर प्रोविजन कहता है इनको इनके लिए बोला जाता है कि वेब सेक्शन प्लान 1 में कुछ चीजें सजेस्ट की गई। सुनना क्या किया गया? सर चैलेंजेस क्या थे? सर ट्रांजैक्शन को कैरेक्टराइज करने में दिक्कत होती थी, लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड जुरिडिक्शन। सर ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा है, कौन करवा रहा है, कौन पेमेंट कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, ये सब में दिक्कत आती थी। उसके अलावा सर टैक्स पेयर्स और टैक्स लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती थी। प्लस पुराने जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट रूल्स है ना, वो सब इनइफेक्टिव थे। इसके लिए ओईसीडी ने क्या रिकमेंडेशन किया? कहा कि आप जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के रूल्स हैं, इनको बदल डालो। आप पी रूल्स को बदल दो। उसके अलावा सर वर्चुअल प्लेस फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस लाओ। सर बोलता है कि जो वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, उसको भी आप परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बनाओ। और लास्ट में कहता है सर इम्पोजिशन ऑफ विथहोल्डिंग टैक्सेस और इक्वलाइजेशन भी लेके आ जाओ। कहता है कि सर जितने भी विथहोल्डिंग टैक्सेस है ना, वो इंट्रोड्यूस करो। इंडिया से पैसे लेके जा रहा हो, पैसे दो। सर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करो जब कभी पेमेंट कर रहे हो बाहर। ये सब इन्होंने ओईसीडी में रिकमेंड किया। तो 3 चीजें रिकमेंड की ओईसीडी ने। पहली, सर सबसे पहले तो आप अपने फिक्स प्लेस ऑफ अपने पी रूल्स को चेंज करोगे। दूसरा, वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस बनाओ। और तीसरा क्या कहता है, इम्पोजिशन ऑफ विथहोल्डिंग टैक्सेस को इम्पोज करो। इंडिया ने क्या किया? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में 3 पार्ट्स थे जिसमें बिजनेस कनेक्शन का पार्ट 2 सर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। इंडिया में अगर कोई एंटिटी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस रखती है, तो उसकी इनकम टैक्सेबल होती है, इंडिया में इंडियन इनकम मानी जाती है। ऐसा इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। प्लस इक्वलाइजेशन लेवी भी लेके आ गए। दूसरा था सर हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। सर हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट होता क्या है? सर अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फ्रांस का एग्जांपल लिया, फ्रांस ने अगर डिविडेंड पेमेंट किया वहां से, वहां पे डिविडेंड पेमेंट किया तो डीडीटी कटा, डीडीटी काट के पेमेंट किया। इंडिया में सर डिविडेंड टैक्सेबल है, तो एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लग गया ना। बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ टैक्सेशन, बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग नाम, अलग अलग नेचर होने के कारण एक ही चीज पे 2 बार टैक्स लग जाता है, या एक ही चीज पे 2 बार टैक्स नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इसी का उल्टा एग्जाम्पल सोचो। फ्रांस ने डिविडेंड बांटा। फ्रांस में मान लो डिविडेंड में ना डीडीटी लगता है, जैसे यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। हम्म, चलो ठीक है, इंडिया मानते हैं, चलो इंडिया मानते हैं। इंडिया ने डिविडेंड बांटा। इंडिया ने डिविडेंड बांटा। सर इंडिया ने तो डिविडेंड बांटते टाइम टैक्स भरा ही नहीं, क्योंकि सर ना डीडीटी लगता है और हमारे यहाँ पे यूनिट होल्डर के हाथ में, रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होता है। फ्रांस में डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। फ्रांस में बोलता है डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। तो भैया अगर ऐसा है तो इसमें तो नुकसान हो जाएगा ना, ना इंडिया में टैक्स लगा ना वहां टैक्स लगा। तो दिस इज नथिंग बट हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। एक चीज के अलग अलग ट्रीटमेंट्स होने के कारण उसका मिसमैच हो रहा है टैक्सेशन में, जिससे डबल नॉन टैक्सेशन हो रहा है। सर इसके क्या क्या तरीके होते हैं हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट लेने के, क्लेम करने के क्या क्या तरीके होते हैं? सर प्रोविजन कहता है या तो आप एक ही बोरोवर से 2 डिडक्शन ले लो। एक बोरोवर का 2 बार डिडक्शन ले लो। एक बार आपने पैसा लिया, उस पे 2 बार डिडक्शन ले लिया। एक बार इंटरेस्ट में ले लिया, एक बार टैक्सेशन, एक बार आपने दूसरा और डिडक्शन ले लिया। दूसरा, सर आपने इनकम ऑफर ही नहीं की, डिडक्शन क्लेम कर लिया। इनकम ऑफर ही नहीं किया, डिडक्शन क्लेम कर लिया। तीसरा, सर टैक्स क्रेडिट को मिसयूज कर रहे हो। टैक्स रेट मिसयूज करना, या फिर सर किसी एग्जाम्पशन रेजिम में पार्टिसिपेट करना। आप अपनी इनकम कहाँ पे लो टैक्स पेइंग कंट्रीज में डिपॉजिट कर रहे हो। सर दीज आर नथिंग बट हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट को करने के तरीके। ये तरीके होते हैं, पेपर में पूछता है, इसको गलत मत करना। इस पे मार्क करो स्टार या हैश, इंपॉर्टेंट है।
ओईसीडी ने बोला भैया 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 अपने लोकल लॉस को बदलो और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एफिशिएंट बनाओ। आपके लोकल लॉस शुड बी एफिशिएंट इनफ टू न्यूट्रलाइज द हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। ये सब काम का नहीं, ये सब बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल काम का नहीं। एक्शन प्लान नंबर 3, कंट्रोल्ड फॉरेन ऑपरेशंस। सर कंट्रोल्ड फॉरेन ऑपरेशंस क्या होता है देखना, जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं ना उनके मल्टीपल जगह पे ऑपरेशंस रहते हैं। वो अपने आप को ना एडजस्ट कर रहे होते हैं कि भैया देखो मेरी कंपनी यूएसए में है, मेरी कंपनी चाइना में है, मेरी कंपनी इंडिया में है, मेरी कंपनी दुबई में है। इसका खर्च इसको इससे परचेज करो, इसको इससे सेल करो, इसको इससे इंटरेस्ट करो, इसको इससे ये करो, उसको ये करो और अपने देश में कोई टैक्स नहीं भरते। ऐसा कंट्रोल्ड फॉरेन ऑपरेशंस करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज बैठी हुई होती हैं। प्रोविजन कहता है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एंड कंपनीज इन टैक्स हेवन कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द हाई टैक्स पेइंग कंट्रीज। सर जो टैक्स हेवन कंट्रीज है ना वहां पे ये लोग एस्टैब्लिश कर देते हैं कंट्रीज कंपनीज जो कि हाई टैक्स पेइंग कंट्री वाले हैं। सर फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत टैक्स लगता है तो इंडिया वाले टैक्स पेइंग टैक्स हेवंस में कंपनी बनाएंगे और फिर वहां से ऑपरेट करेंगे, तो इसको कंट्रोल्ड फॉरेन ऑपरेशंस कहते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए बोला गया। अब इसको ठीक करने के लिए क्या बोला गया, इसको बोला गया कि अपने लोकल लॉस को ऐसा बनाओ ताकि जो रिलेटेड पार्टी इनकम है, इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम है, इन सबको टैकल कर सको। छोटी मोटी साइड साइड की इनकम है इंटरेस्ट डिविडेंड की जो आपको वहां से मिल सकती है उस कंपनी से, उन सबको एडजस्ट करने के लिए अपने देश के लॉस को चेंज करो। एक्शन प्लान थर्ड वाला नहीं भी याद करो तो भी चल जाएगा। एक्शन प्लान 4 इज इंपॉर्टेंट। 4 क्या बोलता है, 4 सुन के आपको एक नंबर याद आना चाहिए। 4 सुन के 94 याद आना चाहिए। 94 याद है क्या, तो 94 याद है क्या, हाँ सर याद आ रहा है। 94 के बगल में बी लगा दो। 94 बी क्या बोलता था सर, 94 बी अपने को बोलता था कि अगर कभी भी आप किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को पेमेंट कर रहे हो तो 30% ऑफ इबिटा के बराबर ही कर सकते हो। अगर आपने किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को पेमेंट कर रहे हो तो 30% ऑफ इबिटा के बराबर ही कर सकते हो। इस कंसेप्ट को बोला था थिन कैपिटलाइजेशन। थिन कैपिटलाइजेशन आपके सामने क्वेश्चन आएगा कई बार, सर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय थिन कैपिटलाइजेशन। आपको लिख के आना है कि कभी भी अगर आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को पेमेंट करते हो तो 30% ऑफ इबिटा कर सकते हो एज पर सेक्शन 94 बी। सर क्या कहता है, बड़ी बड़ी कंपनीज ना टैक्स पेइंग हेवंस में, टैक्स पेइंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्रॉफिट डंप, बहुत ज्यादा अपना लोन डंप कर देती है और उस देश में फिर इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाता है कि फिर खर्चा वहां टैक्स बनता ही नहीं कुछ भी। तो इसलिए आप अपने देश के लॉस को ऐसा अमेंड करो कि इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट एंटरप्राइज बहुत ज्यादा नलीफाई हो जाए। इसलिए सर लीस्ट टैक्स यहाँ पे ना निकले। सर इसमें आपने क्या बोला, इसने क्या बोला, ओईसीडी ने क्या रिकमेंडेशन किया, ओईसीडी ने बोला भैया दो चार चीजें करो आप। ओईसीडी ने बोला दो चार चीजें करो सर, एक फिक्स रूल लाओ। आप अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को कभी भी इंटरेस्ट पेमेंट करोगे ना तो एक फिक्स लिमिट ज्यादा नहीं कर सकते, जैसे इंडिया ने किया 30% लेके आ गए। एक ग्रुप रूल लेके आ जाओ, ग्रुप रूल लेके आ जाओ कि भैया अगर आप टोटल इंटरेस्ट पेमेंट करोगे ना तो 50% ऑफ इबिटा ज्यादा नहीं कर सकते। एसोसिएट तो दूर, किसी को भी पेमेंट करोगे 50% ऑफ इबिटा ज्यादा नहीं कर सकते, ऐसा ग्रुप रूल लेके आ जाओ। तीसरा टारगेटेड रूल्स, सर बैंकिंग और इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए, बैंकिंग और इंश्योरेंस की दिक्कतों को रेगुलेट करने के लिए ग्रुप रूल्स यहाँ पे लेके आए, टारगेटेड रूल्स लेके आए। इंडिया ने 94 बी में ऐसा ऐसा चेंजेस किया। एक्शन प्लान नंबर 5 क्या बात करता है, एक्शन प्लान नंबर 5 के लिए आपको एक सेक्शन याद आना चाहिए 115 बीबीएफ। बताओ किसको याद है 115 बीबीएफ, किसको, इधर इधर दिल से याद है 115 बीबीएफ क्या होता है। सर 115 बीबीएफ, 115 बीबीएफ, 115 बीबीएफ सर रॉयल्टी पे टैक्सेशन। रॉयल्टी पर टैक्सेशन, अरे भैया तुम अगर इंडिया में रॉयल्टी डेवलप कर रहे हो, पेटेंट डेवलप कर रहे हो तो उसमें 10% टैक्स लगता है, तुमने पढ़ा हुआ है ना। सर इंडिया ने क्या किया देखना, हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए लोग क्या करते थे, डेवलप करते इंडिया में रजिस्टर करवाते दुबई में। लोग डेवलप रॉयल्टी करते इंडिया में, रजिस्टर करवाते दुबई में। अब सर इससे नुकसान क्या होता है, रॉयल्टी की मेहनत है, जितना पैसा मिलेगा वो इंडिया में आना चाहिए कायदे से, अब दुबई में जा रहे हैं। टैक्स इंडिया मिलना चाहिए, दुबई में जा रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या किया गया, इसको काउंटर करने के लिए बोला कि आप अपने देश में इंसेंटिवाइज करो जो आईपीआर का पैसा ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, सर इसको इंसेंटिवाइज करो ताकि इंडिया में रजिस्टर करवाएं। लेकिन इंसेंटिवाइज भी ऐसा ना करो कि लोग जबरदस्ती कहीं और की रॉयल्टी आप क्या करवाएं, सर अपने देश के एसेट्स को आप क्या ही रजिस्टर करवाएं। इंडिया में अगर खर्चा कर रहे हैं तो इंडिया में ही रजिस्टर करवाएं, ऐसा इंसेंटिवाइज करो। इंडिया ने क्या किया, कहा कि अगर 75% ज्यादा अगर आप खर्चा इंडिया में करते हो तो आप इंडिया में ही 10% टैक्स करो, 115 बीबीएफ में टैक्स करो। एक्शन प्लान नंबर 6, प्रिवेंटिंग ट्रीटी अब्यूज। सर ट्रीटी का अब्यूज रोकने के लिए, ट्रीटी का अब्यूज रोकने के लिए एक्शन प्लान नंबर 6 है। सर आप ऐसे लोग जो ट्रीटी का एडवांटेज ना लें, जिनके लिए ट्रीटी नहीं बनी हुई है, वो लोग ऐसा ट्रीटी का एडवांटेज ना ले लें, ऐसा आपको रोकना है। सर फॉर एग्जांपल मतलब क्या, सर फॉर एग्जांपल इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी में है कि अगर मॉरिशस इंडिया में 50 लाख के ऊपर खर्चा करेगा
इंडिया मॉरिशस इंडिया 50 लाख के ऊपर खर्चा करेगा, तो जो भी इंटरेस्ट का टैक्स रेट होगा ना उसका सिर्फ 50% ही लेंगे हम, ऐसा मान लो क्लॉज है। अगर मॉरिशस इंडिया 50 लाख रुपए खर्चा करेगा, तो जो भी इंटरेस्ट का टैक्स रेट है ना उसपे हम 50% डिडक्शन दे देंगे। मान लो 10% तो 5% लेंगे, 20% तो 10% लेंगे, ऐसा करेंगे। अब सर नजर पड़ी किसकी? चाइना की। अब चाइना को इंडिया में पैसे भेजने हैं, तो जबरदस्ती चाइना ने इंडिया का रास्ता, मॉरिशस का रास्ता चुना। चाइना में मॉरिशस से पैसे दिए और मॉरिशस से इंडिया में पैसे आए। सर ये तरीका चाइना ने कोशिश की ताकि सर ट्रीटी का यूज कर सके विच इज नॉट मेंट फॉर चाइना। तो प्रोविजन कहता है सर इस केस में क्या करना पड़ेगा? लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज लाओ। इसमें क्या करना है आपको? मिनिमम सर खर्चा इतना करना पड़ेगा इस देश में, तब जाके ही आप इंटरेस्ट पे डिडक्शन ले पाओगे, टैक्स रेट लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट ले पाओगे। पीपीटी रूल्स लेके आ जाओगे। सर पीपीटी रूल्स क्या बोलते हैं? सर प्रिंसिपल पर्पस ट्रांजैक्शन, सर जिस कारण से पैसे आ रहे हैं उसी पर्पस के लिए यूज होने चाहिए। उसके अलावा सर आप प्रियम्बल में देखो, सबसे बढ़िया चीज अपनी बुक के फ्रंट पेज में लिख दो, अपने ट्रीटी के फ्रंट पेज में लिख दो कि दिस ट्रीटी इज नॉट मेंट फॉर ट्रीटी शॉपिंग, ऐसा लिख दो। भारत ने क्या किया सर? 50% ऑफ बेनिफिट नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सपेंस लेस देन 5,000। सर बिल्कुल काम का कम नहीं है, आप ट्रीटी अब्यूज रोक सकते हो। एक्शन प्लान नंबर 7, आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पी स्टेटस, ओईसीडी रिकमेंडेशन। सर देखो कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं, काम करते हैं, या इंडिया में ऐसा काम कर रहे होते हैं जो दिखाते हैं कि कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है नहीं, लेकिन होता है वो। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, बोलते हैं कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। या सर्विस फी लेके आ रहे हैं लेकिन आखिरी आखिरी में 180 डेज के बाद निकल जा रहे हैं। तो प्रोविजन कहता है कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का जो स्टेटस है वो अवॉइड हो जा रहा है, कायदे से पी बनना चाहिए लेकिन नहीं बन पा रहा क्योंकि ये लोग थोड़ा चोरपंथी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रोविजन कहता है, आर्टिकल 7 कहता है, आर्टिकल एक्शन प्लान 7 कहता है कि हम अपने जो पी रूल्स है ना उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाओ, जो पी रूल्स है ना उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाओ, ताकि आपका काम बेटर हो जाए। सर एक्शन प्लान 8 से लेकर 10 तक क्या कहता है? हाई रिस्क ट्रांजेक्शन। एक्शन एक्शन प्लान 7 कहता कि सर कभी भी इंटेंजिबल्स की ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया से लेके चाइना में, या इंडिया से लेके अगर फ्रांस में, अगर मान लो कोई कॉपीराइट सेल हो रहा है, तो कॉपीराइट सेल हो रहा है, कॉपीराइट पे कितनी रॉयल्टी पे होनी चाहिए, कितना इंटरेस्ट, कितना कितना प्राइस पे करना चाहिए, सर दैट प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो मैं चाइना से, अगर कोई फ्रांस से कोई एसेट खरीद रहा हूँ, रॉयल्टी खरीद रहा हूँ, मतलब कोई एसेट की रॉयल्टी, कोई एसेट का यूज करने का राइट खरीद रहा हूँ, जिसके बदले मेरे को रॉयल्टी का पेमेंट करना पड़ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बहुत ज्यादा रॉयल्टी पे कर बैठूंगा तो इंडिया से चला जाएगा ना, इंडिया से चला जाएगा, बहुत सारा टैक्स इंडिया से चला जाएगा, तो नुकसान तो हो रहा है। इंडिया से अगर एसेट जा रहा है, इंडिया में अगर आप रॉयल्टी डिसाइड कर रहे हो, एक ऐसे इंटेंजिबल्स की प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हो, तो इसमें टैक्स से जाने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान देना है ऐसे ट्रांजेक्शन्स में जो कि इंटेंजिबल्स हैं। इससे रिलेटेड क्लॉज 8 कहता है कॉन्ट्रेक्चुअल एलोकेशन ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। सर कभी भी अगर ब्रांच का जो एलोकेशन होता है, सर एलोकेशन कैसे हो रहा है, कभी हेड ऑफिस और ब्रांच में जो खर्चे एलोकेट होते हैं सर वो किस रेशियो में हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, दैट शुड बी डिटरमाइंड। उसके अलावा सर हाई रिस्क ट्रांजेक्शन, सर फॉर एग्जांपल ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह हो रहा है सर। उसके अलावा ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कमर्शियल वायबल ही नहीं, उस प्रोजेक्ट्स को आप इंडिया में करवा रहे हो, इन प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान देना है। आर्टिकल 10 ऐसा कहता है। आर्टिकल 11 कहता है सर मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग ऑफ वेब्स। सर कैसे पता चलेगा कि वेब्स हो रहा है? वापस, सर वेब्स होता क्या है? वो वेब्स होता क्या है? वेब्स इज नथिंग बट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस एरोड हो रहा है, प्रॉफिट शिफ्ट हो रहा है। देखो वीडियो लाइक नहीं किया ना, माता रानी पाप लगेगी, पहले वीडियो लाइक करो, ठीक है? जितने लोग तुम लोग ने लाइक नहीं किया लाइव देख के भी तुरंत लाइक करो, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा वेब्स हो रहा है? उसके लिए ना 5-6 इंडिकेटर्स दे रखे हैं। सबसे पहला कहता है द प्रॉफिट रेट ऑफ एमएनईज इन लो टैक्स पेइंग कंट्रीज इज हायर देन ग्रुप एवरेज प्रॉफिट रेट। मतलब सर फॉर एग्जांपल इंडिया और दुबई, दुबई में प्रॉफिट परसेंटेज 50% है, जितना सेल करते हैं 50% प्रॉफिट है क्योंकि टैक्स रेट जीरो है। इंडिया में सिर्फ 1% प्रॉफिट है, 1 करोड़ 100 करोड़ की सेल कर रहे हैं, सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट है क्योंकि टैक्स रेट ज्यादा है। सर इसको देख के समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ बेप्स हो रहा है। कैसे समझ में आ रहा है भाई? जहां ज्यादा टैक्स रेट है वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, सॉरी जहां ज्यादा टैक्स रेट है वहां प्रॉफिट मार्जिन इतना कम, जहां कम टैक्स रेट है वहां प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ बेप्स। दूसरा सर इफेक्टिव टैक्स रेट इज पेड बाय इज लोअर देन डोमेस्टिक एंटिटी। फॉर एग्जांपल इंडिया की एंटिटी मान लो 30% से टैक्स भरती है, और यही एंटिटी अगर ओवरऑल निकाल रहे हो ना, ओवरऑल एवरेज में निकाल रहे हो ना, तो कितना टैक्स भर रही है? सर 5% कुल भर रही है, क्योंकि बाकी देशों में टैक्स भर ही नहीं रहे वो। दिस इम्प्लाइज ओवरऑल टैक्स रेट अगर कम है ना, तो यानी कहीं ना कहीं इंडिया का प्रॉफिट डाइवर्ट हो रहा है। इंडिया में 30% लग रहा है, लेकिन 30% इतना कम है कि ओवरऑल उसका 5% बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं इंडिया का प्रॉफिट वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं।
तीसरा, एफडीआई इज कंसंट्रेटेडली इंक्रीजिंग। सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी एक देश में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही दैट मीन्स ये लोग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पैसे उस देश में, क्योंकि टैक्स वहां बेनिफिट ज्यादा है। लोकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन एंड प्रॉफिट टैक्सेबिलिटी इज डिफरेंट। सर फॉर एग्जांपल, मैंने पूरा रॉयल्टी, मैंने अगर कोई एसेट डेवलप किया, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाया इंडिया में, लेकिन सर रजिस्टर करवा लिया दुबई में, रजिस्टर दुबई में करवा लिया, रॉयल्टी वहां मिल रही है। प्रोविजन कहता है अगर अगर जो वैल्यू क्रिएशन की जगह है, जहां पे वैल्यू क्रिएट हो रही है और जहां पे सर पैसा मिल रहा है, सर वो दोनों अगर अलग अलग जगह है ना, दिस इम्प्लाइज कि आपका बेस एरोड हो गया, प्रॉफिट शिफ्ट हो चुका है। और लास्ट में कहता है सर अगर डेट कंसंट्रेटेडली इंक्रीज हो रहा है हाई टैक्स पेइंग कंट्रीज में, यानी सर अगर इंडिया में टैक्स रेट मान लो 30%, 35% है फॉरेन कंपनीज के लिए, और इंडिया में ही सारे टैक्स सारे लोग अपना लोन देते रहे, इंडियन एंटिटी भर भर के लोन दे रही है भाई, 10-10 हजार का टर्नओवर है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 1-1 करोड़, आधा-आधा करोड़ है। क्यों? क्योंकि सर हजार हजार 1,500 करोड़ का तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं लोग। तो देख के समझ में आ रहा है अपने को कि सर डेट बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है उन देशों में जिन देशों में टैक्स रेट ज्यादा है। बट दिस पॉइंट ये सर समझ में आ गया। डिस्क्लोजर ऑफ एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग। सर कभी भी अगर आप एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग कर रहे हो तो इसको डिस्क्लोज कर, ऐसा एक्शन प्लान नंबर 12 कहता है। आप ट्रीटी ऐसी बनाओ कि कभी भी अगर कोई एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग कर रहा हो तो उसको डिस्क्लोज करे। ओह वाओ सर, सामने वाले चोर को कहते हो कि बताओ चोरी कर रहे हो क्या। एक्शन प्लान नंबर 13। सर 13 में क्या होता है? सर 13 में 1-3, सर 3-3 बाई बाई 3 कहाँ पे पढ़ा था सर? ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंट में 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं अपने को। ट्रांसफर प्राइसिंग में 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं अपने को। सर कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? सर एक होता है लोकल फाइल, एक होता है सर मास्टर फाइल, और एक होता है सर सीबीसी रिपोर्टिंग। सर आज ही इनकी चर्चा कर रखी है, ये सब आपको देखना है। एक्शन प्लान नंबर 14 क्या कहता है? सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को और थोड़ा सा इफेक्टिव बनाओ। सर कहता है कैसे डिस्प्यूट रेजोल्व करोगे? सर वो प्रॉपर आपस में एड्रेस कर लो, आपस में ये डिस्कस कर लो कि कैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने वाले हो। उसके अलावा आपको गुड फेथ में चीजों को इंप्लीमेंट करना है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। एक्शन प्लान नंबर 5 एमएलआई बनाओगे। एमएलआई क्या बोलता है देखना, एमएलआई में ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान देना है। सर मान लो एक इंडिया की टीटी है, इंडिया की टीटी है फॉर एग्जांपल फ्रांस, उसके अलावा 140 लोगों से और देशों से और टीटी है। अब इंडिया को चाहिए कि सभी देशों के साथ अगर मैं रॉयल्टी चार्ज करूंगी ना तो 10% से करूंगी, रॉयल्टी पे टैक्स है ना, 10% से लूंगी, ऐसा सभी देशों के साथ करना चाह रही है इंडिया। तो क्या हर देश के पास जाएगी भैया टीटी साइन चेंज किए साइन कर दो, टीटी चेंज किए साइन कर दो, फिर पूरी टीटी को बदलते फिरेंगे, पूरी टीटी को बदलते फिरेंगे, ऐसा करेंगे क्या? राइट आंसर इज नो। एक छोटा सा पेज होगा जिसमें लिखा होगा देखो भैया इस पेज में ऐसा ऐसा ट्रीटी का नंबर लिखा हुआ है, वी आर चेंजिंग दैट, उसको बोला जाता है एमएलआई। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आप ट्रीटी के पीछे लगा दोगे ना, जिससे पूरा ट्रीटी चेंज करने में आसानी हो। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको अगर जिसमें आपने लिख दिया ना कि भैया मैं चेंज कर रहा हूं, उसको चेंज करने से ट्रीटी में इंपैक्ट आ जाए, सर इसको बोला जाता है एमएलआई। सर पहले अपने देश में एमएलआई सोचा जाता है, फिर सामने वाले देश को बताया जाता है। पहले आपको अपने देश में रेटिफाई करवाना पड़ता है कि भैया देखो एमएलआई ला रहे हैं हम। उसके बाद नोटिफाई किया जाता है कि भैया एमएलआई के प्रोविजंस नोटिफाई हो रहे हैं हमारे देश में। सिमिलरली सामने वाले देश में भी ये चीज पहले रेटिफाई की जाती है, फिर उसके बाद नोटिफाई की जाती है। सर अगर आपने कहीं पे भी ना रेटिफाई किया ना नोटिफाई किया, कोई भी एक चीज छोड़ दी ना, तो सर सामने वाले देश में आपके देश में ये इफेक्टिव नहीं होता है ट्रीटी, एमएलआई इफेक्टिव नहीं होता। सर एमएलआई में ध्यान क्या देने वाला है? सर कभी भी अगर आप एमएलआई बनाओगे ना, उसमें कवर्ड टैक्स अरेंजमेंट का थोड़ा ध्यान देना कि कैसे अगर एक देश से दूसरे देश में अगर पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कैसे रोका जा सके, टैक्स डॉजिंग के लिए यूज ना किया जाए। मतलब इंडिया से अगर फ्रांस पैसा जा रहा है तो उससे टैक्स डॉजिंग नहीं हो सके, टैक्स इवेजन नहीं हो सके, ऐसा आपका एमएलआई में प्रोविजन होना चाहिए। एमएलआई से डीडब्ल्यू में शिफ्ट कैसे होंगे प्रोविजन बता देना। एमएलआई के प्रोविजन अगर कोई कंट्री नहीं फॉलो करना चाहती तो उसके रिलेटेड भी आपके पास क्लॉज होना चाहिए। सर ड्यूटी ऑफ डेट ऑफ इन्फोर्स मैटर नहीं करती एमएलआई में, काम नहीं करती, मतलब रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। हमारे वेब्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं एक बार। सर एमएलआई का क्वेश्चन है, अभी अभी हमने देख लिया, सिंपल सा था। व्हाट डू यू मीन बाय बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग? सर बेस एरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस एरोड करके प्रॉफिट शिफ्ट कर लेते हो। उसके अलावा उसके 4 कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता, अंडर फंडिंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। एक्शन प्लान 1 हमने देखा डिजिटल इकोनॉमी में क्या क्या चीजें करना पड़ेगा, वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस लाना पड़ेगा, पी रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, उसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्सेस लाने पड़ेंगे। इंडिया ने क्या किया, इक्वलाइजेशन लेवी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस लेके आ गए। सर उसके अलावा ओईसीडी ने एक्शन प्लान 4 में क्या किया? एक्शन प्लान 4 क्या बोलता है? एक्शन प्लान 4 94 बी, व्हिच इंप्लाइज सर इंटरेस्ट से रिलेटेड आया था, इंटरेस्ट 30% ऑफ इबिटा ही अलाउ होगा।
उसके अलावा सर 3 टायर स्ट्रक्चर ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंट में कौन-कौन सा था? सर लोकल फाइल, मास्टर फाइल एंड सर सीबीसी रिपोर्टिंग। उसके अलावा एक्शन प्लान 5 में सर 115 बीबीएफ रॉयल्टी लेके आ गए। उसके अलावा व्हाट आर द वेज जिनमें हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट रोका जा सकता है? सर 4 तरीके होते हैं, मतलब हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट होता है। सबसे पहला सर डबल टैक्सेशन ले लेते हैं बोरोवेल पे। उसके अलावा सर आपने बिना इनकम में ऑफर की खर्चा डिडक्शन ले लिया, मिसयूज आपने फॉरेन टैक्स रेगुलर किया, एग्जेम्पशन रेजिम में पार्टिसिपेट किया। दिस वाज ऑल अबाउट टेप्स। अब अगर यहाँ तक आए और वीडियो लाइक नहीं किया ना, मैं सही बता रहा हूँ, माता रानी पाप लगाएंगे तुमको। अभी भी माना नवरात्रे खत्म हुए हैं, लेकिन माता रानी सही पाप लगाएगी अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या बोलता है ये? सर लेटेस्ट डेवलपमेंट, सर होता क्या था, बेप्स इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी सारी बेप्स में मेहनत की, लेकिन सर बेप्स में ना कुछ रिजल्ट नहीं निकला। आपको समझ में आएगा सर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ज्ञान भर भर के था बेप्स में, लेकिन सर वेब्स में वो चीजें नहीं थी ना जो इनको चाहिए। तो उन्होंने क्या किया सर, लेटेस्ट डेवलपमेंट के नाम पे छोटे मोटे से और नियम लेके आ गए। सर क्या नियम लेके आ गए देखना। सर 2000 एक बार रीड भी करते हैं आप, एक बार खुद भी रीड करोगे ना उसको मजा आ जाएगा। वेब्स इंटर इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट में कहता है सर वेब्स तो वगैरह ठीक है, डेफिनेशन दे दी। सर इसके अलावा कहता है वेब्स 2015 में आया। 2015 में बेप्स के 15 एक्शन प्लान आए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया 2020 में ये लोग वापस मिले ताकि सर नए डिजिटल इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सके। डिजिटल इकोनॉमी यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनमें जो टैक्सेशन की दिक्कत आ रही है। अमेजॉन 100 देशों में बैठा हुआ है लेकिन अमेरिका से ऑपरेट कर रहा है। अगर अलीबाबा है 10 देशों में बैठा हुआ है, या फिर सर स्पॉटिफाई है 10 देशों में बैठा हुआ है, कैसे टैक्स भरे, उनको एड्रेस करने के लिए इन्होंने नए रूल्स लेके आ गए। बेस इरोजन के 15 प्लान अलग है, ये वेब्स 2.0 है, इसमें कुछ नई 2-3 चीजें आई है। क्या चीजें आई देखना। इन्होंने बोला कि हम 2 पिलर लाएंगे, 2 पिलर्स सॉल्यूशन लाएंगे। तो 2 पिलर सॉल्यूशन में कौन से 2 पिलर्स हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन होता है सर रीलोकेशन, रीएलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स, और दूसरा था ग्लोब रूल्स। सर सबसे पहले क्या बोलता है देखना। हमने टैक्सिंग राइट्स में मॉडल टैक्स कन्वेंशन से पढ़ा कि कौन सी इनकम को कौन टैक्स करने वाला है, कौन सा सोर्स करने वाला है, कौन सा रेसिडेंस करने वाला है, ये सब हमने एमटीसी में पढ़ रखा है। तो लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज ना रेसिडेंशियल स्टेटस का फॉलो ही नहीं कर पाती, क्योंकि जहां रजिस्टर्ड है वहीं टैक्स भरेंगे और बाकी जगह पे कमा रहे हैं लेकिन टैक्स भरेंगे नहीं। इन्होंने क्या बोला देखना, रीएलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाए। अगर कभी भी कोई एंटिटी है, एक रेसिडुअल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, रेसिडुअल प्रॉफिट का, रेसिडुअल प्रॉफिट का समझना। सर अगर कभी भी टैक्सिंग राइट है ना, हाई प्रॉफिटेबल कंट्री से मार्केट जुरिसडिक्शन में लेके जाएंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात, जहां फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं। एग्जांपल देखना सर, ये किस पे लगता है। अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिसका 20 बिलियन यूरो से ज्यादा का, 20 बिलियन यूरो से ज्यादा का अगर टर्नओवर है, एंड प्रॉफिट 10% से ज्यादा का है, 10% से ज्यादा का है, तो प्रोविजन क्या कहता है पता, जितना भी प्रॉफिट है ना 10% के ऊपर वाला, फॉर एग्जांपल 12% है, 13% है, 15% है, 16% है, 20% है, कितना भी हो सकता है। मान लो अगर प्रॉफिट है उसका 20% का प्रॉफिट है, 10% के ऊपर जितना भी प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट का 25% आपको मार्केट में बांटना पड़ेगा। मार्केट में बांटना एज इन सर उन देशों में बांटना पड़ेगा जहां जहां आप ऑपरेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल समझना, एक कंपनी है मान लो अलीबाबा, सर टर्नओवर है 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन यूरो मान लो। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन यूरो। सर कितना चाह रहे हैं ये लोग तुमसे प्रॉफिट, प्रॉफिट चाह रहे 10%, यानी सर 10 बिलियन तक तो तुम अपने देश में रखो, 10 बिलियन तक का प्रॉफिट अपने देश में रखो। उसके ऊपर का जितना प्रॉफिट है 10 बिलियन का, इसका सर 25% यानी 2.5 बिलियन सर आप मार्केट में बांटोगे, उन देशों में बांटोगे ना जहां पे आपने बिजनेस किया हुआ है। ये रिएलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स का मूल आधार है। पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ना, कि अगर आपका टर्नओवर, अगर आपकी एंटिटी का टर्नओवर 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है एंड प्रॉफिट 10% ज्यादा का है, तो 10% के ऊपर जितना कमा रहे हो ना, उसका 25% आप मार्केट में बांटोगे, दूसरे देशों में बांटोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा ताकि और ज्यादा बढ़ाया जा सके। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है, ग्लोब रूल्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्सेस।
ग्लोब रूल्स मतलब क्या होता है? ग्लोबल मिनिमम टैक्सेस। सर पहले वाले में बोला गया कि जब ज्यादा टैक्स कमाओगे ना तो बांटोगे, ज्यादा टैक्स कमाओगे तो बांटोगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो बांटना पड़ेगा उसका टैक्स। सर यहाँ क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिसका रेवेन्यू सर अगर 750 मिलियन यूरो से ज्यादा का है, मल्टीनेशंस में ऑपरेट कर रही है, मल्टीनेशंस में ऑपरेट कर रही है, तो इनको मिनिमम सर 15% टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। जितना भी इनकम होगा ना, जितनी भी इनकम होगी और टर्नओवर जितना भी इनकम होगा ना, उसका 15% टैक्सेस देने ही पड़ जाएंगे आपको। 15% टैक्सेस देने पड़ जाएंगे आपको। ये ग्लोबल मिनिमम टैक्सेस की बात करता है कि अगर आपका टर्नओवर कितना भी टर्नओवर अगर 750 मिलियन ज्यादा का है ना, तो यार जितनी भी इनकम है सर उसका 15% टैक्सेस भरो ना यार। हो सकता है कि आपके देश में 0% टैक्स रेट हो, दुबई में ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन यूएस में भी काम कर रहे हो, इंडिया में भी काम करो, तो 15% आपको टैक्सेस भरने पड़ेंगे। ऐसा ही है कि चलता है सर। इससे टैक्स लायबिलिटी ठीक है। इनकम इंक्लूजन रूल सर कैसे करने वाले हैं, सर कैसे डिवीजन होगा, ये सब की छोटी छोटी ज्ञान यहाँ पे दे रखा है आपके लिए। सिर्फ ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी कि सर एक तो आपको रियलोकेशन ऑफ टैक्स रेट पता होना चाहिए कि 20% से ज्यादा जो अगर आप 10% रेसिडुअल प्रॉफिट कमा रहे हो, उसका 25% आपको मार्केट इकोनॉमिक्स में देना पड़ेगा। ग्लोब रूल्स क्या बोलता है? अगर आपकी एंटिटी 750 मिलियन से ज्यादा अगर टर्नओवर कर रही है तो मिनिमम 15% टैक्स देना पड़ेगा। सर कैसे करने वाले ये सब छोटा मोटा इन्होंने ज्ञान दे रखा है, इसको आप रीड करो नहीं करो काम नहीं है इतना ज्यादा इसका। एक सब्जेक्ट टू टैक्स रूल एक होता है, अलाउ डेवलपिंग कंट्रीज टू इंपोज एडिशनल टैक्स ऑन लो टैक्स पेइंग कंट्रीज। अगर कभी भी लो टैक्स पेमेंट है तो इसके ऊपर ज्यादा टैक्स चार्ज कर सकते हो, ऐसा अलाउ किया गया। रॉयल्टी पेमेंट अगर 1% से टैक्स हो रहा है तो उसको 8% टैक्स किया जा सकता है। एडिशनल पॉइंट्स क्या कह रहा है सर? इसको कंप्लायंस के लिए रखा गया। नेक्सस टेस्ट है सर, ये सब ज्ञान दे रखा है इसमें। नंबर्स वगैरह का फिगर सर वही वाला है। हाँ, इसमें था कि जो ग्लोब रूल्स है ना उसमें से किसी किसी को हटा दिया कि सर अगर 10 मिलियन से कम है प्रॉफिट, अगर 1 मिलियन से कम है तो आपको ग्लोब रूल से हटा दिया। अगर आप 10 मिलियन से कम कमा रहे हो, 10 मिलियन से कम का रेवेन्यू, 1 मिलियन से कम का प्रॉफिट, इसको आप हटा सकते हो। इतनी सी सिर्फ बातें यहाँ पे है ग्लोब रूल्स में। अगर सर आपको इंटरनेशनल डेवलपमेंट में दो चीजें पता है, आप क्वेश्चन आराम से टैकल कर सकते हो। बाकी मैं नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा। विद दैट हमारा यहाँ पे पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन पोर्शन खत्म हो जाता है। अगर लाइव बैठे हुए हो, जरूर वीडियो कम खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। बिकॉज सच्ची में 6 घंटे बोल पाना इज नॉट माई कप ऑफ टी, इतना ज्यादा वो भी एनर्जी के साथ आखिरी आखिरी में। तो थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग प्लीज यहाँ तक। एंड अगर पसंद आ रहा हो दोस्तों को शेयर करना, बिकॉज योर शेयरिंग योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करते हो, आप पसंद करते हो, तो मुझे मोटिवेशन आता है ऐसे लाइव आके पढ़ाने का। अदरवाइज तो रिकॉर्डेड दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो आई होप दिस वॉज सुपर एफिशिएंट फॉर यू। अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, नॉन सब्जेक्ट से रिलेटेड, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। पर्सनली मैसेज करना है कर लो, टेलीग्राम मैसेज करना है कर लो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू ऑल। ढंग से पढ़ते चलना है। सिर्फ 6 घंटे में अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन कर सकते हैं तो 1.5 दिन में आराम से पूरा इनकम टैक्स कर ही सकते हैं। मोस्ट ऑफली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल सी। हम स्मॉल टॉपिक मैराथन एक रखने वाले हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स हम करेंगे। एंड वी विल डिसाइड कि उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है। ठीक है। कोई अगर बात आती है, कोई अगर मेरी बात जल्दी जल्दी में ऊपर नीचे फॉबल हो जाती है, थोड़ा सा टंग प्रेस कर जाती है, तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका करेक्शन दे दूंगा। सर कल मैट एएमटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, मैट एएमटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा। आपको बताऊं, मैट एएमटी चैरिटेबल ट्रस्ट तीनों मिला के 1.25 घंटे का भी टॉपिक नहीं। आप मेरा रिवीजन देखोगे ना, अगर तो 25 मिनट में मैट पढ़ाया हुआ है, एएमटी लगभग, मैट एएमटी दोनों 25 मिनट में, चैरिटेबल ट्रस्ट 40 मिनट में, तो 1 घंटे में दोनों पढ़ाया हुआ हूँ। वी विल सी। स्मॉल टॉपिक मैराथन कल के दिन में ट्राई करते हैं, अगर हो पाता है तो। ठीक है। तो ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यू ऑल हैव बीन ग्रेट 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 स्टूडेंट्स। एंड बढ़िया ऐसे ही शांति से बढ़िया बैठते रहो, पढ़ते रहो। एंड कुछ अगर सवाल आता है तो जरूर सेवा का मौका दे। आई एम हियर फॉर अ मिनट। अगर कोई सवाल है किसी को मन में तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। अदरवाइज आप जा सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही थी, 6 घंटे में पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन विद क्वेश्चन आंसर्स, एज वी प्रॉमिस्ड वी आर डन विद। शेयर जरूर करते चला करो अपने दोस्तों से। चलो ठीक है। यू हैव बीन अ ग्रेट टीचर, थैंक यू सो मच। बाय।